ब्रीफ केस लॉक कर दिया और फिर उसे जाए हादसा से थोड़ी दूर एक गड्ढे में पहलू की दीवार खोद कर पत्थरों के अंदर इस तरीके से छुपा दिया कि किसी की उस पर नजर नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि मुझे खतरा था कि हमारा जहाज पाकिस्तान के इलाके में गिरा है। फिर मैं भाग कर जाए हादसा पर आ गया। जहाज को आग नहीं लगी थी, मगर वो 2 टुकड़े हो चुका था और हमारे दूसरे ऑफिसर्स की लाशें नशिस्तों में बुरी तरह फंसी हुई थी। मैंने एक एक ऑफिसर को मलबे में घुस कर देखा, कोई एक भी जिंदा नहीं था। मैं उनके ब्रीफ केस निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इस तरह से मलबे में फंस चुके थे कि उनको बाहर निकालना तकरीबन नामुमकिन था। मुझे इस बात का भी शदीद एहसास हुआ कि अगर हमारा जहाज दुश्मन के इलाके में क्रैश हुआ है तो ये सीक्रेट फाइलें जो मेरे साथियों के ब्रीफ केसेस में बंद हैं दुश्मन के हाथ आ जाएंगी। चुनाचे मैंने जेब से लाइटर निकाला और एक जगह फोम की पट्टी को आग लगा दी, लेकिन ये आग थोड़ी देर बाद बुझ गई। मैंने इधर उधर से सूखी लकड़ियां जमा करके उन्हें आग लगाकर जहाज के मलबे पर फेंक दिया। इतने में मुझे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। मैं जल्दी से दरख्तों के पीछे जाकर छुप गया। मेरी लगाई हुई आग बदकिस्मती से दोबारा बुझ गई थी। कुछ देहाती जहाज के मलबे की तरफ बढ़ रहे थे। उनके लिबास और बातों से मैं समझ गया कि ये पाकिस्तानी है। इतने में एक हेलीकॉप्टर आसमान पर चक्कर लगाता हुआ जहाज के मलबे के ऊपर से गुजर गया। ये पाकिस्तानी ग्राउंड फोर्स का हेलीकॉप्टर था। अब मेरे लिए वहां छुपा रहना ठीक नहीं था। चुनाचे मैंने एक बार फिर उस खास जगह को अपने जहन में बिठाया जहां मैंने अपना ब्रीफ केस जमीन में दबाया था और भगवान का नाम लेकर अपने अंदाजे के मुताबिक भारतीय बॉर्डर की तरफ चलना शुरू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से मैं बहुत जल्द पकड़ा गया और मुझे पाकिस्तान बॉर्डर फोर्स के बंकर में पहुंचा दिया गया। उसके बाद पहले तो अजियत और टॉर्चर का दौर शुरू हुआ। मैंने जाहिर किया कि मैं गलती से पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हो गया हूं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें ये जहाज के क्रैश होने की इत्तला मिल गई। अब उन्होंने पूछगिछ शुरू कर दी कि जहाज कहां जा रहा था, किस मकसद के लिए जा रहा था। उन्होंने वहां से हमारे डेलीगेशन के कुछ ब्रीफ केसेस भी मुझे दिखाए जो उन्होंने जहाज के मलबे में से निकाल लिए थे। मैंने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मेरी ब्रेन वॉशिंग का अमल शुरू हुआ। अभी तक मैंने अपनी जबान से एक लफ्ज भी ना निकाला था। ब्रेन वॉशिंग से मुझे खतरा था कि कहीं गैर शऊरी तौर पर दुश्मन मुझसे कुछ उगलवा न ले। चुनाचे मैंने हर कीमत पर फरार होने का फैसला किया। एक शाम मुझे उसका मौका मिल गया और मैंने एक गार्ड को बहाने से अंदर बुलाया और झपट कर उसकी गर्दन इस तरह दबोची कि वो आवाज न निकाल सका और वहीं ढेर हो गया। मैं फरार होने में कामयाब हो गया था। उस सारे इलाके को मैंने जहन में रखा हुआ था। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स मुझे पीछे नहीं ले गई थी। मैं अभी तक बॉर्डर के पास ही था। मैं रातों रात घाटियों से गुजरता सुबह होने तक उस जगह पहुंच गया जहां जहाज का मलबा अभी तक पड़ा था। मैं गड्ढे में कूद गया और दीवार खुल दी। मेरा ब्रीफ केस वहीं दबा हुआ था। मैंने उसे सीने से लगाया और पहाड़ों की तरफ चलना शुरू कर दिया। मेरा रुख जम्मू कश्मीर के पहाड़ों की तरफ था, लेकिन मैं रास्ते से भटक गया। अब मैं दिन को किसी जगह जंगल में छुपा रहता, रात होती तो फिर सफर शुरू कर देता। नदी नालों पर अपनी प्यास बुझाता, जंगली फल खाकर पेट की आग सर्द करता। आखिर भगवान जाने कितने दिन की दरबदरी के बाद मैं अपने भारत के रामबन वाले बॉर्डर पर पहुंचने में कामयाब हो गया। ये कहानी ऐसी पुरजोर असर भरे अंदाज में बयान की कि भास्कर बार बार अश अश कर उठता। बीच बीच में पाकिस्तान को बुरा भला भी कहता जाता, लेकिन बुढ़ा सीआईडी खुर्राट लाला मेरी तरफ सपाट चेहरे से तक रहा था। मेरी कहानी सुनकर वो भी कहने लगा, तुमसे इसी एडवेंचर की उम्मीद थी कैप्टन, और तुम ये सुनकर यकीनन खुश हो गए कि तुम्हारे साथ जो डेलीगेशन गया था उसमें सिर्फ तुम ही एक अफसर थे जिसके पास सीक्रेट फाइल थी, बाकी किसी के पास खुफिया कागज नहीं था। फिर वो काहली के साथ कुर्सी से उठा और बोला, ओके कैप्टन, तुम्हारी कॉफी और गाजर के हलवे का बहुत शुक्रिया। भास्कर भी उठ खड़ा हुआ। दोनों ने मुझसे हाथ मिलाया और अपने कागजात ब्रीफ केस में डालने के बाद मेरे कमरे से निकल गए। मैं उन्हें बाहर तक छोड़ने आया था। भास्कर ने आहिस्ता से कहा, विस्की की पार्टी तुम्हारी तरफ रहती है, और आंख मारकर नमस्कार कहता हुआ बुढ़े आईसीएस लाला बद्री दास के पीछे पीछे चल दिया। मैं अपने ऑफिस में आकर कुर्सी पर बैठा तो यूं महसूस हुआ जैसे मैं सैकड़ों मील तक पैदल चल कर आया हूँ। उसी वक्त बंसी को कहकर कॉफी बनवाई। सिगरेट सुनगाया ही था कि डायरेक्टर वर्मा का फोन आ गया। कैप्टन, मौसम कैसा है? कांग्रेस वाले चले गए? मैंने उसे बताया कि बड़े खुशगवार माहौल में बातें हुई थी। उन्होंने मुझसे जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी मैंने पूरी तफसील के साथ एक एक चीज याद करके मुहैया कर दी। डायरेक्टर वर्मा बोला, ये महज रूटीन की कार्रवाई थी। मैंने कहा, जी सर, मैं जानता हूँ, मगर पाकिस्तान के बारे में मुझे जो मालूम है वो बताना मेरी ड्यूटी थी। वर्मा ने मुझे बताया कि कल दोपहर को उसके ऑफिस में एक आम मीटिंग होने वाली है। मैंने कहा, सर मैं तैयार हूँ। वो बोला, सुबह तुम्हें इसके बारे में ब्रीफ कर दूंगा। वैसे मामला पंजाब और खालिस्तान के संगठन से ही ताल्लुक रखता है। ओके कैप्टन। और वर्मा साहब ने फोन बंद कर दिया। मैं सोचने लगा ये कल वाली अहम मीटिंग किस नौयत की होगी। यकीनन इसमें पंजाब में सिखों की शोरिश और खालिस्तान का मसला जेर बहस आएगा और भारतीय हुकूमत ज़िम्न में
कोई अहम फैसला करने वाली हैं। मैं दफ्तर में 4 बजे से पहर तक काम करता रहा। इस दौरान में मुझे कई ऐसे उमूर और ज़ाब्तों का इल्म हुआ जिसे मेरे लिए वहां रहते हुए जानना जरूरी था। कोई 4:15 बजे मेरी महबूबा सुजाता का फोन आया। वो कुछ परेशान थी। कहने लगी कि दफ्तर से निकलकर सीधे मेरी तरफ आ जाना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने बात की नौयत मालूम करने पर इसरार किया तो उसने ये कहकर फोन बंद कर दिया कि तुम आओगे तो बताऊंगी। वैसे फिक्र की कोई बात नहीं है। मेरी पोजीशन ऐसी थी कि किसी भी लम्हे मेरे लिए कोई नाजुक सूरत हाल पैदा हो सकती थी। मैं सोच में पड़ गया कि सुजाता को कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया कि मैं असली कैप्टन बहता नहीं। बहरहाल मैंने सुजाता के ऑफिस में जाने का फैसला कर लिया। इससे पहले मैं सुजाता के ऑफिस कभी नहीं गया था। वो एयर इंडिया के चांदनी चौक वाले दफ्तर में मुलाजिम थी। उस ऑफिस का पता चलाना कोई मुश्किल नहीं था। छुट्टी के बाद मैंने दफ्तर से निकलकर टैक्सी ली और उसे चांदनी चौक वाले एयर इंडिया के ऑफिस चलने को कहा। सड़कों पर काफी रश था। दफ्तरों में छुट्टी हो गई थी और लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे। मौसम में हल्की हल्की खुनकी आ रही थी। दिल्ली पहले से ज्यादा गुंजान और पुरहुजूम हो गया था। चांदनी चौक पहुंचकर टैक्सी एयर इंडिया के दफ्तर के सामने एक तरफ खड़ी हो गई। मैं ये दफ्तर पहली बार देख रहा था। शीशे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो बाएं जानिब एक तरफ काउंटर के पीछे सुजाता पर नजर पड़ी। वो एयर इंडिया की खुसूसी फुल कलर साड़ी में थी और पर्स में अपनी जरूरी चीजें रख रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, गाड़ी कहाँ खड़ी है? मैंने उसे बताया कि आज मैं गाड़ी पर नहीं टैक्सी पर आया हूँ। वो मेरे साथ ऑफिस की लॉबी से बाहर आ गई। बरामदे की सीढ़ियां उतरते हुए मैंने उससे पूछा कि खैरियत तो है? उसने अपने कटे हुए स्याह रेशमी बालों को छिपकते हुए कहा और हाथ देकर एक खाली टैक्सी को खड़ा किया। मैं देख रहा था कि उसका चेहरा मुतफक्किर है। वो परेशान थी। मेरे दिमाग में भी शदीद कश्मकश जारी थी। खुदा जाने क्या बात है। बहरहाल जहरीला सिगार उस वक्त भी मेरे ब्रीफ केस में मौजूद था। हालात का नाजुक सूरत इख्तियार कर जाने में मैं बड़ी आसानी से सुजाता से छुटकारा हासिल कर सकता था। मुसीबत सिर्फ ये थी कि उसके ऑफिस वालों ने मुझे उसके साथ दफ्तर से निकलते देख लिया था। मैंने सुजाता से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसने टैक्सी ड्राइवर को किसी रेस्टोरेंट चलने के लिए कहा और पर्स में से छोटा सा आईना निकालकर अपने होंठों पर लिपस्टिक की तह जमाने लगी। मेरी बेचैनी में इजाफा हो गया था, मगर मैं ऊपर से बहुत पुरसकून था। मैंने एक बार फिर सुजाता से कहा, भगवान के लिए मुझे कुछ तो बताओ कि बात क्या है। उसने टैक्सी ड्राइवर की तरफ इशारा करके मुझे खामोश रहने की हिदायत की। टैक्सी चांदनी चौक से निकलकर 12 खंबे की तरफ जा रही थी, जहाँ एक छोटा सा पुरसकून रेस्टोरेंट था जिसका नाम अब मैं भूल गया हूँ। छोटी छोटी गोल मेजों पर मोमबत्तियां रोशन थी और बहरे कालीन पर आवाज पैदा किए बगैर आहिस्तगी से चल रहे थे। दीवारों पर महाभारत की जंग का मंजर पेंट किया गया था। काउंटर पर एक तीखी नाक वाली लड़की तिलक लगाए बैठी धीमी आवाज में किसी से फोन पर बात कर रही थी। हम कोने वाली मेज पर जाकर बैठ गए। मैं फौरन बात की तह तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अपनी बेताबियों को कंट्रोल में रखे हुए था। मैं चाहता था कि सुजाता खुद बात शुरू करे, फिर भी मेरी तरफ से पेशरफ्त जरूरी थी। मैंने वेटर को कॉफी और कुछ सैंडविचेस लाने का ऑर्डर दिया और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाते हुए सुजाता की तरफ जरा सा झुका। सुजाता की साड़ी में से बेहतरीन परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जरूर ब्याह करने की बात करनी होगी। माता जी ने भी कल मुझे कहा था कि पुत्र अब अपना घर बसा ले। सुजाता के सुर्ख बुंदे मोमबत्ती की लौ में किसी वक्त चमक उठे थे। एक गहरा सांस भरते हुए उसने मेरी तरफ देखा और कहा, किशन, अरुण नायरोबी से वापस आ गया है। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। वो बात नहीं थी जो मैं समझ रहा था, मगर मेरी बला जाने ये अरुण कौन था जो नायरोबी से वापस आ गया है। लेकिन मैंने अपने चेहरे से यूं जाहिर किया जैसे मैं अरुण को जानता हूँ। मैंने मुतफक्किर अंदाज में सिगरेट की राख एस्ट्रे में झाड़ते हुए कहा, वो क्या करना चाहता है? सुजाता ने नथने फुलाकर सांस लिया और बोली, क्या चाहता होगा? मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। कहता है किशन को छोड़ दो और मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे माता पिता किशन और दफ्तर के बॉस को पोस्ट कर दूंगा। मालूम हुआ कि सुजाता का रोमान उससे पहले किसी अरुण से चल रहा था जो एक अय्याश और चालाक हिंदू नौजवान था और दरामद बरामद का काम करता था। सुजाता पर उसने कुछ ऐसा जादू किया कि वो उसके दाम में फंस गई और अरुण ने उसके बाद इंतहाई काबिल एतराज तस्वीरें बनाकर अपने पास रखी। जब सुजाता को पता चला कि अरुण की अच्छी शोहरत नहीं है और वो दूसरी लड़कियों से भी फ्लर्ट करता है, तो वो उससे दूर होने लगी और अपनी तवज्जो कैप्टन रामकिशन मेहता यानी मेरी तरफ मबसूल कर ली। इस दौरान में अरुण कारोबार के सिलसिले में नायरोबी चला गया और 1 बरस तक वहीं मुकीम रहा। अब वो वहां से अपना कारोबार समेट कर दिल्ली आ गया था। उसने आज ही सुजाता को फोन पर धमकी दी थी कि अगर उसने उससे शादी न की तो वो उसकी काबिल एतराज तस्वीरें उसके माता पिता और दूसरे दोस्तों को अरसाल कर देगा। मुझे इस रोमांस से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन सुजाता की खातिर मुझे अपनी तशवीश का इजहार करना पड़ रहा था। मैंने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा, मैं इस बदमाश को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुजाता ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और आजिजी से बोली, किशन, ये समस्या का हल नहीं है। मैं तुम्हें किसी सूरत भी खोना नहीं चाहती। मुझसे गलती जरूर हुई थी, मगर मैंने भगवान से माफी
माफी मांग ली थी और तुमने भी मुझे माफ कर दिया था। मैं तो तुम्हें मन से अपना पतिदेव मान चुकी हूँ। लेकिन वो बात करते करते चुप हो गई। वेटर कॉफी और सैंडविचेस लेकर आ गया था। मैं कॉफी बनाने लगा और जेरे लब बड़बड़ाया, वो अपने आप को समझता क्या है, मैं उसे गिरफ्तार करवा दूंगा। सुजाता ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा डियर, मेरी तस्वीरों के नेगेटिव्स भी उसके पास हैं। वो जेल चला गया तो उसका कोई दोस्त ये तस्वीरें मेरे माता पिता को भेज देगा, पर मैं अपनी जीव हत्या कर लूंगी। सुजाता छोटे से रुमाल से अपनी आंखों में आए हुए आंसू पहुंचने लगी। मैंने उसके हाथ को आहिस्ता से दबाते हुए उससे तसल्ली दी। सुजाता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इतनी चिंता न करो, मैं इस समस्या को हल कर लूंगा। मैं खुद अरुण से बात करूंगा। जहां तक मैं समझ सका हूँ वो तुमसे ब्याह करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। वो तस्वीरों के एवज कुछ रकम हासिल करना चाहता है। वो जो मांगेगा मैं उसे देखकर तस्वीरें और नेगेटिव्स हासिल कर लूंगा। सुजाता ने कोई जवाब न दिया। वो खामोशी से गहरी सोच में डूबी हौले हौले कॉफी के घूंट लेने लगी। बातों ही बातों में सुजाता से मैंने उसके पहले बदमाश आशिक अरुण के बारे में तकरीबन तमाम मालूमात हासिल कर ली। उसका फोन नंबर, उसके फ्लैट का पता भी हासिल कर लिया। मालूम हुआ कि वो इश्क पेशा, आवारा और बदनाम शोहरत रखने वाला आदमी है। दरामद बरामद का कारोबार उसने महज दिखावे के लिए खोल रखा है। असल में वो स्मगलरों के किसी ग्रोह से वाबस्ता है। मैं इस स्कैंडल में ज्यादा नहीं उलझना चाहता था, सिर्फ उस हद तक जाना चाहता था जिस हद तक सुजाता से मेरे ताल्लुकात का तकाजा था। बल्कि मैंने दिल में तय कर लिया था कि अरुण कुमार से मिलूंगा भी नहीं और टेलीफोन पर ही उसे डरा धमका कर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सुजाता पर मैंने यही जाहिर किया कि मैं अरुण कुमार की वापसी और उसके अज़ाइम से बेहद परेशान हुआ हूँ और ये मेरी जिंदगी और मौत का मसला है। अब सुजाता मुझे तसल्लियां देने लगी कि मैं जो भी कदम उठाऊं सोच समझ कर उठाऊं। बोली, किशन, ये मेरी रेपुटेशन और मेरे माता पिता की लाज का मामला है। तुम किसी तरह उस बदमाश से मेरी तस्वीरें और नेगेटिव्स ले लो, मेरी तुमसे अरदास है। मैंने सुजाता का हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, सुजाता, तुम मेरी जीवन साथी हो। मैं जो कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए करूंगा। आओ अब चलते हैं। घर पर माता जी रात देख रही होगी। मैंने उन्हें फोन भी नहीं किया। घर पर बंबई वाले रिश्तेदारों के अलावा कुछ और लोग भी मुझसे मिलने आए हुए थे। ये दूर पार के रिश्तेदार थे और अमृतसर से आए थे, जो कैप्टन मेहता का पैदाइशी शहर और वतन था। मैं एक जरूरी फोन करने के लिए कहकर उठा और अपने कमरे में आ गया। टेलीफोन मैंने पहले ही से कमरे में रखवा लिया था। मैंने सुजाता के आशिक अरुण कुमार का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से एक लाउबाली सी आवाज आई, कौन? मैंने अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मैं अरुण कुमार साहब से बात करना चाहता हूँ। एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर उसी आवाज ने किसी कदर तम्स के साथ कहा, मुझे मालूम था महाशय जी फोन करेंगे। श्री मेहता जी, मैं आपका दास अरुण कुमार ही बोल रहा हूँ। मैंने बराह रास्त उससे सवाल किया कि वो क्या चाहता है। उसने हल्का सा पैका लगाया और बोला, महाराज, ये बात तो सुजाता देवी मियाँ आपको जरूर बता दी होगी कि मैं क्या चाहता हूँ। अब मैंने किसी कदर गुस्से से कहा, अरुण, तुम अगर सुजाता को ब्लैकमेल करके उससे ब्याह करने के सपने देख रहे हो तो इस बात को अपने मन से निकाल दो। हाँ, अगर कुछ और चाहते हो तो मुझसे सीधी बात करो। अरुण कुमार फिर तंज़े अंदाज में हंसा और बोला, तो कैप्टन साहब, किसी वक्त मेरे फ्लैट पर पधारिए, मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए, सारी बात तय कर लेंगे। मैं समझ गया कि अरुण सुजाता की काबिल एतराज तस्वीर के इवज कुछ रकम चाहता है। मैंने उसे दावत तो दे दी थी, मगर ये समझ नहीं आ रहा था कि अरुण ने अगर भारी रकम का मुतालबा कर दिया तो उसे कहाँ से पूरा करूंगा। मेरे अकाउंट में सिर्फ 15,000 के करीब रकम थी। बहरहाल इस मामले से निमटना भी जरूरी था। दूसरे रोज 6 बजे अरुण के फ्लैट पर मुलाकात तय हो गई। दोपहर के बाद मेरे ऑफिस में बकौल वर्मा साहब एक मीटिंग होने वाली थी। कुछ पता नहीं था कि वो कब तक चले। मैंने सुजाता को फोन करके बता दिया कि अरुण से मेरी बात तय हो गई है और मैं कल शाम को उसके फ्लैट पर मामला तय करने जा रहा हूँ। सुजाता ने घबराई हुई आवाज में कहा कि मैं उसके फ्लैट पर न जाऊं। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, भगवान हमारे साथ है। दूसरे रोज मैं दफ्तर में काफी मसरूफ रहा। गुजरात में मुस्लिम कुश फसादात और आसाम में बांग्लादेशी चकमा कबीले के लोगों के गैर कानूनी दाखिले की फाइलों पर अपने रिमार्क्स लिखते लिखते दोपहर हो गई। तिवाड़ी के साथ जल्दी जल्दी भोजन किया और काम में जुट गए। इतने में डायरेक्टर वर्मा साहब का फोन आया कि मेरे कमरे में आ जाओ, मीटिंग शुरू होने वाली है। मेरा दिल थोड़ा सा धड़का। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो वर्मा साहब के कमरे का दरवाजा बंद था और बाहर उनका चपड़ासी जैसे पहरा दे रहा था। मुझे देखकर उसने दरवाजा खोल दिया। कमरे में वर्मा साहब की बड़ी मेज के गिर्द 5 कद्दरपोश पक्की उम्र के ऑफिसर बड़ी राजदारी से गुफ्तगू कर रहे थे। सब ने मेरी तरफ देखा। मैंने हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया और एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। एक ब्लैक बॉक्स वर्मा साहब की घूमने वाली कुर्सी के पास ही कालीन पर रखा था। इन ऑफिसरों में तिवाड़ी के अलावा मैं किसी की शक्ल से आशना नहीं था। शायद वो सेक्रेटेरिएट के खुफिया सेल से आए थे। वर्मा साहब ने ब्लैक बॉक्स में से एक फाइल निकाल कर खोली, उसकी वर्क गर्दानी की और अपनी ऐनक को नाक पर उंगली से जमाते हुए बोले, ये वही सीक्रेट फाइल है जिस पर हमारी प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने विशेष नोट लिखा है और ये आज ही
ही प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरिएट से मुझे मिली है। हमने प्रधानमंत्री को इतला दी थी कि रूस की जो परमाणु आबदोज हमारे भाभा न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यूरेनियम लेकर कन्याकुमारी की बंदरगाह पर पहुंच चुकी है, उसको सबोताज करने के लिए अमरीकी एजेंट और विशेष तौर पर पाकिस्तान के एजेंट हरकत में आ गए हैं। अमरीकी एजेंट और विशेष तौर पर पाकिस्तान के एजेंट हरकत में आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने आदेश जारी किया है कि हम में से कोई सीनियर ऑफिसर कन्याकुमारी जाकर हमारी परमाणु आबदोज की निगरानी करें और दुश्मन के एजेंटों का सुराग लगाएं ताकि इस भारत दुश्मन गिरोह को गिरफ्तार किया जा सके। आबदोज से यूरेनियम निकाल कर भाभा एटमी रिएक्टर ले जाने का काम इसलिए शुरू नहीं हो सका कि हमारे आदमियों की मुखबरी के मुताबिक दुश्मन के एजेंट उसकी ताक में हैं कि यूरेनियम ले जाने वाले जहाज को रास्ते में ही तबाह कर दिया जाए। वर्मा साहब खामोश हो गए। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। एक और खद्दरपोश ऑफिसर ने पूछा कि हमारे पास ऐसा कौन सा सीनियर ऑफिसर है जो कि हम कन्याकुमारी भेज सकते हैं। वर्मा साहब ने उंगली से मेरी तरफ इशारा किया और बोले, कैप्टन मेहता अगरचे सीनियर नहीं है मगर इन्हें दुश्मन के एजेंटों की मैनूवरिंग का पर्सनल अनुभव यानी एक्सपीरियंस है। मैं इस मिशन के लिए कैप्टन मेहता को रिकमेंड करता हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं? सब चुप थे। तिवाड़ी को मेरी खुशनुदी मतलूब थी। कहने लगा, मेरे विचार में कैप्टन की सिलेक्शन हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होगी। तोते जैसी नाक, सुनहरी ऐनक और गंजे सर वाले खद्दरपोश ऑफिसर ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, कैप्टन मेहता पाकिस्तान की कैद में रहकर अपनी हिंदी जबान में फारसी के अल्फाज का प्रयास कुछ ज्यादा ही करने लगे हैं। उस ऑफिसर ने खुदा जाने मुझे कहाँ बोलते सुना था। हालांकि मैंने भारत का बॉर्डर क्रॉस करते हुए अपनी बोलचाल में हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे पाकिस्तानी कैद में रहते हुए मैंने ये प्रयास जरूर किया था कि उनके फारसी और अरबी के शब्द सीख लूं, ये मेरे काम आएंगे। वर्मा साहब ने उस एतराज का कोई नोटिस न लिया जो उनकी गफलत थी, जो मेरे हक में मुफीद साबित हुई। लेकिन मैं इस तोते जैसी नाक वाले खद्दरपोश इंटेलिजेंस ऑफिसर से मोहतात हो गया। मेरी ड्यूटी रूसी परमाणु आबदोज की निगहदाश्त और अपनी निगरानी में यूरेनियम की भाभा एटमी रिएक्टर तक तरसील के लिए लगा दी गई। मीटिंग खत्म हुई तो मैंने अपने कमरे में जाकर बड़े तरीके से इस तोते जैसी नाक वाले खद्दरपोश हिंदू ऑफिसर का नाम मालूम किया। वो प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरिएट का चीफ इंटेलिजेंस परशुत्तम टंडन था। मैंने इस हिंदू इंटेलिजेंस ऑफिसर को अपने जहन में नोट कर लिया। शाम को मैं दफ्तर से निकलकर अपनी गाड़ी में सीधा सुजाता के ब्लैकमेलर आशिक अरुण कुमार के फ्लैट पर जा पहुंचा। उसने मेरा स्वागत किया और मुझे विस्की पेश की जिसे मैंने कबूल न किया। ये एक तीखी मूंछों वाला लंबे कद का दुबला पतला बड़ा तेज तर्रार हिंदू नौजवान था। आंखों में हल्के पड़े थे, समर सूट में था और बड़ी आला सिगरेट पी रहा था। पहले तो मुझे उसने पाकिस्तानी कैद से वापस आने पर बधाई दी। मैंने कहा, बेहतर यह है कि हम असल पॉइंट पर आ जाएं। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। अरुण कुमार ने 10,000 रुपए का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद वो सुजाता की तस्वीर और नेगेटिव्स मेरे हवाले करने पर रजामंद हो गया। इस अहमकाना किस्म की झकझक से बचने के लिए ये रकम ज्यादा नहीं थी। मुझे मालूम था कि कम से कम 5,000 रुपए तो मैं सुजाता से वसूल कर लूंगा। मैंने अरुण से 2 रोज बाद रकम लेकर आने का वादा किया और बंगले की तरफ चल पड़ा। बंगले पर आकर मैंने सुजाता को फोन करने की जरूरत महसूस न की। ये बात मैं उससे कल भी कर सकता था। मेरे जहन में तोते जैसी नाक वाले हिंदू चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर परशुत्तम टंडन का चेहरा घूम रहा था। उसकी निगाहें काफी तेज थीं। मुमकिन है उसे मुझ पर शक हो गया हो। बहरहाल उस शख्स के दिल का हाल मालूम करना जरूरी था। उसी रात जब मैं माता जी को प्रणाम करने के बाद अपने कमरे में आकर लेटा तो फोन की घंटी बजी। मैंने सोचा सुजाता होगी। रिसीवर उठाकर हेलो किया ही था कि दूसरी तरफ से किसी ने बड़ी मध्यम आवाज में एक लफ्ज बोला जो हमारा खुफिया कोड वर्ड था। मैं चौकस हो गया और अपना कोड नंबर बताया। ये हमारा दिल्ली में मुकीम एजेंट बोल रहा था। उसने मरमूज अल्फाज में मुझे सुबह सुबह अजान के वक्त जामे मस्जिद के पीछे आने की हिदायत की और फोन बंद कर दिया। मैंने सुबह 4 बजे का अलार्म लगा दिया और बत्ती बुझाकर कंबल ऊपर कर लिया। टाइम पीस मैंने कंबल के अंदर अपने सरहाने के पास ही छुपा लिया था। एक खदशा मेरे दिल में जरूर सर उठा रहा था और वो ये कि हो सकता है कि मेरी निगरानी हो रही हो। 4 बजे अलार्म बज उठा। मैंने जागते ही उसे बंद किया। माता जी स्नान के बाद दुर्गा मूर्ति के आगे पूजा पाठ की तैयारी कर रही थी। मैंने सैर का बहाना बनाया और जॉगिंग बूट, लंबा रेनकोट पहनकर पैदल ही सड़क पर निकल आया। अक्टूबर की रात ढल चुकी थी और मशरिक के आसमान पर नीली नीली रोशनी का गुबार उभरता फैलता चला रहा था। सड़कें वीरान थीं। किसी वक्त कोई ट्रक या वैगन गुजर जाती। बंगले से काफी फासले पर आया तो एक पार्क में खड़े होकर मैंने कोट उतार कर रख दिया
और हल्की हल्की वर्जिश शुरू कर दी। हकीकत में मैं ये देखना चाहता था कि कोई मेरा ताक़ुब तो नहीं कर रहा। सड़कों पर ट्यूब लाइट्स अभी तक जल रही थी। आसपास दूर दूर तक मुझे कोई ऐसा आदमी दिखाई न दिया जो मेरा पीछा कर रहा हो। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरा ताक़ुब नहीं किया जा रहा तो मैंने रेनकोट पहना और पार्क से निकलकर तेज तेज कदमों से चलता दूसरी फुटपाथ पर आ गया। यहाँ से झाड़ियों को उबूर करके एक ज़ेली सड़क के चौक में आ गया। एक रक्षा बड़ी तेजी से मेरे करीब से गुजर गया। मैंने उसे आवाज दी। रक्षा कुछ दूर जाकर रुका, फिर घूमा और मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने देख लिया था कि रक्षा खाली है। मैं लपक कर उसमें घुसा और उसे फतेहपुरी चलने को कहा। खाली सड़कों पर तेजी से दौड़ते हुए रक्षा फतेहपुरी पहुंचा तो मैंने उसे छोड़ दिया। वहां से दूसरा रक्षा पकड़ा और अजान हो रही थी कि मैं जामे मस्जिद की बाएं जानिब पहुंच गया। यहाँ मैंने रक्षा छोड़ दिया और पैदल चलता जामे मस्जिद के अकब में सामने की जानिब जो बाजार है वहां एक रेस्तोरां के करीब आकर रुक गया। नौकर रेस्तोरां धो रहे थे। मैंने चाय का पूछा तो लड़का बोला, अभी थोड़ी देर लगेगी चाय बनाने में साहब। मेरी नजरें जामे मस्जिद की अकबी दीवार के साए में अंधेरों को टटोल रही थी, मगर वहां कोई नहीं था। मैं रेस्तोरां से हटकर मस्जिद की दीवार के बिल्कुल करीब से होता हुआ चितली कब्र को जाने वाली सड़क पर निकल आया, जहां दुकानें बंद थीं। दूर होटलों के थड़े और फर्श धोए जा रहे थे। मैंने कमेटी के नलके के पास एक फकीर को देखा कि फटी हुई गदड़ी ओढ़े बैठा मुंह धो रहा था। उसका रुख बाजार की तरफ था। उस वक्त बाजार खाली था। जब मैं उसके करीब से गुजरा तो उसने मुझे पुकार कर कहा, बाबू चाय के लिए फकीर को कुछ देते जाओ। मैंने उसकी तरफ तवज्जो न दी। मेरा सारा ध्यान अपने एजेंट की तरफ लगा था जो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुझे महसूस हुआ कि फकीर मेरे पीछे पीछे चला रहा है। मैंने रुक कर पीछे देखा तो फकीर एक ऐसा लफ्ज बोलकर मेरे करीब से गुजर गया कि मैं हक्का बक्का रह गया। उसने अपना खुफिया कोड लफ्ज बोला था जो मुझे पाकिस्तान से चलते वक्त ही बता दिया गया था। चंद कदम चलने के बाद फकीर हरे भरे पीर साहब के मजार के पीछे वाली ग्राउंड में उतर गया। अब मैं उसके ताकुब में था। ग्राउंड में दरख्तों की छांव में अंधेरा था। फकीर एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई और हत अल्लाह का नारा बुलंद करके सिगरेट का लंबा कश खींचा। मैं एक अकीदतमंद की तरह उसके सामने जाकर बैठ गया और अपना कोड नंबर बताते हुए कहा, बाबा लोग हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए, दुनिया ने हमें बड़ा सताया है। ये फकीर अपना एजेंट था। उसके सर के बाल और दाढ़ी बेतरतीबी से बड़ी हुई थी। हुलिया किसी मजजूब का बना हुआ था। उसने हुक्के की तरह सिगरेट पीते हुए दबी जबान में कहा, मेरे पीछे जो टाली का दरख्त है उसके नीचे सूखे पत्तों की ढेरी में तुम्हें एक पोटली मिलेगी, वो तुम्हारे लिए है। उसके साथ ही ये मजजूब फकीर मुझे बुरा भला कहता बुलंद आवाज में नारा लगाकर उठा और अपनी फटी पुरानी गदरी संभालता ग्राउंड में तले की जानिब चला गया। उसके जाने के बाद मैंने दाएं बाएं देखा, कोई आदमी नहीं था। मैं सैर करने के अंदाज में जलता दरख्त के पास आया। वहां सूखे पत्तों की ढेरी के पास यूं बैठ गया जैसे सस्ताने लगा हूं। कोई 3-4 मिनट में वैसे ही बैठ रहा। फिर पत्तों की ढेरी को उठाया तो नीचे एक मैली सी छोटी सी पोटली थी। मैंने उसे उठाकर रेनकोट की जेब में डाला और सैर करने के अंदाज में तेज तेज कदम उठाता रेलवे स्टेशन को जाती सड़क पर निकल आया। अब दिन की सफेदी चारों तरफ फैल गई थी और सड़क पर रिक्शे और बसें गुजरने लगी थी। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और रेलवे स्टेशन पर आकर छोड़ दिया। दूसरी सड़क पर आकर एक और रिक्शा पकड़ा और सीधे बंगले की तरफ आ गया। बंगले पर माता जी बहुत परेशान थी। मैं निगाह सैर करते हुए एक पुराने दोस्त दुबे जी से मिल गया था। उसने बातें करने में देर कर दी। हमारे बंबई के रिश्तेदार चाचू अभी तक सो रहे थे। नौकरानी किचन में सफाई कर रही थी। मैं तेजी से अपने कमरे में घुस गया। गुस्ल खाने में जाकर पोटली खोल कर देखा। उसमें से माचिस के साइज का एक हल्का फुल्का ट्रांसमीटर निकला। निस्वारी रंग के प्लास्टिक का ये ट्रांसमीटर इंतहाई ताकतवर लग रहा था। सुई की तरह का एक छोटा सा एंटीना भी उसमें से निकलता था। उसमें सुर्ख रंग के नन्हे से 2 बटन लगे थे। फ्रीक्वेंसी की सुई निस्फ दायरे में सिर्फ एक लकीर के निशान पर टिकी हुई थी। इस ट्रांसमीटर के साथ कागज का मैला कुचैला टुकड़ा भी निकला। उस पर मरमूज अल्फाज में सिर्फ इतना लिखा था, 11 अक्टूबर को रात 10 बजे तुमसे मुलाकात होगी। जाहिर है कि ये बात इस ट्रांसमीटर पर की जाने वाली थी। 11 अक्टूबर को अभी 7 रोज बाकी थे। मैंने ट्रांसमीटर को अपने पलंग पर तकिए के नीचे रख दिया और दफ्तर जाने की तैयारी करने लगा। साथ ही साथ मैं सोच रहा था कि ट्रांसमीटर को छुपाने के लिए कौन सी जगह हो सकती है। वो इतना छोटा ट्रांसमीटर था कि उसे सफर में भी अपने साथ रख सकता था। कपड़े बदलते हुए मैंने अपने कमरे का जायजा लिया। यूं तो उस कमरे में कई ऐसी जगह थी जहां मैं ट्रांसमीटर को छुपा सकता था, लेकिन कोई भी जगह ऐसी न थी जो तलाशी लेते वक्त CID वालों की निगाह से बच सकती। मैं इन निगाहों से खूब वाकिफ था। मुझे ट्रांसमीटर बंगले के बाहर किसी जगह छुपाना चाहिए। ये सोचकर मैंने तकिए के नीचे से ट्रांसमीटर निकालकर अपने कोट की जेब में रखिया। माताजी मुझे नाश्ते के लिए आवाजें दे रही थी। नाश्ते की मेज पर बंबई वाले चाचू और उनकी मोटी लालाइन भी बैठी थी। ये लोग धड़ाधड़ पूरियां और भाजी उड़ाए जा रहे थे। मैंने माताजी की बनाई हुई फुल्कियां खाई और कॉफी का प्याला हाथ में लेकर बरामदे से उतरकर बाग में आ गया।
बहाना ये किया कि मैं अपने कोट के कॉलर के लिए कोई खूबसूरत फूल तोड़ना चाहता हूँ। बंगले का अकबी लॉन बड़ा मुख्तसर था, साइड पर बाड़ लगी थी। बरामदे के जीने की दोनों जानिब लकड़ी के बड़े बड़े गमलों में पाम के पौधे सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। इस किस्म का लकड़ी का एक बड़ा गमला बरामदे के कोने में भी रखा था। उसमें सब्ज चौड़े पत्तों वाला कोई ट्रॉपिकल यानी उस्तवाई पौधा लगा था। मैं उस गमले के करीब गया तो देखा कि एक तरफ गमले के पैंदे को दीमक ने खा लिया था, उसके साथ ही जंगली गुलाब की बेल बाड़ पर चढ़ी हुई थी। मैं गुलाब का सफेद फूल तोड़ने के बहाने गमले के पास बैठ गया। ट्रांसमीटर उस वक्त मेरे दाहिने हाथ में था। कॉफी का प्याला मैंने घास पर रख दिया। मैंने फुर्ती से गमले की लकड़ी को जरा सा पीछे कर दिया और ट्रांसमीटर को गमले के अंदर मिट्टी में दबाकर लकड़ी की पट्टी फिर अपनी जगह पर लगा दी। उसके साथ ही मैंने सफेद गुलाब का फूल तोड़ा और उसे अपने कोट के कॉलर में लगाने लगा। फिर कॉफी का प्याला उठाया और बार बार फूल को देखते हुए बरामदे में आ गया। माला नौकरानी ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए मेरे कोट के कॉलर को देखा और मुस्कुराती हुई लॉन वाले नलके की तरफ चली गई। मैं कमरे में माता जी के पास आ गया। उन्होंने भी फूल को देखकर सराहा। मैंने कहा, माता जी ये फूल तो बड़े सुंदर हैं। माता जी ने कहा, पुत्र तुमने अपने हाथों से तो ये जंगी बेल लगाई थी। मैं गुनगुनाता हुआ किचन की तरफ गया, प्याला मेज पर रखा, हाथ धोकर रुमाल से पूंछे और अपने कमरे से ब्रीफकेस उठाकर राम राम करता हुआ बाहर खड़ी अपनी एम्बेसडर गाड़ी की तरफ बढ़ा। अभी दफ्तर जाकर बैठा था कि सुजाता का फोन आ गया। कुदरती तौर पर उसे तशवीश थी कि शाम मैंने अरुण कुमार से क्या बात की है। मैंने सुजाता को बता दिया कि मामला महज 15,000 की रकम का है। तुम फिक्र मत करो, मैं परसों उसे रुपयों का बंदोबस्त करके तुम्हारी तस्वीरें और नेगेटिव्स हासिल कर लूंगा। सुजाता ने बड़ी आजिज़ी से पूछा कि मैं इतनी रकम का इंतजाम कहाँ से करूंगा। मैंने कहा, मेरे पास बैंक में इस वक्त 7,000 रुपए जमा हैं, बाकी कहीं से उधार ले लूंगा। मतलब ये था कि कुछ पेशरफ्त सुजाता करे और उसने वैसा ही किया। उसे करना भी चाहिए था। कहने लगी, मेरा एक सोने का लॉकेट है, 2 सोने की अंगूठियां भी हैं, मैं तुम्हें ये दे दूंगी, तुम मेरे लिए इतना कष्ट मत उठाओ किशन। मैंने बड़ी लगावट के साथ कहा, सुजाता कैसी बातें करती हो, तुम्हारी लाज मर्यादा मेरी लाज है, इसके लिए मैं अपना जीवन भी बलिदान कर सकता हूँ। सुजाता के सिसकी भरने की आवाज आई और उसने फोन बंद कर दिया। वो यकीनन जज्बाती हो गई थी। उसे शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा था कि मैं उसकी खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार था। सुजाता का मसला मैंने 2 रोज के बाद हल कर दिया। अरुण को उसकी मतलूबा रकम अदा करके मैंने उससे सुजाता की तस्वीरें और नेगेटिव्स हासिल करके सुजाता को पहुंचा दिए। अरुण कुमार अगरचे बदमाश और बद किरदार किस्म का आदमी था, लेकिन उसने कुछ ऐसे अल्फाज में कहा कि उसने सुजाता के तमाम नेगेटिव्स और तस्वीरें मेरे हवाले कर दी कि मुझे उस पर यकीन करना पड़ा। सुजाता को मैंने यही बयान दिया कि मैंने उसकी तस्वीरें नहीं देखी हैं, लेकिन मैं एक एक तस्वीर का मुशाहिदा कर चुका था। वाकई इंतहाई अखलाक सोज और काबिल एतराज तस्वीरें थीं। ये तस्वीरें अगर सुजाता के माता पिता के पास पहुंच जाती तो वो जरूर जमुना में कूद कर मर जाते। अब सुजाता ने मेरे साथ शादी पर जोर देना शुरू कर दिया। एक रोज उसके माता पिता भी शादी की बात करने हमारे घर आ गए। माता जी तो पहले से तैयार बैठी थी। मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है, लेकिन माता जी कुछ ही दिनों में मुझे दौरे पर जाना पड़ रहा है। इस दौरे पर मेरी तरक्की निर्भर है। वापस आकर सुजाता से ब्याह कर लूंगा। माता जी इस अमर पर मुसिर थी कि तरक्की तो होती रहेगी और मैं ब्याह रचाने के बाद दौरे पर चला जाऊं, लेकिन मैंने बाज फर्जी मजबूरी का हवाला देकर उन्हें मना लिया। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि दौरे से वापस आने के बाद वो मेरी बात नहीं सुनेगी। मंगनी के बारे में भी उन्होंने इसरार किया, मगर मैंने कहा, माता जी मंगनी पर फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है, जबकि वापस आते ही मैं ब्याह कर लूंगा। बात टल गई, मगर इस किस्म की बातों से ये मुसीबत नहीं टल सकती थी। इसके लिए मुझे कुछ सोच समझ कर इनकलाबी कदम उठाना था, क्योंकि सुजाता से शादी का मतलब ये था कि मैं यहाँ फंस जाऊंगा और जो मेरे मिशन की मौत थी, और ये मैं कभी गवारा नहीं कर सकता था। माता जी ने मुझसे बिल्कुल न पूछा कि मैं किस शहर में दौरे पर जा रहा हूँ, सिर्फ इतना ही दरियाफ्त किया कि मैं कब और कितने दिनों के लिए जा रहा हूँ। मालूम हुआ कि इससे पहले जब कभी असली कैप्टन मेहता दौरे पर जाता था तो उसे किसी को ये बताने की इजाजत नहीं होती थी कि वो कहाँ जा रहा है। मैंने माता जी के सवाल के जवाब में कहा कि कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है कि 2-3 हफ्ते लग जाएं। मेरे कन्याकुमारी जाने की सारी दफ्तरी कार्रवाई मुकम्मल हो गई थी। सुजाता ने यह दरियाफ्त करने की कोशिश न की कि मैं किस शहर में और कब जा रहा हूँ। वो बार बार यही कह रही थी कि मैं तुम्हारी राह देखूंगी, संसार में अब तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। मैं उसे तसल्ली भी दे रहा था और सोच रहा था कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए। मैं उसे मौत के घाट उतारना नहीं चाहता था। ये काम मेरे लिए इतना ही आसान था जैसे मैं किसी मच्छर को मसल दूं। ये आखिरी कदम था जो मैं अभी नहीं उठाना चाहता था। मैं किसी ऐसे मौजू हालात की तलाश में था कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगले रोज मैं दफ्तर गया तो वर्मा साहब ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल कागजात की एक फाइल, दिल्ली से नागपुर तक फर्स्ट क्लास का एक रेलवे टिकट और 5,000 की इंडियन करेंसी देकर कहा, नागपुर तक तुम ट्रेन में सफर करोगे, नागपुर रेलवे स्टेशन पर तुम्हें हमारा एक आदमी मिलेगा,
वहां से तुम एक इंडियन एयरफोर्स के एक छोटे तैयारे में कन्याकुमारी तक सफर करोगे। कुछ रकम तुम्हें दी जा रही है, बाकी जरूरत पड़ी तो तुम कन्याकुमारी में नेवल ऑफिस में कस्टम इंस्पेक्टर नाथन से ले सकते हो। इंस्पेक्टर नाथन इंटेलिजेंस का आदमी है जो कस्टम में पोस्ट किया गया है। वही तुम्हारे खान पान और रहने का बंदोबस्त करेगा, उससे तुम्हारा संपर्क रहेगा। वो तुम्हें हर तरह की मदद पहुंचाएगा। वहां तुम जिस भेस में चाहे रह सकते हो। अपना आईडी कार्ड हर वक्त अपने पास रखना और हमारा कोड वर्ड अशोक याद रखना। मैंने वर्मा साहब की सारी बातें जहन नशीन कर लीं और पूछा कि मुझे कब रवाना होना होगा। उन्होंने मुझे टिकट की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें यहीं ऑफिस ही से शाम 7 बजे वाली नागपुर एक्सप्रेस पकड़नी होगी। मैं यस सर कहता हुआ चला जा रहा था। मुझे बखूबी अंदाजा था कि इससे पहले भी असली कैप्टन मेहता को इसी तरह दफ्तर ही से किसी खुफिया और अहम दौरे पर रवाना किया जाता होगा, लेकिन मेरा सीक्रेट ट्रांसमीटर बंगले पर ही था। मुझे उसे हर हालत में अपने साथ ले जाना था। लेकिन मेरा सीक्रेट ट्रांसमीटर बंगले पर ही था। मुझे उसे हर हालत में अपने साथ ले जाना था। मैंने कुछ सोचने के बाद ऐसी अदाकारी की कि जैसे मैं कुछ घर भूल आया हूं और अपनी जेबें टटोलने लगा। मैंने इंतहाई माजरत पेश करते हुए कहा कि बदकिस्मती से मैं अपना आईडी कार्ड बंगले पर ही भूल आया हूं। वर्मा साहब ने ऐनक के शीशों के पीछे से मुझे हैरत और नापसंदीदगी की निगाहों से देखा और बोले, कैप्टन मेहता, तुम जैसे जिम्मेदार ऑफिसर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने चेहरे पर खिफत और शर्मसारी के तासुरात पैदा करते हुए कहा, क्षमा कीजिए वर्मा साहब, मुझसे भूल हो गई। नाश्ता करने के बाद सिरहाने के नीचे से आईडी कार्ड उठाना भूल गया। मैं अभी 1 मिनट में जाकर ले आता हूँ। वर्मा साहब ने उंगली से मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें घर में किसी को नहीं बताना कि तुम कहाँ जा रहे हो और कब जा रहे हो। हम खुद रात को तुम्हारे घर इत्तला कर देंगे। मैंने कहा, यस सर, आई नो सर। और ये कहकर मैंने सीक्रेट फाइल लिफाफे में डालकर बगल में दबाई और नमस्कार करता हुआ वर्मा साहब के ऑफिस से बाहर आ गया। रेल का टिकट और करेंसी नोट मैंने पहले ही संभाल कर अपनी जेब में रख लिए थे। फाइल मैंने अपनी दराज में ताला लगाकर बंद कर दी और खुद गाड़ी पकड़कर सीधा अपने बंगले की तरफ रवाना हो गया। मैं सारा रास्ता यही सोचता रहा कि नागपुर से एयरफोर्स के तैयारे पर सवार होते हुए अगर मेरी स्क्रीनिंग की गई तो मेरी जेब में पड़ा या ब्रीफकेस में छुपा कर रखा हुआ ट्रांसमीटर जाहिर होकर सारा खेल चौपट कर देगा। कभी ख्याल आता कि एयरफोर्स के तैयारे में सवार होते वक्त शायद मेरी तलाशी नहीं ली जाएगी, मगर मुमकिन है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई के तौर पर मेरी स्क्रीनिंग की जाए तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। ट्रांसमीटर को साथ ले जाने की कोई दूसरी तरकीब सुझाई नहीं दे रही थी और उसे साथ ले जाना भी जरूरी था। यही सोचते सोचते मेरा बंगला आ गया। माता जी और माला किचन में थी। मैंने जैसे परेशानी के साथ माता जी से कहा कि मैं अपना आईडी कार्ड भूल आया था और तेजी से कमरे में दाखिल हो गया। चीजों को यूं ही इधर उधर पलटने लगा। माता जी भी अंदर आ गईं। कहाँ रखा था पुत्र तुमने कार्ड? मैंने कहा, यहीं सरहाने के नीचे रखा था। आप उस अलमारी में तलाश करें, मैं ड्राइंग रूम में देखता हूँ। माता जी को अपने कमरे की तलाशी के काम पर मामूर करके मैं ड्राइंग रूम में आ गया। जो ही कार्नस पर रखी किताबों को उठाकर देखा, माला किचन में बर्तन साफ कर रही थी। मौका अच्छा था, मैं लपक कर बंगले के अकबी लॉन में आ गया। लंबे लंबे डग भरता बरामदे के कोने पर रखे लकड़ी के गमले के पास जाकर बैठ गया। दीमक खुर्दा लकड़ी को एक तरफ हटाया और मिट्टी में से छोटे से ट्रांसमीटर को निकाल कर जेब में रखा। लकड़ी को फिर से गमले के साथ चिपकाया और उसी तरह लंबे लंबे डग भरता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि भोली भाली माता जी मेरी अलमारी में से किताबें निकाल कर देख रही थी। मैंने जाते ही खुश होकर कहा, मिल गया कार्ड माता जी। बाहर वाली कार्नस पर पड़ा था। अच्छा माता जी, मैं जाता हूँ। मैं तेजी से बंगले से निकलकर अपनी गाड़ी में सवार हुआ और दफ्तर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक निस्बतन वीरान जगह पर गाड़ी खड़ी करके मैंने ट्रांसमीटर को साफ करके कोट की अंदर वाली जेब में रख लिया। फिर बाहर निकलकर गाड़ी का बोनट उठाकर इंजन देखने लगा। यूं जाहिर किया जैसे गाड़ी में कोई नक्श पैदा हो गया था, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। चंद सेकंड के बाद मैंने बोनट बंद कर दिया, रुमाल से हाथ साफ किए और गाड़ी स्टार्ट कर दी। दफ्तर में आते ही मैंने वर्मा साहब को फोन पर बता दिया कि मैं आईडी कार्ड ले आया हूँ। उन्होंने कहा कि 4 बजे मेरे कमरे में आ जाना। मैंने यस सर कहा और फोन बंद हो गया। शायद वर्मा साहब मुझे मेरे खुसूसी मिशन पर रवाना करने से पहले जरूरी ब्रीफिंग देना चाहते थे। मुझे क्या एतराज हो सकता था, मगर ट्रांसमीटर की वजह से दिल को एक तशवीश सी लगी हुई थी। मैंने उसे अपने कोट की जेब में ही रखा हुआ था। मैं इसके दराज या अलमारी में रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। खुदा खुदा करके शाम के 4 बजे मैं वर्मा साहब के ऑफिस में आ गया। उस वक्त भी खुफिया ट्रांसमीटर मेरी जेब में था।
था, एक धड़का सा लगा था। अगर वर्मा साहब को किसी तरह पता चल गया कि मेरी जेब में एक खुफिया ट्रांसमीटर है तो जाहिर है मेरी मौत अजियतनाक मौत यकीनी थी। मुझे खतरा भी था कि कहीं वर्मा साहब के कमरे में खुफिया इलेक्ट्रॉनिक आलात न लगे हों जिसकी लहरें मेरी जेब में छुपे हुए ट्रांसमीटर का राज फाश कर दें, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी। वर्मा साहब ने मुझे बाज दफ्तरी उमूर के बारे में कुछ जरूरी बातें बताईं और कहा, कैप्टन, चूंकि तुम इससे पहले भी एक बार कन्याकुमारी जा चुके हो इसलिए तुम्हें नेवल डाकिया की तस्वीरें दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारा CID ऑफिसर नाथन कस्टम इंस्पेक्टर के रूप में वहाँ नया गया है। उसकी और जो आदमी तुम्हें नागपुर रेलवे स्टेशन पर मिलेगा उसकी तस्वीर दिखाई देता हूँ। फिर वर्मा साहब ने मेज की तरह से एक फाइल निकाल कर मुझे नागपुर पर मिलने वाले आदमी और कन्याकुमारी के कस्टम इंस्पेक्टर नाथन की तस्वीर दिखाई। बोले, तुम्हारे घर रात को इत्तला कर दी जाएगी, उस वक्त तुम्हारी गाड़ी दिल्ली से बहुत दूर निकल चुकी होगी। वर्मा साहब ने चाय मंगवाई और आधे घंटे तक मुझसे रूसी एटमी आबदोज और उस पर लादे जाने वाले यूरेनियम की खेप के बारे में बातें करते रहे। कहने लगे, यूरेनियम की मात्रा ज्यादा नहीं है, यही कोई 2 किलोग्राम होगी, मगर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खजाने से ज्यादा कीमती है। तुम्हें तो मालूम ही है कि पाकिस्तान में भी एटम बम बनाने के प्रयास हो रहे हैं, इसलिए हमारे लिए अवश्य हो गया है कि हम भी जितनी जल्दी हो सके परमाणु बम बना डालें। हमारे पास यूरेनियम की कमी थी जिसे हमारे दोस्त रूस ने पूरा कर दिया है। मैंने यूं ही कुरेदने के ख्याल से सवाल किया, सर, क्या हम परमाणु आबदोज के वसीले से ही यूरेनियम गुजरात के साहिल तक नहीं पहुंचा सकते? वहां से भाभा एटमी रिएक्टर तक ज्यादा फासला नहीं है। वर्मा साहब मुस्कुराए और कहने लगे, इन बातों का तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कैप्टन मेहता कि काठियावाड़ पाकिस्तान की सरहद से ज्यादा दूर नहीं है, वहाँ सबोताज का ज्यादा खतरा है। हम तो कन्याकुमारी में भी यूरेनियम को उस वक्त तक आबदोज से निकाल कर एरोप्लेन पर नहीं ले जा रहे जब तक कि हमें अपनी इंटेलिजेंस की जानिब से ऑल क्लियर यानी सब अच्छा है का सिग्नल नहीं मिल जाता, इसलिए तो खास तौर पर तुम्हें वहाँ भेजा जा रहा है। वर्मा साहब ने खास तौर पर मुझे हिदायत की कि मुझे कन्याकुमारी पहुंचते ही अपने तौर पर और अपनी मर्जी के मुताबिक इलाके में पाकिस्तानी सलोनी या अमरीकी जासूसों का खोज शुरू कर देना होगा। हम जल्दी से जल्दी यूरेनियम भाभा एटमी रिएक्टर तक पहुंचाना चाहते हैं। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं इस फर्ज को पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। वर्मा साहब ने कहा, तुम्हारा चुनाव इसलिए किया गया है कि तुम हिंदी संस्कृत के अलावा केरल की मलयालम और तमिल जबानें भी जानते हो। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर पाकिस्तान से मुझे अचानक मेरे ट्रांसमीटर पर कोई सिग्नल मिलना शुरू हो जाए और ट्रांसमीटर से टोन की आवाज आने लगे तो मेरा क्या हशर हो। मुझे इस ख्याल से ही झुरझुरी सी आ गई। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए अपने बाजू को कोट की जेब से लगा लिया। पाकिस्तान से सिग्नल आने का वक्त मुकर्रर था, यानी 11 अक्टूबर की रात 10 बजे। उससे पहले मेरा बॉस ये गलती हरगिज नहीं कर सकता था। 5 बजे के करीब उठकर अपने कमरे में आया। मैंने जरूरी कागजात और शेफ का सामान जो मेरे ऑफिस के बाथरूम में रखा था ब्रीफकेस में संभाल कर रख लिया। कपड़े वही थे जो मैंने पहन रखे थे। इनका बंदोबस्त भी कन्याकुमारी में ही जाकर किया जाने वाला था। जाहिर है ये बंदोबस्त हमारे अपने आदमी कस्टम इंस्पेक्टर नाथ ने करना था। 6:30 बजे सुजाता का फोन आ गया। मुझे 4:30 बजे के बाद किसी का फोन सुनने की इजाजत नहीं थी। मेरे स्टेनो मुकुंदलाल ने फोन उठाया और कह दिया कि मैं जरूरी मीटिंग में बैठा हूँ। बाद में उसने बताया कि सुजाता का फोन था। मैं हूँ कहता हुआ उठा। ब्रीफकेस को एक बार फिर खोल कर देखा, तमाम कागजात चेक किए, बटवा खोलकर अपने इंडियन इंटेलिजेंस वाले ID कार्ड को देखा। इतने में वर्मा साहब अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आ गए। कैप्टन, गुड लक। फिर मेरे कान के करीब मुंह लाकर बोले, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम प्रधानमंत्री के खास मिशन पर जा रहे हो। मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट फोन नंबर दे दिया है। तुम जब चाहो जहां से चाहो मेरे साथ संपर्क कायम कर सकते हो। तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे घर पहुंचा दी जाएगी और माता को इत्तला भी मिल जाएगी। ठीक है, गुड लक कैप्टन। वर्मा साहब ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दफ्तर के बरामदे के साथ ही ऑफिस वैगन तैयार खड़ी थी। मैं वैगन की तरफ बढ़ा तो वर्मा साहब ने अचानक कहा, कैप्टन, एक बार फिर अपनी चीजें चेक कर लो और हाँ, कोट पतलून की जेबें भी देख लो। वहीं दुश्मन के किसी एजेंट ने तुम्हारी जेब में कोई पेंसिल बम न रख दिया हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर, मैंने पूरी चेकिंग कर ली है। वर्मा साहब मेरे करीब आ गए। कैप्टन, एक बार फिर चेक कर लो। लाओ, मैं तुम्हारा कोट चेक करता हूँ। एक बार तो मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। मेरे कोट की जेब में माचिस साइज का ट्रांसमीटर खामोश एटम बम की तरह उस वक्त मेरे पास मौजूद था। मैंने फौरन अपनी जेबों को टटोला और कहा, सर, मेरी जेब में कोई ऐसी शय नहीं है, शुक्रिया। और मैं तेजी से कदम उठाता हुआ वैगन के पास आ गया। गर्दन मोड़कर वर्मा साहब को नमस्कार किया। उन्होंने गुड लक कहा और चंद लम्हों में वैगन दफ्तर से बाहर निकलकर दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ी जा रही थी। अक्टूबर की शाम जल्दी शहर पर छा गई थी। सड़कों, मकानों, दुकानों और बंगलों में रोशनियां हो रही थीं। अगरचे आसमान पर अभी तक गुरूब होते हुए सूरज की रोशनी मौजूद थी। हमारी ट्रेन को दिल्ली ही से तैयार होना था। उसने आधा घंटा देर कर दी। मेरी सीट फर्स्ट क्लास में बुक थी।
मैंने प्लेटफॉर्म से एक फिल्मी रिसाला खरीदा और अपनी सीट पर नींद दराज होकर उसका मुताला करने लगा। कंपार्टमेंट में एक मियाँ बीवी भी आकर बैठ गए थे। दोनों नौजवान थे और हिंदू थे। लड़की ने गहने पहन रखे थे और माथे पर सुर्ख बिंदी लगी थी। नौजवान ने प्रणाम करते हुए अपना नाम प्रकाश बताया और बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ उसके मैके नागपुर जा रहा है। मैंने उसे सरसरी अंदाज में बताया कि मैं भी नागपुर में अपने बड़े भैया जी से मिलने जा रहा हूँ। इससे ज्यादा मैंने उनसे कोई बात न की। मैं अपने रिसाले में मुनहमिक हो गया। कंपार्टमेंट की चौथी सीट खाली थी। गाड़ी चलने लगी तो एक मोटा सिख अपने सामान के साथ कुली को गालियां देता दाखिल हुआ। वो कुली की तरफ 2 रुपए फेंक कर बोला, नठ जाओ इथों, नहीं ते तां गुड़ छड्डांगा तनु। कुली ने 2 रुपए उठाए और बड़बड़ाता हुआ नीचे उतर गया। ट्रेन अपने सफर पर रवाना हो गई। रात को मोटे सिख ने टेचिकेस से दारू की बोतल निकाली और उससे शुगल करने लगा। दारू पीकर उसने बोलियां गानी शुरू कर दी। हिंदू पति पत्नी बेचारे सहमे बैठे थे। हिंदू लड़का खामखा हंस हंस कर सिख की हर अच्छी बुरी बात का जवाब दे रहा था। सरदार जी बड़े मूड में थे। मेरी तरफ भी उन्होंने तवज्जो फरमाई और अपने जूड़े को सर के दरमियान बांधते हुए बोले, लाला जी तुम तो बाऊ साहब हो, कित्थे जाना है। मैंने बड़ी मुश्किल से सरदार जी को हैंडल किया। फिर सरदार जी सो गए। नागपुर का सफर काफी लंबा था। बहरहाल किसी न किसी तरह ये सफर भी कट गया। ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि मैं उसी रूट पर से गुजरा था, मगर उस वक्त मैं अपनी हालत में नहीं बल्कि एक सिख के भेस में था। नागपुर के बड़े रेलवे जंक्शन पर ट्रेन रुकी तो मैं ब्रीफकेस उठाए बाहर प्लेटफॉर्म पर निकल आया। मेरी निगाहें अपने महकमे के उस आदमी को तलाश कर रही थी जिसकी तस्वीर मुझे वर्मा साहब ने अपने ऑफिस में दिखाई थी। आखिर उस शक्ल सूरत का आदमी मुझे अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसने आते ही मुझे प्रणाम किया और बोला, साहब सवारी ले आया हूँ, पधारिए। रेलवे स्टेशन के बाहर एक जाने पुरानी सी एम्बेसडर गाड़ी खड़ी थी। हम गाड़ी में बैठकर एयरफोर्स के एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए। वो सारा रास्ता खामोश रहा। उस वक्त सुबह हो चुकी थी और नागपुर के आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। बाजारों और घरों में जिंदगी के मामूलात आहिस्ता आहिस्ता बेदार हो रहे थे। नाश्ता मैंने ट्रेन में ही कर लिया था। शेव भी कर ली थी। शहर से बाहर काफी दूर निकल आने के बाद गाड़ी इंडियन एयरफोर्स के अहाते में दाखिल हो गई। गेट पर गाड़ी को रोका गया। गार्ड्स ने मेरा आईडी कार्ड देखा और गाड़ी को इशारे से अंदर दाखिल होने की इजाजत दी। ये एक गैर मारूफ साविरान एयरपोर्ट था। दाएं जानिब एक बहुत बड़ा हैंगर था। सामने की तरफ एयरफोर्स की 2 वैगनें खड़ी थी। हमारी गाड़ी भी वहीं जाकर खड़ी हो गई। ड्राइवर अंदर सीट पर ही बैठा रहा। एक जानिब से एक वर्दी पोश गहरी सांवली रंगत वाला आदमी लंबे लंबे डंग भरता हमारी गाड़ी के पास आया। झुककर उसने मुझसे आईडी कार्ड तलब किया। मैंने जेब से कार्ड निकाल कर दिखाया। उसने अंग्रेजी में कहा कि मेरे साथ आओ प्लीज। छोटा सा ट्रांसमीटर उस वक्त भी मेरी जेब में ही था। गोया ये एक एटम बम था जो किसी भी वक्त फट सकता था, मगर मैं अपने आज़ाब अपने काबू में रखे बड़े एतमाद और यकीन के साथ कदम उठाता जा रहा था। अगरचे कोट की अंदरूनी जेब के अंदर जहां ट्रांसमीटर छुपा था, उसके नीचे मेरा दिल किसी वक्त अचानक तेज तेज धड़कने लगता। कुछ फासले पर रनवे पर एयरफोर्स का एक छोटा तैयारा खड़ा था। हम उसी तरफ जा रहे थे। मुझे सिर्फ एक ही डर लगा था कि अगर तैयारे में सवार होने से पहले इन लोगों ने किसी तरह मेरी तलाशी ले ली या डिटेक्टर लगाकर मेरी स्क्रीनिंग शुरू कर दी तो क्या होगा। जहीला सिगार मैंने ब्रीफ केस में कागजात के नीचे रखा था। उसकी मुझे इतनी फिक्र नहीं थी क्योंकि पहली नजर में उसे देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उसमें इंतहाई जुद असर जहर भरा हुआ है। अगरचे यहाँ मेरी जेब में से खुफिया ट्रांसमीटर बरामद कर लिया जाता तो मेरे लिए फरार की राह नहीं थी। आखिर ये सोचकर मैं अपने दिल को तसल्लियां देने लगा कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो मैं कह दूंगा कि ये मुझे महकमे की तरफ से दिया गया है, क्योंकि मेरा मिशन ही ऐसा है कि मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। यह 2 इंजनों वाला बोइंग तैयारा था। अंदर 50 के करीब आदमियों के बैठने की जगह थी, लेकिन अमले के अरकान और मेरे सिवा वहां कोई और आदमी नहीं था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। तैयारे में दाखिल होते वक्त मेरी तलाशी नहीं ली गई थी। पायलट सिख था। उसने मुझसे हाथ मिलाया और अपनी मौजूदगी में तैयारे में सवार करवाया। फिर सीढ़ी हटा दी गई। दरवाजा बंद कर दिया गया और तैयारे ने रनवे पर दौड़ते हुए हवा में उड़ान भरी और फजा में बुलंद होता चला गया। मैंने खिड़की में से नीचे देखा। नागपुर शहर के मकानात और कारखानों की चिमनियां और पार्कों के दरख्त छोटे होते जा रहे थे। नागपुर हिंदुस्तान के वस्त में है और कन्याकुमारी हिंदुस्तान की जनूबी तिकोन की आखिरी बंदरगाह है। एयरफोर्स का बोइंग तैयारा हैदराबाद, दक्कन, बेंगलोर और मजूरा के ऊपर से होता हुआ 3.5 घंटे में कन्याकुमारी के बहरिया के एयरपोर्ट की वीरान सी पट्टी पर उतर गया। जहां कस्टम इंस्पेक्टर नाथन मुझे लेने आया हुआ था। काली रंगत, गुलाबी आंखें, घुंघराले शाहबाल, दुबला पतला, छोटी छोटी मूछें, आंखों में इंतहाई तेज चमक। उसको भी मेरी तस्वीर पहुंचा दी गई थी। उसने बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया। ये मद्रासी था। मैंने उससे मद्रासी में बात की तो वो बड़ा खुश हुआ। हिंदी में बोला, कैप्टन तुमने मद्रासी बोलकर हमारा दिल खुश कर दिया। प्लीज कम विद मी। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा नुमा शहर था। आबादी तमिल लोगों की थी। मकानों की छतें जनूबी हिंद के मकानों की तरह ढलानी थी।
नारियल, ताड़, केले और इमली के दरख्त सड़कों के किनारे और मकानों के आगे उगे हुए थे। मैं इस लैंडस्केप से पूरी तरह आगाह था। मुझे 2 कमरों वाला छोटा सा क्वार्टर नुमा मकान दे दिया गया। कस्टम इंस्पेक्टर नाथन मुझे बड़ी राजदारी से साहिल समंदर से दूर एक जंगल का चक्कर लगाकर उस मकान में लाया। यह मकान भी नारियल और केले के दरख्तों के झुंड में छुपा हुआ था। उसके आसपास कोई दूसरा मकान नहीं था। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, कैप्टन, यहाँ तुम्हारे पास कोई नौकर नहीं होगा, मगर तुम्हें हर शय यहाँ पहुँच जाया करेगी। तुम स्नान वगैरह कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। वो मुझसे तमिल में बात करके बड़ा खुश होता। चुनाचे मैंने भी उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए तमिल में बात करने को तरजीह दी। वो चला गया तो मैंने क्वार्टर नुमा मकान के दोनों कमरों का जायजा लिया। कमरे वीरान वीरान थे। सिर्फ एक कमरे में बांस के पलंग पर बिस्तर और मसहरी लगी थी। किचन में एक रेफ्रिजरेटर जरूर पड़ा था। गैस के सिलेंडर वाला चूल्हा भी मौजूद था। कुछ बर्तन भी अलमारी में रखे थे। बाथरूम मुनासिब था। नाथन जब आया तो अपने साथ बिरयानी के एक पार्सल के अलावा मेरे लिए साबुन, तौलिया, टूथपेस्ट, खद्दर के कुर्ते पाजामे के 2 जोड़े, मद्रासी चप्पल और रोजमर्रा जरूरियात का दूसरा सामान भी लाया था। वो स्याह रंग का पतला सिगार पीता था। उस वक्त वो वर्दी में नहीं था और उसने सफेद कमीज और पतलून चप्पल पहन रखी थी। जहां मौसम शुमाली हिंद के मुकाबले में गर्म था। कमरे की छत का पंखा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। इंस्पेक्टर नाथन ने अब मुझसे मेरे मिशन के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी। कन्याकुमारी में इंस्पेक्टर नाथन वाहिद शख्स था जिसे मेरे मिशन के बारे में पूरी मालूमात मुहैया कर दी गई थी। मैंने कोट उतार कर अपने पास ही पलंग पर रखा हुआ था। नाथन बोला, कैप्टन, लाओ मैं ये कोट अलमारी में लटका दूं। बेहतर होगा कि तुम ठंडी पतलून या कुर्ता पाजामा पहन लो। वो मेरा कोट उठाने लगा तो मैंने आगे बढ़कर खुद ही कोट उठा लिया और कहा, थैंक यू नाथन, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। तो मैंने आगे बढ़कर खुद ही कोट उठा लिया और कहा, थैंक यू नाथन, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। कोट में ट्रांसमीटर था। मैंने कोट को दीवार से लगी पुरानी अलमारी में लटका कर अलमारी बंद कर दी और आराम कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट सुलगा लिया। नाथन से कन्याकुमारी में आई हुई एटमी आबदोज और उसमें पड़े हुए यूरेनियम के बारे में बातें करने लगा। यह एटमी आबदोज एक खुफिया माहिदे के तहत रूस ने यूरेनियम के साथ भारतीय बहरिया के हवाले की थी। उस वक्त आबदोज पर सारा अमला भारतीय बहरिया का था और बकौल इंस्पेक्टर नाथन के आबदोज कन्याकुमारी की खाड़ी में अंदर जाकर साहिल के पास खड़ी थी। खाड़ी में पानी के नीचे बारूदी सुरंगें इस तरह बिछा दी गई थीं कि अगर दुश्मन की आबदोज या कोई कश्ती समंदर के अंदर से आबदोज तक पहुंचने की कोशिश करे तो बारूदी सुरंगों से टकरा कर वहीं तबाह हो जाए। ये बारूदी सुरंगें आबदोज से कुछ फासले पर उस जगह बिछाई गई थी जहां खाड़ी का धाना था और समंदर का पानी खाड़ी में दाखिल होता था। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से पूछा कि इसकी रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में दुश्मन के एजेंट किस भेस में कहां मौजूद हो सकते हैं। उसने बताया कि दुश्मन के एजेंट इधर श्रीलंका से निकल कर आते हैं और तखरीबकारी के बाद श्रीलंका के साहिल की तरफ रूपोश हो जाते हैं। जब से यहाँ रूसी आबदोज आई है, हमारी कड़ी निगरानी के बावजूद उन्होंने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। दुश्मन के एजेंट लंका से भाग कर आए हुए तमिल शरणार्थियों के भेस में भी इलाके में फैले हुए हैं। नाथन ने बताया कि उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2-1 एजेंट कुलियों की शक्ल में बंदरगाह पर भी काम करते हैं, मगर हमारे पास उनको पकड़ने के लिए ना तो कोई सबूत है और ना हम अभी तक उनकी निशानदही कर सके हैं। इंस्पेक्टर नाथन बोले जा रहा था और मैं सोच रहा था कि ये एजेंट श्रीलंका के भी हो सकते हैं जिन्हें अमेरिका ने तैयार करके यहाँ भेजा हो, क्योंकि श्रीलंका अमेरिका के ज़रिए असर था और अमेरिका को यह मंजूर नहीं था कि भारत को रूस से एटमी आबदोज और यूरेनियम मिले। इस बात का इम्कान न होने के बराबर था कि यहाँ इतनी दूर कोई पाकिस्तानी एजेंट भी सरगर्म अमल हो। अगर ऐसी बात होती तो मुझे भारत का बॉर्डर क्रॉस करने से पहले बता दिया जाता। तहम इसका हतमी फैसला मुझे 11 अक्टूबर की रात को पाकिस्तान से सिग्नल वसूल होने के बाद ही हो सकता था। मद्रासी इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, तुम्हारी आमद को यहाँ बंदरगाह के अमले से खास तौर से पुशीदा रखा गया है। अब यह तुम्हें फैसला करना है कि तुम किस भेस में यहाँ दुश्मन एजेंटों का सुराग लगाओगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाई कमांड की तरफ से हमें ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता मिला है। इस दौरान में आबदोज में मौजूद यूरेनियम को हर हालत में यहाँ से निकाल कर अहमदाबाद ले जाना होगा। मैंने कुरेदते हुए तमिल में पूछा, क्या इससे पहले भी यूरेनियम ले जाने की कोशिश नहीं की गई? नाथन ने सिगार का हल्का सा कश लगाकर कहा, जब से रूस की एटमी आबदोज कन्याकुमारी के साहिल पर लंगर अंदाज हुई है, हमारी एयरफोर्स के 2 तैयारों को सबोताज किया जा चुका है। एक के अंदर टाइम बम रख दिया गया जो तैयारे के उड़ते ही फट गया था और दूसरे जहाज के इंजन में खराबी पैदा कर दी गई थी। वो परवास से 15 मिनट बाद मजूरा के करीब गिरकर तबाह हो गया। इन हालात में हम बजरिया तैयारा यूरेनियम ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। इस कीमती धात को किसी आबदोज में समंदरी रास्ते या बजरिया ट्रेन ले जाने में भी सख्त खतरा
खतरा है, क्योंकि दुश्मन के एजेंट और तखरीबकार समंदर और रेल दोनों जगहों पर पूरी तरह चौकस हैं और इस ताक में हैं कि या तो यूरेनियम को तबाह कर दिया जाए और या उसे चोरी कर लिया जाए। इंस्पेक्टर नाथन ने भी मेरे ख्याल की तस्दीक की कि दुश्मन के एजेंट अमेरिका के खरीदे हुए श्रीलंका के सिन्हाली बाशिंदे हैं, जिनकी शक्लें तमिल लोगों से मिलती जुलती हैं और जो तमिल तेलुगु बड़ी रवानी से बोलते हैं। मैंने पूछा, क्या उनमें किसी पाकिस्तानी एजेंट की भी रिपोर्ट मिली है तुम्हें? इंस्पेक्टर नाथन ने अपने काले होंठ जरा सा सुकेड़ लिए, फिर बोला, तुम्हारे हेडक्वार्टर से हमें ऐसे इशारे मिले हैं कि जहां पाकिस्तानी एजेंट भी घुस आए हैं, लेकिन मेरे मुखबरों की इतला के मुताबिक इनमें पाकिस्तानी एजेंट शायद ही कोई हो। ये सब श्रीलंका के सिन्हाली तमिल हैं, जिन्हें अमेरिका की मदद से लंका की हुकूमत ने खुसूसी ट्रेनिंग देकर यहाँ भेजा है। इस मद्रासी कस्टम इंस्पेक्टर और जनूबी हिंद के सूबा तमिलनाडु के इंटेलिजेंस ऑफिसर नाथन को ये इल्म नहीं था कि वो किससे गुफ्तगू कर रहा है। मैंने नाथन से कहा कि मैं एक जेटी मजदूर की हैसियत से बंदरगाह के मजदूरों में घुल मिल कर जाना चाहता हूँ, ताकि मैं उनमें रहकर दुश्मन के जासूसों का खोज लगा सकूं। इंस्पेक्टर नाथन बोला, तुम बड़े शौक से ऐसा कर सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हेडक्वार्टर से हम ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते की मोहलत ले सकते हैं। मेरे लिए 15 दिन बहुत थे और फिर मैंने सोचा कि हालात ज्यादा नाजुक और हसास बनाकर जरूरत के मुताबिक मैं मजीद मोहलत भी हासिल कर लूंगा। मैंने नाथन से कहा, ये हकीकत मेरे पेश नजर है इंस्पेक्टर, तुम मेरे ऑपरेशन के लिए जरूरी इंतजामात कर दो। वो बोला, मैं तुम्हें यहाँ के मजदूरों जैसे कपड़े ला दूंगा। तुम्हारा रंग महाराष्ट्र के रहने वाले तमिलों जैसा है, तुम पर कोई शक नहीं करेगा, जबकि तुम तमिल और तेलुगु जबान भी बोल लेते हो। कल ही तुम बंदरगाह के लेबर ऑफिस में जाना, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। मैं ये जाहिर करूंगा कि तुम्हारे माँ बाप को जानता हूँ जो श्रीलंका में मारे गए थे। तुम अपना नाम वेंकटा बताना, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके बाद नाथन ने मुझे कन्याकुमारी की छोटी सी बंदरगाह के उस इलाके का हुदूद दरबा बताया जो आम शहरियों के लिए ममनुआ इलाका था, और कहा कि मैं दूसरे रोज सुबह 8 बजे वहां गेट के पास पहुंच जाऊं और पहरेदार से कहूं कि मेरा नाम वेंकटा है और मुझे इंस्पेक्टर नाथन से मिलना है। जब नाथन चला गया तो मैंने कमरों में ऐसी जगह की तलाश शुरू कर दी जहां मैं अपना ट्रांसमीटर छुपा सकूं। नाथन भी इंटेलिजेंस का आदमी था, उसकी नजरें भी उकाबी थीं और जमीन के अंदर की चीज मालूम कर लेने की सलाहियत रखती थी। इन नजरों से भी मैं ट्रांसमीटर को बचाना चाहता था। कमरे के फर्श लकड़ी के थे, वहां मुझे कोई ऐसी काबिल एतबार जगह दिखाई न दी। किचन का एक दरवाजा बाहर जंगल में खुलता था, जहां बेतरतीबी से बिखरे हुए नारियल, ताड़ और सुंबल के घने दरख्त थे। जमीन पर जंगली घास उगी हुई थी। मैंने एक जगह को चुन लिया और वापस अपने कमरे में आ गया। ट्रांसमीटर को छुपाने का काम रात के अंधेरे में करना चाहता था। कोट की जेब से ट्रांसमीटर निकाल कर मैंने बिछोने के सरहाने के नीचे रखा और बिस्तर पर लेट गया। ट्रेन में 2 दिन और 1 रात मुसलसल सफर में मैं अच्छी तरह सो नहीं सका था, चुनाचे बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। जब सोकर उठा तो इंस्पेक्टर नाथन को देखा, जो मेरे पलंग के सामने बेद की आराम कुर्सी पर बैठा सिगार पी रहा था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, कैप्टन, अच्छा किया तुमने आराम कर लिया, खुद को ज्यादा चाको चौबंद महसूस करोगे और जरा बेहतर अंदाज में सोच सकोगे। इंस्पेक्टर नाथन, जो उस वक्त भी मुझसे तमिल में बात कर रहा था, मद्रास यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था और काफी ज़हीन था। मैं जल्दी से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। आंखें मलते हुए गोशा चश्म से अपने सरहाने को देखा कि वो अपनी जगह से खिसका तो नहीं, क्योंकि उसके नीचे ट्रांसमीटर था। मैं तजब्जुब में था। मैं सरहाने के नीचे देखना चाहता था, मगर नाथन की मौजूदगी में ऐसा करना खतरे का बायस था। मैंने जमाई लेकर नाथन से कहा, डियर इंस्पेक्टर, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, हल्क खुश्क हो रहा है, यहाँ काफी हब्स है। वो जल्दी से उठकर किचन में चला गया। उसके किचन में दाखिल होते ही मैंने सरहाने के नीचे हाथ मारा। मेरी जान में जान आई। ट्रांसमीटर सरहाने के नीचे मौजूद था। नाथन गिलास में पानी ले आया और बोला, तुम्हारे मजदूरों वाले कपड़े ले आया हूँ, वो सामने तपाई पर रखे हुए हैं, और हाँ, तुम्हारे लिए रात का खाना भी लाया हूँ। उस वक्त शाम होने वाली थी, मगर गर्म मौसम की वजह से जंगल में अभी दिन की रोशनी फैली थी। इंस्पेक्टर नाथन कुर्सी पर बैठते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारी नौकरी का सारा बंदोबस्त कर लिया है। वहाँ किसी को नहीं बताया गया कि तुम असल में कौन हो। इसमें खदशा था कि दुश्मन को तुम्हारी हैसियत का इल्म न हो जाए, लेकिन नौकर हो जाने के बाद तुम मुझसे दूर ही रहना। तुम्हारी रिहाइश इस मकान के पीछे जंगल में बनी हुई एक झोंपड़ी में होगी, लेकिन तुम जब चाहो इस मकान में भी आ सकोगे। अगर तुम देखो कि हर तरफ खैरियत है तो रात को इसी पलंग पर आकर सो सकते हो, जहाँ तुम्हें फ्रिज में रात का खाना पड़ा हुआ मिल जाया करेगा। लेकिन रात को तुम यहाँ बत्ती रोशन न करना। उसने मुझे कपड़े दिखाए। ये खद्दर का मैला सा नीम आस्तीन का कुर्ता और धोती थी। चप्पल पहले ही मेरे पास मौजूद थी। इंस्पेक्टर नाथन कह रहा था, तुम्हारे झोंपड़े में तुम्हारी जरूरत का मामूली सामान रख दिया गया है।
हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताना जरूरी समझता हूँ। बंदरगाह की खाड़ी में जहाँ हमारी आबदोज खड़ी है, वहाँ के चीफ सिक्योरिटी का नाम कॉल पट्टी है। सिर्फ उसको तुम्हारी असलियत से आगाह कर दिया गया है। अगर कभी तुम समझो कि तुम्हारा एटमी आबदोज के अंदर जाना जरूरी है, तो तुम सिक्योरिटी ऑफिसर कॉल पट्टी से मिलोगे, उसे अपना कोड वर्ड अशोका बताओगे और वो तुम्हें आबदोज में अपने साथ अंदर ले जाएगा। इसके अलावा वहाँ जेटी के किसी अमले को तुम्हारी हैसियत नहीं बताई गई। अब मैं जाता हूँ, कल 8 बजे मेरे ऑफिस के बाहर पहुंच जाना। वो चला गया। मैंने उसके जाने के बाद सरहाने के नीचे से ट्रांसमीटर निकाल कर अपने खद्दर के कुर्ते की जेब में रखा। गुस्ल खाने में जाकर गुस्ल किया। उस वक्त तक शाम हो चुकी थी। फिर फ्रिज से चावल निकाल कर गर्म किए और मछली के साथ खाए। जब रात गहरी हो गई तो मैं किचन के अकबी दरवाजे से निकलकर बाहर दरख्तों में आ गया। किचन की अकबी दीवार के सामने सुंबल के एक घने दरख्त के गिर्द पत्थर का गोल चबूतरा बना हुआ था। इस चबूतरे के पत्थर जगह जगह से हिल गए थे। चबूतरे के पीछे मैंने एक पत्थर को बाहर निकाल कर ट्रांसमीटर को उसमें छुपाया और पत्थर को वापस उसी जगह पर लगा दिया। इस किस्म की खतरनाक चीज के लिए ये जगह बिल्कुल महफूज थी। अगर बदकिस्मती से बरामद हो भी जाती तो मैं ये कहकर इल्जाम से बरी हो जाता कि ये किसी सिन्हाली एजेंट की कार्रवाई है। दूसरे दिन मैंने मजदूरों जैसे कपड़े पहने और मकान के दरवाजे को छोटा सा ताला लगाकर बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। सारा इलाका खाली खाली था। मेरे बाएं जानिब दूर दरख्तों के तनों के पीछे से कन्याकुमारी के छोटे से कस्बा नुमा शहर के मकान दिखाई दे रहे थे। दाएं जानिब समंदर नजर आने लगा। कुछ जहाजों के मस्तूल और उन पर लहराते झंडे भी नजर आ रहे थे। 2-3 स्टीमर समंदर में साहिल के करीब घूम रहे थे। ये मेरीन सिक्योरिटी के स्टीमर थे। इंस्पेक्टर नाथन के बताए हुए पते के मुताबिक मैं बंदरगाह के मशरकी गेट के पास आकर रुक गया। मैंने अपने बालों को उलझा रखा था। गले में काला धागा था और माथे पर विष्णु के तिलक की 3 सफेद लकीरें डाल रखी थी। धोती को मैंने जनूबी हिंद के मजदूरों की तरह उड़स लिया था। गेट पर मद्रासी पहरेदार स्टेम गन लिए खड़ा था। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसने मुझे डांट दिया कि वापस जाओ, इधर क्या करने आए हो। मैंने हाथ बांधे हुए कहा कि मुझे श्री नाथन जी से मिलना है, उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं तमिल बोल रहा था। इंस्पेक्टर नाथन ने उसे मेरा बता दिया था। गार्ड ने गेट खोलकर कुछ फासले पर इमली के दरख्तों के साए में बने हुए एक ढलानी छत वाले दफ्तर की तरफ इशारा किया और कहा वहां जाओ। मैंने एक बार फिर प्रणाम किया और लेबर ऑफिस के बाहर आकर एक तरफ जमीन पर तमिल लोगों की तरह पंजों के बल बैठ गया और जमीन पर उंगली से लकीरें डालने लगा। मुझे यकीन था कि इंस्पेक्टर नाथन जरूर बाहर आएगा और ऐसा ही हुआ। चंद सेकंड गुजरे होंगे कि इंस्पेक्टर नाथन हाथ पर आहिस्ता आहिस्ता बेद मारता हुआ कमरे से बाहर निकला। वो कस्टम ऑफिसर की पूरी वर्दी में था। मैंने जल्दी से उठकर उसे प्रणाम किया और झुक गया। इंस्पेक्टर नाथन ने बेद से दफ्तर की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब के पास जाकर अपना नाम लिखवा दो। इधर दारू पीकर गड़बड़ की तो निकाल दूंगा। मैंने हाथ बांधकर कहा, गड़बड़ नहीं करूंगा महाराज, और मैं लेबर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वहां एक सिख लेबर ऑफिसर रजिस्टर खोले बैठा हुआ था। उसने मेरी तरफ देखा और गुस्से से बोला, क्यों ओए तू विनकेटा है? मैंने कहा, हाँ महाराज। वो बोला, यहाँ अंगूठा लगाओ। वो सख्त बेजार लग रहा था। मुझे पंजाबी जबान में गालियां देने लगा। साले आ जाते हैं चूहों की तरह बिल से निकलकर। इंस्पेक्टर नाथन ने हिकमत अमली से काम लेते हुए मुझे खाड़ी के अंदर ड्यूटी पर लगा दिया था। रूसी एटमी आबदोज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। नारियल के दरख्तों के दरमियान से मुझे उसका हल्के नीले रंग का डेक और बेजवी जंगला नजर आ रहा था। भारतीय बहरिया के 4 मैरीन गार्ड स्टेन गन्ने थामे चारों जाने पहरे पर चौकस होकर खड़े थे। आबदोज से थोड़े फासले पर एक छोटा सा स्टीमर भी जेटी के साथ लंगरअंदाज था, जिसमें से लकड़ी के क्रेट उतारे जा रहे थे। यहाँ काले काले दुबले पतले तमिल मजदूर काम पर लगे थे। इनमें से किसी को आबदोज की तरफ जाने की इजाजत नहीं थी। मैं भी इन मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगा। दोपहर तक स्टीमर में से बक्स निकाल कर ट्रेलर पर लादते और उन्हें गोदाम तक पहुंचाते रहे, जो खाड़ी के जंगल में दरख्तों के नीचे बना हुआ था। इस दौरान में दूसरे मजदूरों से सरसरी सा तारुफ भी हो गया। उनमें कोई भी मुझे मशकूक न लगा, मगर अभी तक मैं उनके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता था। दोपहर को मैंने जेटी की छोटी सी कैंटीन पर से उबले हुए मोटे चावल और दाल ली और एक तरफ जमीन पर बैठकर खाने लगा। दूसरे मजदूर भी इधर उधर जमीन पर बैठे हुए अपनी अपनी पोटलियां खोलकर भोजन कर रहे थे। किसी ने मुझसे कोई बात न की। दोपहर के बाद मुझे माल गोदाम के फर्श की सफाई पर लगा दिया गया। शाम को छुट्टी हुई तो मैं वापस अपने जंगल वाले मकान के करीब उस झोंपड़ी में आ गया, जो इंस्पेक्टर नाथन ने मेरे लिए पहले से तैयार करके रखी हुई थी। मैंने झोंपड़ी के बाहर आग जलाई और चाय के पानी की धुआं खाती पतीली ऊपर रख दी। मेरा क्वार्टर नुमा मकान वहां से चंद कदम के फासले पर दरख्तों के अकब में था। जब अंधेरा हो गया तो मैं दरख्तों के पीछे से होता हुआ मकान में आ गया। मुझे बत्ती जलाने से मना कर दिया गया था। खामोशी से किचन में जाकर फ्रिज खोला। उसमें मेरे लिए खाना मौजूद था।
खाना केले के पत्तों में बंधा हुआ था। मैंने उस पार्सल को वहीं रखा और किचन के दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर बाहर देखा। जब मुझे यकीन हो गया कि वहाँ मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है तो खामोशी से बाहर निकलकर सुंबल के दरख्त के चबूतरे के अकब में आ गया। पत्थर निकाल कर देखा, मेरा ट्रांसमीटर अपनी जगह मौजूद था। मैंने पत्थर वापस जमा दिया और जल्दी से किचन में वापस आ गया। चावलों का पार्सल उठाया और अपनी झोंपड़ी में आकर रात का डिनर किया। झोंपड़ी में जमीन पर बोरिया बिछा था और मच्छरों से बचने के लिए इंस्पेक्टर नाथन ने वहाँ एक जालीदार चादर भी रखी थी। शुरू रात ही में मच्छरों ने इतना तंग किया कि मुझे झोंपड़ी में बैठना मुश्किल हो गया। मजबूरन मैं जंगल वाले मकान में आकर मसहरी वाले पलंग पर लेट गया। कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। मैंने दरवाजे की कुंडी अंदर से चढ़ा दी थी। मच्छरों से निजात मिल गई थी। छत का पंखा चल रहा था। सारा दिन काम करते करते थक गया था, चुनाचे बहुत जल्द नींद आ गई। खुदा जाने कितनी रात गुजर चुकी होगी कि मेरी आंख खुल गई। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। समंदर की तरफ से किसी स्टीमर के विसरी की आवाज आई और फिर वही खामोशी छा गई। मसहरी के अंदर पंखे की हवा कम आ रही थी। मुझे पसीना आ रहा था। मैं मसहरी से निकलकर पंखे के नीचे आराम कुर्सी पर बैठ गया। ये बांस की बनी हुई आराम कुर्सी थी। पंखे की हवा की वजह से मच्छर गायब थे। इस कुर्सी पर नीम दराज मैं सो गया। दोबारा आंख खुली तो सुबह हो रही थी। जल्दी जल्दी उठकर मुंह हाथ धोया। ब्रीफकेस में से टूथपेस्ट निकाल कर दांत साफ किए। शेव मैंने जानबूझकर न बनाई। मैं अपने साथ जो सीक्रेट कागजात लाया था उसकी फाइल हिदायत के मुताबिक मैंने इंस्पेक्टर नाथन के हवाले कर दी थी ताकि वो इस सीक्रेट मिशन की पूरी तफसीलात से आगाह हो जाए। ब्रीफकेस में जहरीले सिगार पर नजर पड़ी तो मैंने सोचा कि अपने साथ झोंपड़ी में रखना ज्यादा बेहतर होगा। चुनाचे मैं उसे अपने साथ ले आया और झोंपड़ी में भूरिये के नीचे सरहानी की जानिब से खुश्क पत्तों में छुपा दिया। खाड़ी की इस खुफिया जेटी पर काम करते हुए मुझे 3 दिन हो गए थे और अभी तक मैं अपने मिशन के बारे में कोई लाइन ऑफ ऑपरेशन तय न कर सका था। इंस्पेक्टर नाथन से इस बीच रात को एक मुलाकात हो चुकी थी। वो रात के अंधेरे में मुझे मिलने मेरी झोंपड़ी पर आया था। हम क्वार्टर के अंधेरे में कमरे में जाकर बातें करते रहे थे। वो एक ही बात पर जोर दे रहा था कि मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसे दुश्मन के एजेंटों के बारे में ऑल क्लियर का सिग्नल दूं ताकि यूरेनियम का बक्स आबदोस से निकाल कर बजरिया तैयारा अहमदाबाद पहुंचाया जा सके। मैं नहीं चाहता था कि ये सुनहरी मौका मेरे हाथ से निकल जाए। मैं आबदोस के साथ साथ यूरेनियम के बक्स को भी तबाह करना चाहता था, लेकिन मेरे इस ऑपरेशन की राह में 2 बड़ी रुकावटें हायल थी। पहली रुकावट ये थी कि मेरे पास कोई ऐसा इंतहाई तबाहकुन ताकतवर आतिशगीर टाइम बम नहीं था जिसे मैं आबदोस में किसी जगह रख दूं। दूसरी मुश्किल ये थी कि अगर मेरे होते हुए यानी मेरी वहां मौजूदगी के दौरान अगर आबदोस तबाह हो जाती है तो न सिर्फ ये कि उसका असर मेरे मिशन पर भी पड़ेगा बल्कि हाई कमान को मुझ पर शक भी हो सकता है। मेरी वहां मौजूदगी के दौरान अगर आबदोस तबाह हो जाती है तो न सिर्फ ये कि उसका असर मेरे मिशन पर भी पड़ेगा बल्कि हाई कमान को मुझ पर शक भी हो सकता है और मुमकिन है कि मुझे मेरे अहम तरीन ओहदे से हटाकर किसी दूसरी सीट पर तैनात कर दिया जाए। मुझे सांप को भी मारना था और लाठी को भी बचाना था। इस किस्म के तजाद और मुतज़ब्ज़ब सूरत हाल से मैं पहले शायद ही तभी 2-4 हुआ था। जब इंस्पेक्टर नाथन ने मुझसे दुश्मन एजेंटों की खोज के सिलसिले में मेरी पेशरफ्त का पूछा तो मैंने उसे संजीदगी के साथ कहा कि मुझे एक आदमी पर शक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दो। हो सकता है 2-1 रोज के बाद मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूं और दुश्मन के एजेंट की निशानदही कर सकूं। ये मैंने इसलिए कह दिया था कि 2 दिन बाद 11 अक्टूबर का दिन आ रहा था और उस रोज रात के 10 बजे मुझे अपने मुल्क से बॉस का खुफिया सिग्नल मौसूल होना था। इंस्पेक्टर नाथन ने इसरार किया कि मैं अपनी रफ्तार तेज कर दूं और दुश्मन एजेंट को गिरफ्तार करने में उनकी मदद करूं। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से कहा कि हो सकता है कि उसका कोई साथी भी मजदूरों में मौजूद हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि मजीद खोज लगाऊं और एक ही वक्त में दोनों एजेंटों को पकड़ने की कोशिश करूं। इंस्पेक्टर नाथन ने सीक्रेट फाइल पढ़ने के बाद मुझे वापस कर दी, जिसे मैंने अपने ब्रीफ केस में संभाल कर रख लिया। ये ब्रीफ केस मैंने क्वार्टर के पलंग के नीचे वीरान कमरे के कोने में एक बोरी के नीचे छुपा दिया था। 11 अक्टूबर का दिन आ गया। रात 10 बजे वायरलेस पर मेरा राब्ता अपने बॉस से होने वाला था। मैंने सोच लिया था कि पहले बॉस को सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए उससे मशवरा लूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। इस अरसे में मैंने मजदूरों में से सिन्हाली एजेंटों का सुराग लगाने की एक लम्हे के लिए भी कोशिश नहीं की थी। मुझे उसकी जरूरत भी नहीं थी। 11 अक्टूबर की शाम को मैं छुट्टी करने के बाद अपनी झोंपड़ी में आ गया। मैं दुआ मांग रहा था कि नाथन मिलने को ना आए। उसके आ जाने का खतरा था क्योंकि उसे मिले 2 दिन हो गए थे। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से एक बॉल पॉइंट और कॉपी हासिल कर ली थी कि किसी वक्त मुझे कोई याददाश्त नोट करने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हकीकत ये थी कि ये चीजें मैंने ट्रांसमीटर पर अपने मुल्क के मरमूज पैगाम लिखने और उसे बाद में डिकोड करने के लिए ली थी। क्योंकि पैगाम तवील होने की सूरत में मैं उसे जबानी डिकोड नहीं कर सकता था। ट्रांसमीटर पर पैगाम वसूल करने का खतरनाक काम मैं झोंपड़ी में नहीं करना चाहता था। यहाँ अगर कोई भी दीवार के बाहर खड़ा हो तो वो मेरी और वायरलेस
पर आने वाले पैगाम की आवाजें सुन सकता था। चुनांचे जब रात के 9 बज गए तो मैं झोंपड़ी से निकलकर दरख्तों के दरमियान अपने क्वार्टर नुमा मकान में आ गया। बॉल पॉइंट और कॉपी मैंने पहले ही वहां रख दी थी। वक्त का तयन मैं अपनी उस रिस्ट वॉच से कर रहा था जो मैंने इंस्पेक्टर नाथन से वापस लेकर अपने पास रख ली थी। 9:30 बजे तक मैं पलंग के करीब आराम कुर्सी पर अंधेरे में पंखे के नीचे बैठा रहा। जज्बाती दबाव की वजह से मैं कुछ गर्मी महसूस करने लगा था। 9:30 बजे उठकर मैं कमरे से बाहर निकला और अंधेरे में बाहर बरामदे में आ गया। मैंने खड़े खड़े बाजू ऊपर उठाकर यूं अंगड़ाई ली जैसे नींद को आने की दावत दे रहा हूँ। ये किस ख्याल से कि अगर अंधेरे में मेरी कोई निगरानी कर रहा है तो उसे शक न हो कि मैं अंधेरी रात में बरामदे में किस लिए आया हूँ। मैंने उकाबी नजरों से आसपास के दरख्तों के अंधेरे को खंगाला। मेरे अंदाजे के मुताबिक वहां कोई नहीं था, फिर भी मैं बेहद मोहतात था। वहां कोई भी हो सकता था। मैं अपने सर के बालों में उंगलियां घुसेड़ता वापस अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। उसके बाद मैं किचन में गया, जहां भी अंधेरा था। मैंने किचन के अकबी दरवाजे को आहिस्ता से खोल कर बाहर देखा। दरख्तों के नीचे गहरा अंधेरा था और खामोशी छाई हुई थी। दूर किसी दरख्त पर से कोई परिंदा अपने परों को फड़फड़ा कर उड़ा और फिर ये आवाज गायब हो गई। मेरे कान फजा के सन्नाटे पर और आंखें अंधेरे में सुंबुल के दरख्त पर लगी थी। मैं दरवाजे में बैठ गया और पंजों के बल सुंबुल के दरख्त की तरफ चलने लगा। घास शबनम की वजह से गीली हो रही थी। फासला ज्यादा नहीं था, लेकिन मैं कदम कदम आगे बढ़ रहा था। आखिर सुंबल के दरख्त के अतब में पहुंचकर साकित होकर सांस रोक ली। फिर गर्दन घुमाकर माहौल का जायजा लिया। किसी तरफ से कोई आहट तक महसूस नहीं हो रही थी। मैंने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर चबूतरे का पत्थर निकालकर घास पर रख दिया। फिर अंदर से छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर जेब में डाला। पत्थर को दोबारा उसी जगह जमाया और उसी तरह पंजों के बल चलता हुआ वापस अपने किचन में आ गया। किचन में आकर मैंने इत्मीनान का एक लंबा सांस लिया और दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। अब मैंने दोनों कमरों का अंधेरे में ही पूरी तरह जायजा लिया। जब इत्मीनान हो गया कि तमाम दरवाजे बंद हैं तो पलंग वाले कमरे में आकर बिछोने पर बैठ गया। ट्रांसमीटर सामने रखकर कॉपी और बॉल पॉइंट निकाल लिया। मैं मोमबत्ती जलाने का खतरा भी मोल नहीं लेना चाहता था। घड़ी देखी। फास्फोरस की धीमी धीमी चमक वाली सुइयां रात के 9:45 बजा रही थी। एक एक सेकंड एक एक घंटा बनकर गुजर रहा था। सिर्फ ये खदशा था कि कहीं इंस्पेक्टर नाथन ना आ जाए। वो पिछली दफा रात के 10:15 बजे मेरी झोंपड़ी में आ गया था। वक्त इंतहाई सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। खुदा खुदा करके घड़ी ने 10 बजाए। मैंने ट्रांसमीटर का नन्ना सा बटन दबाकर उसका छोटा सा सुई जितना एंटीना थोड़ा ऊपर कर दिया। भारत के वक्त के मुताबिक ठीक 10 बजे ट्रांसमीटर से हल्की सी आवाज आई। मैंने बॉल पॉइंट की नोक कॉपी के कागज पर रखकर ट्रांसमीटर को कान से लगा लिया। ट्रांसमीटर में से हल्की सी आवाज आई, चरणदास। हेलो चरणदास, मैं रामपुर से बोल रहा हूँ। मेरा नंबर ये है। ये मेरा बॉस था और मुझे वायरलेस पर इस तरह पैगाम दे रहा था जैसे भारत के अंदर ही कोई शख्स किसी चरणदास को रामपुर से किसी दूसरे शहर टेलीफोन कर रहा हो, क्योंकि नंबर उसका कोड नंबर था। मैंने आहिस्ता से ट्रांसमीटर के साथ मुंह लगाकर कहा, मैं चरणदास बोल रहा हूँ। हेलो। ये गुफ्तगू पंजाबी में हो रही थी। फिर मैंने अपना कोड नंबर बता दिया। उसके साथ ही बॉस ने मुझे अपना पैगाम नोट करवाना शुरू कर दिया। वो पंजाबी में मुझे कह रहा था कि हरनाम कौर बीमार है, रामपुर आकर उसे ले जाओ। अमृतसर वाले सोहन सिंह परसों पहुंच रहे हैं। ये सारा पैगाम जो बज़ाहिर टेलीफोन पर रामपुर शहर से किसी चरणदास को दिया जा रहा था बमुश्किल 20 सेकंड का था। बॉस ने ये कहकर पैगाम बंद कर दिया कि आज ही रामपुर के लिए चल पड़ो। मुझे कुछ कहने या पूछने का मौका ही न दिया। ट्रांसमीटर खामोश हो गया। बॉस ने जाते जाते मुझे एक नंबर जरूर बताया और कहा कि इस नंबर पर अमृतसर वाले सोहन सिंह से बात कर लेना। मैंने जल्दी से कॉपी बंद करके सरहाने के नीचे रखी। उसी तरह पंजों के बल जाकर सुंबल के दरख्त के चबूतरे में ट्रांसमीटर को छुपाकर वापस कमरे में आया। कॉपी निकाली और अब मेरे लिए मोमबत्ती जलाना भी जरूरी था और इसमें कोई हर्ज भी नहीं था। मोमबत्ती की रोशनी में मैंने बॉस के वायरलेस पैगाम को डीकोड करना शुरू कर दिया। मरमूज कोड मुझे ज़बानी याद था। मैंने चरणदास को दिए हुए पैगाम का एक एक लफ्ज खोलकर उर्दू में उसका तर्जमा किया। पैगाम ये था, एटमी आबदोस को यूरेनियम समेत तबाह कर देना लाजमी है। सिन्हाली मजदूरों में सिंघू नाम का एक ईसाई मजदूर अमरीकी एजेंट है, उससे राब्ता कायम कर लिया गया है। उसको अपना कोड नंबर बताकर मिलो, वो तुम्हें 4 पेंसिल बम देगा। इनकी मदद से एटमी आबदोस को भग से उड़ा दो। इससे ज्यादा हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। मेरे साथ इस नंबर पर रात को 10 बजे के बाद राब्ता कायम कर सकते हो। मोमबत्ती की रोशनी कागज पर पड़ रही थी। मैंने 2-3 बार वायरलेस पैगाम को पढ़ा। सिन्हाली मजदूर सिंघू का नाम और बॉस का बताया हुआ नंबर ज़बानी याद कर लिया। फिर मैंने कॉपी में से उस कागज को और उसके नीचे के दोनों कागजों को फाड़ कर अलग कर लिया, क्योंकि उन पर मेरी तहरीर का दबाव पड़ चुका था।
इन तीनों कागजों को जलाकर बाथरूम के सिंक में बहा दिया, मोमबत्ती बुझाई और पलंग पर मसहरी के अंदर लेटकर सोचने लगा कि बॉस ने मुझे जो कठिन जिम्मेदारी सौंपी है, क्या मैं उसमें पूरा उतर सकूंगा। ये इंतहाई पेचीदा काम था। आबदोज में पेंसिल बम लगाना मेरे लिए कोई इतना दुश्वार काम नहीं था। असल मसला ये था कि अगर मेरे होते हुए एटमी आबदोज तबाह हो जाती है तो यकीनी तौर पर मुझ पर भी शक पड़ सकता था। मेरे लिए कई मुश्किलात पैदा हो सकती थी, लेकिन आबदोज को तबाह करना भी जरूरी हो गया था। ये मेरे वतन की सलामती के लिए भी जरूरी था और इससे भारत और रूस के दरमियान यूरेनियम के जाया हो जाने से भारत के एटम बम बनाने का काम भी कुछ अरसे के लिए इल्तिवा में पड़ सकता था, जो मुमकिन है मेरे वतन के मफादात के हक में था। मगर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करूं कि मेरा मिशन भी मुकम्मल हो जाए और मुझ पर शक भी ना पड़े। देर तक इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। नींद कोसों दूर थी, कोई दरमियान का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। धागे उलझे हुए थे, सिरा हाथ में नहीं आ रहा था। अचानक एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में चमका। मैं उठकर बैठ गया। आखिर कुदरत ने मुझे एक रास्ता दिखा दिया था। मैंने इस नए ख्याल पर सोचना शुरू कर दिया। धुंध छटती चली गई, उलझे हुए धागे सुलझने लगे और सिरा मेरे हाथ में आ गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, खुदा का शुक्र अदा किया और इत्मीनान से गहरी नींद सो गया। सुबह आंख खुली तो वक्त देखा दिन के 7 बज रहे थे। जल्दी जल्दी से नहा धोकर रात का बचा हुआ खाना गर्म करके खाया, चाय की एक प्याली पी और मजदूरों वाला लिबास पहनकर खाड़ी की तरफ रवाना हो गया। इंस्पेक्टर नाथन जेटी के लेबर ऑफिस के सामने खड़ा सिख ऑफिसर से बातें कर रहा था। मैंने करीब जाकर हाथ जोड़कर आधा झुकते हुए दोनों को राम राम किया। इंस्पेक्टर नाथन ने घूर कर मेरी तरफ देखा, फिर सिख ऑफिसर से पूछा, ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं। सिख लेबर ऑफिसर ने मुझे देखा, पंजाबी में गाली दी और नाथन से हिंदी में कहा, ठीक ही जा रहा है। मैं नमस्कार करते हुए जेटी की तरफ चल दिया। अब मेरे सामने सबसे अहम काम मजदूरों में से सिंघू नाम के सिन्हाली मजदूर से राब्ता कायम करना था, जो वायरलेस सिग्नल के मुताबिक श्रीलंका की तरफ से वहां सबुताज करने के लिए भेजा गया था। अमेरिका का उजरती एजेंट था। कभी ख्याल आता कि उसे अपना कोड नंबर बताकर कहीं मैं किसी मुसीबत में न फंस जाऊं, लेकिन उसके बारे में मुझे जो इत्तला मिली थी वो गलत नहीं हो सकती थी। मुझे बॉस के पैगाम और हिदायत पर बेफिक्र होकर अमल करना चाहिए था। मैं कई मजदूरों के नामों से अभी वाकिफ नहीं था, शक्लों से जरूर शनासा था। एक तो उनके नाम बड़े अजीब थे, लेकिन उसी रोज मैंने किसी न किसी तरह सिंघू नाम के सिन्हाली मजदूर का चेहरा देख ही लिया। ये एक नाटे कद का उधेड़ उम्र दुबला पतला काला कलोटा सा सिन्हाली मजदूर था। उसने तमिल अंदाज में अपने बालों का झूरा सर के पीछे बांध रखा था। उसके गले में एक माला और माथे पर तिलक का निशान भी था। मैं उसकी शक्ल से शनासा था। वो तमाम मजदूरों में एक मजहबी किस्म का आदमी मशहूर था, जो फुर्सत के औकात दरख्त के नीचे बैठकर ज्ञान ध्यान भी करता था। एक होशियार और समझदार एजेंट को ऐसा ही करना चाहिए। दोपहर के खाने की छुट्टी हुई तो मैंने जेटी की कैंटीन से दाल भात की थाली पैसे देकर खरीदी और जरा परे जमीन पर बैठकर खाने लगा। मेरी नजरें सिंघू पर लगी थी, जो एक दरख्त के नीचे सबसे अलग थलग बैठा केले के पत्ते पर रखे चावल खा रहा था। चावल खत्म करने के बाद उसने मिट्टी के आबखोरे से पानी मुंह में डालकर कुल्ली की और फिर वहीं आलती पालती मारकर बैठ गया। आंखें बंद कर ली जैसे ज्ञान ध्यान करने लगा हो। बाकी मजदूर पुकड़ियों में बैठे बीड़ियां वगैरह पी रहे थे और तमिल और तेलुगु जबान में बातें कर रहे थे। मैंने खाना खत्म करके मिट्टी की थाली को नलके के नीचे जाकर रख दिया और जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगाई और जैसे यूं ही बेफिक्री से टहलता हुआ उस दरख्त के करीब चला आया जिसके नीचे एजेंट सिंघू बैठा ज्ञान ध्यान में महव था। मैं उससे 4 कदम के फासले पर जमीन पर उकनू बैठकर बीड़ी के हल्के हल्के कश लगाने लगा। मैंने सिंघू की तरफ देखे बगैर तमिल जबान में आहिस्ता से कहा, सुना है श्रीलंका से भी तमिल जहां आए हुए हैं। सिंघू की तरफ से कोई जवाब न आया। मैंने चेहरा घुमाकर उसे देखा। वो उसी तरह आंखें बंद किए ज्ञान ध्यान में मसरूफ था। मैंने तुरुप का पत्ता फेंकते हुए उसे अपना कोड नंबर बता दिया। एक तरह से मैंने भी बड़ा खतरा मोल लिया था, लेकिन मुझे अपने बॉस पर एतमाद था। उसकी इत्तला गलत नहीं हो सकती थी। कोड नंबर सुनते ही सिंघू ने आंखें खोल दी और मेरी तरफ देखने की बजाय उसने पहला काम ये किया कि अपने इर्द गिर्द देखा कि वहाँ कोई तीसरा आदमी तो नहीं है। वहाँ आसपास हमारे सिवा और तो कोई इतना करीब नहीं था कि हमारी बात सुन सकता। अब उसने मेरी तरफ गौर से देखते हुए तमिल जबान में कहा, आधी रात के बाद तुम्हारे झोंपड़े में आऊंगा, अब यहाँ से चले जाओ। ये कहकर उसने दोबारा आंखें बंद कर ली और ज्ञान ध्यान में खो गया। मैं बीड़ी पांव तले मसलता हुआ उठा और खाड़ी में बड़े स्टीमर की तरफ चल दिया। वहां हम स्टीमर का फर्श खुरचने के काम पर सुबह से लगे हुए थे। मैं सोचने लगा कि क्या उसको मेरी झोंपड़ी का पता है। वो तो कभी वहां नहीं आया था और इससे पहले मेरी बातचीत भी नहीं हुई थी, लेकिन बॉस ने मुझे अपने मरमूज पैगाम में कहा था कि सिंघू के साथ किसी की वसातत से राब्ता कायम किया जा चुका है। चुनाचे करीन तयास था कि उसने इस राब्ते के बाद मेरी झोंपड़ी का सुराग लगा लिया हो और मुझसे बराह रास्त बात करने के बजाय इस लम्हे का इंतजार कर रहा हो जब मैं खुद उस
उससे अपना कोड नंबर बताऊं। बात साफ हो चुकी थी, सिंघू ही वो अमरीकी एजेंट था जिससे मिलकर मुझे अपने तबाहकुन ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाना था। रात को मैं झोंपड़ी में ही रहा। सिंघू के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि वो किस वक्त पर आएगा। दूसरी तरफ ये तशवीश भी लगी थी कि इंस्पेक्टर नाथन ना धमके। उसे मिले 3 दिन हो गए थे। आज उसका आने का इम्कान था और ऐसा ही हुआ। मैं झोंपड़ी से निकलकर हाथ मुंह धोने के लिए क्वार्टर की तरफ चलने लगा तो अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया। दूसरे लम्हे इंस्पेक्टर नाथन धोती कुर्ता पहने मेरे सामने था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मुझे देखते ही तमिल में बोला, तुम्हारे लिए खाने पीने को लाया हूँ। सॉरी कल नहीं आ सका। तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, शाम को घर से नहीं निकल सका था। वो मेरे लिए कीमे वाले चावल, कचौरियां और भाजी वगैरह लाया था। सिगरेटों के 2 पैकेट जेब से निकालते हुए बोला, मैंने सोचा कि तुम्हारे पास सिगरेट खत्म हो गए होंगे। दिन भर वैसे भी मजदूरों के साथ बीड़ियां पीते पीते तंग आ गए होंगे। हम क्वार्टर वाले कमरे में आ गए। इंस्पेक्टर नाथन के कहने पर मैंने मोमबत्ती जला दी। खाने पर बातें होने लगी। उसने बताया कि दिल्ली हाई कमांड से उसे सिग्नल मिला है कि यूरेनियम की तरसील में इससे ज्यादा देर नहीं की जा सकती। तुम्हें कल तक हमें ऑल क्लियर का इशारा देना होगा, वरना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हाई कमांड ने इस अमर की तरफ भी इशारा किया है कि यूरेनियम बॉक्स सिक्योरिटी टीम के साथ एयरफोर्स के तैयारे में अहमदाबाद मंगवा लिया जाएगा। मेरे जहन में पूरी की पूरी स्कीम पहले से तैयार हो चुकी थी। मैंने उस पर अमल शुरू करते हुए इंस्पेक्टर नाथन से कहा, मैं कल अपना आखिरी फैसला उसे दे दूंगा। उस वक्त मैं ये भी चाहता था कि वो जितनी जल्दी हो सके वहां से 9-2-11 हो जाए। मैंने जानबूझकर जमाइयां लेनी शुरू कर दी जैसे नींद आ रही हो। इंस्पेक्टर नाथन उठ खड़ा हुआ, बोला, ठीक है मैं जाता हूँ। कल तुम्हें बता देना चाहिए कि पोजीशन क्या है, ताकि हम कोई अगला कदम उठा सकें। दिल्ली ऑफिस से बार बार सिग्नल आ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने इंस्पेक्टर नाथन को रुखसत किया और मोमबत्ती बुझाकर किचन वाले दरवाजे से लगकर सामने पतली सी सड़क पर उसके साए को जाते हुए देखता रहा। जब वो खाड़ी वाले दरख्तों के जखीरों की तरफ गायब हो गया तो मैं क्वार्टर से निकलकर झोंपड़ी में आ गया, क्योंकि सिंघू ने मुझे वहीं मिलने के लिए कहा था। सिंघू भी एक तजुर्बाकार एजेंट था, वो वहां मौजूद था। जब उसे तसल्ली हो गई कि इंस्पेक्टर नाथन जा चुका है तो मेरी झोंपड़ी में आ गया। आते ही वो बैठ गया और तमिल में बोला, ये नाथन क्यों आया था? मैंने जवाब दिया, सिंघू, जिस मिशन पर तुम आए हो मैं भी उसी सीक्रेट मिशन पर जहां आया हूँ। इंस्पेक्टर नाथन को मैंने शराब और औरत का लालच देकर अपने कब्जे में रखने की कोशिश की है और मैं इसमें कामयाब हूँ, ताकि उससे आमदोज की नकलो हरकत के मामले में मजीद मालूमात मिलती रही। आज ये मुझसे एक औरत का पूछने आया था जिसको मैंने उसकी तरफ भिजवाया था, मगर वो उसके पास अभी तक नहीं पहुंची। बहरहाल उस पर लानत भेजो। आओ हम अपनी बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसके बाद उसे मैंने अपने बारे में बताया तो वो बोला, कोलंबो से तुम्हारे बारे में मुझे ब्रीफिंग मिल गई थी। कन्याकुमारी के मशरकी साहिल पर हमारा आदमी कोलंबो से पैगाम लेकर आता रहता है। मुझे हिदायत की गई है कि मैं तुम्हें 4 पेंसिल बम मुहैया करूं। मैं वो अपने साथ लेकर आया हूं। हमारा मिशन सबोताज का मिशन कम और भारत में तमिललैंड के सूबे के क़याम के सिलसिले में राह हमवार करने का मिशन ज्यादा है। लेकिन मेरे हेडक्वार्टर ने मुझे जो हुक्म दिया है मैं उस पर अमल करते हुए तुम्हें मतलूबा बम दे रहा हूँ। इस सिलसिले में मुकम्मल राजदारी से काम लेना होगा। फिर उसने अपने पेट के साथ लिपटे हुए कपड़े को खोलकर उसमें से 4 बम मेरे हवाले करते हुए कहा, ये बम न्यूयॉर्क में तैयार किए गए हैं। इनकी तबाही का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। और उसमें से 4 बम मेरे हवाले करते हुए कहा, ये बम न्यूयॉर्क में तैयार किए गए हैं। इनकी तबाही का तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। कोलंबो में मुझे इसकी तबाही की एक फिल्म दिखाई गई थी। इसमें 2 बम टाइम सर्कुलेशन से अपने आप फटने वाले बम हैं और 2 जरा से दबाव या हरकत से धमाके के साथ फटकर तबाही फैलाने वाले बम हैं। मैं तुम्हें इन दोनों बमों की तरकीब समझाए देता हूँ। फिर उसने मुझे तरकीब समझाई। दबाव या हरकत की वजह से फटने वाले दोनों पेंसिल बमों में नीचे की जानिब एक छोटा सा हुक लगा था। उस हुक को दबा देने के 4 सेकंड बाद ये बम फटने के लिए तैयार हो जाता। उसके बाद अगर उसको जरा सी हरकत दी जाए या उस पर मामूली सा दबाव भी डाल दिया जाए तो वो फट पड़ता। मैंने 4 बम सिंघू से लेकर झोंपड़ी में बोरिये के नीचे जहरीले सिगार के साथ खुश्क पत्तों की तह में छुपा दिए। सिंघू ने कहा था, ये बम हमें इसलिए दिए गए थे कि तमिललैंड के क़याम की तहरीक के सिलसिले में अगर किसी तखरीबकारी की जरूरत पड़े तो हम उसे काम में ला सकें। मगर तुम इन बमों से क्या काम लोगे? मैंने उसे एटमी आबदोज और यूरेनियम को सबोताज करने के बारे में कुछ बताने की बजाय ये मनगढ़ंत कहानी सुना दी कि मैं भी भारत के जुनूबी इलाके में तमिललैंड के क़याम की तहरीक के लिए काम करने आया हूँ। लेकिन अब मुझे 1 हफ्ते के बाद पंजाब भेजा जा रहा है, जहाँ सिखों तक बम पहुँचाने होंगे। इसलिए हमारे हेडक्वार्टर ने कोलंबो की वसातत से तुम्हारे साथ राब्ता कायम करके तुमसे मदद की दरखास्त दी थी। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा बहुत धन्यवादी हूँ। तुमने मेरी मदद की और मुझे वो शय दी जिसकी मुझे इस वक्त बहुत जरूरत थी। सिंघू ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, हम दोनों एक ही मिशन के आदमी हैं। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।
मैंने पूछा, सिंघू, क्या यहाँ रूसी आबदोस को तबाह करने के मिशन पर कुछ सिन्हाली या अमेरिका के भेजे हुए तमिल एजेंट भी आए हुए हैं? सिंघू ने कान खुजाते हुए कहा, मुझे उसकी खबर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसा कोई एजेंट यहाँ पर इस वक्त नहीं है। हाँ, अगर किसी की भी भिनक पड़ी तो मैं तुम्हें रात को झोंपड़े में आकर बता दूंगा, मगर तुम तो हफ्ते के बाद जा रहे हो। मैंने उसे कहा, नहीं सिंघू, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो वैसे अपनी मालूमात के लिए पूछा था। एटमी आबदोस से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे ये कीमती बम लेने आया था। सिंघू जाते जाते रुक गया और बोला, इस इंस्पेक्टर नाथन से खबरदार रहना, ये CID का आदमी है। गवर्नमेंट ने खुद इसे कस्टम में भेजा हुआ है। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ा और किसी भूत की तरह अंधेरे में गायब हो गया। उसके जाने के बाद मैंने बिस्तर के नीचे से 4 बम निकाल कर कोने में जमीन थोड़ी सी खोद कर वहां दबा दिए। इस कदर धमाका खेज मवाद मैं अपने बिस्तर के नीचे नहीं रख सकता था। दूसरे रोज मैंने खाड़ी पर जाने से पहले उस जगह मिट्टी का घड़ा लाकर रख दिया जहां मैंने 4 पेंसिल बम जमीन में दबा रखे थे। शिकार उसी तरह मेरे बिस्तर के नीचे पत्तों की तह में छुपा हुआ था। मैं काम पर आ गया और स्टीमर पर दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगा। सिंघू स्टीमर के दूसरे सिरे पर लकड़ी के फर्श की मैल कुचैल शीशे के टुकड़े से खुरच रहा था। अब मुझे अपनी सोची हुई स्कीम की दूसरी शिक पर अमल करना था। दोपहर के खाने की छुट्टी हुई तो मैं पसदन नाथन की तलाश में लेबर ऑफिस के करीब मंडलाने लगा। मुझे इंस्पेक्टर नाथन दफ्तर के अकबी दरख्तों में से आता हुआ दिखाई दिया। मैं उस रास्ते से एक दरख्त के नीचे पंजों के बल बैठकर बीड़ी पीने लगा। जब वो मेरे करीब पहुंचा तो मैंने अंग्रेजी में उसे कहा, फौरन मेरी झोंपड़ी में पहुंचो। ये कहकर मैं बड़ी तेजी से उठा और उसे झुककर नमस्कार करते हुए खाड़ी की तरफ चल दिया। जासूस को मैंने पहले ही देख लिया था कि वो कैंटीन के छप्पर के नीचे दूसरे मजदूरों के पास बैठा मिट्टी के गिलास में चाय पी रहा था। वो मेरे रास्ते में नहीं था। मैं दूसरी तरफ से होकर अपनी झोंपड़ी की तरफ निकल गया। अभी मुझे झोंपड़ी में आए हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि इंस्पेक्टर नाथन भी वहां इधर उधर देखता आ गया। वो तेजी से मेरी झोंपड़ी में दाखिल होकर दीवार के साथ लगकर बोरिये पर बैठ गया और बोला, दिन के वक्त तुम्हें मुझे जहां नहीं बुलाना चाहिए था कैप्टन। मैंने कहा, एक इमरजेंसी पैदा हो गई थी इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर नाथन का मुंह खुला रह गया। वो क्या? मैंने उसे कहा, जिस मजदूर पर मुझे एजेंट होने का शुबा था वो गायब हो गया है। इंस्पेक्टर नाथन ने परेशान होकर पूछा, कहाँ चला गया है वो? मैं तुम्हें कल ही कहने वाला था कि उस आदमी की निशानदेही करो ताकि मैं उसे 1 सेकंड में गिरफ्तार करूं। क्या वो हमारे कोई सीक्रेट कागजात साथ ले गया है? मैंने आहिस्ता से कहा, वो साथ कुछ नहीं ले गया, लेकिन मुझे शक है कि वो एटमी आबदोज और रनवे पर खड़े हुए एयरफोर्स के दोनों स्पेशल तैयारों में टाइम बम लगा गया है। इंस्पेक्टर नाथन एक बार तो अपनी से वैसा हिल गया, उठकर जल्दी से बाहर गया, ये देखने कि झोंपड़ी के बाहर खड़ा कोई उनकी बातें तो नहीं सुन रहा। फिर तेजी से अंदर आकर मेरे पास बैठ गया और मुतफक्किराना अंदाज में बोला, ये तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मैंने इंस्पेक्टर नाथन की नस्वारी आंखों में आंखें डालकर जरा आगे को झुकते हुए कहा, इंस्पेक्टर नाथन, तुम कैसे सीक्रेट एजेंट हो कि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि इस किस्म के हालात में सबूत नहीं मिला करते। मुखबरी इतलात और कयास आराई की रोशनी में एक्शन लिया जाता है। तुम मुझसे सबूत मांगते हो और मुझे ये फिक्र है कि कहीं प्यारे देश भारतवर्ष की इंतहाई कीमती आबदोज और यूरेनियम तबाह न हो जाए। फौरन रनवे पर खड़े एयरफोर्स के दोनों तैयारों और एटमी आबदोज की तलाशी और मुकम्मल चेकअप का काम शुरू कर दो। ये चेकिंग इलेक्ट्रॉनिक आलात से होनी चाहिए। क्या ऐसे आलात तुम्हारे पास हैं? इंस्पेक्टर नाथन घबरा सा गया। उसे मालूम था कि मेरा ताल्लुक दिल्ली हेडक्वार्टर से है और उसने मेरे अहकामात पर अमल न किया तो उसे नुकसान पहुंच सकता है। वैसे भी एटमी आबदोज की तबाही से उसका मुस्तकबिल तबाह हो सकता था। फौरन उठ खड़ा हुआ और बोला, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आलात मौजूद हैं। मैं अभी कमांडर को खबरदार करता हूँ। वो तेजी से झोंपड़ी से बाहर निकल गया। मैंने मुस्कुराते हुए जेब से बीड़ी निकाल कर सुलगा ली। मेरी स्कीम की दूसरी शिक पर अमल शुरू हो चुका था। इस अहमक इंस्पेक्टर नाथन को क्या मालूम था कि मेरी स्कीम किस कदर खतरनाक और खुफिया है और जिन पेंसिल बमों की तलाश में वो आबदोज और तैयारों की तलाशी लेने वाले हैं वो उस वक्त झोंपड़ी के कोने में जमीन में दफन थे। उसके चले जाने के कोई आध घंटे बाद मैं खाड़ी की जेटी पर आया तो पता चला कि तमाम मजदूरों को वहां से निकाल कर लेबर ऑफिस की तरफ भेज दिया गया है और बड़े जोर शोर से आबदोज और रनवे पर खड़े हुए एयरफोर्स के तैयारों की तलाशी का काम शुरू हो चुका है। मैं भी दूसरे मजदूरों के साथ एक तरफ होकर जमीन पर बैठकर बीड़ी पीने लगा। मैंने एक तमिल मजदूर से पूछा कि क्या हुआ है, हमें काम पर क्यों नहीं भेजा जा रहा? उसने कांधे सुकेटते हुए कहा, हमें कुछ नहीं मालूम, शायद उस डुबकनी कश्ती की सफाई हो रही है। थोड़ी देर बाद सिख लेबर ऑफिसर ने आकर मजदूरों से कहा कि अपने अपने घरों को चले जाओ, आज की छुट्टी है। सारे मजदूर खुश होकर उठे और शहर की तरफ चल पड़े। मैं भी अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। अभी झोंपड़ी दूर थी कि एक दरख्त के पीछे से किसी ने आवाज दी, वेंकटा इधर आ जाओ।
मैं दरख्त के करीब गया तो वहां सिंघू जमीन पर बैठा था। मुझे देखते ही बोला, ये तैयारों की और आबदोजों की तलाशी किस लिए जा रही है? कहीं तुमने उनमें बम तो नहीं लगा दिए? तुम्हें किसी ने देख तो नहीं लिया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि इतने कीमती बमों को एक आबदोज के लिए जाया कर दूं। ये बम किसी और काम के लिए है। मुझे खुद मालूम नहीं कि ये अचानक चेकिंग क्यों शुरू हो गई है। हो सकता है कि आबदोज के कमांडर को कहीं से इत्तला मिली हो कि अमरीकी और सिन्हाली एजेंटों ने आबदोज को सबोताश करने की कोशिश की है और एहतियात के तौर पर चेकिंग की जा रही हो। सिंघू जैसे सोच में पड़ गया। मैंने पहली ही मुलाकात में अंदाजा लगा लिया था कि वो एटमी आबदोज को अपनी तखरीबकारी का निशाना नहीं बनाना चाहता। उसका मिशन जनूबी भारत में रहकर तमिललैंड के क़याम के लिए राह हमवार करना था। उसकी तखरीबकारी अपने इसी मिशन के तहत थी। मुमकिन है उसे गैर शऊरी तौर पर यह एहसास भी हो कि इतनी बड़ी तखरीबकारी के बाद वहां पकड़ थकड़ शुरू हो जाए। यह बात उसके मिशन को नुकसान पहुंचा सकती थी। यही वजह थी कि मैंने पहली ही मुलाकात में उसके दिली जज्बात और एहसासात का अंदाजा लगाने के बाद उसे यह नहीं बताया था कि मैं एटमी आबदोज को तबाह करना चाहता हूं और इसी मकसद के लिए मैंने उससे पेंसिल बम हासिल किए हैं। अब जब उसे मालूम हुआ कि चेकिंग और तलाशी का काम इसलिए हो रहा है कि आबदोज को सिन्हाली एजेंटों ने सबोताज करने की कोशिश की है, तो उसके चेहरे पर तशवीश के असरात नुमाया हो गए। कहने लगा, ये बातें हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देंगी। तुमने बम कहाँ रखे हैं? हो सकता है सिक्योरिटी वाले हमारी झोंपड़ियों और मकानों की तलाशी भी लें। मैंने उसे बताया कि पेंसिल बम मैंने जंगल में जमीन के अंदर छुपा रखे हैं। वो राम राम कहता हुआ छोटे छोटे कदम उठाता हुआ शहर को जाने वाली पगडंडी की तरफ मुड़ गया। मैं अपनी झोंपड़ी में आकर चुपचाप लेट गया और अपनी स्कीम के तीसरे मरहले पर गौर करने लगा। अभी तक हर पुर्जा ठीक तरह काम कर रहा था। सिन्हाली एजेंट सिंघू का आबदोज की तखरीबकारी से एतराज करना और उसकी तबाही को अपने तमिलनाडु क़याम के मिशन के लिए खतरनाक समझना मेरे लिए खतरे का बायस बन सकता था। मैंने इस मसले से निपटने का नक्शा भी अपने जहन में तैयार कर रखा था। मुझे झोंपड़े में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि इंस्पेक्टर नाथन कुछ घबराया हुआ मेरे पास आया और अपने पीछे क्वार्टर में आने का इशारा किया। उसने परेशानी के आलम में कहा, कैप्टन मेहता, हमें सबमरीन और दोनों तैयारों में किसी जगह कोई बम नहीं मिला। बम होता तो मिलता। बम तो अभी मेरे झोंपड़े में पड़े थे। मैंने बेचैनी से टहलने की अदाकारी शुरू कर दी। एकदम से रुककर इंस्पेक्टर नाथन की तरफ देखा और पूछा, आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टरों की मदद से देखा था? इंस्पेक्टर नाथन बेत दबाई पर रखकर कुर्सी पर धम से बैठ गया और बोला, हर तरह से आबदोज और तैयारों के एक एक कोने खुदरे की तलाशी की गई है। किसी जगह कोई काबिल एतराज शय नहीं मिली। कैप्टन, कहीं तुम्हें गलत इत्तला तो नहीं मिली? तुम्हें किसने ये इत्तला दी थी? हमें बताओ, हम उस शख्स को गिरफ्तार करके अभी उससे सब कुछ उगलवा लेंगे। ये बड़ा सीरियस मामला है कैप्टन। मैंने किसी कदर तेज लहजे में कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं उसे बच्चों का खेल समझ रहा हूँ? ये मेरे भारतवर्ष की इज्जत और वकार का मसला है। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि हमारा देश एटमी आबदोज और यूरेनियम जैसी कीमती धात से महरूम हो जाए। फिर मैंने बेचैनी से टहलना शुरू कर दिया। साथ ही साथ कहने लगा, मुझे क्या मालूम था कि वो कमबख्त गायब हो जाएगा। मुझे इल्म होता तो मैं उसे वहीं पकड़कर तुम्हारे हवाले कर देता, लेकिन वो मुझे बहुत कुछ बता सकता था, इसलिए मैंने उसे खुला छोड़ दिया था। उसने कोलंबो से आए हुए किसी गुमनाम शख्स के हवाले से मुझे इशारतन बता दिया था कि एटमी आबदोज और तैयारों में धमाके से फट जाने वाला मादा रखा गया है। फिर वो चला गया। मैंने फौरन तुम्हें इत्तला कर दी, लेकिन उसके बाद वो मुश्तबा शख्स न जाने कहाँ गायब हो गया। इंस्पेक्टर नाथन ने अपने माथे को उंगली से रगड़ते हुए सर छिटक दिया और बोला, काश वो शख्स हमारे हाथ आ जाता, मगर वो अब हमारी पहुंच से दूर निकल गया है। वो तो श्रीलंका पहुंच चुका होगा। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए कैप्टन? धमाका खेज मवाद तो कहीं भी नहीं है, ना आबदोज में और ना रनवे पर खड़े तैयारों में, बल्कि हमने तो डिटेक्टरों की मदद से जनबिल वाले गोदाम, लेबर ऑफिस और हैंगर का भी चप्पा चप्पा देख लिया है। अब अपनी स्कीम के तीसरे मरहले पर अमल शुरू करने के फैसले का वक्त आ गया था। मैं बेचैनी से टहलता रहा, फिर पलंग की पट्टी पर बैठ गया, जैसे गहरी सोच में डूब गया हूँ। अचानक सर उठाकर इंस्पेक्टर नाथन को देखा और पूछा, यूरेनियम का ब्लैक बॉक्स कहाँ है इस वक्त? नाथन ने जवाब दिया कि वो आबदोज के टारपीडो रूम में रखा गया है। मैंने जल्दी से कहा, फौरन यूरेनियम के ब्लैक बॉक्स को आबदोज से निकाल कर जंगल वाले गोदाम में छुपा कर बाहर पह लगा दो। इसका इल्म सिवाय तुम्हारे और आबदोज के कमांडर शिवाजी के और किसी को नहीं होना चाहिए। और हाँ, कल से तमाम मजदूरों को काम पर आने दिया जाए। उन्हें ये तासुर दिया जाए कि आबदोज और तैयारों की सफाई वगैरह का काम हो रहा है। मैं कल आऊंगा। इंस्पेक्टर नाथन उसी वक्त चला गया। अभी तीसरा पहर था और दिन की रोशनी जंगल और खाड़ी में फैली हुई थी। मैं क्वार्टर से निकलकर झोंपड़ी में आ गया। बाहर लकड़ियां चुनने के बहाने मैंने झोंपड़ी के इर्द गिर्द घूम फिर कर अच्छी तरह तसल्ली की। वहां कोई नहीं था।
फिर झोंपड़ी में आकर कोने में बोरी के पीछे मिट्टी हटाकर चारों पेंसिल बम निकाले और गौर से उनका जायजा लिया। ये एक पुराने जमाने की पिन के बम थे जो हुक आगे करने के बाद जरा से दबाव और थोड़ी सी हरकत देने पर ही फट जाते थे। इन दोनों बमों के रंग नीले थे। दूसरे दो बम सुर्ख रंग के थे और ये टाइम बम थे। उनकी कैप पर एक छोटा सा सुर्ख गोल डायल था जिस पर घड़ी की तरह दायरे में 1 से 12 तक के हिंसे लिखे थे। एक सुई भी मौजूद थी। डायल के नीचे 2 बटन थे। सिंघू के कहने के मुताबिक सुई को किसी भी हिस्से पर लाया जा सकता था। नीचे वाला बटन दबा देने से बम के अंदर लगे हुए क्लॉक की नन्ही सी गरारी चलने लगती। मैंने चारों पेंसिल बम वापस अपनी जगह पर छुपा दिए और बोरिये को हटाकर खुश्क पत्तों के गद्दे के अंदर रखे जहरीले सिगार को देखा और उसे भी वहीं रहने दिया। अब इन चीजों का काम शुरू होने वाला था। दूसरे रोज सुबह सुबह इंस्पेक्टर नाथन मेरे लिए डबल रोटी और दूध का पैकेट लेकर आ गया। उसने बताया कि मेरी हिदायत के मुताबिक यूरेनियम के बॉक्स को आप दोस्त से निकाल कर जंगल वाले गोदाम में छुपा दिया गया है और बाहर पहरा भी रखा गया है। मेरे लिए ये पता चलाना बहुत जरूरी था कि यूरेनियम बॉक्स किस जगह छुपाया गया है। मैंने कहा किसी ऐसी जगह तो नहीं छुपाया कि जहां उस पर नजर पड़ जाए, क्योंकि मुझे शक है कि मफरूर सिन्हाली एजेंट का एक न एक साथी हालात का जायजा लेने के लिए यहाँ जरूर मौजूद होगा। इंस्पेक्टर नाथन कहने लगा, बॉक्स गोदाम के कोने में नारियल के ढेर के नीचे छुपा दिया गया है। मैंने हथेलियां रगड़ते हुए कहा, वेरी गुड। फिर कुछ परेशानी से बोला, इंस्पेक्टर नाथन तुम कहते हो मुश्तबा सिन्हाली एजेंट फरार होकर श्रीलंका पहुंच चुका है, लेकिन मुझे शुबा है कि वो अभी तक यहीं खाड़ी के किसी खुफिया ठिकाने में छुपा हुआ है। वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। इंस्पेक्टर नाथन बोला, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम यूरेनियम बॉक्स को आज रात ही अहमदाबाद पहुंचा दें और एटमी आबदोस को खाड़ी से निकाल कर खुले समंदर में ले जाएं। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, लेकिन सेंट्रल इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर मद्रास से मुझे रात को हिदायत मिली है कि मैं यूरेनियम बॉक्स जितनी जल्दी हो सके खाड़ी की जेटी से निकाल कर अहमदाबाद रवाना करूं। मैंने उन्हें यहाँ के सारे हालात के बारे में बता दिया था। उन्होंने भी ये कहा कि आबदोस को भी पौंडीचेरी की तरफ रवाना कर दिया जाए। मैंने किसी कदर झुंझला कर कहा, मद्रास हेडक्वार्टर को क्या पता है कि यहाँ सूरत हाल कितनी नाजुक है। भगवान न करे कुछ हो गया तो सारी मुसीबत हम पर नाजिल होगी, सारा इल्जाम हम पर ही धरा जाएगा। तुम लोग आखिर किस लिए खाड़ी में बैठे थे? तुम लोगों को जब खबर मिल चुकी थी कि दुश्मन के एजेंटों ने आबदोस में बम लगा दिया है, तो फिर पूरी तलाशी के बगैर आबदोस को खाड़ी से बाहर क्यों जाने दिया? इंस्पेक्टर नाथन पर मेरी इस दलील का खातिर खा असर हुआ, मगर वो मायूसी से सर को हिलाते हुए बोला, लेकिन कैप्टन मेहता हम कर भी कह सकते हैं। जहां तक तलाशी का ताल्लुक है, मैंने अपनी निगरानी में आबदोस और दोनों तैयारों की एक एक शय की पड़ताल की है। किसी जगह कोई एक कील भी फालतू पड़ा हुआ नहीं मिला। अब मैंने अपनी स्कीम की चौथी शिक पर अमल करते हुए कहा, मैं खुद तैयारों और आबदोस की तलाशी लूंगा, लेकिन जब मैं तलाशी लूं तो उस वक्त आबदोस में सिवाय कमांडर शिवाजी के वहां अमले का कोई आदमी मौजूद ना हो। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, ऐसा ही होगा। ये काम तुम्हें आज ही करना चाहिए। मैं भी जाकर कमांडर से बात करता हूँ। इस वक्त 7 बजे हैं। तुम पूरे 10 बजे खाड़ी में आबदोस की तरफ आना। कमांडर शिवाजी को मैंने सब कुछ समझा दिया होगा। वो तुमसे सिर्फ कोड वर्ड पूछेगा जो अशोक है और जो तुम जानते हो। ये कोड वर्ड बता देना, फिर तुम आबदोस की तसल्ली के साथ तलाशी ले सकते हो। अब मैं जाता हूँ। ये मैं तुम्हारे लिए डबल रोटी और दूध लाया था। मुझे अफसोस है कि तुम्हें खाने पीने की बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने इंस्पेक्टर नाथन का हाथ दबाते हुए कहा, इंस्पेक्टर नाथन, भारत माता की सेवा करते हुए अगर मेरी जान भी चली जाती है तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इंस्पेक्टर नाथन भी जज्बाती हो गया। उसने मुझे पहली बार सैल्यूट किया और मकान से निकल गया। मैं गुस्ल खाने में जाकर गुस्ल किया। कोई 6 रोज के बाद शेव बनाई, धोती कुर्ता बदला और चाय बनाकर पी। फिर झोंपड़ी में आकर कोने की तरफ बढ़ा। उस वक्त मैं वो काम करने लगा था जो इस मिशन का सबसे खतरनाक और हलाकत खेज काम था। मैंने बोरी हटाकर जमीन के अंदर से 2 पेंसिल बम निकाल लिए। ये दोनों सुर्ख रंग के टाइम बम थे। उनके अमल का वक्त आ गया था। ये मुझे यकीन था कि आबदोस में दाखिल होते वक्त मेरी तलाशी लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने बोरी हटाकर जमीन के अंदर से 2 पेंसिल बम निकाल लिए। ये दोनों सुर्ख रंग के टाइम बम थे। उनके अमल का वक्त आ गया था। ये मुझे यकीन था कि आबदोस में दाखिल होते वक्त मेरी तलाशी लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कमांडर को मालूम होगा कि मैं राजधानी के सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का कैप्टन मेहता हूँ और हाई कमान की जानिब से वहाँ आबदोस और यूरेनियम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर आया हूँ। एहतियात के तौर पर मैंने जहरीला सिगार भी अपनी जेब में डाल लिया। दोनों पेंसिल बम मैंने अपने कुर्ते की दाहिनी जानिब वाली पहलू में लगी जेब में रखे। ये जेब कुर्ते
पुख्ते में इतनी नीचे जाकर लगी थी कि उसमें हाथ डालते हुए मुझे कोहनी ज्यादा ऊपर नहीं उठानी पड़ती थी। सिगार मैंने सामने वाली जेब में माचिस और बीड़ियों के बंडल के साथ ही रखिया था। एक तरह से मैं अपनी मौत के मुंह में जाने वाला था, लेकिन मेरा मिशन ही मौत का मिशन था। मैं तो जान का सौदा करके अपने मुल्क की खिदमत करने घर से निकला था। 10 बजने में 7 मिनट बाकी थे कि मैंने दिल में कलमा शरीफ पढ़ा और खाड़ी की तरफ चल दिया। मैंने आबदोस तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार किया था। अगरचे मुझे यकीन था कि इंस्पेक्टर नाथन ने वहां के तमाम मजदूरों को दूसरी जेटी की तरफ भिजवा दिया होगा, ताहम मैं ज्यादा से ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहता था। मैंने बीड़ी सुलगा रखी थी। जनूबी हिंद की बीड़ियां बड़ी तेज और आला किस्म की होती हैं, लेकिन उस वक्त मुझे उसका बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। मेरी सारी तवज्जो उस खतरनाक काम की जुजियात की तरफ लगी हुई थी। जब मैं खाड़ी की छोटी सी जेटी पर पहुंचा तो देखा कि वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिल्कुल वीरान पड़ी है। हल्के नीले रंग बल्कि किसी हद तक सलेटी रंग की रूसी आबदोस जेटी के साथ लबी खड़ी थी। उस पर एक सीढ़ी लगी हुई थी। सीढ़ी की दोनों जानिब बहरिया के 2 वर्दी पोश सिपाही स्टेन गन्ने उठाए चाको चौबंद खड़े पहरा दे रहे थे। मैं सीढ़ी की तरफ बढ़ा तो मुझे आबदोस के ब्रिज पर एक भारी जिस्म और गहरी सांवली रंगत वाला आदमी नीचे उतरता दिखाई दिया। उसने कमांडर की वर्दी पहन रखी थी। मैं आबदोस के करीब पहुंचा तो दोनों पहरेदारों ने अपनी स्टेन गन्नों का रुख मेरी तरफ कर दिया और चिल्लाकर मुझे वहीं रुकने का हुक्म दिया। कमांडर अब जेटी के फर्श पर आ गया था। उसने मेरी तरफ एक नजर देखा, हाथ के इशारे से गार्ड के सिपाहियों को स्टेन गन्ने नीचे करने का हुक्म दिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ मेरी तरफ आया। मैं भी अपनी जगह रुक गया था। वो मुझसे 2 कदम के फासले पर आकर रुक गया। उसकी चमकीली भूरी आंखें मुझ पर जमी थीं। हकीकत यह है कि मैं उस वक्त अपनी मौत के रूबरू था। मेरी एक जेब में जहरीला सिगार और दूसरी जेब में इंतहाई धमाका खेज 2 पेंसिल बम थे। अगर वो मेरी तलाशी ले लेता तो फिर मेरी मौत यकीनी थी। कमांडर ने तमिल जबान में आहिस्ता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपनी आवाज में बेहद संजीदगी और वकार पैदा करने की कोशिश करते हुए कहा, अशोक। कमांडर ने धीमी आवाज में कहा, मेरे साथ आओ। कमांडर आगे आगे और मैं उसके पीछे चल पड़ा। गार्ड्स ने स्टेन गन्ने पीछे हटा ली थी। सिर्फ यह सोचकर मेरा दिल धड़क रहा था कि कहीं आबदोस में दाखिल होने से पहले कमांडर ज़ाब्ते का हवाला देकर मेरी तलाशी न ले बैठे। उस वक्त वाकई मेरे दिल की रफ्तार तेज हो गई थी। वो सीढ़ी चढ़ने लगा, मैं उसके पीछे था। आबदोस के अरशे के वस्त में मुझे कोई गार्ड दिखाई न दिया। मेरी हिदायत पर पूरा अमल किया गया था। अभी तक कमांडर ने मेरी तलाशी में ली थी। आबदोस में दाखिल होते समय इस बात का खतरा था। कमांडर फौलादी दरवाजे के पास आकर रुक गया। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और अंग्रेजी में कहा, कैप्टन, मुझे तुम्हारे बारे में ब्रीफ कर दिया गया है। हमने सबमरीन की 3 बार इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर की मदद से पड़ताल की है। बहरहाल तुम भी अपनी तसल्ली कर सकते हो। मेरे पीछे आओ। मैंने एक गहरा सांस भरकर खुदा का शुक्र अदा किया। मेरी तलाशी का खतरनाक तरीन मरहला गुजर गया था। कमांडर के पीछे पीछे मैं भी दरवाजे के गोल सुराख में से नीचे जीना उतरने लगा। आबदोस के अंदर हल्की हल्की खून की थी। आबदोस एयर कंडीशन थी। कमांडर कॉरिडोर की तरफ बढ़ा तो मैंने अंग्रेजी में उसे कहा, मैं सबसे पहले पेरिस्कोप को देखना चाहता हूँ। कमांडर रुक गया। डिटेक्टर कंट्रोल रूम में है, तुम उसके बगैर कैसे पता चला सकोगे? मैंने मुस्कुरा कर कहा, कमांडर, हमारी नजरें फौलाद की तह तक पहुंच जाती हैं। फिर मैंने कमांडर को इशारा किया। उसने पेरिस्कोप को नीचे खींचकर मेरे चेहरे के बराबर कर दिया। मैंने उसकी चारों तरफ घूमकर उसे हाथ लगाए बगैर झुककर गौर से देखा। फिर उसके हैंडल के साथ नाक लगाकर सूंघा। ये महज ड्रामा था, कमांडर पर रोब जमाने के लिए, वरना सूंघने से भला किस बम का पता चला है। कमांडर खामोश मेरे पास खड़ा मेरी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर अंग्रेजी में कहा, ताकतवर खुफिया बमों की एक खास बू होती है जिसे सिर्फ हमारी नाक महसूस कर सकती है। अब मैं कंट्रोल रूम और टारपीडो रूम देखना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। कमांडर ने जरा सा कंधा उचकाया और बोला बखुशी, रूसी साख्त की ये एटमी आबदोज वाकई इंतहाई जदीद तरीन आलात से लैस एक हैरत अंगेज आबदोज थी। राहदारी इतनी तंग नहीं थी जितनी के आम तौर पर आबदोजों की हुआ करती है, और जहां आते जाते वक्त जवानों को दीवार के साथ लगकर रास्ता देना पड़ता है। इस राहदारी में 2 आदमी कांधे से कांधा मिलाकर चल सकते थे। कंट्रोल रूम किसी खलाई जहाज के कंट्रोल रूम का नमूना था। इस कदर डायल और कंप्यूटर लगे हुए थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बात बड़ी हौसला अफजा थी कि मेरी हिदायत के मुताबिक अमले का कोई रुकन सिवाय कमांडर के आबदोज में मौजूद नहीं था। अब मुझे सिर्फ कमांडर की निगाहों से बचकर अपना असली काम करना था। उसके लिए भी मैंने सिर्फ एक तरकीब सोच रखी थी। जहां कमांडर ने मुझे छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर भी दे दिया, मैंने उसकी मदद से कंट्रोल रूम को खंगालना शुरू कर दिया। मैंने ऐसी जगहों की तलाशी ली कि जहां मेरा ख्याल है कि कमांडर की निगाह नहीं गई होगी। मसलन सबसे पहले मैंने काउंटर के रखे हुए स्टूलों को चेक किया, उनके नीचे डिटेक्टर लगाकर देखा। फिर कंप्यूटर्स, डायलों और फौलादी चरखियों को चेक किया। उसके बाद कमांडर से कहा कि टारपीडो रूम में चलना होगा। अब वो मुझे टारपीडो रूम में ले गया, जहां बैक वक्त 3-3 के हिसाब से टारपीडो लगे हुए थे।
बाकी कोई दर्जन भर टारपीडो फौलादी क्लिपों से जकड़े हुए एक बहुत बड़े सॉकेट में पड़े थे। मेरा टारगेट यही टारपीडो थे। इन टारपीडो के साथ लगे हुए टाइम बम जो तबाही मचाते उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मुझे इस अमर का यकीन था कि चूंकि ये अमन का जमाना है, इसलिए इन टारपीडो की तरफ आने की किसी को जरूरत महसूस नहीं होगी। अब मसला वहां से कमांडर को चंद लम्हों के लिए हटाने का था। इस काम के लिए एक तरकीब मैंने पहले ही सोच रखी थी। मैंने हस्बे मामूल जहां भी डिटेक्टर की मदद से गैर मौजूद बमों की तलाशी शुरू कर दी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ड्रामा शुरू कर दिया। मैंने पुश बटनों को देखा, टारगेट मुतय्यन करने वाले डायल और रेडार स्क्रीन के साथ डिटेक्टर लगाकर चेकिंग की, फिर 2 अलग अलग खानों में रखे टारपीडोस का बारी बारी मुआयना किया। इस दौरान मैं कमांडर शिवाजी से अंग्रेजी में उस पर अपना असर जमाने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ अपनी बाज इंतहाई खुफिया नौयत की मुलाकातों का जिक्र करता रहा। अपने ड्रामे का किरदार अदा करते हुए मैं सॉकेट में रखे दर्जन भर टारपीडोस के अंबार की तरफ बढ़ा जो उस वक्त मेरा टारगेट था। टारपीडोस का ये सॉकेट फर्श से कोई 5 फुट तक बुलंद था। उसके करीब पहुंचकर मैंने टारपीडो गनों के हमले और गोल बंद सुराखों के और पाए जानिब दीवार के साथ लगे एक जालीदार बेजवी स्पीकर की तरफ नजरें उठाकर देखा। मुझे मालूम था कि स्पीकर पर कंट्रोल रूम से फायर ऑर्डर दिया जाता है। मैंने बेजवी स्पीकर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कमांडर से कहा, सर, इस स्पीकर पर कंट्रोल रूम से फायर ऑर्डर दिया जाता है। कमांडर ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने बड़े पुरएतमाद लहजे में कमांडर की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, कमांडर, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमेरिका और मगरबी जर्मनी में ऐसे छोटे टाइम बम सबोताज करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं जिन पर डिटेक्टर की लहरें असर नहीं करती। ऐसे टाइम बम स्पीकरों के सॉकेट के पीछे दीवार के पाइप में किसी जगह लगा दिए जाते हैं। कमांडर की निस्वारी मोटी मोटी मूछें ऊपर को उठ गईं। तो क्या हमें दीवार का सारा हिस्सा उखाड़ कर देखना होगा, क्योंकि तार का पाइप तो दीवार के अंदर है? मैंने मुस्कुरा कर देखा और कहा, नो सर, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे खतरनाक और खामोश टाइम बमों के बारे में अभी हाल ही में बम्बई ऑफिस में हमारा एक रिफ्रेशर कोर्स हुआ था। उसमें हमें बताया गया था कि अगरचे इस किस्म के टाइम बम को डिटेक्टर पिकअप नहीं कर सकता, लेकिन जब स्पीकर में से आवाज की लहरें बिजली की लहरों से मिलकर गूंजती हैं तो डिटेक्टर की सुई मुर्तइश होकर उसका पता चला लेती है। ये ऐसी चक्करदार और टेक्निकल बात थी और इतने पुरएतमाद लहजे में कही गई थी कि कमांडर शिवाजी सिवाय अस्पात के सर हिलाने के और कोई जवाब न दे सका। मैंने अब उसे कहा, सर, आप अगर गुस्ताखी न समझें तो कंट्रोल रूम में जाकर स्पीकर पर 3 बार अपना नाम दोहराएंगे। इस दौरान में अगर जहां कहीं दुश्मन ने टाइम बम रखा होगा तो मैं उसका सुराग लगाने में कामयाब हो जाऊंगा। मैंने महसूस किया कि कमांडर शिवाजी जाने से कुछ हिचकिचा रहा है। तब मैंने माजरत पेश करते हुए कहा, आई एम सॉरी, लेकिन भारतवर्ष की सलामती और अपनी बहरिया के वक़ार और इज्जत के लिए आपको ये तकलीफ करनी होगी, क्योंकि जहां आपके सिवा दूसरा कोई नहीं जो स्पीकर पर कंट्रोल रूम से बात कर सके। अब कमांडर के पास कोई चारा नहीं था। उसने एक बार फिर इस बात में सर हिलाया और बोला, मैं 3 बार अपना नाम बोलूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आप चाहे नेशनल एंथम गा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 3 बार इसमें आवाज की लहरें पैदा होनी चाहिए। कमांडर शिवाजी अपने भारी कंधे हिलाता हुआ टारपीडो रूम से निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने गिनती शुरू कर दी। जब मैं 30 के हिस्से तक पहुंचा तो स्पीकर में से कमांडर शिवाजी की आवाज बुलंद हुई, हेलो हेलो, मैं शिवाजी बोल रहा हूँ। मैंने उसे बोलने दिया और खुद छलांग लगाकर 12 टारपीडोस के ऊंचे सॉकेट के पीछे घुस गया। मैंने गिनती शुरू कर दी। मुझे मालूम था कि मुझे 20 की गिनती तक अपना काम खत्म कर देना होगा, क्योंकि जब मैं 30 के हिस्सों तक पहुंचूंगा तो कमांडर वापस टारपीडो रूम में आ जाएगा। इसमें मैंने कमांडर के स्पीकर पर 3 बार अपना जुमला दोहराने का टाइम भी शामिल कर लिया था। मैंने टारपीडोस के आते ही जेब से 2 पेंसिल बम निकाले। इंतहाई फुर्ती से दोनों के टाइम बम की सुई को 3 बार 12 के हिस्से तक गर्दिश दी। इस हिसाब से मैंने टाइम बमों को 48 घंटों तक का वक्त दे दिया था। दोनों पेंसिल बम में मकनातीस था। मैंने उन्हें हाथ अंदर करके 2 टारपीडोस के साथ इस तरह चिपका दिया कि वहां से अगर कोई झुककर भी देखता तो उसकी नजर नहीं पड़ सकती थी। इस काम से फारिग होते ही मैं उछल कर बाहर आ गया और डिटेक्टर हाथ में लेकर स्पीकर के बिल्कुल नीचे खड़ा होकर डिटेक्टर की सुई पर नजर जमाती। इतने में मरहट्टा कमांडर अंदर आ गया। आते ही उसने अंग्रेजी में सवाल किया, वेल कैप्टन, क्या हम महफूज हैं? मैंने छत की तरफ से उंगली उठाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, कमांडर, भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। हमारी आप दोस्त दुश्मन के सबोताज से बिल्कुल महफूज हैं, जहां कोई टाइम बम नहीं है। मैंने जैसे इत्मीनान का सांस लेते हुए डिटेक्टर कमांडर की तरफ बढ़ाया
मैंने पहली बार कमांडर के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार होते देखी। उसने डिटेक्टर मुझसे ले लिया और हम बाहर राहदारी में आ गए। डिटेक्टर उसने कंट्रोल रूम में रख दिया और मुझसे बातें करता हुआ पेरिस्कोप के पास आकर बोला, कैप्टन, तुम जिस हुलिये में हो उसे देखकर कोई शख्स ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि तुम इतने ज़हीन, पढ़े लिखे और तजुर्बाकार ऑफिसर हो। मैंने आजिज़ी से कहा, सर, भारत माता की सेवा के लिए सब भेस बदलने पड़ते हैं और फिर ये देश की सलामती और रक्षा का मामला है। इसके लिए तो मुझे जीवन दान भी देना पड़े तो उसे अपनी मुक्ति समझूंगा। कमांडर ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कहा, अब तुम अकेले भी जा सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। थैंक यू कैप्टन, क्या ख्याल है, अब हमें यहाँ से मूव करना चाहिए? मैंने कहा, क्यों नहीं सर, आपकी सबमरीन साफ है, आप जब चाहें मूव कर सकते हैं। मैं भी यही चाहता था कि अब जितनी जल्दी हो ये आबदोज कन्याकुमारी की खाड़ी से निकलकर किसी दूसरे इलाके में जाकर फटे, ताकि मैं ये कह सकूं कि आबदोज में बम दूसरे इलाके के किसी तकरीबकार ने रखा होगा। मैंने हाथ जोड़कर कमांडर शिवाजी को नमस्कार किया और जीना चढ़कर आबदोज के डेक पर आ गया। जहां से मैं सीढ़ी के जरिए जेटी पर आ गया जो अभी तक वीरान पड़ी थी। दोनों गार्ड उसी तरह चाकू चौबंद स्टेन गन उठाए हुए पहरा दे रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ तिरछी नजरों से देखा और अपनी जगह पर खड़े रहे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि अगर वो इसी आबदोज के सिक्योरिटी स्टाफ में से हैं तो उनकी जिंदगी के सिर्फ 48 घंटे बाकी रह गए थे। जेटी के फर्श पर चलता हुआ जब मैं एक ढलान उतर कर दरख्तों में आया तो मुझे यूं महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मेरे सर के ऊपर से पूरी आबदोज उठाकर नीचे रखती हो। बहुत बड़ा बोझ था जो मेरे सर से उतर गया था। मेरी स्कीम का ये मरहला भी कम से कम मेरी तरफ से बखैर खूबी पूरा हो गया। अब आखिरी मरहला बाकी था। मैं दरख्तों के नीचे से गुजरता हुआ जब क्वार्टर के पास पहुंचा तो अचानक सिंघू एक दरख्त के पीछे से निकलकर मेरे सामने आ गया। बीड़ी उसके मुंह में थी और वो तीखी चमकीली नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मैं एक बार तो हड़बड़ा गया। इसकी वजह यह थी कि मैं एक इंतहाई खतरनाक काम करके आ रहा था। सिंघू अचानक सामने आया तो मैं चौंक सा गया। मैंने फौरन अपने आसाब को समेटते हुए कहा, इधर कोई खास काम नहीं था, मैंने छुट्टी कर ली। तुम इधर क्या कर रहे हो? मजदूर तो दूसरी जेटी पर हैं। पहली बार मैंने उसकी आंखों में शक की परछाइयां देखी, जैसे वो मुझे डबल एजेंट समझ रहा हो। ये बड़ी हलाकत खेज बात थी। मुस्कुराते हुए उसने बीड़ी मुंह से निकाल कर नीचे फेंक दी और बोला, बस सैर कर रहा था जंगल की, आज मौसम खुशगवार है। इससे पहले कि मैं कोई और बात करता वो तेज तेज कदम उठाता हुआ दूसरी जेटी की तरफ चल दिया। इस शख्स के बारे में मैंने एक नन्ही सी स्कीम का खाका तैयार कर रखा था। इस खाके पर मुझे उस वक्त अमल करना था जब मुझे ये शुबा पड़ जाए कि उसे मेरे डबल एजेंट होने का शक है। उसका ये शक भारत में मेरे तवील मिशन और तवील कयाम को तबाह कर सकता था। मैं सिंघू के बारे में मजीद गौर करता हुआ अपनी झोंपड़ी में जाकर बोरिये पर लेट गया। कोई 1 घंटे के बाद इंस्पेक्टर नाथन आ गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान की झलक थी। कहने लगा, मैं न कहता था कैप्टन, हमने आबदोज के एक एक कोने को खंगाला है। कमांडर ने मुझे फोन करके बताया है कि तुम भी चेकिंग के बाद मुतमईन हो। चलो अच्छा हुआ कैप्टन, अब मैं ये चाहता हूँ कि इस मुसीबत को यहाँ से रवाना कर दिया जाए। हमारे लिए यही अच्छा होगा। मैं भी यही चाहता था। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। वैसे अब कोई खतरा नहीं है। आबदोज एक नौमौलूद बच्चे की तरह पाक साफ और बेजरर है। इंस्पेक्टर नाथन मेरे करीब ही बोरिये पर बैठ गया। कहने लगा, कमांडर को कह दिया है कि कल ही खाड़ी से रवाना हो जाएगी। उसने पौंडीचेरी का कोर्स सेट किया है। मैंने तो उसे यही मशवरा दिया है कि श्रीलंका और भारत के दरमियान का समंदर उबूर करने में कई खतरे हैं, क्योंकि इस समंदर में इन दिनों श्रीलंका के एजेंटों की सरगर्मियां बहुत तेज हैं। लेकिन वो पौंडीचेरी जाने पर ही इसरार कर रहा है। इस दौरान मैंने ज़हन में हिसाब लगा लिया था कि एटमी आबदोज की ज़ेरे समंदर रफ्तार आम आबदोजों से ज्यादा होती है। पौंडीचेरी भारत के तमिलनाडु सूबे के मशरकी साहिल की बंदरगाह थी और ये आबदोज कन्याकुमारी से चलकर पौंडीचेरी के साहिल पर एक दिन में पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह था कि वहां पहुंचने के 12 घंटे बाद आबदोज के परखचे उड़ जाएंगे और वो उस वक्त पौंडीचेरी की बंदरगाह पर ही लंगर अंदाज होगी। मैं आसानी से अपना दामन बचा सकता था। अगर वो आगे भी निकल गई तो उसकी तबाही समंदर में होती, जबकि पौंडीचेरी की बंदरगाह पर उसका क़याम मेरे लिए ये जवाब मुहैया करने के लिए काफी था कि आबदोज में बम किसी सिन्हाली एजेंट ने रखा है। चुनाचे मैंने इंस्पेक्टर नाथन से कहा, ठीक है, वो जहां जाना चाहता है उसे जाने दो, ये उसकी ड्यूटी और उसका काम है, लेकिन क्या वो यूरेनियम अपने साथ नहीं ले जाएगा? इंस्पेक्टर नाथन बोला, नहीं, हमें मद्रास से सिग्नल मिल गया है जिसमें यही फैसला किया गया है कि यूरेनियम बॉक्स बजरिया तैयारा अहमदाबाद पहुंचाया जाए। कल कमांडर आबदोज लेकर जब खाड़ी से निकल जाएगा तो हम यूरेनियम बॉक्स भी अहमदाबाद की तरफ रवाना कर देंगे। उसके लिए तैयारा रनवे पर तैयार खड़ा है। मैंने उस पर पूरी गार्ड का पहरा लगा दिया है। मेरा अंदाजा ये था कि यूरेनियम बॉक्स भी आबदोज के साथ ही जाएगा, लेकिन अब मालूम हुआ कि यूरेनियम की मंजिल और है और आबदोज का रुख किसी दूसरी तरफ है। दूसरे अल्फाज में अब यूरेनियम बॉक्स को भी ठिकाने लगाना होगा। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से कहा, अच्छा है इंस्पेक्टर, इस जिम्मेदारी को जितनी जल्दी अदा कर दिया जाए हमारे लिए बेहतर है।
मैंने इंस्पेक्टर नाथन से कहा, अच्छा है इंस्पेक्टर, इस जिम्मेदारी को जितनी जल्दी अदा कर दिया जाए हमारे लिए बेहतर है। तैयारे को रवाना होने से पहले एक बार फिर चेक कर लेना। इंस्पेक्टर बोला, ये तो हमारी ड्यूटी है, लेकिन कैप्टन मेहता सिन्हाली एजेंट का फरार हो जाना हमारे हक में अच्छा नहीं है। मैंने यूं ही कह दिया कि वो नाट्यत्मत का काला कलोटा सा था। मुझे यकीन है कि वो जेटी पर काम नहीं करता था, बल्कि बाहर से यहाँ सुराग रसानी करने आता था। मैंने उसे पहली बार जेटी की कैंटीन पर देखा था तो मुझे उसकी हरकतों पर कुछ शक सा हुआ। मैंने उसका सुराग लगाया तो मालूम हुआ कि वो कस्बे से बाहर किसी झोंपड़े में रहता है। वहां मैं उसके लिए मछली लेकर गया और उससे दोस्ती कर ली। अब मैं तुम्हें अपनी सारी रिपोर्ट नहीं दे सकता, बस यूं समझ दो कि मैंने किसी न किसी तरह उसका इतना एतमाद हासिल कर लिया कि उसने मुझे इशारा दे दिया कि वो कहीं धमाका खेज मवाद लगा छुपा है। उसके बाद वो ऐसा गायब हुआ कि आज तक नजर नहीं आया। मैंने सर खुजाते हुए बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि उसने मुझे तरखाने के लिए या किसी गलत राह पर लगाने के लिए ऐसा किया था। इसमें उसका क्या मंशा था ये मुझे मालूम नहीं। बहरहाल तुम उसकी तरफ से होशियार रहना। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसके माथे पर बाएं जानिब जख्म का 8 इंच लंबा निशान है और अगला एक दांत टूटा हुआ है। ये मैंने अपने बयान को मजीद पुख्ता बनाने के लिए कहा था ताकि इंस्पेक्टर नाथन को यकीन हो जाए कि उसके बाद जो आबदोज में धमाका होने वाला था उसमें तकरीबकार या उसके किसी साथी का हाथ था। इंस्पेक्टर नाथन ने उसी वक्त जेब से नोटबुक निकाल कर मेरे फर्जी सिन्हाली जासूस की ये 2 निशानियां नोट कर ली। नोटबुक को जेब में रखते हुए बोला, कल जब यूरेनियम बॉक्स यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा तो फिर तुम अगर चाहो तो इस झोंपड़ी को छोड़कर सामने वाले क्वार्टर में चले जाना और बेशक रात को बत्ती जला लिया करना। फिर तो तुम्हें मजदूर के हुलिये में जेटी पर आने की भी जरूरत नहीं है। मैं कह दूंगा कि वेंकिटा वापस अपने गांव चला गया है। वैसे ये मेरा मशवरा है, आगे तुम अपने बारे में जो बेहतर समझो कर सकते हो। अब मैं जाता हूँ। मैंने कान खुजाते हुए उससे बड़ा अहम सवाल बेनियाजी से किया, तैयारा कल किस वक्त उड़ेगा? इंस्पेक्टर अभी झोंपड़े के अंदर ही था। टांगों पर आहिस्ता आहिस्ता बेद मारते हुए बोला, चेकिंग करने में थोड़ी देर लग जाएगी। वैसे मेरा ख्याल है कि 11-12 बजे तक परवाज कर जाएगा। यूरेनियम बॉक्स हम सुबह ही गोदाम से निकाल लेंगे। मैंने बीड़ी निकाल कर सुलगाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है। जब इंस्पेक्टर नाथन चला गया तो मैं गहरी सोच में डूब गया। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। यूरेनियम के बारे में मेरी स्कीम कुछ और थी, लेकिन अब मुझे दूसरे ट्रैक पर गौर फिक्र की जरूरत थी। यूरेनियम उस वक्त मेरी पहुंच से दूर था और मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे हाथ से निकल जाए। इस सिलसिले में मेरे सामने 3 रास्ते थे। पहला ये कि मैं यूरेनियम को धमाके से उड़ा दूं, दूसरा ये कि मैं यूरेनियम को वहां से उठाकर जंगल में किसी जगह जमीन के अंदर दफन करके गायब कर दूं, और तीसरी तरकीब ये थी कि बॉक्स के अंदर से यूरेनियम निकाल कर उसकी जगह मिट्टी भर दूं। पहली दोनों स्कीमों पर अमल करने से दिल्ली हेडक्वार्टर मुझसे वजाहत तलब कर सकता था कि मैंने ऐसे हिफाजती इकदामात क्यों न किए कि यूरेनियम को बचाया जा सकता। दूसरी जानिब उन्हें आबदोज की तबाही की भी इत्तला मिल जानी थी। ये दोनों तखरीबी वाकयात मुझ पर शदीद तौर पर असरअंदाज हो सकते थे और मुमकिन था कि मुझे ब्लैक लिस्ट करने के बाद मेरी खुफिया निगरानी भी शुरू कर दी जाए। तीसरी तरकीब पर अमल करते हुए अगर मैं किसी तरह बॉक्स खोलकर असली यूरेनियम निकालने में कामयाब हो जाऊं और उसमें मिट्टी भर दूं तो ये इल्जाम मॉस्को या किसी दूसरी बंदरगाह पर मौजूद गैर मुल्की एजेंट पर भी लगाया जा सकता था। मेरे पास वक्त बहुत कम था। इस दौरान में मुझे यूरेनियम बॉक्स का जायजा भी लेना था और उसमें से यूरेनियम निकाल कर किसी पोशीदा जगह पर जमीन के अंदर दफन करना था। मैंने यूरेनियम को निकालने का फैसला कर लिया था। इसी में मेरी आफियत थी और मैं अपनी खाल बचा सकता था। मुझे इस बात का ख्याल था कि जिस गोदाम में यूरेनियम बॉक्स पड़ा है वहां बहरिया का एक गार्ड पहरा देता है। इसका मतलब ये था कि या तो मैं उसे हलाक करके गोदाम में दाखिल हूँ या उसकी नजरें बचाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश करूँ। गार्ड को हलाक कर देना मेरे लिए आसान था, लेकिन इस सूरत में वही मुश्किल सामने आ जाती थी कि यूरेनियम कन्याकुमारी में ही गायब किया गया है, जहाँ मैं भी मौजूद था। यह बात मुझ पर असरअंदाज हो सकती थी। मुझे गार्ड की आंख बचाकर माल गोदाम में घुसना होगा। उसके लिए माल गोदाम की अकबी दीवार का जायजा लेना जरूरी था। चुनाचे मैं झोंपड़ी से निकला और जंगल में मशरक की तरफ चल पड़ा। एक लंबा चक्कर काटकर मैं गोदाम के अकबी दरख्तों में आकर एक झाड़ी के पीछे यूं बैठ गया जैसे जंगल में चहलकदमी करते करते थक गया हूं और जरा सस्ताने को बैठा हूं। मैंने देखा कि गोदाम की अकबी दीवार में ऊपर की तरफ से एक मुस्ततील रोशनदान था जिस पर जालीदार चौखटा लगा था। कमंद के जरिए अगर मैं अंदर दाखिल होता तो मुझे ये जाली काटना होती, जो खतरनाक काम था। गोदाम की दीवार में और कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। मेरे करीब ही जमीन पर कुछ नारियल गिरे हुए थे। मैंने 2 नारियल उठाए और झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा। झोंपड़ी में आकर मैं सोच में पड़ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। सूरज गुरूब होने लगा था और नारियल के दरख्तों के साए लंबे हो रहे थे। अभी तक मैं किसी एक फैसले पर नहीं पहुंच सका था। मुझे जल्द ही कोई फैसला करना था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, सिर्फ एक रात थी। एक रात के अंदर अंदर मुझे अपने ऑपरेशन को मुकम्मल करना था। मेरे पास कोई कमंद नहीं थी और बंद रोशनदान पर कमंद डालना कोई आसान काम नहीं था, खासतौर पर जब दूसरी तरफ बहरिया का चाको चौबंद स्टेन गन बरतार
हवलदार सिपाही पहरा दे रहा हो। एकदम से मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने फौरन उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। इन हालात में इससे बेहतर तरकीब मैं नहीं सोच सकता था। ये बात मेरे इल्म में थी कि रात के 9 बजे गार्ड की ड्यूटी बदल जाती है और दूसरा सिपाही पहरे पर आ जाता है, जो सुबह 4 बजे तक पहरा देता है। मुझे अपना एक्शन प्लान रात के 10 बजे शुरू करना था। मैंने उसकी तैयारियां शुरू कर दी। तैयारी सिर्फ इतनी थी कि मैंने अपनी एक पुरानी लुंगी को लंबे रुख पर फाड़ कर उसकी पगड़ी बनाई। इस पगड़ी को मुझे रात के अंधेरे में झोंपड़ी से निकलते वक्त अपने सर पर इस तरह बांधना था कि मेरे चेहरे पर सिवाय आंखों के और कोई शय नजर न आए। ये हिफ्ज़ मातक़द्दुम के लिए था। इसके अलावा मैंने प्लास्टिक का एक बड़ा थैला सुकेड़ कर अपनी धोती में उड़स दिया। मुझे चाकू छुरी की जरूरत नहीं थी। रात हो गई। मेरी रिस्ट वॉच अब मेरे पास मौजूद थी। जब रात के 11:15 बज गए तो मैंने फाड़ी हुई लुंगी को सर पर बांधा और अंधेरे में झोंपड़ी से निकल पड़ा। अपनी स्कीम के मुताबिक मैं जंगल में बाएं तरफ से होता हुआ गोदाम के अक़ब में आ गया। ये सारा इलाका दिन की रोशनी में मेरा देखा भाला था। मैं एक एक नशीब फराज से वाकिफ था। मैं फूंक फूंक कर एक तजर्बाकार कमांडो की तरह कदम उठाता हुआ गोदाम के करीब ऐसी जगह पर आ गया जहां से मुझे अंधेरे में पहरा देते हुए गार्ड का हजूला साफ दिखाई दे रहा था। मैं बैठ गया और गार्ड पर अपनी नजरें जमा दी। गार्ड नाटिक कद का था और बेजारी से गोदाम के बंद दरवाजे के आगे टहल रहा था। फिर वो एक पत्थर पर बैठ गया। उसने जेब से सिगरेट या बीड़ी निकाल कर लाइटर से सुलगाई। एक शूला से चमका। गार्ड का चेहरा एक सेकंड के लिए नजर आया और फिर अंधेरा छा गया। इस धीमी सी रोशनी से मुझे पता चल गया था कि गार्ड किस रुख पर बैठा हुआ है। उसी हिसाब से मैंने जमीन पर लेट कर पेशकदमी शुरू कर दी। मेरी निगाहें किसी खूंखार चीते की तरह अपने टारगेट पर थीं। मैं सांप की तरह रेंग रहा था। शबनम की वजह से घास गीली हो रही थी और मेरे चलने की आवाज पैदा नहीं हो रही थी। आगे खुली जगह आ गई। मैं बेधड़क आगे नहीं बढ़ सकता था। वहां से मुझे देखा भी जा सकता था। इतनी दूर से मैं अपने शिकार पर छलांग भी नहीं लगा सकता था। इतने में गार्ड अपनी जगह से उठा। मैं तेजी से एक झाड़ी के पीछे हो गया। मैंने अपना सांस रोक लिया। गार्ड सिगरेट पीते हुए टहल रहा था। स्टेन गन उसके कांधे से लटक रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं उसे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता था। गोली चलने से जेटी की तरफ से दूसरा पहरेदार भी भागकर वहां आ सकता था। मैंने जमीन को हाथ से टटोला। वहां कोई पत्थर या छोटा कंकर मुझे न मिला। मैं अपनी जगह पर साकित लेटा हुआ आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था। नजरें गार्ड पर जमी थी। वो टहलते टहलते रुक गया। थोड़ा सा खांसा और फिर पत्थर पर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। ये मेरे लिए शायद आखिरी मौका था। मैंने अपना रुख बदल लिया और गीली घास पर रेंगता हुआ दूसरी जानिब उसके अक़ब में आ गया। ये काम कोई आसान नहीं था। मेरी बरसों की महारत और तजुर्बा काम आ रहा था। मुझे मालूम था कि जमीन पर अंधेरे में बगैर आवाज पैदा किए कैसे रेंगा जाता है। मैं जहां हाथ या पांव रखता था, एक सेकंड के लिए वहां जम जाता और हल्की सी जुम्बिश भी ना करता। उसके बाद फिर आगे बढ़ता। अब मैं रुक गया। मैं मुंह से इस तरह सांस ले रहा था कि मेरा मुंह खुला था और सांस बगैर आवाज के मेरे मुंह से आहिस्ता आहिस्ता जारी था। ऐसे मौकों पर नाक से सांस लेना खतरनाक होता है क्योंकि इस तरह से आवाज पैदा होती है। मैं दिल ही दिल में यही दुआ मांग रहा था कि सिपाही अपनी जगह से उठकर फिर न टहलना शुरू कर दें, क्योंकि मैं उसके अक़ब में बमुश्किल कोई 15 मिनट के फासले पर जंगली घास में एक मगरमच्छ की तरह उस पर निगाहें जमाए लेटा था। पहरेदार ने सिगरेट जमीन पर फेंका और उसे पांव से मसलने लगा। अब उसके किसी वक्त भी उठने का इम्कान था। मैं उसे मोहलत नहीं दे सकता था। अपने बेहिस जिस्म को मगरमच्छ की तरह बिल्कुल सीध में रखे मैं अपने दोनों पंजों से जमीन पकड़े इंतहाई अजारी से आगे बढ़ा। जब मैंने देख लिया कि अब फासला मुनासिब है तो अपने दोनों घुटनों को समेटकर पेट के साथ लगाया। फिर वही हुआ जिसका मुझे गहरा तजुर्बा था। मैं एक बिजली की तरह पहरेदार की पुश्त पर इस तरह गिरा कि मैंने उसे अपने साथ ही आगे जमीन पर गिरा लिया। वो हड़बड़ा कर मेरी गिरफ्त में तड़पा, लेकिन मेरा घुटना उसके हाथ पर था जो स्टीन गन की तरफ जा सकता था और उसकी गर्दन मेरे दोनों हाथों की फौलादी गिरफ्त में थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। मैंने उसकी गर्दन को दोनों जानिब शहरक की तरफ इतना दबाया कि वो बेहोश हो गया। मैंने अपने सर पर बंधी हुई लुंगी में से एक लंबे रुख का एक टुकड़ा काटा, उसके 2 हिस्से किए। एक टुकड़ा उसके मुंह में ठूसा और दूसरे से उसके बाजू उसकी पुश्त से बांध दिए। फिर मैंने उसकी स्टेन गन उठाई और लपक कर गोदाम के दरवाजे पर आ गया। गोदाम के दरवाजे पर विलायती ताला लगा दिया गया था। मैंने कुंडे के अंदर से स्टेन गन की नाल डालकर अपनी तरफ खींचा। कुंडा उखड़ गया। मैंने एक नजर पहरेदार पर डाली। वो अंधेरे में जमीन पर मुंह के बल बेहोश पड़ा था। मैं आहिस्ता से गोदाम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मेरे पास कोई टॉर्च या मोमबत्ती नहीं थी। मैं वहां रोशनी करना भी नहीं चाहता था। सबसे पहले मैंने गोदाम में इधर उधर लकड़ी के बक्सों और सामान की ढेरियों को टटोलते हुए रस्सी का एक टुकड़ा तलाश किया। मैंने उसी रस्सी से बेहोश पहरेदार के दोनों पांव भी जकड़ दिए ताकि अगर उसे होश आ जाए तो वो वहां से भाग न सके। अब मैंने अंदर आकर गोदाम का दरवाजा बंद कर दिया और सीधे कोने वाले नारियल के ढेर की तरफ गया।
इंस्पेक्टर नाथम ने मुझे बताया था कि यूरेनियम बॉक्स नारियल के ढेर के नीचे छुपा कर रखा है। ये नारियल छाल वाले थे, इसलिए वो ज्यादा लुढ़क नहीं सकते थे। मैंने थोड़े से नारियल हटाए तो नीचे से एक बक्स निकल आया। ये एक मुरब्बा फुट का लोहे का बक्स था, उसे भी ताला लगा हुआ था। इस मकसद के लिए मैं लोहे की एक बारीक सलाई अपने साथ लाया था। मुझे मुख्तलिफ तालों को सलाई की मदद से खोलने की खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। उस वक्त अपनी पूरी महारत और तजुर्बे को बरूए कार लाने की जरूरत थी। मैंने खुदा का नाम लिया और सिलाई ताले के सुराख में डालकर आंखें बंद कर ली। मेरी सिलाई एक खास जाविये से ताले के अंदर के लीवर को तलाश कर रही थी। लीवर मेरी सिलाई की जद में आ गया। अब मैंने गरारी को पीछे हटाने की जिद्दोजहद शुरू कर दी। ये छोटा मगर इंतहाई मजबूत विलायती ताला था और इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं था, लेकिन मैं भी हथियार नहीं डाल सकता था। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। गोदाम में वैसे भी हब्स था। मेरे जज्बात में भी हैजान बरपा था, मगर मेरी उंगलियां सिलाई को बड़े सुकून के साथ ताले के लीवर को एक तरफ दबाने की कोशिश में लगी थी। सिलाई बार बार लीवर की गरारी से फिसल जाती। वक्त गुजरता जा रहा था। किसी वक्त कुछ भी हो सकता था। मुमकिन है कोई दूसरा पहरेदार वहां किसी वजह से आ जाए। आखिर मेरी मेहनत रंग लाई और खटाक की हल्की सी आवाज के साथ ताला खुल गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और ताले को कुंडी में से निकाल कर नीचे रखा। बॉक्स को खोला और झुक कर देखा। बॉक्स के अंदर प्लास्टिक की एक थैली पड़ी थी, जिसका मुंह सिलाई से बंद कर दिया गया था। इस थैली के अंदर सिवाय यूरेनियम के और क्या हो सकता था। मैंने थैली निकाली, लोहे की सिलाई से उसके मुंह को लंबा कट देकर फाड़ा। उंगली अंदर डालकर महसूस किया कि यूरेनियम भुरभुरी दांत की शक्ल में थैली में भरा हुआ था। मैं उसी तरह थैली को लेकर गोदाम के दरवाजे पर आ गया। थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखा। रात खामोश थी। अब मैं अंधेरे में चीजों को धुंधला धुंधला देख सकता था। बेहोश पहरेदार उसी तरह जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था, शायद मर चुका था। मैं दरवाजे से निकला और गोदाम के पीछे ढलान में उतरकर एक जगह बैठ गया, जहां मैंने पत्थरों और नरम मिट्टी को हटाकर जमीन में छोटा सा गड्ढा बनाया। फिर थैली में से सारे का सारा यूरेनियम गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर छोटे पत्थर जमाए और ऊपर दोबारा मिट्टी की तह जमाकर उसके ऊपर घास फूस डाल दी। उसके बाद उसे अच्छी तरह पांव से दबाया। फिर मैंने थैली में तकरीबन उतनी ही मिकदार में मिट्टी भरी और फूंक फूंक कर कदम उठाता हुआ वापस गोदाम में आ गया। मिट्टी से भरी हुई थैली यूरेनियम बॉक्स में रखी। सर पर बंधे हुए कपड़े के पल्लू से बॉक्स साफ किया और ऑटोमेटिक लॉक लगा दिया। फिर बॉक्स को उठाकर नारियल के ढेर के नीचे उसकी पहली वाली जगह पर छुपा दिया और ऊपर से इसी तरह नारियल जमा दिए। मेरा एक अहम काम खत्म हो गया था। अब मैं गोदाम में रखी हुई चीजों की तरफ मुतवज्जो हुआ। मैंने अपनी धोती में उड़सा हुआ प्लास्टिक का बड़ा थैला निकाल लिया था। इस गोदाम में लकड़ी के बड़े बड़े क्रेटों के अलावा खाने पीने की टिन फूड के ढेर भी लगे थे। मैंने एक बक्स के ऊपर कुछ टिन और बिस्किटों के पैकेट उठाकर प्लास्टिक के थैले में भरे और चेहरे को वैसे ही छुपाकर स्टेन गन लिए गोदाम के दरवाजे पर आ गया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि अभी तक वहां गहरी खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। कोई दूसरा पहरेदार वहां नहीं पहुंचा था। यही दूसरा पहरेदार था जिसने रात 10 बजे ड्यूटी संभाली थी। मैंने गोदाम से निकलकर दरवाजे को बंद करके धोती के पल्लू से हाथ के निशान साफ किए। अगरचे उसकी जरूरत नहीं थी, ताहम मैं बेहद एहतियात से काम लेना चाहता था। मैं दबे पांव झुककर चलता हुआ बेहोश पहरेदार के पास आकर बैठ गया। स्टेन गन उसके पास जमीन पर रख दी और झुककर उसे देखा। उसका सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। मैंने उसके मुंह में ठूंसा हुआ कपड़ा निकाल दिया, प्लास्टिक का थैला कांधे पर डाला और तकरीबन भागकर अकवी दरख्तों में आ गया, जहां घास काफी ऊंची थी और मेरे घुटनों तक आती थी। दरख्तों के साए में होने की वजह से ये घास शबनम से महफूज थी और उस पर मेरे कदमों के निशान नहीं पड़ सकते थे। मैं दरख्तों में काफी दूर निकल गया। मैं खाड़ी के साहिल की तरफ जा रहा था। मशरिक में खाड़ी का समंदर जंगल में काफी आगे आ गया था, जहां उसने एक छोटी सी झील की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मैं थैला कांधे पर डाले खाड़ी की झील किनारे आकर बैठ गया। मैंने इधर उधर से छोटे पत्थर और गीली मिट्टी उठाकर थैले में भर दी। उसके मुंह को बंद करके गांठ लगाई और समंदर के पानी में थैला डाल दिया। थैले ने एक डुबकी लगाई और अंधेरे में मेरी नजरों से गायब हो गया। थैला टिन फूड और बिस्किट के डिब्बों के साथ पानी की तह में चला गया था। मेरा ये मिशन अब मुकम्मल हुआ था। मैंने झील के पानी से हाथ धोए और बैठे बैठे गर्दन घुमाकर अंधेरे में गौर से देखा, जहां से नारियल के दरख्तों के नीचे से होकर एक रास्ता मेरी झोंपड़ी के अकब में जा निकलता था। ये रास्ता अंधेरे में सुनसान था। कोई शय हरकत करती नजर नहीं आ रही थी। किसी परिंदे की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं उठा और उन दरख्तों की तरफ से चल पड़ा। झोंपड़ी में दाखिल होते ही मैंने बांस का दरवाजा बंद कर दिया और बोरिए पर धम से गिर पड़ा। अब मेरा सांस फूलने लगा और यूं महसूस हुआ कि जैसे मैं कई मील भागता हुआ चला रहा हूँ।
मैंने गड्ढे से पानी निकाल कर पिया और सर पर बंधी हुई लुंगी का टुकड़ा उतार कर अपने बोरिए के नीचे फैला दिया। झोंपड़ी में गर्मी और हब्स था और मच्छर भिनभिनाते फिर रहे थे। मैंने सोचा कि मुझे क्वार्टर नुमा मकान में चले जाना चाहिए। वहां बिजली का पंखा था। मैं झोंपड़ी से निकला, बांस के दरवाजे को बंद किया और बड़े आराम से क्वार्टर की तरफ चलने लगा। मैं धोती के पल्लू से चेहरे का पसीना भी पोंछता जा रहा था। मैं झोंपड़ी से निकला, बांस के दरवाजे को बंद किया और बड़े आराम से क्वार्टर की तरफ चलने लगा। मैं धोती के पल्लू से चेहरे का पसीना भी पोंछता जा रहा था कि अगर इत्तेफाक से कोई आ गया तो उसे ये कह सकूं कि झोंपड़ी में गर्मी थी, इसलिए क्वार्टर की तरफ जा रहा हूं, वहां आराम कर सकूं। लेकिन मुझे रास्ते में कोई न मिला। क्वार्टर का दरवाजा हमेशा खुला रखा जाता था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अपने आप को बेहद हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। कमरे में अंधेरा था। मैं दूसरे कमरे में आ गया जहां मुसहरी थी। छत का पंखा चलाया तो ठंडी हवा ने मेरे गर्म आसाब को बड़ा सुकून दिया। मैं मुसहरी में घुसकर आरामदेह बिस्तर पर लेटा तो ऐसे महसूस हुआ जैसे आग बरसाते रेगिस्तान से निकलकर किसी ठंडी छांव वाले नखलिस्तान में आ गया हूँ। दोनों दरवाजों की कुंडियां मैंने चढ़ा दी थी। अब सिवाय सुकून की नींद लेने के मुझे और कोई काम नहीं था। मैंने अपने दिमाग से तमाम वसवसों और ख्यालात को झटक दिया और थोड़ी देर बाद गहरी नींद में खो चुका था। मेरी आंख खुली तो कमरे के इकलौते रोशनदान में से दिन की सफेद रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी। बाहर से दरख्तों पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। खाड़ी की तरफ से किसी स्टीमर के विसल की आवाज बार बार बुलंद हो रही थी। मैं जल्दी से उठकर बाहर वाले कमरे में आया और वक्त देखा। दिन के 10 बज रहे थे। वहां मुझे खाड़ी में लंदरअंदाज आबदोज नजर नहीं आई थी। मैं सोचने लगा हो सकता है कि आबदोज खाड़ी से निकल गई हो। गोदाम की जानिब से मुझे कुछ आदमियों के ऊंचे ऊंचे बोलने की आवाजें आईं। फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद एक जीप की आवाज आई। ये आवाज भी दूर जाकर गायब हो गई। यकीनन गोदाम में चोरी का पता चल चुका था। मैं यही तासुर देना चाहता था कि रात को एक चोर आया जिसने पहरेदार को बेहोश किया, गोदाम का ताला तोड़ा और अंदर से कुछ खाने पीने की चीजें चुरा कर भाग गया। इस किस्म की चोरियां इस इलाके में अक्सर होती रहती हैं। मैं क्वार्टर से बाहर नहीं जाना चाहता था। मैंने जल्दी जल्दी गुस्ल किया, थोड़ी सी चाय बनाई, कल की डबल रोटी सेक कर खाई और दूसरे कपड़े यानी खद्दर का कुर्ता और धोती बदल ली। ये कपड़े मुझे इंस्पेक्टर नाथन दे गया था क्योंकि अब मुझे मजदूर के हुलिये में खाड़ी के मजदूरों में जाकर काम करने से उसने मना कर दिया था। मैं बरामदे में आकर टूटे हुए स्टूल पर बैठने लगा तो ख्याल आया कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। फौरन वापस कमरे में चला गया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खाड़ी की एक जानिब होकर बोसीदा कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगा। मेरी निगाहें बाहर दरख्तों में से क्वार्टर की तरफ आते जाते रास्ते पर लगी हुई थी। इंस्पेक्टर नाथन गोदाम में चोरी हो जाने की खबर लेकर किसी भी वक्त आ सकता था। फिर ख्याल आया कि उसने जब यूरेनियम बॉक्स को महफूज पाया होगा तो इस मामूली चोरी को कोई अहमियत नहीं दी होगी। मुमकिन है उस वक्त वो उस तैयारे की आखिरी चेकिंग कर रहा हो जिसमें यूरेनियम छुपा कर अहमदाबाद ले जाना था। मैं आबदोज की रवानगी के बारे में फिक्रमंद था। आबदोज को उस वक्त तक वहां से निकल जाना चाहिए था ताकि 48 घंटों के बाद जब वो कयामत खेज धमाके से फटे तो पौंडीचेरी की बंदरगाह पर हो और तबाही का इल्जाम पौंडीचेरी की सिक्योरिटी के सर पर आए। दिन के 11 बजकर कुछ मिनट हुए थे। मैं किचन में खड़ा फ्रिज में से मछली निकाल कर उसे तलने के बारे में सोच रहा था कि अचानक जेटी की तरफ से तैयारे के इंजनों के चलने की आवाज आई। मैंने पानी का नलका बंद कर दिया और कान लगाकर उस आवाज को सुनने लगा। ये एयरफोर्स के उस तैयारे के इंजनों की आवाज थी जो यूरेनियम बॉक्स ले जाने के लिए रनवे पर कई रोज से मौजूद हमारी तरफ से ऑल क्लियर के सिग्नल का इंतजार कर रहा था। इंस्पेक्टर नाथन रात को मुझे बता गया था कि आज दिन के 11 बजे तक पूरी चेकिंग के बाद तैयारे में यूरेनियम बॉक्स रखकर अहमदाबाद रवाना कर दिया जाएगा। कुछ देर तक इंजनों की आवाज आती रही, फिर ये आवाज जैसे दूर होने लगी। तैयारा रनवे की पट्टी पर परवाज करने के लिए दूसरे किनारे की तरफ जा रहा था। मैंने खिड़की में से देखने की कोशिश की मगर दरख्तों की वजह से आसमान का मुख्तसर सा हिस्सा नजर आ रहा था। फिर ऐसी आवाज आई जैसे तैयारा रनवे पर तेजी से दौड़ने लगा हो। उसके चंद लम्हों बाद ही आसमान पर तैयारे की आवाज गूंज उठी। तैयारा फजा में बुलंद हो गया था। मेरे कान उस आवाज पर ही लगे थे जो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। फिर ये आवाज फजा में तहलील हो गई। यूरेनियम बॉक्स में भरी हुई मिट्टी अहमदाबाद की तरफ परवाज कर गई थी। इसका इंकशाफ भाभा एटमी सेंटर में दूसरे रोज होने वाला था। इस तकरीबकारी का इल्जाम मुझ पर नहीं आ सकता था क्योंकि यूरेनियम बॉक्स जिस हालत में रूस से आया था बज़ाहिर उसी हालत में कन्याकुमारी से अहमदाबाद भिजवा दिया गया था और तैयारे में कोई धमाका भी नहीं हुआ था। इसका मतलब यह था कि मैंने अपनी ड्यूटी बअहसन तरीके से पूरी कर दी थी। यूरेनियम की जगह थैले में मिट्टी की मौजूदगी में हमारा कोई कसूर नहीं था।
ये रूस में मौजूद अमरीकी एजेंटों की कारस्तानी भी हो सकती थी, जिनका रूस में दायरा कार बेहद वसी था और जो भारत में रूस के असर व नफूज और बाहमी दोस्ताना ताल्लुकात पर कारी ज़रब लगाने की फिक्र में रहते थे। मैं फ्राई पैन में मछली तलने की तैयारी कर रहा था कि मैंने किचन की खिड़की में से इंस्पेक्टर नाथन को क्वार्टर की तरफ आते देखा। वो अपनी वर्दी में था और तेज तेज कदमों से चलता आ रहा था। मैंने कमरे का दरवाजा खोल दिया। वो कमरे में दाखिल होते ही बोला, हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। वो दरवाजा बंद करके कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पूछा, यूरेनियम बॉक्स चला गया ना? इंस्पेक्टर नाथन ने जेब से रुमाल निकाल कर माथे पर आया हुआ पसीना पोंछ कर कहा, उसी को तो रवाना करके तुम्हारे पास आया हूँ। 1 घंटे तक हमारे सिक्योरिटी स्टाफ ने तैयारे की चेकिंग की, लेकिन रात एक अजीब वाकया हो गया। मैंने अनजान बनते पूछा, क्यों, क्या हुआ? इंस्पेक्टर नाथन बोला, रात गोदाम में चोरी हो गई। सुबह 6 बजे हमारा गार्ड अपनी ड्यूटी पर गोदाम आया तो वहाँ रात की ड्यूटी वाला गार्ड अंगिया बेहोश पड़ा था। मैंने घबराई हुई आवाज में पूछा, यूरेनियम बॉक्स तो? इंस्पेक्टर नाथन ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और सांस छोड़कर बोला, भगवान हमारे साथ है कैप्टन। चोर गोदाम से टिंग फूड और बिस्किट वगैरह चोरी करने आया था। जहाँ इस किस्म की चोरियां होती रहती हैं। मुझे इत्तला मिली तो मैं बौखला गया था। गोदाम में आते ही सबसे पहले नारियलों के ढेर की तरफ दौड़ा। थैंक गॉड यूरेनियम बॉक्स वहीं मौजूद था। चोर कुछ टिंग फूड के डिब्बे और बिस्किटों के पैकेट चुरा कर ले गया था। फिर वो नाक सुकेड़ कर बोला, तुम मछली तल रहे हो क्या? मगर मैं आज तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ कैप्टन। मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूँ। तुमने मेरे सर पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। इस खुशी में मैं आज तुम्हें बिरयानी के साथ रसगुल्ले खिलाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, इंस्पेक्टर इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, और ये तो बताओ कि आप दोस्त कब जाने वाली है? इंस्पेक्टर नाथन ने फजा में दोनों बाजू बुलंद किए और खुशी के मूड में बोला, थैंक गॉड। वो तो मुंह अंधेरे ही खाड़ी से निकलकर अपने सफर पर रवाना हो गई थी। मैंने भी इत्मीनान का सांस लिया। इंस्पेक्टर नाथन ने मुझे सिगरेट पेश करने के बाद अपना सिगरेट भी सुलगाया और बोला, मैंने कमांडर शिवाजी को तुम्हारे खदशात और तशवीश से आगाह कर दिया था, लेकिन वो पौंडीचेरी जाने पर ही मुसर था। वहां से उसका इरादा कलकत्ते की जेटी की तरफ निकल जाने का है। मैंने सिगरेट का हल्का सा कश लगाकर कंधे उचकाते हुए कहा, इंस्पेक्टर यह कमांडर की अपनी जिम्मेदारी होगी। वैसे उसे श्रीलंका के समंदर वाला बहरी रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहिए था, और पौंडीचेरी पर भी हमारी इत्तला के मुताबिक सिन्हाली तकरीबकारों का जोर है। तुम्हें तो मालूम ही है कि आजकल हमारे प्यारे देश भारत माता के दुश्मन तमिलनाडु में तमिललैंड के कयाम की खुफिया तहरीक चला रहे हैं। इंस्पेक्टर नाथन बोला, लेकिन कमांडर शिवाजी मुझे जिद्दी आदमी मालूम होता है। वो अपने फैसले पर ही अड़ा रहा। खैर, हमें उसकी वेलफेयर की प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे पौंडीचेरी में हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, किसी ऐसी वैसी बात का खतरा नहीं है। मैंने फौरन कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। फिर इंस्पेक्टर नाथन ने मुझसे मेरा आइंदा प्रोग्राम पूछते हुए बताया कि उसने दिल्ली हेडक्वार्टर को आबदोस और यूरेनियम की खैरियत से निकल जाने की इत्तला कर दी है। मैंने कहा, यह तुमने बहुत अच्छा किया। मेरा ख्याल है कि मुझे आज ही दिल्ली से कोई पैगाम मिल जाएगा वापस आने का। हो सकता है कल या परसों मुझे जहां से कूच करना पड़े। इंस्पेक्टर नाथन ने कहा, कैप्टन मेहता भाई, तुम बहुत ज्यादा आओगे। ये हमारे देश का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे महकमे में तुम जैसे लायक और नौजवान अफसर मौजूद हैं। दिल्ली पहुंचकर मुझे खत लिखना ना भूलना। फिर वो उठा और बोला, अभी तुम्हारा इस क्वार्टर में रहना ही मुनासिब है। वैसे अगर तुम चाहो तो कोट पतलून पहनकर कन्याकुमारी शहर की सैरो तफरी कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें जेटी और लेबर ऑफिस की तरफ आने का मशवरा नहीं दूंगा। मुझे कन्याकुमारी के पसपा नुमा शहर को देखने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा, मैं यहीं रहना पसंद करूंगा। वैसे अब झोंपड़ी में नहीं जाऊंगा। जमीन पर सोते सोते मेरी कमर दर्द करने लगी है। इंस्पेक्टर नाथन ने हल्का सा कहकहा लगाया और बोला, ये भी तुम्हारी सेवा थी भारत माता के लिए। मैंने कहा, क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। ये कहकर मैंने सिगरेट खिड़की से बाहर फेंक दिया। इंस्पेक्टर नाथन बाहर निकलते हुए बोला, मैं 1 बजे तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगा। वैसे अब तुम रात को क्वार्टर की बत्ती भी जला सकते हो। खतरा टल गया है। ऑल क्लियर का सायरन बज चुका है। और वो हंसता हुआ कमरे से निकल गया। मैं किचन में गया, मछली को फ्राई पैन से निकालकर प्लास्टिक की थैली में डाला और दोबारा रेफ्रिजरेटर में रख दिया। फिर कमरे में बरामदे में खुलने वाली खिड़की के करीब आराम कुर्सी पर बैठ गया और हिसाब लगाने लगा कि आबदोज में मेरे लगाए हुए बमों के फटने में कितनी देर बाकी रह गई है। एक झटका मुझे बराबर लगा हुआ था, कहीं ऐसा न हो कि कमांडर एक बार फिर आबदोज की चेकिंग शुरू कर दे। ऐसी सूरत में न सिर्फ ये एटमी आबदोज तबाही से बच जाती, बल्कि मैं भी किसी लम्हे गिरफ्तार किया जा सकता था। अगरचे ऐसी सूरत हाल का पैदा होना तरीने कयास नहीं था। एटमी आबदोस के भारतीय कमांडर शिवाजी को अब आबदोस की चेकिंग की जरूरत नहीं थी, जबकि उसे दिल्ली और मद्रास की हाई कमांड इंटेलिजेंस के 2 आला तरीन अफसर ऑल क्लियर का सर्टिफिकेट दे चुके थे। फिर भी शायद इंसानी कमजोरी के बायस मुझे इस इम्तिहान का डर लगा हुआ था और इस खौफ को उस लम्हे तक मेरे आसाब पर स्याह बादल की तरह रहना था जब तक आबदोस में धमाका नहीं हो जाता। पाकिस्तान में अपने बॉस को मुझे वायरलेस पैगाम देने की जरूरत नहीं थी, उन्हें इन दोनों हादसात का इल्म हो ही जाता। ताहम मैंने सोचा कि आज रात अगर बॉस को खबर कर ही दी जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हो सकता है मुझे आइंदा के लिए लाया अमल दिया जाए। 2 घंटे के बाद इंस्पेक्टर नाथन खाना लेकर आ गया।
वो 2 बजे तक मेरे पास बैठा बातें करता रहा। अब तक दिल्ली हेडक्वार्टर से मेरे बारे में कोई इशू नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर नाथन चला गया तो मैं दरवाजों को अंदर से बंद करके सो गया। रात पूरी नींद न कर सका था। उस वक्त दोपहर को ऐसा बेसुध होकर सोया था कि जब आंख खुली तो शाम के साए नारियल के दरख्तों पर आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो गए थे। मैंने उठकर गुस्ल किया और चाय बनाकर पीने लगा। देखते देखते रात हो गई। खाना रात के लिए भी पड़ा था। मुझे उस तरफ से इत्मीनान था। मैंने अब कमरे की बत्ती रोशन कर रखी थी। सोने वाले कमरे और किचन की बत्तियां नहीं जलाई थी। मैं बाहर वाले पंखे के नीचे आराम कुर्सी पर बैठा सिगरेट पीते हुए आबदोज के धमाके के बारे में सोच रहा था। टाइम बंक को कल दिन के 12 बजे फटना था। मेरे कानों में जैसे क्लॉक की टिक टिक गूंज रही थी और इसे कल दिन के 12 बजे तक गूंजते रहना था। फिर एक भयानक आवाज गूंजने वाली थी। मैं चौंक पड़ा। दरवाजे पर किसी ने आहिस्ता से दस्तक दी थी। ये कौन होगा? शायद इंस्पेक्टर नाथन हो। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो बरामदे में नाटे तद का ताला कलोटा सिन्हाली अमरीकी एजेंट सिंघू खुरा अपनी उल्लू जैसी जर्द आंखों से मेरी तरफ देखकर बड़े मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा रहा था। बोला, इधर से गुजर रहा था, बत्ती जलती देखी तो आ गया। क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसको अपने क्वार्टर के बरामदे में देखकर मेरा माथा ठनका। इस बदबख्त को तकरीबन यकीन हो चुका था कि मैं डबल एजेंट हूं और भारतीय CID के लिए भी काम करता हूं। इन झोंपड़ी की बजाय इस क्वार्टर में मेरी मौजूदगी और निस्बतन साफ सुथरे कपड़े इस बात की गमाजी भी कर रहे थे। मैंने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट पैदा करते हुए कहा, आ जाओ सिंघू। अंदर आकर उसने सांस खींचा और बोला, तुम बढ़िया सिगरेट पी रहे थे वेंकटा। वो बीड़ी सुलगाकर मेरे सामने बैठ गया और बोला, मैं भी अपने वतन लंका की खिदमत करता हूँ और यहाँ अपने अहम मिशन पर हूँ। तुम भी अपने वतन की सेवा करने यहाँ मिशन पर आए हो, लेकिन मैं न तो यहाँ आला क्वार्टर में रह सकता हूँ और ना मुझे बढ़िया सिगरेट नसीब है, लेकिन तुम्हारे पास ये सब कुछ है। क्या बात है दोस्त? वो गहरी नजरों से झुककर मेरी तरफ देख रहा था। तुम असल बात मुझे क्यों नहीं बता देते? मुझे तो वैसे भी पता चल गया है कि तुम इंडियन इंटेलिजेंस के लिए। मैंने तुर्श रवीज से कदरे ऊंची आवाज में कहा, खामोश सिंघू। वो एकदम से चुप हो गया। मुझे फौरन ही नाजुक सूरत हाल का एहसास हुआ। ये शख्स मुझे सख्त नुकसान पहुंचा सकता था। मुझे बड़ी हिकमत अमली के साथ उससे निमटना था। मैंने फौरन ही उसका हाथ अपने हाथ में लेकर आहिस्ता से दबाया और कहा, माफ करना सिंघू, मैंने जज्बाती हो गया था। अच्छा, अगर तुम्हें ये शक है तो फिर मैं तुमसे दरखास्त करूंगा कि प्लीज बात को यहीं खत्म करके भूल जाओ। मक्कार सिंघू ने मुंह ऊपर उठाकर एक अजीब सा कहकहा लगाया। उस वक्त वो मुझे कोई खतरनाक जानवर लगा। मैंने एक बार फिर उसका हाथ पकड़कर दबाया और आंख मारकर कहा, मैं तुम्हारे लिए भी काम करने को तैयार हूँ। तुम मेरे पेशावर भाई हो। मैं अपने हिस्से में से तुम्हें भी जो कहो देने को तैयार हूँ। ठहरो, मैं तुम्हें एक बड़ा कीमती सिगार पिलाता हूँ। पियोगे तो खुश हो जाओगे। तुम किचन में जाकर अपने लिए चाय बना लो। सिंघू बड़े मानी खेज और तंजिया अंदाज में मुस्कुराता हुआ उठा और किचन में चला गया। मैं बरामदे से निकलकर तेजी से झोंपड़ी में गया। बोरिया उठाकर नीचे से जहरीला सिगार उठाकर जेब में डाला और वापस अपने क्वार्टर में आ गया। चंद कदमों के फासले पर ही तो मेरी झोंपड़ी थी। क्वार्टर में आया तो सिन्हाली एजेंट सिंघू अपने लिए चाय बनाने के बाद बिरयानी प्याले में डालकर खा रहा था। मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, सिंघू दोस्त, तुम्हारा मुझ पर बड़ा हक है। भला मैं तुम्हें कैसे अंधेरे में रख सकता हूँ? सिंघू मेरी तरफ देखते हुए खाना खाते खाते रुक गया। तेज लहजे में बोला, मगर तुमने आज तक मुझे बेखबर रखा। तुम इंडिया के लिए भी पाकिस्तान की जासूसी करते हो और पाकिस्तान को इंडिया की इंफॉर्मेशन देते हो। तुम्हें मुझे हर माह इंडिया से मिलने वाली रकम में से 2000 रुपए अदा करने होंगे। क्या तुम तैयार हो? सिन्हाली एजेंट खुलकर मेरे सामने आ गया था। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जहरीला सिगार मेरे हाथ में था और मैं उसे अपनी उंगलियों में आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहा था। मैंने कहा, सिंघू भाई, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं तुमसे दुश्मनी कैसे मोल ले सकता हूँ? वो जल्दी जल्दी बिरयानी खाने लगा। ये उसकी जिंदगी का आखिरी खाना था। मैं जहरीले सिगार को अपनी उंगलियों में आहिस्ता आहिस्ता घुमा रहा था। मेरी आंखें बरामदे में अपने सामने बैठे खतरनाक तरीन सिन्हाली एजेंट सिंघू पर जमी हुई थी, जो अब खाना खत्म कर चुका था। थोड़ी देर पहले उसने ये इंकशाफ करके मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी थी कि वो जानता है कि मैं डबल एजेंट हूँ और पाकिस्तान के लिए भी जासूसी करता हूँ। इस चौंका देने वाले इंकशाफ ने मेरे कौमी मिशन को बुनियादों तक हिला कर रख दिया था। ये मिशन मुझे बतौर कमांडो इसलिए कबूल करना पड़ा था कि हमसाया मुल्क ने पाकिस्तान के वजूद को अभी तक दिल से कबूल नहीं किया था और वो उसके टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब ही नहीं देख रहा था, बल्कि अमली तौर पर तखरीबी और पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों में मसरूफ था। उसने दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत से दिफाई माहिदा कर लिया था और एटमी धमाका भी कर चुका था। ये तमाम शवाहिद दुश्मन हमसाया मुल्क के नापाक अज़ाइम की निशानदही करते थे। चुनाचे कौमी बका और मुल्की इस्तेहकाम का तकाजा था कि मैं अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए दुश्मन की पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी खुफिया सरगर्मियों पर निगाह रखूं और इस राह में अगर मेरी जान भी चली जाए तो अपने मिशन से हरगिज मुंह न फेरूं। चुनाचे ये हकीकत है कि मैं जान हथेली पर रखकर इस मिशन पर निकला था और उस वक्त दुश्मन के पेट में बैठा उसकी पाकिस्तान दुश्मन खुफिया कार्रवाइयों को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहा था। दुश्मन ने इतने साल गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया।
और वो उसको ख़त्म करने के दर पे है। अगरचे उसे हर बार शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, मगर वो तकरीबी और पाकिस्तान दुश्मन कार्रवाइयों में लगा हुआ है। कभी अपनी जंगी साजो सामान की तादाद से, कभी सूबाई मुनाफरत से वो हमारी सफ़ों में इंतशार फैलाने से बाज नहीं आता। ज़रूरत इस अमर की है कि दुश्मन की लाइन ऑफ एक्शन को पहचाना जाए और उससे होशियार रहा जाए। यही वो मिशन है जिसको लेकर मैं दुश्मन की खुफिया कमीनगाहों में उनके दरमियान जान हथेली पर लिए बैठा हूँ। ये हकीकत है कि भारत में मौत मेरी हमसफ़र थी। शायद ही कोई दिन गुजरा होगा कि जिस रोज़ वो मेरे करीब से होकर ना निकली हो, लेकिन मैं वतन परस्त कमांडो था। अगर मेरी 1,00,000 जानें भी होती तो मैं अपनी खुशी से अपने वतन पर कुर्बान कर देता, मगर अपनी एक जान के इवज़ में दुश्मन के 1,000 पाकिस्तानी दुश्मन अज़ाइम और मंसूबों को खाक में ज़रूर मिला दूंगा। यही मेरा मुक़द्दस मिशन है और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद। यही मेरा मुक़द्दस मिशन है और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद। सिंघू पर यह बात एक एतबार से वाज़ेह हो गई थी कि मैं पाकिस्तान के मफादात के लिए काम कर रहा हूँ। ये एक ऐसा इंकशाफ था कि जिसके बाद मेरे हाथों सिन्हाली एजेंट सिंघू की मौत यकीनी हो गई थी। अब उसका जिंदा रहना न सिर्फ मेरे बल्कि मेरे मिशन की भी मौत थी। चुनांचे मैं बेताबी से सिंघू की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात का इंतज़ार कर रहा था, जब सिंघू मेरे जहरीले सिगार के और अपनी ज़िंदगी के आखिरी कश लगाएगा। बिरयानी खा चुकने के बाद उसने धोती के पल्लू से अपने हाथ साफ किए तो मैंने सिगार उसकी तरफ बढ़ा दिया और तमिल जबान में कहा, आप दोस्त के कैप्टन शिवाजी ने 2 सिगार दिए थे, एक मैंने पी लिया था, बस ये एक आखिरी रह गया है, चलो इकट्ठे मिलकर पी लेंगे। सिंघू ने सिगार मेरे हाथ से ले लिया और उसे सूंघने लगा। मैं होशियार हो गया, कमबख्त आखिर एजेंट है, कहीं कोई ऐसी बू न सूंघ ले कि उसे शक पड़ जाए, मगर ऐसी बात नहीं थी। सिंघू ने तंबाकू की खुशबू लेने के लिए ऐसा किया था। कहने लगा, तंबाकू तिरचनापली के सिगारों जैसा है। मैंने फौरन माचिस जलाई। मैं चाहता था कि वो जल्दी से सिगार को सुलगा ले। मैं चलती हुई तीली उसके मुंह के करीब लाया तो न जाने क्या बात हुई, तीली बुझ गई। मैं जल्दी जल्दी दूसरी तीली जलाने लगा। घबराहट में माचिस मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ी। यह हरकत मुझे तबाह कर सकती थी। मुझे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। सिंघू को शुबा पड़ सकता था। मैंने जल्दी से माचिस उठाई। सिंघू ने मेरे हाथ से माचिस छीन ली और बोला, लेकिन मैं तुमसे डबल कमीशन लूंगा, 2,000 जमा 2,000। तुम्हें 4,000 रुपए मुझे हर महीने अदा करने होंगे, वरना मैं बड़ी आसानी से तुम्हें भारतीय सिक्योरिटी वालों के हवाले कर सकता हूँ, और वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे इसका तुम बखूबी अंदाजा लगा सकते हो। उस वक्त मैं सिंघू की हर शर्त कबूल करने को तैयार था। सिर्फ ये चाहता था कि वो सिगार सुलगा कर उसके 2 कश लगाए, मगर कमबख्त सिगार को सुलगा ही नहीं रहा था। एक हाथ में सिगार और दूसरे हाथ में माचिस लिए वो इत्मीनान से बरामदे के फर्श पर उकड़ू बैठा मुझसे अपना कमीशन तय करने लगा। मैंने झंझला कर कहा, सिंघू भाई, तुम जितना कमीशन कहोगे मैं देने को तैयार हूँ, तुम क्यों परेशान होते हो? लाओ ये सिगार मैं सुलगाए देता हूँ, इसका एक कश लगाने को बहुत जी चाहता है। मैंने सिंघू के हाथ से सिगार ले लिया और फौरन माचिस चलाकर उसे सुलगा दिया। सिर्फ एक हल्का सा कश लगाया और मुंह से धुआं छोड़ते हुए सिगार सिंघू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो मेरे दोस्त, जरा एक कश लगा कर देखो, ऐसा बढ़िया सिगार तुमने कभी नहीं पिया होगा। सिंघू ने बेपरवाही से कहा, अरे बड़े पिए हैं सिगार, तुम इतनी मोहब्बत से दे रहे हो तो लाओ 1-2 कश लगा कर देख लेते हैं। 1-2 कश भी उसके लिए काफी थे। 1-2 कश से ज्यादा अब उसकी किस्मत में नहीं थी। सिंघू ने सिगार सुलगा लिया। एक कश में खींच चुका था। तीसरे कश पर सिगार के अंदर सोई हुई मौत को बेदार होना था, और चौथे कश पर साइनाइड जहर को सिंघू के खून में शामिल होकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर देना था। सिंघू ने एक कश लगाया, फिर दूसरा कश लगाया और सिगार मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तो बड़ा फीका है, इसे तुम ही पियो। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जिसने इस सिगार को एक बार मुंह से लगाया फिर वो उसे वापस न कर सका था। मौत सिंघू के दरवाजे पर दस्तक देकर वापस चली गई थी। मेरे कश लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने कहा, अरे तीसरे चौथे कश पर ये कड़वा हो जाता है, तुम पी कर तो देखो। सिंघू सिगार को अपने होंठों तक ले गया। मौत उससे सिर्फ एक कश के फासले पर थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उस वक्त जो कैफियत थी उसे एक एजेंट ही पहचान सकता है। मैं भी एक एजेंट था। उसने सिगार मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, मगर तुम इसे पीते हुए घबरा क्यों रहे हो? उसे शुबा हो गया था कि सिगार में कोई मोहलक आमेजा है। मैंने खांसना शुरू कर दिया और ये बहाना बनाया कि इसके पीने से मेरा गला खराब हो गया है। सिंघू ने सिगार को लालटेन की रोशनी में आगे करके देखा। एक बार फिर उसे सूंघा और बरामदे के फर्श पर फेंक कर उसे पांव से मसल दिया। वेंकटा, तुम इस तरह मुझसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। वो उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक तशवीश अंगेज सुकूत था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, वेंकटा, मैं कल दोपहर को आऊंगा, मेरे 2,000 रुपए तैयार रखना। इतना कहकर वो धोती कसकर बांधता हुआ बरामदे से उतरकर दरख्तों के अंधेरे में गायब हो गया। अब इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं उसे अपनी निगाहों से ओझल होने देता। उसके हाथ में मेरे मिशन की मौत का ब्लैक वारंट था। उस पर मेरा भेद कम से कम इस हद तक जरूर खुल चुका था कि उसके जरा से जबान हिलाने पर मुझे गिरफ्तार किया जा सकता था। वो मुझे इन मानों में डबल एजेंट
समझता था कि मैं अगरचे भारत की CID का आदमी हूँ मगर पाकिस्तान के लिए भी जासूसी करता हूँ। ये बात मेरे हक में जहर कातिल थी। जो ही सिंघू दरख्तों के अंधेरे में दाखिल हुआ, मैं उठकर कमरे में गया, तकिए के नीचे रखा हुआ चाकू निकाल कर जेब में डाला और अकबी खिड़की से दूसरी तरफ की रानी की झाड़ियों में कूद गया। अब मैं सरफरोश कमांडो था। मेरे जिस्म में चीते की फुर्ती और लोमड़ी की अय्यारी सरायत कर चुकी थी। मैं दरख्तों और झाड़ियों की तारीकी में बगैर आवाज पैदा किए उस आदमखोर चीते की तरह आगे बढ़ रहा था जिसने इंसान की बू पाली हो। यह सारा इलाका मेरा जाना पहचाना था। मुझे ये यकीन था कि सिंघू तालाब वाले दरख्तों की तरफ से होकर ही बस्ती की जानिब जाएगा। मैं दूसरी जानिब से निकलकर तूफानी बगुले की मानिंद आन की आन में तालाब के आखिरी किनारे वाले दरख्तों में पहुंच गया। मुझे यकीन था कि सिंघू उस तरफ से होकर बस्ती को जाएगा, लेकिन वो भी एक तजुर्बाकार पुराना जासूस था। वो मेरे अज़ाइम का बखूबी अंदाजा लगा सकता था। चुनाचे वो न आया। मेरी बेचैनी में इजाफा होता गया। अगरचे सिंघू की हमदर्दियां भारत के साथ नहीं थी, मगर दौलत के लालच में या इंस्पेक्टर नाथन का एतमाद हासिल करने के लिए वो मेरा राज तश्तज़बाम कर सकता था, मेरे मिशन को तहस नहस कर सकता था और मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करवा सकता था। एक एक पल मुझे तबाही के किनारे की तरफ ले जा रहा था। मेरे बरक रफ्तारी से तारीक दरख्तों का सारा इलाका खंगाल डाला। सिंघू का कहीं सुराग न मिला। मुझे खतरा था कि कहीं वो इंस्पेक्टर नाथन के क्वार्टर की तरफ न चला गया हो। पगडंडी को छोड़कर ताड़ के दरख्तों के सुतून नुमा दरख्तों के पीछे से होता हुआ इंस्पेक्टर नाथन के क्वार्टर के करीब पहुंचकर रुक गया। क्वार्टर पर अंधेरा छाया था। मैंने सांस रोककर फजा में कुछ सुनने की कोशिश की। झिंगरों की आवाज के सिवाय वहां कोई दूसरी आवाज नहीं थी। मैं तेजी से बस्ती की तरफ पलट गया। सिंघू बस्ती के एक मकान में रहता था। उसको मैं एक बार देखा आया था। चंद लम्हों बाद मैं करीबी बस्ती के पहली गली की नुक्कड़ पर एक तरफ हटकर अंधेरे में मौजूद था। सिंघू का मकान उस गली के दूसरे किनारे पर था। मैं अंधेरे से होकर गली की दूसरी नुक्कड़ पर आया। सिंघू के मकान का सिर्फ एक ही कमरा था जिसके आगे जमीन से ऊंचा बांस का बरामदा बना हुआ था। मैं मकान की तरफ झुक कर बढ़ने ही लगा था कि मुझे सामने दूसरी नुक्कड़ से एक इंसान का साया गली में दाखिल होता नजर आया। मैं दीवार की ओट में हो गया और थोड़ा सा सर बाहर निकालकर अंधेरे में गौर से देखने लगा। इंसानी साया उसी मकान की तरफ बढ़ रहा था जिसके पहलू वाली दीवार की ओट में मैं खड़ा था। चाकू मैंने अपने हाथ में दबा रखा था। मैं पंजों के बल जमीन पर बैठ गया। ये सिंघू ही था। मकान के दरवाजे पर आकर उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर बरामदे में आकर ताला खोलने लगा। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये शख्स इंस्पेक्टर नाथन से मेरी मुखबरी करके आया है कि नहीं। जो कुछ ये करके आया था, मुझे उससे तो बाद में निमटना था। पहले इस दुश्मन को खत्म करना बहुत जरूरी था। सिंघू ने कमरे में घुसने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। मुझे अंदर से कुंडी लगाने की आवाज सुनाई थी। मैं अंधेरे में पंजों के बल बैठा रहा। मेरा कमांडो जहन बड़ी तेजी से मंसूबाबंदी करने में मसरूफ था। यहाँ सिंघू के पास असलहा भी हो सकता था। मुझे बेहद मोहतात रहने की जरूरत थी। मैंने अंधेरे में कमरे को घूर कर देखा। वहां कोई खिड़की या रोशनदान मुझे दिखाई न दिया। अचानक अंदर रोशनी हुई। इस रोशनी का एहसास मुझे यूं हुआ कि कमरे के ऊपर एक छोटे से रोशनदान में से बिजली के बल्ब की रोशनी बाहर बरामदे में पड़ने लगी। बल्ब शायद 60 वोल्ट का था जिसकी रोशनी ज्यादा नहीं थी। मैं पलटकर मकान के अकब में आ गया। उस तरफ अंधेरा छाया हुआ था। कमरे की अकबी दीवार के साथ ऊंची घास उगी थी और कमरे की कोई खिड़की या रोशनदान न था। एक लिहाज से मैं मुतमईन था कि मेरा शिकार कमरे में बंद हो चुका है। खतरा सिर्फ यही था कि ये शख्स इंस्पेक्टर नाथन से मिलकर मेरा राज फाश न कराया हो। लेकिन सबसे पहले मुझे इसी शख्स से निमटना था। मैं अगर उसका दरवाजा खटखटाता हूँ तो इस अमर का इम्कान था कि सिंघू पिस्तौल वगैरह लेकर बाहर आए और मुझ पर फायर कर दे, क्योंकि बरामदे में रोशनदान की वजह से हल्की हल्की रोशनी थी। अगर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता हूँ तो सिंघू को संभलने और मुझ पर हमला करने का मौका मिल सकता था। मैं पंजों के बल चलकर बरामदे में आ गया। मैं कमरे की दीवार के साथ जैसे चिपक कर खड़ा था। चाकू मेरे सीधे हाथ में था। मेरे करीब ही बांस का बना हुआ एक छोटा सा मूंढा पड़ा था। मैंने झुककर उसे अपनी तरफ आहिस्ता से खींचा, फिर उसे दरवाजे के आगे इस तरह लुढ़का दिया। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई जंगली जानवर मूंढे पर से छलांग लगाकर भागा है। इस रद्द अमल ये हुआ कि सबसे पहले रोशनदान में से आने वाली रोशनी बंद हो गई। सिंघू ने बरामदे में आवाज सुनकर कमरे की बत्ती बुझा दी। मैं सांस रोककर दीवार के साथ चिपका खड़ा था। फिर कुंडी उतरने की आवाज के साथ ही दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंधेरे में मुझे अब इस हद तक नजर आ रहा था कि मैं अपने शिकार पर झपट सकता था, मगर वो भी बड़ा अय्यार शख्स था। वो बाहर ना निकला, बल्कि कमरे के अंदर ही अंधेरे में खड़ा बाहर औंधे पड़े मूंढे को देख रहा था। मैं पंजों के बल खिसक कर दरवाजे के बिल्कुल बराबर में आ गया। अचानक कमरे के अंदर से एक औरत की आवाज आई। उसने तमिल जबान में कहा, सिंघू बाहर जाकर देख, कोई बाघ तो नहीं। मैं चौंक पड़ा। कमरे में कोई औरत भी थी। अच्छा हुआ था कि मैं कमरे में नहीं घुसा, वरना इस बेगुनाह औरत का भी खून करना पड़ता। मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था। औरत की आवाज पर सिंघू दरवाजे से बाहर निकला। उसके साथ ही मैंने उछलकर उसकी गर्दन पर चाकू का भरपूर वार कर दिया। वो लड़खड़ाया। मैंने उसे घसीट लिया और दूसरा भरपूर वार उसके दिल पर किया।
अंदर से औरत की आवाज आई, सिंघू क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं? मगर सिंघू अब बोल नहीं सकता था। चाकू के 2 भरपूर वार खाने के बाद उसके हलक से खरखर की आवाजें आने लगी। मैंने तीसरे वार से उसकी शहरक काट डाली और बरामदे से छलांग लगाकर दरख्तों की तरफ भागा। मुझे अपने पीछे उस औरत की चीख की आवाज सुनाई दी। इस सारी कार्रवाई में बमुश्किल 15-20 सेकंड लगे होंगे। अपने क्वार्टर में वापस आकर मैंने चाकू को पानी से साफ किया। रोशनी में अपने कपड़े देखे। मेरे कपड़ों पर कहीं कहीं खून के छींटे पड़े थे। उसी वक्त कपड़े उतार कर उनकी एक गठड़ी बनाई, चाकू पोंछ कर अलमारी में रखा, बत्ती बुझाई, खून आलूद कपड़ों की छोटी सी गठरी लेकर क्वार्टर के अकब में आ गया। एक जगह नरम जमीन को खोद कर गठरी को दफन करके जमीन हमवार कर दी और ऊपर पत्ते और झाड़ झनकार बखेर दिया। वापस क्वार्टर में आकर पलंग पर लेट गया और सोचने लगा, अगर सिंघू ने इंस्पेक्टर नाथन को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है तो मैं सख्त खतरे में हूँ। मुझे इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या लाया अमल इख्तियार करना होगा। फिर ख्याल आया कि शायद सिंघू ने अभी इंस्पेक्टर नाथन से बात न की हो। बहरहाल इसका पता सुबह ही चल सकता था। अगला रोज मेरे लिए भी बेहद तजस्सुस भरा था, क्योंकि दूसरे दिन ठीक 12 बजे दुश्मन की एटमी आबदोज में लगाए गए इंतहाई धमाका खेज पेंसिल बमों को पौंडीचेरी की बंदरगाह पर फटकर तबाही मचानी थी, जिसकी जिम्मेदारी मुझे सिन्हाली एजेंटों के सरबराह सिंघू पर डालना थी। दूसरे दिन बस्ती में सिंघू की लाश मिली तो वहां शोर मच गया। वो औरत जो रात को सिंघू के कमरे में थी फरार हो चुकी थी। लाश इस हालत में बरामदे में पड़ी हुई मिली कि उसमें चाकू के 3 गहरे जख्म थे। लाश की शहरक कटी हुई थी। गर्दन पर पिछली जानिब 3 इंच लंबा घाव था। एक गहरा जख्म सीने में दिल पर लगा था। क्योंकि सिंघू जेटी पर काम करता था, इसलिए इंस्पेक्टर नाथन उसकी तफ्तीश कर रहा था। ये सारी तफसील मुझे दिन के वक्त जेटी के ऑफिस में जाते ही चपड़ासी ने बता दी थी। मालूम हुआ कि इंस्पेक्टर नाथन बस्ती में गया है। मैं भी उसके पीछे चल दिया। मुझे इंस्पेक्टर नाथन से मिलते ही उसकी आंखों और चेहरे पर ये पड़ना था कि उसे मेरे बारे में सिंघू ने कुछ बताया तो नहीं। इंस्पेक्टर नाथन के साथ जेटी के कुछ सिपाही थे। मुझे आता देखकर इंस्पेक्टर नाथन मेरी तरफ बढ़ा। मेरी निगाहें उसके चेहरे के एक एक तासुर को पढ़ने लगी। मैंने अपने तजुर्बे से अंदाजा लगा लिया कि उसे सिंघू ने मेरे बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था। इंस्पेक्टर नाथन सिंघू के कत्ल से सख्त परेशान था। कहने लगा, जेटी का एक मजदूर कत्ल कर दिया गया है। किसी औरत का झगड़ा लगता है। बस्ती के लोगों का कहना है कि शाम को इसके पास एक औरत आई थी। हम उसे तलाश कर रहे हैं। मैंने सिंघू की लाश को देखा और इंस्पेक्टर नाथन को एक तरफ ले जाकर कहा, ये तो वही सिन्हाली एजेंट है इंस्पेक्टर, जिसकी हमें तलाश थी और जिसने मुझे अपना आदमी ख्याल करते हुए बताया था कि एटमी आबदोज में बम लगा दिए गए हैं। इंस्पेक्टर नाथन हैरत में गुम हो गया। कहने लगा, क्या तुमने इसे ठीक पहचाना है? मैंने कहा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती नाथन, ये वही मफरूर सिन्हाली एजेंट है। इंस्पेक्टर नाथन ने मुझे राजदारी में लेते हुए कहा, ये बात किसी को मत बताना, ये हमारे हक में अच्छा हुआ है, लेकिन हम पुलिस को यही रिपोर्ट करेंगे कि ये हमारे यहाँ जेटी पर कभी कभी मजदूरी करने आता था और किसी औरत के मामले में फंस कर मार दिया गया है। एक बहुत बड़ा बोझ मेरे कांधे से उतर गया था। न सिर्फ ये कि सिंघू हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया था, बल्कि इंस्पेक्टर नाथन को भी मेरे बारे में असल हक़ाइक़ का इल्म नहीं हो सका था। मैंने दिन के 12 बजे होने वाले एटमी आबदोज के धमाके के सिलसिले में राह हमवार करनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर नाथन मेरे साथ जेटी के लेबर ऑफिस में आ गया। उसने फोन करके कन्याकुमारी पुलिस चौकी को कत्ल की इत्तला कर दी थी। थोड़ी देर में पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश अपने कब्जे में ले ली। मैं इंस्पेक्टर नाथन के ऑफिस में बैठा कॉफी पी रहा था। उस वक्त दिन के 10 बज रहे थे। पौंडीचेरी में आबदोज के धमाके को 2 घंटे बाकी रह गए थे। मैंने चेहरे को फिक्रमंद बनाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मुझे खतरा है कि इस कत्ल के बाद सिन्हाली तकीबकार हमारी आबदोज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इंस्पेक्टर नाथन ने सिगार सुलगाते हुए कहा, पौंडीचेरी में हमारी सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है कि वहाँ किसी किस्म के सबोताज का सवाल ही पैदा नहीं होता। पौंडीचेरी बहुत बड़ी चौकी है और वहाँ सिक्योरिटी के अमले की तादाद यहाँ के मुकाबले में 10 गुना है। यूरेनियम मैंने पहले ही आबदोज के खुफिया बक्स में से निकाल कर जमीन में दफन कर दिया था। आबदोज के टारपीडो रूम में इंतहाई ताकतवर टाइम बम भी लगा दिए हुए थे। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि टाइम बम न फटे और आबदोज के परखचे न उड़ जाएं। टाइम बम इंतहाई जदीद और ताकतवर थे। ठीक वक्त पर उनका फटना भी यकीनी था और वक्त था दिन के 12 बजे। इंस्पेक्टर नाथन ने मुझे कहा, कैप्टन मेहता, मैं जरा पुलिस चौकी तक जा रहा हूँ। तुम यहाँ की पुलिस को नहीं जानते, कोई गड़बड़ न कर दें। तुम अपने क्वार्टर में जाकर थोड़ा आराम करो। जेटी पर अब तुम्हें ज्यादा नहीं आना चाहिए। मैंने उठते हुए कहा, इंस्पेक्टर नाथन, दिल्ली हेडक्वार्टर ने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा कर चुका हूँ। यूरेनियम समेत हमारी एटमी आबदोज कन्याकुमारी की बंदरगाह से खैरियत के साथ गुजर गई है। भगवान की कृपा से अब ये 1-2 रोज में कलकत्ता भी पहुंच जाएगी। मैं तो वैसे भी अब फारिग हूँ। अच्छा, अब जाकर आराम करता हूँ।
इंस्पेक्टर नाथन ने बेद उठाकर बगल में दबाया। मेरे साथ लेबर ऑफिस से बाहर निकला और हम सीधी सड़क पर चलने की बजाय दरख्तों के दरमियान से होकर चल पड़े। इंस्पेक्टर नाथन पर सिंघू ने मेरा राज फाश नहीं किया था। अगर वो ऐसा कर देता तो अजियतनाक तशद्दुद की भयानक मौत मेरी किस्मत में लिखी जा चुकी होती। उस वक्त दोपहर के 11 बजे थे। मैं अपने क्वार्टर वाले कमरे में आ गया। हर 10 मिनट के बाद मैं मेज पर रखे छोटे टाइम पीस पर वक्त देखता। आबदोज के फटने में जब आधा घंटा रह गया तो मैं कमरे से निकलकर दरख्तों में बनी हुई अपनी झोंपड़ी में गया। वहां सिवाय जमीन पर बिछे हुए बोरिए और 2-1 खाली बर्तनों के और कुछ नहीं था। जहीला सिगार वो आखिरी था जिसे सिंघू ने पांव तले मसल कर बेकार कर दिया था। मैंने बोरिए को उठाकर देखा, नीचे कुछ नहीं था। अपना साइलेंसर वाला रिवॉल्वर मैंने पहले ही वहां से ले जाकर अपने कमरे में छुपा कर रख दिया था। दिन के 11:15 बज रहे थे। मैं अपने क्वार्टर वाले कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। सिगरेट निकाल कर सुलगाया। सिगरेट के कश कड़वे लगे। मैंने उसे एस्ट्रे में बुझा दिया। मेरी नजरें क्लॉक पर जमी थी। सेकंड की सुई टिक टिक करती अपनी गर्दिश में लगी थी। इस बात की तस्दीक मैंने इंस्पेक्टर नाथन से मिलकर कर ली थी कि एटमी आबदोज अभी तक पौंडीचेरी की बंदरगाह पर ही खड़ी है। 12 बजने में जब 5 मिनट रह गए तो मैं उठकर रसोई में चला गया। फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकाली, पानी के 2 घूंट पिए और वापस कमरे में आकर टाइम पीस के सामने पलंग पर बैठ गया। अचानक मुझे अपने छोटे ट्रांसमीटर का ख्याल आया जिसे मैंने क्वार्टर के सामने सुंबल के दरख्त के नीचे एक जगह छुपा दिया था। अचानक मुझे अपने छोटे ट्रांसमीटर का ख्याल आया जिसे मैंने क्वार्टर के सामने सुंबल के दरख्त के नीचे एक जगह छुपा दिया था। ऐसा मैंने एहतियात के तौर पर किया था। धमाके के बाद कुछ भी हो सकता था। मुझ पर भी शुबा किया जा सकता था। अगरचे इसका इम्कान बहुत कम था, मगर भारतीय हुकूमत के इतने बड़े नुकसान के बाद मुझे भी दायरे तफ्तीश में शामिल किया जा सकता था। खा ये तफ्तीश मुझसे छुपा कर की जाती। घड़ी की सेकंड की सुई गर्दिश कर रही थी। 12 बजने में 3 मिनट बाकी रह गए थे। फिर 1 मिनट गुजर गया। फिर 12 बजने में आधा मिनट रह गया। ये कभी नहीं हो सकता था कि मेरे लगाए गए इंतहाई जदीद और ताकतवर बम न फटे। 12 बजने में 10 सेकंड रह गए तो मैं अपनी जगह पर बिल्कुल साकित हो गया। सेकंड की सुई 12 के हिस्से से आगे निकल गई। पौंडीचेरी वहां से बहुत दूर था। मुझे एटमी आबदोज के धमाके की आवाज सुनाई नहीं दे सकती थी, मगर मुझे यकीन था कि वहां धमाका हो चुका है और एटमी आबदोज के परखचे उड़ चुके थे। बस थोड़ी देर में इंस्पेक्टर नाथन के लेबर ऑफिस में एक फोन कॉल या वायरलेस पैगाम आना था और वहां भी अफरा तफरी मच जानी थी। मैं जल्दी से उठा, गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, फ्रिज में से मछली निकाल कर गर्म की, उसे रोटी के साथ खाया, कॉफी बनाई और मग हाथ में लेकर अपने कमरे में आकर आराम कुर्सी पर बैठकर घूंट घूंट करके पीने लगा। एटमी आबदोज की तबाही ने भारतीय वजारत दिफा और वजारत दाखिला और सीक्रेट सर्विस में एक कोहराम मचा दिया होगा। अब तक हजारों फोन कॉलें और खुफिया सिग्नल फजा में मुंतशिर हो चुके होंगे। मिलिट्री और सिविल दोनों सीक्रेट सर्विसेज हरकत में आ गई होंगी। हो सकता है उस वक्त तक वजारत दिफा का हंगामी इजलास भी बुला लिया गया हो जिसकी सदारत भारत के प्राइम मिनिस्टर कर रही हो। मैं फौरी तौर पर एटमी आबदोज की तबाही की तस्दीक करना चाहता था, मगर मेरा जेटी पर उस वक्त जाना मुनासिब नहीं था। मुझे अपने आप को बिल्कुल बेताल्लुक रखना था और आबदोज की तबाही की खबर सुनने पर इस रद्द अमल का इजहार करना था जिसका इजहार इंस्पेक्टर नाथन ने किया होगा। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजरने लगा। कॉफी का मग खाली हो गया। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया। मैंने ठंडी पतलून और बुशर्ट पहन रखी थी। इसी तरह सिगरेट सुलगा कर पलंग पर लेट गया। तसव्वुर में पौंडीचेरी पहुंच गया जहां बंदरगाह पर चारों तरफ आग लगी थी। शोले आसमान को छू रहे थे और इंजन आग बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मेरे खैरात का सिलसिला टूट गया। कोई तेज तेज कदमों से बरामदे में दाखिल हुआ था। कैप्टन मेहता, ये इंस्पेक्टर नाथन की घबराई हुई आवाज थी। मैं जल्दी से उठकर बरामदे में आया। इंस्पेक्टर नाथन इंतहाई परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रहा था। उसका सांस फूला हुआ था। मुझे देखते ही बोला, हमारी सबमरीन ब्लास्ट हो गई है। अभी अभी पौंडीचेरी से सिग्नल मौसूल हुआ है। ये बहुत बुरा हुआ। कैप्टन, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। मेरी अदाकारी शुरू हो गई। मैं जैसे गुंग होकर रह गया था। इंस्पेक्टर नाथन, क्या तुम होश में हो? इंस्पेक्टर नाथन ने मुझे बांस की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, फिर खुद भी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। अपने माथे को पकड़कर 2-1 बार दबाया, फिर मुर्दा सी आवाज में बोला, आखिर वही हुआ जिसका हमें खतरा था। यह हमारी सबसे कीमती सबमरीन थी। इसके साथ यूरेनियम भी तबाह हो गया। माय गॉड, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी खैर नहीं, हो सकता है हमें सस्पेंड कर दिया जाए। मैंने इंतहाई परेशानी का इजहार करते हुए कहा, नाथन, मुझे अपनी मौतली की कोई परवाह नहीं। हमने सबमरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन पौंडीचेरी की सिक्योरिटी ने इन खैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। अफसोस इस बात का है कि हमारे भारतवर्ष का बेपनाह नुकसान हो गया है। हमारी प्रेस्टीज को धक्का लगा है। काश हम खुद पौंडीचेरी चले गए होते। वो लोग सिनहाली तखीबकारों को डिटेक्ट नहीं कर सके। इंस्पेक्टर नाथन बेचैनी से उठ खड़ा हुआ। उसके होंठ खुश्क हो रहे थे। बोला, तुम मेरे साथ आओ। दिल्ली से बार बार सिग्नल आ रहे हैं। सबमरीन चली थी तो किसने चेक
चेकिंग की थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे मालूम था कि राजधानी के हमारे हेडक्वार्टर से भी फोन आएगा और मुझसे रिपोर्ट तलब की जाएगी। चुनांचे मैंने जल्दी से क्वार्टर को ताला लगाया और इंस्पेक्टर नाथन के साथ जेटी के लेबर ऑफिस में आ गया। हमारे दाखिल होते ही फोन की घंटी चीख उठी। हेलो, इंस्पेक्टर नाथन की बौखलाई हुई आवाज आई। उसने यस सर प्लीज स्पीक कहा और फोन मुझे दे दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई कैप्टन रामकिशन मेहता। मैंने अपने दिल्ली वाले सीआईडी हेडक्वार्टर के सीक्रेट नंबर तो तिवाड़ी की आवाज पहचान ली। मैंने कहा यस सर, मैं कैप्टन रामकिशन बोल रहा हूँ। वो बोला मैं दिल्ली हेडक्वार्टर से तिवाड़ी बोल रहा हूँ, टंडन साहब से बात करो। ये वही खद्दर पोश, तोते जैसी नाक, सुनहरी ऐनक वाले गंजे परषोत्तम टंडन थे जो भारतीय प्रधानमंत्री के सेक्रेटेरिएट के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर थे और जिनके बारे में मेरी छठी हिस्स कभी कभी खबरदार कर दिया करती थी कि इस हिंदू इंटेलिजेंस ऑफिसर से होशियार रहो। मैंने टंडन जी को नमस्ते कहा। उन्होंने जवाब में तेज आवाज से कहा, आखिर यह सब क्यों हुआ? तुम वहां किस लिए गए थे? वो मुझ पर बरस रहे थे। मैंने कहा सर, मैंने अपने जोन में ड्यूटी पूरी कर दी थी। ये पौंडीचेरी में सबोताज हुआ है। परषोत्तम टंडन ने तल्ख लहजे में कहा, ये अंदाजे लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर सख्त अपसेट है। मैं अभी उनके पास से उठकर आ रहा हूँ। फौरन पौंडीचेरी पहुंचकर मुझे फुल रिपोर्ट दो। तुम मेरा सीक्रेट फोन नंबर जानते हो। खटाक से फोन बंद कर दिया गया। इंस्पेक्टर नाथन मुंह खोले मुझे तक रहा था। मैंने गहरा सांस भरकर रिसीवर रख दिया। इंस्पेक्टर नाथन की परेशानी हर जानिब थी। इंस्पेक्टर नाथन को कैमोफ्लेज करने की गरज से कन्याकुमारी की इस फौजी बंदरगाह के मजदूरों का लेबर ऑफिसर बना दिया गया था। असल में वो इस सारे इलाके का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था और वो मुअत्तल होने से नहीं बच सकता था, बल्कि खतरा ये भी था कि उस पर मुकदमा चलाया जाए। उसने खुश्क आवाज में पूछा, कौन था? मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर परषोत्तम दास टंडन। मैंने अपने आप को बेदिली से कुर्सी पर गिरा दिया और परेशान होकर कहा, कसूर पौंडीचेरी की सिक्योरिटी का है और सारा इल्जाम हमारे सर थोपने की कोशिश की जा रही है। इंस्पेक्टर नाथन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, तुम फिक्र न करो इंस्पेक्टर, तुमने अपने जोन से सबमरीन को ऑल क्लियर की रिपोर्ट वसूल करने के बाद गुजार दिया था। इंस्पेक्टर नाथन ने मुर्ता आवाज में कहा, कैप्टन, सब अपनी खाल बचाने की फिक्र में है। तुम देख लेना, हम दोनों फंस जाएंगे, बल्कि तुम भी छूट जाओगे और मैं फांसी के तख्ते पर लटकाया जाऊंगा। मैंने इंस्पेक्टर नाथन को एक बार फिर तसल्ली दी और कहा कि टंडन जी ने मुझे पौंडीचेरी जाकर हादसे की फुल रिपोर्ट सबमिट कराने को कहा है। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो, जहां अकेले तुम ज्यादा परेशान होगे। इंस्पेक्टर नाथन ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और आजिजी से बोला, कैप्टन, तुम तो मेरे हक में गवाही दोगे ना? तुम तो जानते हो कि हमने सबमरीन की किस तरह चेकिंग की थी। सब कुछ ठीक था। मैंने कहा, इसमें क्या शक है, मगर नुकसान बेपनाह हुआ है। सबमरीन के बरखचे उड़ गए हैं। ख्याल है कि अमले का कोई आदमी नहीं बच सका। बहरहाल पौंडीचेरी पहुंचने के बाद हम तखीबकारों का सुराग लगाकर दम लेंगे। ये उन्हीं लोगों का सबोताज है। हमने तो पहले ही कैप्टन शिवाजी से कह दिया था कि आप दोस्त को पौंडीचेरी ले जाने के बजाय सीधा कलकत्ता की तरफ चला जाए। इंस्पेक्टर नाथन फौरन बोला, मैंने अपनी रिपोर्ट में भी यही तजवीज़ पेश की थी, मगर सबमरीन का कैप्टन शिवाजी जिद्दी था। अपने साथ उसने हमें भी मरवा दिया है। अब कुछ नहीं पता क्या होगा। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। इंस्पेक्टर नाथन की आवाज भर्रा गई। मैं उसे हौसला देने की कोशिश करने लगा, मगर उसे कहाँ हौसला आता। वो खूब जानता था कि ऊपर वाले अपनी चमड़ी बचाने के लिए उसे कुर्बानी का बकरा जरूर बनाएंगे। अपने साथ मैं उसे इसलिए पौंडीचेरी ले जाना चाहता था कि वो पौंडीचेरी के सिक्योरिटी अमले को जानता था और मुझे बड़ी सहूलत हो जाती और मैं अपनी रिपोर्ट आसानी से तैयार कर सकता था। मैंने इंस्पेक्टर नाथन को अपनी बातों से कम इतना यकीन जरूर दिलाया कि उसकी नौकरी नहीं जाएगी और अगर उसे मअतल कर भी दिया गया तो वो बहुत जल्द बहाल हो जाएगा, क्योंकि मैं उसके हक में गवाही दूंगा। इंस्पेक्टर को कुछ हौसला हो गया। मैंने उसे कहा कि मिलिट्री एयरपोर्ट से पता करवाए कि हमें कोई तैयारा पौंडीचेरी ले जा सकता है। वहां से पता चला है कि सिर्फ एक डिकोटा एयरबेस पर मौजूद है जिसकी ओवरहॉलिंग हो रही है और सुबह 8 बजे एक छोटा फोकर रामेश्वर से आएगा। उसमें सवार होकर हम पौंडीचेरी जा सकते हैं। रेल के जरिए जाने से 1.5 दिन लग जाता है। हमने यही तय किया कि दूसरे रोज सुबह 8 बजे पौंडीचेरी के लिए रवाना हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद फोन आ रहे थे। ये तमाम टेलीफोन मद्रास, केरला और दिल्ली की सिक्योरिटी वालों के थे। इंस्पेक्टर नाथन बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि हमने ऑल क्लियर की रिपोर्ट मिलने पर सबमरीन को रवाना होने की इजाजत दी थी। अभी शाम नहीं हुई थी कि मद्रास हेडक्वार्टर से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम भी अपने 2 आदमियों के साथ तहकीकात करने वहां पहुंच गया। उसने मुझसे भी मुलाकात की, हमसे पूरी रिपोर्ट ली, हमारे बयानात लिखवा कर फाइल में रखे और जेटी पर जाकर उस जगह का मुआयना किया जहां एटमी आबदोज कुछ वक्त लंगर अंदाज रही थी। फिर गोदाम का भी मुआयना किया।
अभी तक सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर गणेशम ने इंस्पेक्टर नाथन को ये नहीं बताया था कि उसे मअतल कर दिया गया है। वो पहले उससे पूरी मालूमात हासिल करना चाहता था। फिर जब उसने नाथन से कहा कि महकमे ने उसे मअतल कर दिया है तो इंस्पेक्टर नाथन करीब बेहोश हो गया। हमने उसे पानी पिलाया, हौसला दिया और उसे लेबर ऑफिस के दूसरे कमरे में ले जाकर लिटा दिया। रात को हम सब ने वहीं बंदरगाह के ऑफिस में ही खाना खाया। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम अपने 2 आदमियों के साथ रेस्ट हाउस में आराम करने चल दिया। इंस्पेक्टर नाथन को मैं उसके बस्ती वाले क्वार्टर में छोड़ आया। हमारा प्रोग्राम दूसरे रोज पौंडीचेरी इकट्ठे जाने का था, मगर अब इंस्पेक्टर नाथन के मअतल होने से सूरत हाल बदल गई थी। मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा था। अब मुझे दूसरे रोज अकेले ही पौंडीचेरी जाना था। मैं अपने क्वार्टर वाले कमरे में आ गया। आज की रात मेरा इस क्वार्टर में वैसे भी रहना जरूरी था, क्योंकि मुझे रात के 10 बजे के बाद पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता कायम करना था। खाना मैं ऑफिस से खाकर ही आया था। पौंडीचेरी जाने के लिए मुझे किसी किस्म की खुसूसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। कपड़े मेरे पास मौजूद थे। एक ब्रीफकेस भी था। दिल्ली हेडक्वार्टर की एक फाइल उसमें पहले ही से रखी हुई थी। इस ब्रीफकेस में मेरा दिल्ली हेडक्वार्टर का शनाख्ती कार्ड भी था, जिस पर मेरी तस्वीर के नीचे मेरा नाम कैप्टन रामकिशन मेहता लिखा था और सरकारी मोहर लगी थी। इसके अलावा कुछ करेंसी नोट भी थे। मेरी एक डायरी थी जिस पर मेरे दिल्ली वाले मकान का पता और दोस्तों के और होने वाली बीवी सुजाता के टेलीफोन नंबर दर्ज थे। मैंने घड़ी देखी, अभी 10 बजने में 1 घंटा बाकी था। मैं पतलून बुशर्ट में ही रहा और सिगरेट सुलगाकर कॉफी बनाने लगा। कुछ देर पलंग पर बैठा रहा। खबरों में ऑल इंडिया रेडियो ने एटमी आबदोस की तबाही की खबर बिल्कुल नहीं दी थी। एक छोटी सी खबर में महज ये बताया गया था कि आज दिन में पौंडीचेरी बंदरगाह की एक जेटी पर आग भड़क उठी, जिसे आग बुझाने वाले अमले ने फौरन बुझा दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि हमारी इत्तला के मुताबिक आबदोस के साथ उसके अमले के भी परखचे उड़ गए थे। आम लोगों का नुकसान इसलिए नहीं हुआ था कि एटमी आबदोस जेटी से दूर एक खाड़ी में लंगरअंदाज थी। वहां एक टीले की ओट थी। हुकूमत ने इस खबर को नशर नहीं होने दिया था। जब रात के ठीक 10 बज गए तो मैंने कोने वाली बोरियों के नीचे से छोटा सा मगर ताकतवर ट्रांसमीटर निकाला और उसे ऑन करके खास फ्रीक्वेंसी में लाने की कोशिश करने लगा। बाहर रात की खामोशी काफी गहरी हो चुकी थी। कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। ट्रांसमीटर में टोन की आवाज निकली और फिर दूसरी तरफ से किसी ने मरमूज कोड में अपना नाम दोहराया। यह हमारा खास कोड था। मैंने भी फौरन अपना कोड नंबर बोला। दूसरी तरफ से मेरे बॉस की आवाज सुनाई दी। वो मरमूज हुरूफ में बात कर रहा था, जिसमें लफ्ज कोई नहीं था, ताकि दोनों तरफ कोड को खोलने और इबारत बनाने में आसानी रहे। मैंने एक इंतहाई गैर जिम्मेदारी का काम किया था। उस रोज कुछ कैफियत ऐसी है जानी थी कि मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। वैसे भी मेरा क्वार्टर लेबर ऑफिस से दूर जंगल में था। रात के वक्त वहां जिस शख्स के आने की तवक्को थी वो कत्ल कर दिया गया था। सिन्हाली एजेंट सिंगू ही वक्त बे वक्त अचानक निकल आता था। उस वक्त इत्तेफाक देखिए कि रिवॉल्वर मुझसे 6-7 कदमों के फासले पर तकिए के नीचे पलंग पर पड़ा था, क्योंकि मैं रात को रिवॉल्वर अलमारी की दराज से निकाल कर तकिए के नीचे रखकर सोता था। मैं पलंग की पायथी की जानिब लकड़ी के फर्श पर बिछी हुई चटाई पर बैठा ट्रांसमीटर पर अपने पाकिस्तानी बॉस से बातचीत कर रहा था। दीवार पर हल्का बल्ब भी रोशन था। पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन उस रोज इंतहाई बेपरवाह होकर ऐसा खतरनाक काम कर रहा था। बॉस को एटमी आबदोस की तबाही की इत्तला पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि अब मुझे दूसरे मिशन के बारे में दिल्ली में खबर कर दी जाएगी। वायरलेस पर मैं 15-20 मिनट तक बातें करता रहा। बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी गई मुझे। फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर बरामदे में कोई आदमी मौजूद है। मैंने वहीं ट्रांसमीटर बंद करके उसे पलंग के गद्दे के नीचे खिसका दिया। आहिस्ता से उठकर दीवार के साथ दबे पांव चलता दरवाजे तक आया। एक बार तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने इंस्पेक्टर नाथन खड़ा मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। मैंने फौरन अपने आप को संभाला और पूछा, इंस्पेक्टर नाथन, तुम इस वक्त कैसे आ गए? खैरियत तो है? इंस्पेक्टर नाथन की आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। गुस्से में दांत पीसते हुए गुर्राया, कैप्टन, तुम और पाकिस्तानी एजेंट, एटमी आबदोस की तबाही का मामला अब हल हुआ है। मेरी खुशकिस्मती थी कि इंस्पेक्टर नाथन वर्दी में नहीं था और उसकी पेटी में पिस्तौल नहीं लगा था। वो शब ख्वाबी के लिबास में था और कोई जरूरी बात करने मेरी तरफ आया था। उसने अंदर से मेरी बातों की आवाज सुनी तो दरवाजे के पास आकर रुक गया। फिर उसने कोड अल्फाज में मुझे बातें करते सुना तो फौरन समझ गया कि मामला क्या है। आखिर वो खुद सीक्रेट सर्विस का आदमी था। फौरन समझ गया कि मैं किसी दूसरे मुल्क की सीक्रेट सर्विस से बात कर रहा हूँ। वायरलेस ट्रांसमीटर पर मुझे दिल्ली बात करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दिल्ली और मद्रास में उसके ऑफिस पर लगे फोन पर ही बात कर लिया करता था। और अपने रेडियो ट्रांसमीटर की बाबत मैंने इंस्पेक्टर नाथन से कभी जिक्र नहीं किया था। सिवाय पाकिस्तान के मैं किसी और मुल्क का एजेंट नहीं हो सकता था। इस बात पर इंस्पेक्टर नाथन की मौत भी मेरे हाथों यकीनी हो गई थी। सिन्हाली एजेंट के बयान को तो मैं किसी कदर छुटला भी सकता था, मगर इंस्पेक्टर नाथन की रिपोर्ट को मैं किसी हालत में भी छुटला नहीं सकता था। इस बात के लिए मैं
खुदा का शुक्र बजा ला रहा था कि इंस्पेक्टर नाथन के पास पिस्तौल नहीं था, वरना वो दरवाज़ा खुलते ही मुझे शूट कर देता और मैं अपना बचाव नहीं कर सकता था। दूसरी शुक्र बजा लाने वाली बात यह थी कि हम दोनों लेबर ऑफिस से दूर एक वीरान जगह पर अकेले थे और हमारी आवाज़ या इंस्पेक्टर नाथन की आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था। बेचारे ने वतन परस्ती का हक अदा करते हुए मेरी गर्दन जरूर दबोच ली थी, मगर मेरे तजुर्बे, ताकत और महारत के आगे उसकी हैसियत सिफर के बराबर थी। चुनाचे दूसरे ही लम्हे उसकी गर्दन मेरे आहनी पंजे के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। मैं उसकी गर्दन को झटके दे रहा था और उसकी आंखें बाहर को निकल आई थी। उसके बाद उसकी गर्दन का तनाव खत्म हो गया, उसका सर एक तरफ गिरने लगा। मैंने उसे आराम से फर्श पर छोड़ दिया, वो मर चुका था। मैंने पहला काम ये किया कि ट्रांसमीटर को पलंग के नीचे से निकाला, बाहर निकलकर दरवाजे को ताला लगाया, सुंबल के दरख्त के नीचे जाकर उसे चबूतरे के पत्थर के नीचे छुपा दिया, ऊपर पत्थर दोबारा रखकर मिट्टी और घास डाली और लपक कर कमरे में वापस आ गया। आते ही बत्ती बुझा दी। इंस्पेक्टर नाथन की लाश ठिकाने लगाने का काम अब मेरे सामने था। वैसे तो मैं लाश को किसी भी जगह जमीन में दबा सकता था, लेकिन उसकी गुमशुदगी कई शुबहात को जन्म दे सकती थी और ये खबर दिल्ली मेरे हेडक्वार्टर तक भी जाती और वहां प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट का चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर परशुत्तम दास टंडन पहले ही मुझे अपनी निगाह में रखे हुए था। एक ख्याल मेरे जहन में अचानक आ गया। ख्याल बड़ा मुनासिब था, मगर उसके लिए मुझे मजीद अंधेरा होने का इंतजार था। इंस्पेक्टर नाथन की लाश मेरे कमरे के फर्श पर पड़ी थी। कमरे में अंधेरा था। मैंने झुककर नाथन के दिल पर हाथ रख दिया। उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी। मैं रसोई में गया। वहां कोने में नारियल की छाल की बनी हुई रस्सी का गुच्छा कई रोज से पड़ा हुआ था। मैं उसे कमरे में लाया। ये 15-20 फुट लंबी रस्सी थी और काफी पतली रस्सी थी। जब रात और ज्यादा गहरी हो गई तो मैंने कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में नजर दौड़ाई। जंगल के दरख्तों में गहरी तारीकी और मौत जैसा सन्नाटा छाया था। 2-3 झिंगर खाड़ी की तरफ बोल रहे थे। इंस्पेक्टर नाथन भारी जिस्म वाला नहीं था। मैंने उसकी लाश को कांधे पर डाला, रस्सी का गुच्छा हाथ में पकड़ा और बरामदे से होता हुआ दरख्तों में निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद समंदर की खाड़ी का साहिल आ गया। जहां मैंने एक मौजूद दरख्त देखकर नाथन की लाश को जमीन पर रख दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद समंदर की खाड़ी का साहिल आ गया। जहां मैंने एक मौजूद दरख्त देखकर नाथन की लाश को जमीन पर रख दिया। दरख्त की एक टहनी नीचे को झुकी हुई थी। मैंने रस्सी का फंदा बनाकर उसे इंस्पेक्टर की गर्दन में डालकर अच्छी तरह से कस दिया, फिर लाश को उस टहनी के साथ लटका दिया। इस बात का मैं खास तौर पर ख्याल रखे हुए था कि जो कोई भी देखे उसे ये केस खुदकुशी का ही मालूम हो। किसी पहलू से भी ये साबित न कर सके कि इसे मारने के बाद दरख्त पर लटकाया गया है। इस काम से फारिग होने के बाद मैं वापस अपने क्वार्टर में आकर पलंग पर लेट गया और अपने दूसरे रोज वाले पौंडीचेरी के दौरे के बारे में गौर फिक्र करने लगा। वहां सब मेरे लिए अजनबी थे। मुझे उनसे धमाके की तफसीलात मालूम करने के बाद रिपोर्ट मुरतब करनी थी। मैंने ये तय कर रखा था कि रिपोर्ट में सुनहली तखरीबकारों की कार्रवाइयों को ज्यादा अहमियत दी जाएगी। उसके बाद मुझे नींद आ गई। सुबह उठा तो दिन काफी निकल आया था। मैंने उठकर जल्दी से फर्श पर निगाह डाली। वहां रात की धींगा मुश्ती के कोई निशान नहीं थे। मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले और थोड़ी सी कॉफी पीने के बाद क्वार्टर को ताला लगाकर जेटी के लेबर ऑफिस की तरफ चल पड़ा। वहां मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर अपने दोनों आदमियों के साथ पहले से मौजूद था। मुझे 8 बजे इंडियन एयरफोर्स का फोकर पकड़ना था जो रामेश्वर से आने वाला था। उस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम को नमस्ते किया। उसने भी नमस्ते किया और बोला, इधर किसी फाइल में कोई इंतराज नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इंस्पेक्टर नाथन एक गैर जिम्मेदार अफसर हैं। बहरहाल उसकी बाबत अब इंक्वायरी कमीशन ही कोई फैसला करेगा। वो फाइल आगे रखकर उसके वर्क उलट रहा था। मैं कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया और कनखियों से बाहर देखने लगा। मैं इस इंतजार में था कि कोई मजदूर इधर भागता हुआ आए और हमें ये बताए कि इंस्पेक्टर नाथन की लाश दरख्त से लटकी हुई है, क्योंकि मजदूर उधर ही से काम पर आते थे और उनके आने का वक्त हो चुका था। मैं सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम से बातें करने लगा। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, इंस्पेक्टर नाथन बड़ा जिम्मेदार अफसर हैं। पिछले दिनों उसकी बीवी बहुत बीमार थी, इस वजह से उससे कुछ गफलत हो गई होगी। और फिर सबमरीन की चेकिंग उसने मेरे सामने की थी और कैप्टन शिवाजी से NOC भी लिया था। गणेशम फाइल बंद करते हुए उसका फीता बांधते हुए बोला, कैप्टन मेहता, तुम इन लोगों को नहीं जानते। ये महज दिखावे के लिए काम करते हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल महसूस नहीं करते। मैंने गोशाए चश्म से एक मजदूर को देख लिया था जो लेबर ऑफिस की तरफ दौड़ा हुआ चला रहा था। वो क्या खबर ला रहा है मुझे मालूम था। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम को सिगरेट पेश किया। वो मुस्कुराकर बोला, मैं सिगार पीता हूँ, सिर्फ सिगार। इतने में बाहर मजदूर के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो तमिल जबान में शोर मचा रहा था, उधर लाश है, उधर लाश है। मैंने अतकारी करते हुए चौंक कर खिड़की में से
मजदूर की तरफ देखा। गणेशम और उसके आदमी भी उठकर बाहर आ गए। क्या हो गया है? किसकी लाश है? क्या कह रहे हो तुम? मैंने मजदूर के करीब जाकर पूछा। ये काला कलोटा उधेड़ उम्र का आदमी था। बेचारे से खौफ के मारे बात नहीं हो रही थी। हाथ जोड़ रखे थे। बोला, सरकार, उधर नाथन बाबू की लाश लटकी हुई है। मैंने उसे डांटते हुए कहा, क्या बकवास करते हो? वो बोला, सरकार, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। नाथन बाबू की लाश दरख्त से लटकी हुई है। वहां दूसरे लोग भी जमा हैं। गणेशम के मुंह से बेख्तियार निकल गया, ओ माय गॉड। हम सब उस तरफ को दौड़े जा रहे थे जिधर मजदूर ने इशारा किया था। वो मजदूर हमारे आगे आगे दौड़ रहा था। मुझे मालूम था कि वो किधर जाएगा। मैं मद्रासी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम के साथ दौड़ रहा था। बहुत जल्द हम खाड़ी के किनारे उस दरख्त के नीचे आ गए जिसकी टहनी से इंस्पेक्टर नाथन की लाश लटक रही थी। मैं वहीं अपना सर पकड़ कर बैठ गया। हे भगवान, नाथन ने ये क्या कर दिया? मद्रासी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम के लिए ये नतीजा निकालना कोई मुश्किल नहीं था कि इंस्पेक्टर नाथन ने इंक्वायरी से बचने के लिए खुदकुशी कर ली है। मैंने उसके ख्याल को मजीद मुस्तहकम करने के लिए दुख भरी आवाज में कहा। वो अपनी सस्पेंशन से बहुत परेशान था। उसे खतरा था कि शायद उसे कैद भी हो जाए, मगर उसे खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। मैं जमीन पर पांव मारकर अफसोस करने लगा। इंस्पेक्टर, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बेगुनाह थे। महकमा अंधा नहीं है, वो जरूर इंसाफ करता। हे भगवान। सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम भी अफसोस करने लगा। उसी वक्त आदमी भुलवा कर इंस्पेक्टर नाथन की लाश दरख्त से उतरवाई गई। लाश उसके घर पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वहां कोई ऐसा इंतजाम नहीं है और न ही किसी को ये ख्याल आएगा कि मरने वाले की गर्दन पर किसी की उंगलियों के निशान देखे जाएं। मैंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम को एक तरफ ले जाकर कहा, मुझे सबमरीन डिजास्टर की रिपोर्ट बनाने के लिए 8 बजे पौंडीचेरी जाना है। मुझे इजाजत दें। गणेशम फौरन बोला, जरूर कैप्टन मेहता, तुमसे फिर मुलाकात होगी। गुड लक। मैंने गणेशम से हाथ फैलाया और इंस्पेक्टर नाथन की अंदोहनाक मौत पर एक बार फिर अफसोस किया। वहां से रुखसत होकर वापस अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। वहां से ब्रीफकेस उठाया और खाड़ी की दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के छोटे से रनवे पर आ गया। वहां भी ग्राउंड का मुख्तसर सा अमला इंस्पेक्टर नाथन की खुदकुशी पर अफसोस कर रहा था। रामेश्वरम से वो फोकर तैयार आ चुका था जिसमें सवार होकर मुझे पौंडीचेरी जाना था। ये 4 नशिस्तों वाला छोटा सा तैयारा था। पायलट मद्रासी था। मैंने उसे अपना ID कार्ड दिखाया। उसने मुझे सैल्यूट किया और जहाज की तरफ लेकर बढ़ा। 10 मिनट बाद हमारा फोकर तैयारा भारत के जुनूबी साहिल से बुलंद होकर तमिलनाडु की दूसरी बड़ी बंदरगाह पौंडीचेरी की तरफ प्रवास कर रहा था। पौंडीचेरी पहुंचकर मैंने बंदरगाह के एक करीबी होटल टावर व्यू में एक कमरा लिया। ब्रीफकेस में से अपना शनाख्ती कार्ड निकाल कर जेब में रखा। कमरे में ताला लगाया और सीधा बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। जेटी के इलाके को बहरी फौज और सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने घेरे में ले रखा था। जेटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मेरी आमद की इत्तला कर दी गई थी। उसने मेरा शनाख्ती कार्ड चेक किया और मुझे एक दफ्तर में ले गया। वहाँ चीफ जेटी ऑफिसर ने मेरा स्वागत किया। ये मद्रासी था। अंग्रेजी तो ये लोग मादरी जबान की तरह रवानी से बोलते थे, मगर ये जेटी ऑफिसर तेलुगु और मलयालम भी जानता था। वो मुझसे अंग्रेजी में बात कर रहा था। जब मैंने उसे बताया कि अगरचे मैं पंजाबी हूँ मगर तमिल भी बोल लेता हूँ तो वो बड़ा खुश हुआ और फिर तमिल में बात करने लगा। बंदरगाह पर कुछ मुल्की और कुछ गैर मुल्की बार बरदार जहाज खड़े थे। जेटी ऑफिसर मुझे एक स्टीमर में बिठाकर टीले के अकब वाली उस खाड़ी में ले गया जहाँ एटमी आबदोज में धमाका हुआ था। आबदोज का मलबा काफी हद तक उठा लिया गया था, मगर अभी तक फौलाद और एल्युमिनियम के मुड़े थुड़े टुकड़े टीले के नशेब में दूर दूर तक बिखरे पड़े थे। धमाका इस कदर खौफनाक था कि आसपास के कई दरख्त जड़ से उखड़ गए थे। एक बड़ा ट्रॉलर जिसमें क्रेन लगी थी समंदर में जंजीर डाले गर्क शुदा टुकड़ों को निकालने में लगा था। बहरी फौज का अमला रिवायती अंदाज में अपना काम कर रहा था। जेडी ऑफिसर की जबानी मालूम हुआ कि आबदोज के हमले का कोई आदमी नहीं बचा। किसी एक की भी लाश नहीं मिल सकी। सिर्फ कुछ इंसानी पांव जरूर किनारे पर पड़े मिले हैं। मैं अपनी नोटबुक में ये तफसीलात दर्ज करता चला गया। कुछ देर वहां रहकर सूरत हाल का जायजा लिया और फिर जेटी ऑफिसर के साथ वापस उसके ऑफिस में आ गया। उसने मेरे लिए कॉफी मंगाई, एक सिगार पेश किया। इतने में दिल्ली प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर परशुत्तम दास टंडन का फोन आया। वो मुझसे बात करना चाहता था। मैंने रिसीवर थाम कर उसे नमस्कार किया। उसने नमस्कार का कोई जवाब न दिया। बोला, तुम पौंडीचेरी में ही रहना। आज 4 बजे दोपहर सौराष्ट्र के इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर व्यास पौंडीचेरी पहुंच रहे हैं। वो एक खास मिशन पर आ रहे हैं। इस बारे में तुमसे जबानी बात करेंगे। मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। उनसे पूरा ताउन करना। अब मुझे यकीन है कि हम उस तखरीबकार गैंग का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे जिन्होंने सबमरीन को तबाह किया है। तुम अपनी रिपोर्ट तैयार करके जल्दी हमें भिजवाने की कोशिश करो। हमें इस दुर्घटना की पूरी तफसील चाहिए। टंडन साहब ने फोन बंद कर दिया। उसने मेरे दिल में तशवीश की खलिश को बेदार कर दिया था। उसे कैसे यकीन है कि वो तखरीबकारों का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे। मिस्टर व्यास को कौन से खुफिया मिशन पर भेजा जा रहा है। जहन में तरह तरह के शुगुक व शुबहात और खदशे सर उठा रहे थे। बहरहाल मैंने मजीद मोहतात रहने का फैसला कर लिया। अफसोस इस बात का था कि मेरे पास जहरीले सिगारों में से एक भी सिगार नहीं था।
सिर्फ एक रिवॉल्वर ही था जिसे मैं सफर में अपने साथ ही रखता था और जो ब्रीफकेस में बंद होटल में पड़ा था। दिल एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गया। आखिर इन लोगों के पास ऐसा कौन सा नक्शे सुलेमानी आ गया है जिसकी मदद से ये एटमी आबदोज की तबाहकारी के जिम्मेदार अफराद का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगी। मैंने ये कहकर अपने दिल से खदशात को निकाल दिया कि ये महज मामूल की सुराग रसानी और तहकीकात होंगी जिसका कुछ भी नतीजा बरामद नहीं हो सकेगा। आबदोज के परखचे उड़ चुके थे, कोई सबूत बाकी नहीं बचा था। ये इंडियन इंटेलिजेंस वाले खुशफहमियों में मुब्तला हैं। 4:30 बजे मैं ऑफिस ही में था कि पता चला गुजरात काठियावाड़ के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर DM व्यास आ गए हैं। मैं उन्हें लेने जेटी ऑफिसर के साथ ऑफिस से बाहर आ गया। देखा मिस्टर व्यास हाथ में ब्रीफकेस थामे सिक्योरिटी गार्ड्स की मैयत में हमारी तरफ आ रहा था। उसने स्लेटी रंग का ठंडा सूट पहन रखा था। उम्र 40 बरस से कुछ ऊपर होगी। सर दरमियान से कुछ गंजा था। कनपट्टियों पर स्याह बालों में कहीं कहीं सफेदी की झलक थी। कद दरमियाना और जिस्म गठा हुआ था। सबसे नुमायां बात उस शख्स की आंखें थी। आंखों में एक ऐसी मकनातीसी चमक थी जो दिल की गहराइयों में उतरती महसूस होती। इन आंखों में किसी भी मसले की तह तक पहुंचने की सलाहियत और अय्यारी मौजूद थी। मैंने आगे बढ़कर मिस्टर व्यास से हाथ मिलाया, उन्हें नमस्कार कहकर अपना तारुफ करवाया। मिस्टर व्यास ने आंखें घुमाकर मुझ पर एक तायराना नजर डाली और अंग्रेजी में जेटी ऑफिसर से पूछा, क्या मैं खाड़ी पर जा सकता हूँ? वह बोला, क्यों नहीं सर, आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मैं भी उनके साथ चला। खाड़ी पर हम एक बार फिर स्टीमर पर बैठ गए। मिस्टर व्यास ने उस जगह का खास तौर पर मुआयना किया जहां ट्रेलर की क्रेन समंदर के अंदर से आबदोज के गर्कशुदा टुकड़े निकाल रही थी। मिस्टर व्यास ने जेटी ऑफिसर से कहा, अभी तक समंदर की तह से क्या कुछ निकाला गया है? मुझे उसका मुआयना करना होगा। समंदर से निकाला गया कुछ मलबा वहीं किनारे पर पड़ा था। कुछ लोहे के टुकड़े करीबी गोदाम में जमा कर दिए गए थे। मिस्टर व्यास ने उन सबको एक एक करके देखा, फिर मुझे साथ लेकर गोदाम से बाहर आ गया। जेटी ऑफिसर हमारे पीछे पीछे आ रहा था। मिस्टर व्यास ने उसे कहा, मैं चाहता हूं कि इन तमाम चीजों पर कड़ा पहरा लगा दिया जाए और अब समंदर से जो भी चीज निकले मुझे दिखाए बगैर गोदाम में न रखी जाए। जेटी ऑफिसर ने मुस्तैदी से कहा, ऐसा ही होगा सर। मैंने इतना अंदाजा लगा लिया था कि मिस्टर व्यास को ऐसी कौन सी चीज की तलाश है जो आबदोज के साथ समंदर में गर्क है। मैंने इस बारे में खुद कोई सवाल करना मुनासिब न समझा। मैं जानता था कि वो जिस खुफिया मिशन पर यहाँ आया है उस पर खुद ही रोशनी डालेगा। पौंडीचेरी बंदरगाह के पास ही सरकारी रेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल में कोने वाला कमरा उसे दिया गया था जहां सहूलत की हर शय मौजूद थी। वो मुझे साथ लेकर रेस्ट हाउस में आ गया। मैं ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि वो किस खुफिया मिशन पर वहां आया है। मिस्टर व्यास ने नौकर से कहा कि कॉफी लाए। हम बैल्कनी में बैठ गए। सामने ढलान पर नारियल के दरख्तों की कतारें दूर समंदर के किनारे तक चली गई थी जहां 2 माल बरदार जहाज लंगर अंदाज थे। शाम होने वाली थी। ठंडी हवा चल रही थी। कॉफी पीते हुए मिस्टर व्यास ने अपनी गहरी मकनातीसी आंखों से मुझे देखा और बोला, कैप्टन मेहता, आज सुबह हम पर एक अजीबोगरीब इंकिशाफ हुआ है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क कर फिर अपने मामूल पर आ गया। ये किस इंकिशाफ की बात कर रहा है? मैंने ढलान की तरफ देखा। कुछ मजदूर एक जगह झाड़ियां साफ कर रहे थे। अगर मैं मिस्टर व्यास की गर्दन तोड़कर उसे बैल्कनी से नीचे फेंक देता तो ये मजदूर देख लेंगे। इसके सिवा और इंकिशाफ क्या हो सकता था कि उन्हें मेरे बारे में इल्म हो गया होगा कि मैं पाकिस्तानी एजेंट हूँ। मैंने खाली नजरों से मिस्टर व्यास की तरफ देखा। उसने बड़े सुकून से कॉफी का घूंट पीकर प्याली मेज पर रखी और बोला, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि ये आबदोज रूस ने हमें दी थी और अभी इसमें कुछ रूसी इंजीनियर मौजूद थे। ये जदीद तरीन एटमी आबदोज थी। रूस के वजारत दिफा की जानिब से हमें एक खुफिया पैगाम में बताया गया है कि इस आबदोज के टारपीडो रूम में एक इंतहाई ताकतवर टीवी कैमरा नस्ब किया गया था जो एक छोटे से गोल रेड बॉक्स में था। ये रेड बॉक्स ऐसी धात से बनाया गया है कि उस पर भयानक से भयानक धमाके का कोई असर नहीं हो सकता। जदीद तरीन एटमी आबदोजों और जहाजों में इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई तखरीबकार वहां बम लगाने में कामयाब हो जाए और आबदोज गर्क हो जाए तो इस रेड बॉक्स का टीवी कैमरा उसकी नकलो हरकत की सारी फिल्म उतार ले, जिसे बाद में डेवलप करके तखरीबकार को पकड़ा जा सके। टारपीडो रूम में यह कैमरा इसलिए नस्ब किया जाता है कि आमतौर पर तखरीबी कार्रवाइयों का निशाना टारपीडो रूम को ही बनाया जाता है, क्योंकि वहां पहले ही से टारपीडो मिसाइल मौजूद होते हैं जो टाइम बम के साथ फटकर तबाही में 10 गुना इजाफा कर देते हैं। रूसी वजारत दिफा के इस इंकिशाफ ने हमारी बुझी हुई उम्मीदें फिर से रोशन कर दी हैं और हमें यकीन है कि अगर हम समंदर के नीचे से वो रेड बॉक्स बरामद करने में कामयाब हो जाएं तो वो शख्स जरूर पकड़ लिया जाएगा जिसने टारपीडो रूम में टाइम बम लगाया था। एक पल के लिए मेरे पांव तले से जमीन हिल गई। ये शख्स मेरी मौत का पैगाम लेकर आया था। टारपीडो रूम में मैंने ही टाइम बम लगाए थे।
अगर वहाँ किसी खुफिया जगह पर रेड बॉक्स में टीवी कैमरा नस्ब था तो उसमें मेरी नकलो हरकत की फिल्म महफूज हो गई होगी। और अगर वो फिल्म इन लोगों के हाथ आ जाती है तो फिर न सिर्फ ये कि मुझ पर अजियतनाक तशद्दुद का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, बल्कि मेरा मिशन भी खात्मे मिल जाएगा। मैंने अपने आप को पूरी तरह काबू में रखा और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाते हुए कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मिस्टर व्यास, इस बात का हमारे पास क्या सबूत है कि तकरीबकारों ने टारपीडो रूम में ही बम लगाया था? यह भी तो हो सकता है कि ये टाइम बम इंजन रूम में किसी जगह लगाया गया हो। ऐसी सूरत में हम मुजरिमों का सुराग नहीं लगा सकेंगे क्योंकि रेड बॉक्स की फिल्म खाली होगी। मिस्टर व्यास ने कॉफी की प्याली में आहिस्ता से चम्मच हिलाते हुए कहा, तल तक हमें भारत की नेवल इंटेलिजेंस ने जो अपनी तहकीकाती रिपोर्ट फराहम की है उससे ये बात साबित हो गई है कि टाइम बम एक नहीं बल्कि 2-3 थे और ये सारे के सारे टारपीडो रूम में ही लगाए गए थे, क्योंकि टाइम बमों के इस चाल मादे के निशान टारपीडो रूम के पाइप के टुकड़ों पर ही मिले हैं। यही वजह है कि हम पूरी तरह से पुरुम्मीद हैं कि अगर हम रेड बॉक्स समंदर से बरामद करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो तकरीबकार जरूर पकड़ा जाएगा जिसने वो टाइम बम लगाए थे, क्योंकि रेड बॉक्स में नस्ब शुदा टीवी कैमरे पर उसकी तस्वीर वाज़े तौर पर आ गई होगी। ये बात मेरे सुकून को तहबाला करने के लिए काफी थी। ये बड़ी खतरनाक बात थी। रेड बॉक्स मेरी मौत का परवाना था। उसमें लगे हुए कैमरे ने मेरी तमाम नकलो हरकत और कैप्टन शिवाजी से मेरी गुफ्तगू और फिर उसको मेरा इंजन रूम की तरफ भेजना, फिर टारपीडो मिसाइल और पाइपों के दरमियान टाइम बम चिपकाना, ये सब कुछ महफूज कर लिया गया होगा। मेरे खिलाफ इससे बड़ी शहादत और क्या हो सकती थी। मैं सिगरेट का कश लगाना भूल गया था। मिस्टर व्यास ने मेरे सिगरेट के बढ़ते हुए गुल की तरफ इशारा करते हुए कहा, कैप्टन, तुम्हारे सिगरेट की राख गिरने वाली है। मैंने जल्दी से राख एस्ट्रे में छाड़ दी और बज़ाहिर खुश होकर बोला, आई एम सॉरी। मिस्टर व्यास, आपने तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। अगर रेड बॉक्स मिल जाता है तो हम इस इलाके के सारे तकरीबकारों को गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि जिस आदमी ने टारपीडो रूम में टाइम बम लगाए थे वो यकीनन सिंहाली तकरीबकारों के गिरोह का आदमी होगा और हमारी इंटेलिजेंस उसे आसानी से तलाश करके उससे बाकी लोगों की निशानदही करवा लेगी। मिस्टर व्यास ने जेब से रुमाल निकालकर अपने होंठों के किनारे साफ किए और बोला, इस इंकिशाफ का इल्म हमारी वजारत दिफा के सिर्फ चंद एक लोगों तक ही महदूद है। सीक्रेट सर्विस में ये बात मिस्टर टंडन के बाद मुझे और अब तुम्हें मालूम है। हमें इस राज को अपने दिल की गहराइयों में बंद रखना है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। मैंने सिगरेट राखदान में बुझा दिया। अभी आधा सिगरेट बाकी था। मिस्टर व्यास ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, तुमने तो आधा सिगरेट जाया कर दिया कैप्टन मेहता। ये चालाक आदमी मेरी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, दरअसल मैं पिछला आधा सिगरेट नहीं पीता। डॉक्टरों का कहना है कि इस हिस्से में निकोटीन ज्यादा होती है। मिस्टर व्यास ने कहा, ओह आई सी। उसकी मकनातीसी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, मगर मैं भी कुछ कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ था। उसकी मकनातीसी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, मगर मैं भी कुछ कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ था। मैंने बात को फौरन बदलते हुए कहा, लेकिन मिस्टर व्यास, क्या हमें रेड बॉक्स मिल जाएगा? क्योंकि हमारी तमाम तर तहकीकात का दारोमदार अब इस रेड बॉक्स पर ही है। व्यास ने आराम कुर्सी पर पीछे की तरफ होते हुए कहा, हम वो तलाश कर लेंगे। कल सुबह मद्रास नेवल डॉक यार्ड से एक स्पेशल गोताखोरों का दस्ता यहाँ पहुंच रहा है। वो लोग समंदर की गहराइयों में उतरकर चीजें तलाश करने के माहिर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कल शाम तक रेड बॉक्स हमारे पास होगा। मैंने खुश होकर कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। इस सूरत में हमें आसपास के सारे इलाके की नाकाबंदी कर देनी होगी ताकि तकरीबकार जहां से फरार न होने पाए। मिस्टर व्यास के पतले होंठ जरा से सुखड़ गए। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कैप्टन, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हादसे के फौरन बाद हमारी फौज ने इस सारे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। इस वक्त भी हमारी फौज के जवान 100 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह निगरानी कर रहे हैं। इनमें हमारे कमांडोज भी हैं जो सादा कपड़ों में एक एक आदमी पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से चौकस है। तकरीबकार जहां कहीं भी हैं वो उसी जगह पर छुपे होंगे। इस इलाके से वो बाहर नहीं निकल सकते। अगर हमें रेड बॉक्स मिल जाता है तो हम बम लगाने वाले तकरीबकार की फोटोकॉपियां हजारों की तादाद में अपने आदमियों में तकसीम कर देंगे। यूं वो बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। मंसूबा बेहद भयानक था। मेरे बचने का कोई इम्कान नहीं था। मैं दिल में यही दुआ मांगने लगा कि खुदा करे कि रेड बॉक्स न मिले, मगर मुझे ये भी एहसास था कि इस किस्म के जानलेवा मिशन में दुआएं काम नहीं आया करती। आदमी को जान हथेली पर रख कर एक्शन करना पड़ता है और फिर या दुश्मन नहीं और या आप नहीं। यह हकीकत है कि अंदर से मैं और मेरा सारा मिशन हिल गया था, लेकिन मैं अपनी जगह पर कायम था कि जो होगा देखा जाएगा और मैं मरते दम तक लड़ूंगा और अपने मुकद्दस मिशन पर डटा रहूंगा। अगर इस मिशन की तकमील की राह में मौत आ जाती है तो उसे खंदा पेशानी से कबूल करूंगा। मिस्टर व्यास उठ खड़ा हुआ, कमरे की तरफ जाते हुए बोला, तुम होटल में क्यों ठहरे हुए हो कैप्टन? मेरे पास रेस्ट हाउस में आ जाओ, जहां तुम्हें एक कमरा आसानी से दिया जा सकता है।
यह गलती मैं भूल कर भी नहीं कर सकता था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, सर होटल जहां से ज्यादा दूर नहीं है, आप जिस वक्त मुझे फोन करेंगे मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। अच्छा, अगर कोई और बात ना करनी हो तो मुझे इजाजत। मिस्टर व्यास मैं इसके पास खड़ा ब्रीफ केस में से एक फाइल निकाल कर उसको देख रहा था। फाइल बंद करने के बाद मेरी तरफ पलट कर बोला, ओके कैप्टन, तुम्हारा फोन नंबर मैंने लिख लिया है। रात को कोई जरूरत नहीं पड़ सकती। अगर दिल्ली से कोई पैगाम आ गया तो तुम्हें मुत्तला कर दूंगा। अब तुम जाकर आराम करो, मैं भी काफी थक गया हूँ। वैसे कल सुबह नाश्ता मेरे साथ ही करना, क्योंकि नेवल गोताखोरों का स्क्वाड ज्यादा से ज्यादा सुबह 9 बजे पौंडीचेरी पहुंच जाएगा। मैंने गर्मजोशी के साथ मिस्टर व्यास से हाथ मिलाते हुए कहा, ओके नो प्रॉब्लम सर, मैं सुबह 8 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा। होटल में आते ही मैंने कमरा अंदर से बंद किया और सबसे पहले अपने ब्रीफकेस को खोलकर अपनी तमाम चीजों को चेक किया। अगरचे अभी तक किसी को भी मुझ पर शक नहीं पड़ा था, मगर मैं मोहतात हो गया था। ब्रीफकेस को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। तमाम चीजें और खास तौर पर मेरा रिवॉल्वर वैसे ही पड़ा था। मैंने रिवॉल्वर खोलकर देखा, चैम्बर में गोलियां भरी हुई थी, साइलेंसर भी मौजूद था। मैं इस रिवॉल्वर को किसी जगह छुपाना चाहता था। अगरचे इसका इम्कान बज़ाहिर नहीं था, लेकिन सौराष्ट्र का शायद सबसे खतरनाक, तजुर्बाकार और इंतहाई ज़ीरक इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर DM व्यास मेरे साथ था। ऐसे इंटेलिजेंस ऑफिसर अपने करीब तरीन साथी पर भी भरोसा नहीं करते। उनके वसाइल भी बड़े वसी होते हैं। अगर उसके दिल में कोई ख्याल आ जाता है तो वो किसी भी वक्त मेरी अदम मौजूदगी में मेरे कमरे की तलाशी ले सकता है। इस काम के लिए उसे सिर्फ अपना खुफिया कार्ड ही दिखाने की जरूरत थी और पौंडीचेरी की मिलिट्री पुलिस उसके साथ हो जाती। अब सवाल ये था कि रिवॉल्वर को कहाँ छुपाऊं, क्योंकि वही एक ऐसी चीज थी जो काबिल एतराज हो सकती थी। मेरे पास इस रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं था। मिस्टर व्यास को शक पड़ सकता था कि मैं जो हेडक्वार्टर का इतना जिम्मेदार अफसर हूँ, तो मैंने अभी तक रिवॉल्वर का लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया। मैंने उस वक्त ऐसा किया कि ब्रीफकेस में से रिवॉल्वर निकाल कर साइलेंसर वाले चमड़े के छोटे थैले में रखकर पलंग के गद्दे के नीचे सरहाने की जानिब छुपा दिया। मेरा जहन अनगिनत वसवसों से निमटने की कोशिश में मसरूफ था। अगर गोताखोरों को समंदर के नीचे से रेड बॉक्स मिल जाता है तो क्या होगा, मुझे इस सूरत में क्या करना होगा। अगर किसी वजह से मैं रेड बॉक्स को उड़ा लाने में नाकाम रहता हूँ तो मेरी मौत यकीनी थी। उसे मैं बारूद से भी नहीं उड़ा सकता था। मेरा जहन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने आवाज देकर पूछा, कौन है। किसी ने जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने शुरू कर दिए। फिर एक औरत की घबराई हुई आवाज आई जो तमिल में कह रही थी कि दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। एक नौजवान साड़ी पोश लड़की बाहर कॉरिडोर में खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही वो लपक कर अंदर आ गई और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज भगवान के लिए मेरी मदद करो, वो मुझे जबरदस्ती अगवा करना चाहते हैं। मैं कॉलेज की प्रोफेसर हूँ, वो लोग गुंडे हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, प्लीज मुझे उनसे बचा लो। वो सख्त बौखलाई हुई थी। उसकी शक्ल बता रही थी कि वो एक शरीफ खातून है। इतने में बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की ने होंठों पर हाथ रखकर घबराहट में कहा, वो आ गए हैं, वो मेरे पीछे लगे हैं, भगवान के लिए मुझे इनसे बचा लो। मैंने हाथ के इशारे से उसे गुस्ल खाने में जाने को कहा और दरवाजा खोलकर बाहर देखा। कॉरिडोर में 3 तंग पतलूनों वाले गुंडा टाइप आदमी खड़े मुझे घूर रहे थे। मैंने बड़े रूप से पूछा, क्या बात है, कौन हो तुम। उनमें से एक आदमी ने, जिसकी नाक पर जख्म का निशान था, कहा, वो अंदर गई है, इसने हमारी रकम चुरा ली है, हम उसे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। मैंने उन्हें पंजाबी में गाली देकर कहा, फिर तमिल जबान में डांटा के बकवास बंद करो, वो मेरी बीवी है, अगर ज्यादा बात की तो मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। उस लड़की ने सच कहा था। ये गुंडे उसे आवारा लड़की समझकर होटल में उसके पीछे लग गए थे। बीवी का सुनते ही वो खामोशी से वापस चले गए, मगर नाक पर जख्म के निशान वाला गुंडा मुड़ मुड़ कर मुझे यूं देख रहा था जैसे उसे यकीन आया हो कि लड़की मेरी बीवी है। मैंने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी और अपना सर दरवाजे से लगाकर इत्मीनान का लंबा सांस लिया। ये एक नई मुसीबत आ गई थी। मैंने कमरे में देखा, लड़की गुस्ल खाने के बाहर दरवाजे के साथ लगकर खड़ी थी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, वो लोग चले गए हैं, तुम अब जा सकती हो। लड़की ने हाथ जोड़ दिए और गिड़गिड़ा कर बोली, भगवान के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ रहने दो, वो लोग होटल के बाहर ही होंगे और मुझे अगवा कर लेंगे। मैंने कहा, आखिर वो तुम्हारे पीछे क्यों लगे हैं, तुम रात के वक्त इस होटल में क्या लेने आई थी। लड़की ने सादा मगर दिलकश फूलदार साड़ी पहन रखी थी, माथे पर सुर्ख बिंदिया थी, जूड़े में मद्रास की औरतों के रिवाज के मुताबिक रजनीगंधा के फूलों का सफेद गजरा था। रंग मद्रासी औरतों की तरह ब्राउन था। हाथ में स्याह रंग का पर्स था। वो पलंग की पट्टी पर बैठ गई, माथे पर से बाल हटाकर बोली, वेलुपुरम से मेरी एक लेक्चरार सहेली को अपने खामत के साथ यहाँ आना था। उसने मुझे कॉलेज में फोन किया कि वो इस होटल में शाम को पहुंच जाएगी। वो मेरी बचपन की सहेली है, उसका नाम गिरजावली है। मैं उसे मिलने चली आई, जहां आकर मालूम हुआ कि वो नहीं आई। मैं होटल से निकल रही थी कि ये गुंडे मेरी तरफ बढ़े। एक ने शोर मचा दिया कि मैंने उनकी रकम चुरा ली है। ये लोग औरतों को फंसाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अखबार में ऐसी खबरें भी आती रहती हैं। मैं डर कर होटल के अंदर दौड़ी और ये मेरे पीछे पीछे अंदर आ गए। मैं ऊपर कॉरिडोर में आ गई। पहला कमरा आपका था। मैंने उसको खटखटाया। आगे जो कुछ हुआ आपको मालूम है। मैं आपकी धन्यवादी हूँ, भगवान आपका भला करेगा, आपने मुझे इन गुंडों से बचा लिया।
फिर वो चेहरा हथेलियों में छुपाकर सिसकियां भरने लगी। वो पलंग पर जहां बैठी थी, मेरा रिवॉल्वर वहां से ज्यादा दूर नहीं था। मैंने उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो गया है, अब वो वापस अपने घर जा सकती है। उसने चेहरा ऊपर उठाकर आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और बोली, भगवान के लिए मुझ पर रहम करें, मुझे अभी अपने कमरे से ना निकालें। क्या आप मुझे मेरे हॉस्टल तक नहीं छोड़ाएंगे? मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। मैंने कहा, गुंडे तो अब भी बाहर होंगे, हो सकता है वो फिर शोर मचा दें। वो लड़की बोली, आपने उनके आगे मुझे अपनी पत्नी कहा है, अब उनको जरूरत नहीं होगी। मैं खुद भी इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था। मैंने उसे कहा, तुम जरा गुस्ल खाने में जाओ, मैं अपनी कमीज बदलना चाहता हूँ। वो छोटे से रुमाल से अपने आंसू पोंछती हुई गुस्ल खाने में चली गई। मैंने जल्दी से गदेले के नीचे हाथ डालकर रिवॉल्वर वाली चमड़े की थैली निकालकर अपनी पतलून की जेब में रख ली। ब्रीफकेस में से दूसरी बुशर्ट निकालकर पहनी और लड़की को आवाज दी। वो बाहर आ गई। मैंने कहा, तुमने अपना नाम नहीं बताया। वो जरा सा मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम रत्नावली है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, खूबसूरत नाम है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ाता हूँ। वो मेरे साथ कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गई। मैंने कमरे को ताला लगाया और उसे बड़े एतमाद से अपने साथ चलने की हिदायत की। अब इसी तरह मेरे साथ चलना जैसे मैं तुम्हारा पति हूँ। उसने शर्मा कर गर्दन झुका ली। वो डर डर कर मेरे पहलू में लगी जल रही थी। सीढ़ियां उतरकर हम लॉबी में आए। वहां दूसरे लोग जरूर थे, मगर वो गुंडे कहीं दिखाई न दिए। मैंने आहिस्ता से रत्नावली को कहा, देख लो, गुंडे मेरे डर से भाग गए हैं। उसने कोई जवाब न दिया। वो सख्त खौफजदा थी। होटल के बाहर बहुत सी खाली टैक्सियां खड़ी थीं। मैंने उसे एक टैक्सी में बिठा दिया, खुद उसके साथ बैठ गया। रत्नावली ने ड्राइवर से कहा, अति शंकर मार्ग चलो। जब टैक्सी होटल से काफी दूर निकल आई तो रत्नावली ने सुख का सांस लिया, मेरी तरफ एक नजर देखा और आहिस्ता से पूछा, तुमने अपना नाम नहीं बताया। तुम मुझे साउथ के नहीं लगते। मैंने कहा, मैं दिल्ली से आया हूँ, एक जरूरी काम था। मेरा नाम जगदीश चंद्र है। पौंडीचेरी की इस कुशादा सड़क पर दोनों तरफ बत्तियां रोशन थीं। रिक्शे और टैक्सियां और दूसरी गाड़ियां गुजर रही थीं। टैक्सी अति शंकर मार्ग पर पहुंची तो रत्नावली ने ड्राइवर को बाएं जानिब गली में जाने को कहा। ये एक छोटी सी लेन थी जिसकी दोनों जानिब कोठियां थीं। उसमें एक कुशादा लॉन वाली कोठी के गेट पर टैक्सी रुक वाली। ये हमारा हॉस्टल है। वैसे हम 3-4 लड़कियां ही यहाँ रहती हैं। हमने बाहर अपना चौकीदार रखा हुआ है। मैंने इजाजत चाही तो वो हाथ जोड़कर बोली, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप एक प्याली कॉफी पी लें। रिवॉल्वर वाली थैली मेरी जेब में थी। मैंने पतलून में हाथ डालकर उसे संभाल रखा था। मैंने माजरत चाही तो वो बड़ी आजिजी से बोली, भगवान के लिए मेरा दिल ना तोड़े, एक प्याली कॉफी पीने से क्या हो जाएगा, ये मेरी खुशी का मामला है, प्लीज। मैं उसके इसरार के आगे बेबस हो गया। वो मुझे अपने साथ लेकर हॉस्टल में दाखिल हो गई। उसका कमरा कोने वाला था। छोटा सा कमरा था, दीवार के साथ पलंग जिस पर मच्छरदानी लगी थी, एक गोल मेज, 2 कुर्सियां और छोटा सा बाथरूम। किचन जहां रहने वाली लड़कियों का मुश्तरका था। सिंगार मेज के नीचे 2 चमड़े के अटैची केस पड़े थे। रत्नावली ने मुझे अपनी 3 सहेलियों से मिलाया। ये सब मद्रास की रहने वाली थीं और पौंडीचेरी में पढ़ाई करती थीं या नौकरी। मैंने अपने बारे में बताया कि दिल्ली से कारोबार के सिलसिले में पौंडीचेरी आया हूँ, कुछ दिनों बाद वापस चला जाऊंगा। उन लड़कियों ने रत्नावली को गुंडों से बचाने के लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। कॉफी हम सब ने मिलकर पी। वो मुझे खाना भी खिलाना चाहती थी, मगर मैंने ये कहकर जान छुड़वाई कि मैं खाना खाकर आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये लोग मिर्चें सालन में बहुत डालते हैं। होटल में तो मैंने कहकर कम मिर्चों वाली दाल पकवाई थी। पतलून की जेब से मैंने हाथ निकाल लिया। रिवॉल्वर की थैली की वजह से वहां से जेब थोड़ी सी उभर आई थी। एक लड़की ने मजाक करते हुए पूछ ही लिया कि मैंने अपनी जेब में क्या छुपा रखा है। मैंने ये कहकर डाल दिया कि रुमाल है। कॉफी पीने के थोड़ी देर बाद लड़कियां अपने कमरों में चली गईं। रत्नावली किसी काम से थोड़ी देर के लिए उन लड़कियों के साथ गई तो मैंने कमरे का भरपूर जायजा लिया। अचानक जहन में एक ख्याल पैदा हुआ, ये एक गुमनाम लड़की का कमरा था। इस कमरे से फायदा उठाया जा सकता था। इस शहर में मुझे इस वक्त एक ऐसी जगह की जरूरत थी जो गुमनाम हो और जिसकी तरफ मेरे साथ काम करने वालों का कभी ध्यान न जा सके। मैं इस कमरे से क्या काम ले सकता था ये खुद मुझे भी मालूम नहीं था, मगर बहरहाल मैं जिस मुश्किल में फंसने वाला था, इस जमीन में मुझे किसी भी वक्त एक ऐसी जगह की जरूरत पड़ सकती थी जो कम से कम जेटी ऑफिसर और सौराष्ट्र के इंटेलिजेंस ऑफिसर के वहमो गुमान में भी ना हो। सबसे पहले जरूरत अपने रिवॉल्वर को छुपाने की थी। मैंने उठकर खिड़की में से दूसरी तरफ देखा। दूसरी जानिब कोठी का छोटा सा बाग था जहां बिजली की रोशनी में केले और नारियल के दरख्तों के झुंड साथ साथ उगे हुए थे। दीवार के साथ लकड़ी के बड़े बड़े गमलों में पाम के छाट लगे थे। रिवॉल्वर छुपाने के लिए ये जगह बड़ी मौजू थी। फिर सोचा कि मालूम नहीं कि माली इनकी देखभाल करने आता है तो कहीं उनकी गोडी भी ना करता हो। मैं ये सोच ही रहा था कि रत्नावली कमरे में दाखिल हुई। उसने साड़ी बदल कर शबखाबी का लिबास पहन रखा था। लंबे बालों की लट आगे करके उसे गूंद रही थी। मुस्कुराकर बोली, आपको बाग अच्छा लगा मिस्टर जगदीश? मैंने पलटकर रत्नावली को देखा। वो मुस्कुरा रही थी और उसके दांत नारियल से ज्यादा सफेद थे। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे कमरे के बाहर बाग बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। वो दरवाजे के एक तरफ खड़ी थी। बोली, फिर कब आएंगे? मैंने कहा, जरूर आऊंगा रत्नावली, जरूर आऊंगा।
मैंने आहिस्ता से उसके कांधे पर हाथ रखा और फिर नमस्कार करके कमरे से निकल आया। वो कमरे के बाहर सीढ़ियों पर खड़ी मुझे जाता देख रही थी। उसका पता मुझे उस वक्त लगा जब मैंने गेट से निकलते हुए पलट कर देखा। उसने दूर ही से हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया। मैंने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। गेट पर खड़ा चौकीदार सर खुजाने लगा। मैंने सड़क पर आकर टैक्सी पकड़ी और होटल की तरफ चल दिया। होटल की दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में से गुजरते हुए मेरी निगाह प्लास्टिक के चौकोर बड़े गमलों पर पड़ी जो थोड़े थोड़े फासले पर कॉरिडोर में दीवार के साथ रखे हुए थे। इनमें ट्रॉपिकल झाड़ियां लगी थी। मैं अपने कमरे में आ गया। दरवाजा बंद करके जेब से रिवॉल्वर और साइलेंसर वाली थैली निकालकर सिंघार मेज की दराज में रख दी। खाना मंगवा कर खाया। सिगरेट सुलगाकर कमरे में टहलने लगा। टेलीफोन तपाई पर पलंग के पास ही रखा था। किसी भी वक्त दिल्ली या पौंडीचेरी के रेस्ट हाउस से टेलीफोन आ सकता था। अगरचे एटमी आबदोस का रेड बॉक्स मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी, जिसकी बरामदगी पर मेरी जिंदगी और मौत का इन्हिसार था। मगर उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपने रिवॉल्वर को किसी ऐसी जगह छुपाने की थी जहां किसी की निगाह न पड़ सके और मैं जब चाहूं उसे वहां से निकाल लूं। जगह का इंतखाब मैंने कर लिया था। अब मैं इस इंतजार में था कि रात ज्यादा गुजर जाए और कॉरिडोर में किसी के आने जाने का इम्कान बाकी न रहे। मैं पलंग पर लेटकर देर तक सिगरेट फूंकता रहा। फिर मैंने उठकर कपड़े तब्दील किए, अखबार उठाकर पढ़ने लगा। एटमी आबदोस की तबाही की खबर को यूं ब्लैकआउट किया गया था कि किसी अखबार में उसकी कोई खबर नहीं छपी थी। अगरचे पौंडीचेरी के लोगों को इल्म हो गया था कि खाड़ी में लंदरअंदाज किसी जहाज में बम फटा है, जिससे जहाज बिल्कुल तबाह हो गया है। जब रात का 1 बज गया तो मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर कॉरिडोर में झांका। कॉरिडोर वीरान पड़ा था। मैंने सिंघार मेज की दराज में से रिवॉल्वर वाली थैली निकाली और खामोशी से कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गया। 2 कमरे छोड़कर पाम का लकड़ी का गमला दीवार के साथ लगा था। मैं उसके पास जाकर इधर उधर टहलने लगा। जब देखा कि वहां कोई नहीं आएगा तो जल्दी से गमले को पीछे की जानिब से ऊपर उठाया और उसके नीचे रिवॉल्वर वाली थैली रखकर गमला वापस अपनी जगह पर रख दिया। गमला काफी वजनी था और लगता था कि उसे कोई जगह से नहीं हिला था। गमले के नीचे एक खला सा रखा गया था जिसकी वजह से गमला ठीक बैठ गया। मैं तेज तेज कदमों से चलकर अपने कमरे में आ गया। ये गमला मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। अब अगर तलाशी के वक्त रिवॉल्वर बरामद भी हो जाता तो कम से कम मैं उससे बरी जिम्मा हो सकता था। फिर मैं सो गया। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया। नाश्ता नीचे डाइनिंग हॉल में आकर किया और फिर 7:30 बजे बंदरगाह वाले ऑफिस पहुंच गया। जेटी ऑफिसर वहां पहुंच चुका था। मिस्टर व्यास ने मुझे अपने यहाँ नाश्ते की दावत जरूर दी थी, मगर मैं इससे ज्यादा दूर रहना चाहता था। 8 बजे वो भी आ गया। उसने बादामी रंग का ठंडा सूट पहन रखा था। कहने लगा, सुबह सुबह मद्रास से फोन आया है कि गोताखोर ठीक 9 बजे पहुंच रहे हैं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझे फांसी पर लटकाने वाले जल्लाद आ रहे हैं। मैंने अभी तक अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया था। मैं कर भी क्या सकता था? अगर फर्ज करें कि गोताखोर समंदर की तह से रेड बॉक्स निकाल लाते हैं तो मैं वो बक्स उनसे किस तरह छीन सकता था? अब तो मैंने अपने आप को हालात के हवाले कर दिया था और अहद कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। गोताखोरों में ज्यादातर मरहट्टे थे। 2 गोताखोर केरला के रहने वाले थे। ये लोग साहिली समंदर पर रहने की वजह से पैदाइशी गोताखोर थे। ये सब के सब इंडियन नेवी के आदमी थे। ये लोग साहिली समंदर पर रहने की वजह से पैदाइशी गोताखोर थे। ये सब के सब इंडियन नेवी के आदमी थे। इनके साथ 2 नेवल ऑफिसर भी आए थे और एक रूसी भी था। मालूम हुआ कि ये रूसी बहरिया की इंटेलिजेंस का आदमी है और वहाँ उनका मुशीर बनकर साथ आया है। ये हुकूमत हिंद और रूस की तरफ से वहाँ भेजा गया था ताकि अपनी निगरानी में काम करवाए और सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखे। उसका नाम दमेजी था। मैं चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया था और मेरे इर्द गिर्द घेरा तंग होता जा रहा था। ठीक 10 बजे गोताखोरों ने अपना काम शुरू कर दिया। हम लोग क्रेन वाले ट्रेलर पर कुर्सियां डाले बैठे थे। गोताखोर 2-2, 3-3 की टोलियों में बारी बारी समंदर में उतरते, नीचे कुछ मिनट तक तलाश का काम जारी रखते और फिर ऊपर आ जाते। ये मुहिम 3 घंटे तक जारी रही, मगर समंदर के नीचे से सिवाय आबदोस के टूटे फूटे टुकड़ों के और कुछ न मिला। गोताखोरों के चीफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कयामत खेज धमाके की वजह से समंदर की तह में भी बड़ा शिकाफ पड़ गया है और रेत और कीचड़ मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से आबदोस के कितने ही टुकड़े उस कीचड़ में धंसे हुए हैं जिन्हें निकालने में वक्त लगेगा। ये रिपोर्ट मेरे लिए किसी हद तक तस्कीन तलब का बायस बनी। मुझे मंसूबाबंदी के लिए वक्त मिल गया था। सबसे बड़ा मसला मेरे सामने रेड बॉक्स को बरामद होने से पहले ही गायब करना था। इस मिशन के लिए मैं खुद समंदर में गोता लगाकर नीचे जाता और रेड बॉक्स को तलाश करके उसे किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल करता और या किसी गोताखोर को भारी रिश्वत देकर इस काम पर आमादा करता। मैं खुद समंदर में गोता नहीं लगा सकता था और किसी गोताखोर को रिश्वत के तौर पर रकम देने के लिए मेरे पास रकम नहीं थी। जहाँ जो नई सूरत हाल पैदा हो चुकी थी उसकी इत्तला मैं अपने बॉस को देकर उससे मशवरा भी नहीं ले सकता था। मेरा वायरलेस ट्रांसमीटर सेट पीछे कन्याकुमारी
तैयारी में था। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये जदीद नेवल डॉकयार्ड है, जहाँ जरूर ऐसा ट्रांसमीटर मुझे मिल सकता है जिस पर मैं अपने बॉस से राब्ता पैदा कर सकता हूँ। मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी मालूम थी और रात के 10 बजे के बाद मैं किसी भी वक्त पाकिस्तान अपने बॉस से बात कर सकता था। अगरचे इसमें शदीद खतरा भी था, मगर इसके सिवा मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं बॉस से बात करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मुमकिन है कि इतनी रकम का बंदोबस्त हो जाए कि मैं किसी बाहर वाले गोताखोर की खिदमत हासिल करके समंदर की तह से रेड बॉक्स को निकलवा कर गायब कर सकूं। उसी रोज दोपहर के खाने पर मिस्टर व्यास के अलावा रूसी मुशीर मिस्टर दमेजी भी मौजूद था। मैंने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि रेड बॉक्स जितनी जल्दी समंदर से निकाला जाए हमारे लिए बेहतर होगा, दूसरी सूरत में तकरीबकार हमारी गिरफ्त से दूर होते चले जाएंगे। मिस्टर व्यास ने रूसी मुशीर की तरफ देखा। उसने कंधे उचकाते हुए अंग्रेजी में कहा, रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में जो शगाफ पड़ा है वो कीचड़ से भरा हुआ है। हमें अब रेड बॉक्स इस कीचड़ में से तलाश करना होगा, जिसको वक्त लगेगा। उस जमाने में रेडार टेक्नोलॉजी ने अभी इतनी तरक्की नहीं की थी कि सोनार लहरों के जरिए कीचड़ की तह में रेड बॉक्स के सिग्नल नोट करके उसकी निशानदही हो सकती। उसे कीचड़ में बड़े बड़े आंकड़ों के जरिए ही निकालना था। मिस्टर व्यास और रूसी मुशीर से गुफ्तगू करते हुए मैंने अंदाजा लगा लिया था कि रेड बॉक्स तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 1 हफ्ता जरूर लग जाएगा। रूस से भारी मशीनों का वहां आना मुश्किल था। गोताखोरों को बंदरगाह और बहरी इंजीनियरिंग कोर की मशीनरी से ही काम लेना था। मैंने फैसला कर लिया कि सबसे पहले मुझे पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता करके उससे मशवरा करना होगा। पौंडीचेरी नेवल डॉकयार्ड का सिग्नल रूम सिक्योरिटी ऑफिस के पीछे एक कमरे में था, जिसके बाहर दिन रात पहरा लगा रहता था। बहुत जल्द मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि यहाँ से खुफिया सिग्नल नशर करना अपनी मौत को खुद गले लगाने के मुतरादिफ होगा। शहर में कहीं से कोई ट्रांसमीटर दस्तयाब नहीं हो सकता था, क्योंकि ट्रांसमीटर अपने पास रखना जुर्म था। जिस बैल्कनी में हम बैठे थे उसकी ढलान के सामने से एक सड़क बंदरगाह को जाती थी। वहां से मुझे बहरिया की एक छोटी जीप जाती दिखाई दी। जीप में ड्राइवर के साथ बहरिया का एक अफसर बैठा माइक हाथ में लिए वायरलेस पर बात कर रहा था। एकदम मुझे ख्याल आया कि मैं इस जीप से फायदा उठा सकता हूँ। इस किस्म की जीपें मैंने बंदरगाह पर अक्सर आते जाते देखी थी। इनमें छोटे वायरलेस सेट लगे थे। इस किस्म की एक जीप को मैं किसी बहाने यहाँ से निकाल कर खाड़ी की तरफ ले जा सकता था। मैं जिस ड्यूटी पर लगाया गया था वो मुझे इस बात की इजाजत देती थी कि मैं जीप को लेकर खाड़ी के इलाके का चक्कर लगा सकूं। अब सवाल ये पैदा होता था कि रात के 10 बजे से पहले मैं अपने बॉस से बात नहीं कर सकता था, और इतनी रात गए जीप हासिल करने में अगरचे रुकावट पेश नहीं आ सकती थी, मगर शुबा पैदा होने की गुंजाइश जरूर थी। लेकिन ये मेरे मिशन और जिंदगी मौत का मसला था। चाहे कुछ भी हो, मैंने रात को जीप हासिल करने का प्रोग्राम बना लिया। खाने के बाद हम वापस बंदरगाह वाले दफ्तर में आ गए। दिल्ली से टंडन साहब ने मुझे फोन पर कुछ तफसीलात के बारे में पूछा। मैंने उन्हें इशाराती जबान में बता दिया कि जिस मकसद को लेकर मिस्टर व्यास यहाँ आए हैं उसमें कामयाबी के इम्कान 99% हैं, और हम तखरीबकारों के पूरे ग्रुह को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने मिस्टर व्यास को भी टंडन साहब से अपनी बातचीत से आगाह कर दिया। मिस्टर व्यास तीसरे पैर वापस रेस्ट हाउस चले गए। रूसी मुशीर दमेजी पहले ही जा चुका था। ऑफिस में मैं और मद्रासी जेटी ऑफिसर अकेले रह गए। मुझे रात को जीप लेकर जाना था, चुनाचे मैंने उसके लिए जमीन हमवार करनी शुरू कर दी और मद्रासी जेटी ऑफिसर से कहा कि मुझे शुबा है कि खाड़ी के पार अभी तक कुछ सिंहाली तखरीबकार छुपे हुए हैं। वो ताज्जुब से बोला, ये कैसे हो सकता है कैप्टन? ये इलाका तो हमने बिल्कुल साफ कर दिया है और वहाँ हमारे जवान ड्यूटी दे रहे हैं। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, फिर भी मुझे शुबा है। हम इंटेलिजेंस के महकमे के आदमी हैं, हमारी इतलात बड़ी दूर की होती है। बहरहाल तुम चौकस रहना। मेरा ख्याल है कि हमें उस तरफ गश्त बढ़ा देनी चाहिए। कुछ देर बातें करने के बाद मैं वापस अपने होटल में आ गया। मेरा रिवॉल्वर यकीनन कॉरिडोर वाले पाम के गमले के नीचे पड़ा था। उसे चेक करने का मौका नहीं था, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं थी। खाना खाने के बाद मैं 9:30 बजे का इंतजार करने लगा। ठीक 9:30 बजे मैंने चीफ ऑफिसर को उसके घर फोन किया कि मैं खाड़ी की तरफ गश्त करना चाहता हूँ। मुझे शक है कि वहाँ कुछ तखरीबकार इस वक्त भी मौजूद हैं। तुम जेटी पर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से कह दो कि मेरे लिए एक जीप तैयार रखे। मद्रासी जेटी ऑफिसर ने मुझे हिदायत की कि रात का वक्त है, मुझे एहतियात से काम लेना चाहिए। मैंने फोन बंद करके तेजी से नीचे आकर टैक्सी पकड़ी और सीधा बंदरगाह पर आ गया। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रात की ड्यूटी पर था। वो शक्ल से मेरा शनासा था। मुझे वहां आते जाते और अफसरों से बातचीत करते देख चुका था। उसने एक जीप मेरे हवाले कर दी। ये देखकर मैं ठिठका कि इस जीप में वायरलेस सेट नहीं लगा था। मैंने कहा, मुझे वायरलेस सेट वाली जीप चाहिए क्योंकि मैं पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे यहाँ कोई हंगामी सिग्नल देना पड़ जाए। उसने फौरन वायरलेस वाली जीप मुहैया कर दी। मैं उसमें बैठा और स्टार्ट करके बंदरगाह से निकलकर खाड़ी की तरफ रवाना हो गया। रात का अंधेरा भी था और बंदरगाह के जहाजों और इमारतों में रोशनियां भी हो रही थीं। निस्बतन एक वीरान जगह पर आकर मैंने टीले के नशेब में जीप रोक दी। जहाँ अंधेरा था
मैंने वायरलेस सेट को ऑन किया और अपनी खास फ्रीक्वेंसी में लाने की कोशिश शुरू कर दी। बहरिया का ये वायरलेस सेट काफी ताकतवर था। उस वक्त रात के 10:10 हो रहे थे। मैंने जीप की बत्तियां बुझा रखी थीं। एक बार फिर मैंने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। वहां मेरे सिवा और कोई इंसान नहीं था। मुझे सेट पर अपने बॉस की तीखी आवाज सुनाई दी। वो अपना खास कोड वर्ड बार बार दोहरा रहा था। मैंने जल्दी से कोड वर्ड बोलकर अपनी शनाख्त करवाई और मरमूज अल्फाज में बॉस को रेड बॉक्स के बारे में बताया। बॉस ने कहा, हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि इतनी दूर तुम्हारी मदद कर सकें। तुम्हें हालात के मुताबिक खुद ही इस मसले से निपटना होगा, लेकिन रेड बॉक्स हर हालत में गायब करो, ये बहुत जरूरी है। बॉस को मुझे ये तलकीन करने की जरूरत नहीं थी। ये मेरी भी जिंदगी मौत का मामला था। बॉस ने कहा, तुम बड़ी नाजुक पोजीशन में हो, मुझे सिग्नल देते वक्त होशियार रहो, कोशिश करो कि मुझसे कम से कम बात करो। ओके। और सिग्नल का राब्ता खत्म कर दिया गया। मैंने बटन ऑफ करके रिसीवर सेट के साथ लगा दिया। एक ठंडा सांस भरा और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाना ही लगा था कि ख्याल आया, यहाँ माचिस की रोशनी करना खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने सिगरेट पैकेट में डालकर डिब्बी वापस जेब में रखी। मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई आदमी झाड़ियों में भागा हो। मैं उछलकर जीप से बाहर निकला और जिधर से आवाज आई थी उधर को दौड़ा। खाड़ी के पानियों में एक जहाज की रोशनियां सावल के दरख्तों पर पड़ रही थी। मैंने एक इंसानी साए को नशेब में सावल की तरफ भागते देखा। अब वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता था। यकीनन उसने मुझे ट्रांसमीटर पर बातें करते देख लिया था। हाँ, मैं मरमूज जबान नहीं बातें कर रहा था। फिर भी अगर कोई बहरिया का आदमी था तो मैं मुसीबत में फंस सकता था। बहुत जल्द मुझे अंदाजा हो गया कि वो मुझसे तेज नहीं भाग सकता। चंद एक छलांगों में मैं उसके सर पर था। मैंने अपने आप को उसके ऊपर गिरा दिया और उसकी गर्दन को अपने बाजू के शिकंजे में ले लिया। मैं उसे झटका देकर हलाक करने ही वाला था कि मुझे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन एक तरफ को अपने आप ढलकती जा रही है। पहले तो मैं ये समझा कि ये कमजोर सा आदमी है, हो सकता है गर्दन में मेरे बाजू के पड़ते ही उसका हार्ट फेल हो गया हो। मगर जब मैंने उसे गौर से देखा तो उसके होंठों से सफेद झाग निकलना शुरू हो गया था। मैंने बाजू उसकी गर्दन से निकाल लिया। उसकी गर्दन ढलक गई थी। वो मर चुका था। ये यकीनन सिनहाली तकरीबकार था जिसने ये देख कर कि अब वो जिंदा बच नहीं सकता, कोई जहरीला कैप्सूल खा लिया था। उसका जिस्म दुबला पतला और घुंघराले स्याह बाल सिनहाली लोगों की तरह थे। मैंने उसे उठाकर कांधे पर रखा और अपनी जीप में डाल दिया। फिर उसकी वर्दी की तलाशी ली। उसकी जेब से सिवाय एक माचिस और बीड़ियों के आधे इस्तेमाल शुदा बंडल के और कुछ बरामद न हुआ। मैं उस तकरीबकार की लाश को बंदरगाह वाले ऑफिस में ले आया और मद्रासी जेटी ऑफिसर को फोन करके वहां बुला लिया। उसने लाश देखी तो फौरन बोला, ये सिनहाली है। मैंने एक सिनहाली तकरीबकार को पकड़ा था। मेरी कारकर्दगी की मिस्टर व्यास ने भी अगले रोज तारीफ की। अफसोस सिर्फ ये था कि तकरीबकार जहर खाकर खुदकुशी करने में कामयाब हो गया था। इस वारदात ने वहां मेरे एतमाद में इजाफा कर दिया। अब मैं जिस वक्त चाहे जीप लेकर राउंड पर निकल सकता था, लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि बॉस ने मुझे किसी भी किस्म की मदद पहुंचाने से माजूरी का इजहार किया था और मुझे उनसे ट्रांसमीटर पर फौरी राब्ता पैदा करने की कोई खास जरूरत नहीं थी। दूसरे रोज भी खाड़ी के समंदर में रेड बॉक्स की तलाश जोरों शोर से जारी रही। समंदर की तह से क्रेन की मशीन कीचड़ भरे फौलादी टुकड़े बाहर निकाल रही थी। गोताखोर थोड़ी थोड़ी देर बाद नीचे जाते थे। मैं बेहद मुस्तरिब था। किसी भी वक्त कीचड़ में फंसा हुआ रेड बॉक्स बाहर निकाला जा सकता था। उस रोज 2 घंटे तक काम हुआ और गोताखोरों ने दूसरे रोज के लिए काम मुलतवी कर दिया। ये बड़ा जान जोखों का काम था और पानी में उतरकर कीचड़ को खंगालने में काफी मेहनत करनी पड़ती थी। ज्यादा देर तक गोताखोर समंदर में रह भी नहीं सकते थे। मैंने उस रोज के लिए खुदा का शुक्र अदा किया और दोपहर को खाना खाने अपने होटल में आकर सोचने लगा कि मुझे क्या लाएअमल इख्तियार करना चाहिए। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मुझे जो कुछ भी करना था जल्द ही करना था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सोच के आसमान पर धुंध छा रही थी। कोई मंसूबा वाज़े और साफ होकर सामने नहीं आ रहा था। जब मेरे जहन में कोई तरकीब ना आई तो तंग आकर मैंने फैसला कर लिया कि किसी गोताखोर से राब्ता पैदा किया जाए, उसे भारी रिश्वत की पेशकश करके अपने साथ में लाने की कोशिश करूं। अगर वो राजी हो गया तो फिर रुपयों का बंदोबस्त कर लूंगा, क्योंकि वक्त बेहद कम था। किसी वक्त कुछ भी हो सकता था। रेड बॉक्स की तलवार मेरे सर पर लटक रही थी और अब उसकी नोक मेरे सर को छूने लगी थी। मैंने गोताखोरों की शक्लें अपनी आंखों के सामने लानी शुरू कर दी। उनमें एक मरहट्टा था, बड़ा खामोश तबा और कमजोर सा। वो मेरे दाम में फंस सकता था। दूसरे दिन सुबह 10 बजे काम शुरू होना था। मैं दिल में नया मंसूबा लिए बंदरगाह पर पहुंच गया। मिस्टर व्यास और जेटी ऑफिसर वहां पहले से मौजूद थे। हम स्टीमर में बैठकर क्रेन वाले बड़े ट्रेलर पर आ गए। गोताखोर समंदर में गोता लगाने की तैयारियां कर रहे थे। क्रेन का कुंडा समंदर में गिरा दिया गया था। मैं और मिस्टर व्यास और जेटी ऑफिसर लोहे की कुर्सियों पर बैठ गए। मेरी निगाहें उस मरहट्टे गोताखोर पर जमी हुई थी जिस पर मुझे अपना जाल फेंकना था। यह कमजोर सा मरहट्टा गोताखोर अपने एक साथी की
मदद से चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा रहा था। उस वक्त कोई बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने सोचा कि जब काम से फारिग हो जाएगा तो उसके क्वार्टर पर जाकर मुलाकात करूंगा और उसे वहां से निकाल कर किसी गुमनाम जगह पर ले जाकर बड़े तरीके से उसके दिल को टटोलूंगा। मैंने उसे 1 लाख रुपया रिश्वत देने का फैसला किया था। दिल्ली वाले बैंक में मेरे हिसाब में 10-15 हजार रुपए जमा थे। वो मैं उसकी पौंडीचेरी वाली शाख से निकलवा कर उसे पेशगी अदा कर सकता था। मेरे देखते ही देखते 2 गोताखोर समंदर में उतर गए। इनमें मेरा टारगेट यानी मरहट्टा गोताखोर भी था। मिस्टर व्यास कहने लगा, अगर आज हम अपने मिशन में कामयाब ना हुए तो मुझे बंबई से दूसरे गोताखोर मंगवाने पड़ेंगे। वो लोग बाहर के तरबियत याफ्ता हैं। मैंने कहा, भगवान ने चाहा तो आज हमें रेड बॉक्स जरूर मिल जाएगा। मैंने ये बात बादिल्ला खास्ता कही थी, मगर शायद वो कबूल दुआ की घड़ी थी। अचानक क्रेन वाली रस्सी जोर जोर से हिली। क्रेन ने काम शुरू कर दिया। उसके साथ ही दोनों गोताखोर पानी से बाहर आ गए। ट्रेलर पर आते ही उन्होंने मास्क उतारा और हाँफते हुए उनमें से एक बोला, रेड बॉक्स मिल गया है। मेरे पाँव के नीचे से ट्रेलर का जैसे तख्ता निकल गया हो। मैंने लोहे की कुर्सी के बाजुओं को मजबूती से पकड़ लिया। मेरे पाँव ठंडे हो गए थे। मिस्टर व्यास खुशी से उछल पड़ा। जेटी ऑफिसर भी उठकर खड़ा हो गया। इतने में क्रेन की जंजीर के साथ बंधा हुआ लोहे का एक जालीदार थैला समंदर से बाहर निकला, जिसके अंदर क्रिकेट की गेंद से दुगनी साइज का एक सुर्ख गोला पड़ा था। यही रेड बॉक्स था, यानी मेरी मौत का परवाना। मुझे यूं लगा जैसे ये एक जबरदस्त ताकत वाला टाइम बम है जो मेरे जिस्म के साथ बांध दिया जाएगा और फिर वो फटकर मेरे जिस्म के पुर्जे उड़ा देगा। मिस्टर व्यास और जेटी ऑफिसर के साथ मुझे भी रेड बॉक्स मिल जाने की खुशी में मुसरत का इजहार करना पड़ा। मिस्टर व्यास ने जेटी ऑफिसर से कहकर उसी वक्त स्पेशल सिक्योरिटी स्क्वाड को वहां मंगवा लिया। उनकी हिफाजत ने रेड बॉक्स को प्लास्टिक के लिफाफे में बंद करके पहले बंदरगाह के सिक्योरिटी ऑफिस में पहुंचाया। हम भी उसके साथ थे। सफेद प्लास्टिक के लिफाफे में से रेड बॉक्स का गेंद एक सुर्ख अंगारे की तरह मुझे घूर रहा था। जहां मिस्टर व्यास ने अपनी निगरानी में रेड बॉक्स को चमड़े की थैली में बंद करके उस पर मोहर लगाई और कहा कि ये रेड बॉक्स मेरे रेस्ट हाउस वाले कमरे में रहेगा। कल मैं इसे लेकर मद्रास जाऊंगा, जहां इसके अंदर मौजूद फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। मेरी तबाही के सामान हो चुके थे। अब मुझे सर धड़ की बाजी लगानी थी। मेरे तबाहकुन कमांडो एक्शन का वक्त आ गया था। मेरे पास सिर्फ एक रात थी। उस एक रात में मेरी जिंदगी या मौत का फैसला होना था। रूसी मुशीर दमेजी भी रेड बॉक्स की बाजियाबी का सुनकर वहां आ गया। वो भी बहुत खुश था। रेड बॉक्स के थैले को हिफाजती मुसल्लह गार्ड की निगरानी में रेस्ट हाउस में पहुंचा दिया गया। मिस्टर व्यास ने थैले को लोहे की अलमारी में सबके सामने रखा और फिर ताला लगाकर चाबी अपने बटवे में रख ली। रूसी मुशीर ने मिस्टर व्यास को मशवरा दिया कि रेड बॉक्स के थैले को किसी बैंक के लॉकर में रखवा देना चाहिए। मैं सन्नाटे में आ गया, मगर मिस्टर व्यास ने जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी से काम लेते हुए कहा, हम इसे यहाँ से बाहर ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते मिस्टर दमेजी। रेड बॉक्स मेरी आंखों के सामने रहेगा। उसने उसी वक्त दिल्ली और मद्रास टेलीफोन करके खुफिया इशारों में रेड बॉक्स मिलने की इत्तला दी। मैं अभी रेस्ट हाउस में ही था कि दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से टंडन साहब का फोन आ गया। उन्होंने मुझे खास तौर पर हिदायत की कि मैं ज़ाती तौर पर रेड बॉक्स की हिफाजत का ख्याल रखूं और किसी पर भरोसा न करूं। मैंने दिल में कहा कि ऐसी हिफाजत करूंगा कि तुम लोग सारी उम्र याद रखोगे। मैंने टंडन साहब को यकीन दिलाया कि रेड बॉक्स इंतहाई महफूज है और अब तकरीबकार ग्रोह के सारे लोग पकड़ लिए जाएंगे। कल मद्रास की सरकारी लेबॉर्ट्री में असल मुजरिम हमारे सामने आ जाएगा। टंडन ने मुझे और मिस्टर व्यास को मुबारकबाद दी और एक बार फिर खुफिया अल्फाज में रेड बॉक्स की हिफाजत की हिदायत की। दोपहर का खाना मैंने वहीं रेस्ट हाउस में मिस्टर व्यास, जेटी ऑफिसर और रूसी मुशीर के साथ ही खाया। फिर आराम करने का कहकर मैं अपने होटल में आ गया। खेल का पांसा पलट चुका था। अब मुझे किसी दूसरी लाइन पर सोचना था, बल्कि सोचने का वक्त निकल गया था। मुझे उसी रात कमांडो एक्शन करना था और मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना होगा। खेल का पांसा पलट चुका था। अब मुझे किसी दूसरी लाइन पर सोचना था, बल्कि सोचने का वक्त निकल गया था। मुझे उसी रात कमांडो एक्शन करना था और मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे क्या करना होगा। दोपहर के वक्त मैं होटल से निकलकर पौंडीचेरी के मेन बाजार में गया। वहां एक दुकान से 4 इंच लंबे फल वाला चाकू खरीदा, ऐसा चाकू जो बंद भी हो जाता था। दूसरी दुकान से रबर के नस्वारी रंग के बूट खरीदे। एक जगह से स्याह चादर खरीदी। इन चीजों को कपड़े में लपेट कर अपने कमरे में लाकर रख दिया। मेरा कमांडो एक्शन रात 1 बजे शुरू होने वाला था। मैं पलंग पर लेट गया और आंखें बंद करके अपने प्लान की तफसीलात पर एक बार फिर गौर करने लगा। मैं ख्याल ही ख्याल में एक किस्म की रिहर्सल कर रहा था। मैंने कई बार ये रिहर्सल की। जब 4 बजे का वक्त हुआ तो मुंह हाथ धोकर मिस्टर व्यास के रेस्ट हाउस आ गया। मिस्टर व्यास आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहा था। लोहे की अलमारी जिसमें रेड बॉक्स बंद था उनके बिल्कुल सामने थी। वो वहां से हट नहीं रहा था। मैंने नमस्कार किया और कहा कि मिस्टर व्यास, आपको रेड बॉक्स की पूरी ड्यूटी देनी पड़ रही है।
व्यास ने अखबार नीचे रख दिया और कुर्सी पर पहलू बदलते हुए बोले, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है कैप्टन मेहता। मेरी जगह अगर तुम होते तो क्या तुम ऐसा न करते? मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और सिगरेट का पैकेट निकालते हुए बोला, ऑफ कोर्स सर, क्यों ना करता। रेड बॉक्स की हिफाजत तो हमारी नेशनल ड्यूटी है। अच्छा किया जो आपने रेस्ट हाउस के बाहर भी पहरा लगा दिया है। मिस्टर व्यास ने नौकर को चाय लाने के लिए कहा और बोले, रात को सिक्योरिटी गार्ड्स के 3 जवान पहरे पर होंगे। मैं तो आज शाम ही रेड बॉक्स मद्रास ले जाना चाहता था, मगर दिल्ली से 2 रूसी मुशीर और वजारत दिफा के सेक्रेटरी खन्ना साहब चंडीगढ़ में एक जरूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हैं। वो सुबह 10 बजे ही मद्रास पहुंच सकते हैं। रेड बॉक्स उनके सामने ही खोला जाएगा। फिर अपनी धोती का पल्लू दुरुस्त करते हुए बोले, कैप्टन मेहता, तुम्हें भी हमारे साथ ही चलना होगा। मैंने कहा, क्यों नहीं सर, ये तो हमारी ड्यूटी है। कल किस वक्त यहाँ से रवाना होंगे? मिस्टर व्यास ने जवाब दिया, बहरिया का एक हेलीकॉप्टर हमें लेकर जाएगा। नेवल कमांडर से मेरी बात हो गई है। हेलीकॉप्टर सुबह 9:30 बजे हेलीपैड पर हमारा इंतजार कर रहा होगा। मैंने रेस्ट हाउस में दाखिल होते ही देख लिया था कि सिक्योरिटी के 2 जवान स्टेन गन्ने लिए वहां पहरा दे रहे थे। इतने में चाय आ गई और हम चाय पीने लगे। मिस्टर व्यास ने खद्बर की धोती कुर्ता पहन रखा था। ये कांग्रेसियों का खास लिबास था, लेकिन वो बटवा अब भी उसके सामने मेज पर पड़ा था जिसमें लोहे की अलमारी की चाबी थी। मैंने गोताखोरों की तारीफ शुरू कर दी। सर, अपनी नेवी के गोताखोरों का दुनिया में कहीं जवाब नहीं। जिस तरह कीचड़ में से उन्होंने रेड बॉक्स निकाला है, ये इन्हीं का काम है। मिस्टर व्यास चाय का घूंट निकल कर बोले, कैप्टन मेहता, अगर सारे लोग इसी कौमी स्पिरिट के साथ काम करें तो भारतवर्ष इतना मजबूत हो जाएगा कि दुश्मन और खास तौर पर पाकिस्तान उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। मैंने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा, सर, पाकिस्तान तो हमसे हर एतबार से बहुत पीछे है। असल खतरा मैं समझता हूँ कि हमें चीन से है। मिस्टर व्यास ने सर हिलाते हुए कहा, रूस से दिफाई पैक्ट के बाद ये खतरा किसी कदर कम हो गया है, मगर असल खतरा हमें मुल्क के अंदर दरपेश है। सिख खालिस्तान का मुतालबा कर रहे हैं। इस कौम ने हमारी गवर्नमेंट को जितना परेशान किया है, इतनी परेशानी तो बड़े से बड़े दुश्मन के हाथ से भी नहीं उठानी पड़ी। और फिर वो खालिस्तान के मुतालबे पर सिखों की जबरदस्त मुखालिफत करने लगे। इस दौरान में मैंने कमरे के एक एक कोने एक एक शय का जायजा लिया। मिस्टर व्यास से गुफ्तगू करते हुए मैंने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि वो किसी वक्त मुझे अपनी मकनातीसी नजरों से टिकटिकी बांध कर तकने लगता। कभी सोचता कि हो सकता है उन्हें मुझ पर शक हो गया हो, कभी ख्याल आता कि नहीं, शक करने का बज़ाहिर कोई इम्कान नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता था। आखिर ये आदमी सौराष्ट्र का एक तजुर्बाकार इंटेलिजेंस ऑफिसर था, मगर मैंने अपने चेहरे पर इस किस्म के तासुर की एक हल्की सी झलकी भी ना आने दी, जिससे जाहिर होता कि मैं उसकी नजरों से बौखला गया हूँ। मैं बड़े नॉर्मल और पुरजोश अंदाज में हिंदुस्तान की बहरी, बर्री और हवाई फौज की तारीफें कर रहा था। मैंने अलमारी की तरफ इशारा करके कहा, मैं समझता हूँ सर कि उसकी चाबी को आपको बैंक के लॉकर में रखवा देना चाहिए। मिस्टर व्यास ने मुस्कुराते हुए कहा, कैप्टन मेहता, मेरी सारी उम्र इंटेलिजेंस में गुजरी है। मैं इस किस्म की चीजों की हिफाजत करना खूब जानता हूँ। चाबी इस बटवे में मेरी आंखों के सामने है और रात को मेरी सदरी की जेब में मेरे साथ रहेगी। मैं यही मालूम करना चाहता था कि रात को चाबी ये इंटेलिजेंस ऑफिसर कहाँ रखेगा। मैंने हंसकर कहा, सर, आपके वसी तजुर्बे के आगे तो हम कुछ भी नहीं हैं। हमें तो आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है। मिस्टर व्यास फूल गए। अपनी तारीफ सुनकर बड़े खुश हुए। फिर एकदम संजीदा होकर मुझे घूरते हुए बोले, मगर तुम चाबी के बारे में इतने परेशान क्यों हो? मैं संभल कर बैठ गया। कंधे उचकाकर बोला, सर, कुदरती तौर पर हम में से हर एक को इस चाबी की फिक्र होनी चाहिए। आखिर ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। आप दोस्त की तबाही से हमारी दिफाई हैसियत को बहुत बड़ा धक्का लगा है। हम इस तखरीबी कार्रवाई के असल मुजरिमों को पकड़ना चाहते हैं और सबूत इस रेड बॉक्स में है। इसकी हिफाजत के सिलसिले में मेरी, आपकी, हम सब की परेशानी और तजस्सुस वजह है। मिस्टर व्यास दूसरे ही लम्हे मुस्कुराए और बोले, अरे मिस्टर, तुम फिक्र क्यों करते हो? यहाँ इस कदर पहरा है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हाँ, तुम कल सुबह सुबह ही मेरे पास आ जाना। नाश्ता हम इकट्ठे ही करेंगे। उस रोज की तरह भूल न जाना। मैंने उठते हुए कहा, हरगिज नहीं सर। वैसे मैं उस रोज हाजिर ना हो सका था, इसके लिए एक बार फिर माजरत चाहता हूँ। मैं मिस्टर व्यास से इजाजत लेकर अपने होटल जाने के लिए वहां से चल दिया। मिस्टर व्यास के कमरे तक सामने की जाने बरामदे की बाएं तरफ से एक लकड़ी का जीना ऊपर जाता था। आगे छोटा सा लॉन था जहाँ 2 मुसल्ला सिपाही स्टेन गन्ने लिए चाको चौबंद खड़े पहरा दे रहे थे। मैं खामोशी से उनके करीब से गुजर गया। ये दुबले पतले मद्रासी सिपाही थे, मगर बड़ी मुस्तैदी से पहरे पर खड़े थे। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था। नेवल रेस्ट हाउस से मेरे होटल तक का रास्ता बमुश्किल 1 फरलांग होगा। ये रास्ता एक छोटी सी कच्ची सड़क की शक्ल में था, जिसकी एक जानिब घास का मैदान था और दूसरी जानिब बहरिया के माल गोदाम की लंबी दीवार थी, जिसके आगे कांटेदार तारों की दीवार खिंची हुई थी। मैदान की जानिब नारियल और ताड़ के दरख्त उस कच्चे रास्ते पर झुके हुए थे। आगे जाकर यह कच्ची सड़क पक्की सड़क से जा मिलती थी, जिसकी परली तरफ इमारतों की कतार में वो होटल था जहां मैं रह रहा था। वापसी पर मैं सारे रास्ते एक एक जगह का बगौर जायजा लेता आया। मैं इस गरज से पैदल ही चल रहा था। माल गोदाम की दीवार के साथ काफी फासले पर बिजली के 2 बल्ब रोशन थे।
शाम गहरी हो चुकी थी। इन बल्बों की रोशनी ज्यादातर उसी जगह पर थी जहां वो लगे हुए थे। कमरे में आकर मैंने पतलून बुशर्ट उतार कर धोती कुर्ता पहन लिया। मैं पलंग पर लेटा ही था कि टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज सुनाई थी। मैं उसे पहचान न सका। कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं पहले ही कह रही थी कि तुमने मुझे भुला दिया है। इतनी देर हो गई है तुम्हें यहाँ से गए, ना कोई खत लिखा ना फोन। मैं सुजाता बोल रही हूँ। मैंने उसे पहचान लिया था। मैं हैरान हुआ कि सुजाता को मेरा नंबर किसने दिया है। उसे कैसे पता चला कि मैं पौंडीचेरी में हूँ, क्योंकि मेरे कन्याकुमारी के उस दौरे को सीग़े राज में रखा गया था। मैंने सबसे पहले उससे यही सवाल किया कि उसे मेरा नंबर कहाँ से मिला। वो बोली, तुम्हारे दफ्तर में हमारे एक रिश्तेदार काम करते हैं। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। तुम्हारे होटल का नाम मुझे उसी ने बताया था। डायरेक्टरी से मैंने इस होटल का नंबर मालूम किया और तुम्हारे कमरे में फोन कर दिया। क्या तुम नाराज हो? मैंने कहा, अरे नहीं सुजाता, भला मैं क्यों नाराज हूँगा। मुझे ये खुशी हुई है कि तुमने मुझे फोन किया है। सच में यहाँ इस कदर मसरूफ रहा हूँ कि तुम्हें खत न लिख सका, मगर तुम रोज याद आती थी। खैर, मैं बहुत जल्द वापस आकर मिलूंगा। इस वक्त मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। सुनो, मैं आज ही रात यहाँ से चला जाऊंगा। तुम दोबारा फोन मत करना। सुजाता की आवाज आई, किशन तुमने मुझे भुला दिया है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे भूल जाओगे। वो वही औरतों वाली बातें कर रही थी। मैंने जोर देकर कहा, सुजाता प्लीज किसी से मेरा जिक्र मत करना, ये ऑफिशियल सीक्रेट है, और मुझे फोन भी ना करना। मैं अब यहाँ नहीं हूँगा। मैंने फोन बंद कर दिया। मैं जानता था कि सुजाता का वो रिश्तेदार कौन है। वो हमारे ही ऑफिस में क्लर्क था। कमबख्त को न जाने कैसे मेरा पता चल गया। वैसे ये मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में किसी भी महकमे में किसी भी बात को खा कितना ही छुपा कर क्यों न रखा जाए, वो जरूर लीक आउट हो जाती है। शायद इसकी वजह यह है कि हम लोग फितरी तौर पर एक दूसरे की टोह में लगे रहते हैं और ये जानने के लिए बेताब रहते हैं कि फला आदमी क्या कर रहा है, कहाँ जाता है। मैं अगर दिल्ली जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दूं तो उसे फौरन नौकरी से जवाब मिल सकता था, मगर अभी तो खुद मेरा दिल्ली वापस जाना मशकूक था, क्योंकि मेरे सामने एक खतरनाक कमांडो मिशन था जिसमें मेरी जान भी जा सकती थी। मैंने उसी वक्त होटल के एक्सचेंज को फोन करके उन्हें हिदायत कर दी कि अगर दूसरे शहर से किसी लड़की का फोन आए तो उसे कह दिया जाए कि मैंने होटल छोड़ दिया है। सुजाता को मैंने फौरन जहन से निकाल दिया और मुझे उस वक्त जो मिशन दरपेश था उसकी जुजियात पर एक एक करके गौर करने लगा। मैंने शुरू से आखिर तक अपने कमांडो ऑपरेशन पर कई बार गौर किया, एक एक एक्शन को जहन में लाकर कई बार उसका जायजा लिया, हर इम्कान के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार किया। जब मेरे सामने लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल वाज़ेह हो गई तो मैंने देखा कि मैं सिगरेटों की तकरीबन आधी डिब्बी फूंक चुका था। रात ठीक 12:30 बजे का अमल था। मैंने पलंग पर लेटा सिगरेट पी रहा था। कमरे की बत्ती मैंने बुझा रखी थी। 1:45 बजे मैंने सिगरेट को एस्ट्रे में मसल दिया। पलंग से उठकर दरवाजे के पास आया, उसे खोलकर बाहर कॉरिडोर में देखा। कॉरिडोर की छत में फासले फासले पर लगी हुई धीमी बत्तियां मध्यम रोशनी बखेर रही थी। लोग अपने अपने कमरों में गहरी नींद सो रहे थे। कॉरिडोर दूर तक सुनसान था। मैंने 2-3 लंबे लंबे डग भरे और पाम के गमले के पास आकर बैठ गया। फिर उसे पीछे से ऊपर उठाया, नीचे से रिवॉल्वर वाली थैली निकाली, गमले को अपनी जगह पर रखा और जल्दी से कमरे में आकर दरवाजा बंद करके चिटखनी चढ़ा दी। कमरे का पर्दा हटाया जिससे बाहर आसमान पर चमकते सितारों की धीमी धीमी रोशनी कमरे में आने लगी। सबसे पहले मैंने पाजामा उतारा, उनकी जगह तंग नीली पतलून और नीली बनियान पहन ली। पाँव में निस्वारी रंग के रबर के जूते चढ़ाए। रिवॉल्वर को साइलेंसर लगाकर उसे कमर के गिर्द पट्टी के साथ कसकर बांध लिया। चाकू पतलून की अकबी जेब में रखा। सर पर स्याह रंग का रुमाल बांध लिया। काली चादर ओढ़ी तो महसूस हुआ कि ये मेरे अमल की राह में रुकावट पैदा कर रही है। चुनाचे उसे वही रहने दिया। अपने आप को आईने में देखा। अगरचे बत्ती बुझी होने की वजह से आईने में मेरा मध्यम सा अक्स ही दिखाई दे रहा था, मगर मैंने देख लिया कि अंधेरे में मुझे दूर से नहीं देखा जा सकेगा। मैंने अपना कुर्ता पाजामा, काली चादर और रिवॉल्वर की चमड़े की थैली पलंग के गदेले के नीचे फैलाकर छुपा दी। खिड़की का पर्दा गिरा दिया। उसके बाद खिड़की के शीशे को ऊपर उठाकर नीचे झांका। आग से बचाव के लिए बनाया गया जीना साथ वाले कमरे की खिड़की और मेरी खिड़की के एन दरमियान में था। इस जीने तक इधर से भी तख्ता लगा हुआ था और मेरी खिड़की के नीचे भी एक तख्ते को जोड़कर जीने के पहले तख्ते से मिला दिया गया था। नीचे उतरने के लिए मैंने ये रास्ता मुंतखब किया था। ये होटल का अकबी हिस्सा था और जहाँ सामने मोटरें खड़ी करने के लिए लंबे लंबे 4 शेड बने हुए थे जिनमें मोटर कारें पार्क थी। मैं खिड़की से निकलकर जीने पर आ गया और फिर तेजी से उतरता सामने वाले मोटर शेड में घुस गया। मैं नहीं चाहता था कि जहां से कोई मुझे जाता देखे। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि रात के सन्नाटे में वहां आसपास कोई नहीं तो बाग की बाढ़ फलांग कर मोटर शेड के पीछे से होता हुआ पक्की सड़क पर आ गया। सड़क सुनसान थी। सड़क की बत्तियां फासले फासले पर रोशन थी। एक कार की रोशनी दिखाई दी तो मैं जल्दी से सड़क की ढलान में बैठ गया।
कार गुजर गई और सड़क पर एक बार फिर अंधेरा छा गया। मैंने उठकर भागते हुए सड़क पार की और दूसरी तरफ कच्ची सड़क पर आ गया। ये नेवल रेस्ट हाउस की तरफ जाती थी। इस सड़क पर भी अंधेरा था, जहां नेवल गोदाम की अकबी दीवार से बिजली का कमजोर बल्ब लगा था। रोशनी सिर्फ वहां तक ही थी, लेकिन मुझे उस सड़क पर से नहीं गुजरना था। उस सड़क पर आगे रेस्ट हाउस का मेन गेट था, जहां बकौल मिस्टर व्यास के रात को 3 सिपाहियों का पहरा था। ये तीनों बहरिया के जवान थे, जाहिर है मुसल्लह हो गए। मैं बाजू वाले घास के मैदान में उतर गया और नारियलों के नीचे अंधेरे में झुककर रेस्ट हाउस की तरफ बढ़ने लगा। जब रेस्ट हाउस की 2 मंजिला ढलानी छत वाली इमारत अंधेरे में उभरी तो मैं वहीं बैठ गया। रेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल में रोशनी हो रही थी। ये वो कमरा था जहां मिस्टर व्यास रिहाइश पजीर था। रोशनी धीमी थी, लगता था कि टेबल लैंप रोशन है। मुझे मालूम था कि ये टेबल लैंप मिस्टर व्यास ने एहतियात के तौर पर रोशन किया है और ये सारी रात रोशन ही रहेगा, क्योंकि उस कमरे की अलमारी में रेड बॉक्स पड़ा है। मैंने झुककर चलना शुरू किया। मैं रेस्ट हाउस के पीछे से होकर दूसरी तरफ दीवार के साथ आकर लग गया। मैंने सर जरा सा बाहर निकाल कर देखा। बहरिया के दोनों मद्रासी सिपाही स्टेन गन लिए चल फिर कर रेस्ट हाउस के आगे पहरा दे रहे थे। मैं हैरान हुआ कि तीसरा सिपाही कहाँ है। अचानक किसी के खनकारने की आवाज आई। मैंने अक्लमंदी से काम लेते हुए वहीं बैठा रहने की बजाय अपने आप को नशेब में लुढ़का दिया। मैं गार्डिमिया की बाड़ के साथ जा लगा। वहीं सर उठाकर देखा, ये तीसरा सिपाही था जो राउंड लगाता स्टेन गन कंधे पर रखे रेस्ट हाउस के पीछे से उसी दीवार की तरफ आ रहा था जहां मैं थोड़ी देर पहले मौजूद था। कुदरत मेरा साथ दे रही थी। अगर मैं वहां से अपने आप को नीचे लुढ़काने में जरा सी देर कर देता तो मामला तिलपट हो जाता। मैं उसे अंधेरे में सर नीचे किए देखता रहा। वो दीवार की ओर से निकलकर रेस्ट हाउस के सामने की जानिब आ गया। तीनों सिपाहियों ने 2-1 जुमले बोले, सिगरेट बीड़ी सुलगाई। 2 तो वहीं रेस्ट हाउस के आगे चल फिर कर पहरा देने लगे और तीसरा सिपाही राउंड लगाने के लिए दूसरी तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद उसे एक बार फिर रेस्ट हाउस के पीछे से होकर वहीं आना था। मैं सांप की तरह रेंग कर अकबी दीवार के ऐन दरमियान में से एक दरख्त की आड़ लेकर पंजों के बल अंधेरे में बैठ गया। जहां मच्छर भिनभिना रहे थे वो मुझे काटने लगे, मगर मैं हरकत नहीं कर सकता था, क्योंकि मद्रासी सिपाही के साय को मैंने अपनी तरफ बढ़ते देख लिया था। वो दीवार के साथ होकर चल रहा था। उसके फौजी बूटों के नीचे पत्थरों के छोटे छोटे रेजों के कुचलने की आवाज आ रही थी। चाकू खोलकर मैंने अपने सीधे हाथ में इस तरह पकड़ लिया था जिस तरह हम कमांडो ट्रेनिंग के दिनों में फर्जी दुश्मन पर झपटने के लिए पकड़ा करते थे, मगर ये असली दुश्मन था। यही वजह थी कि चाकू के दस्ते पर मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं कमांडो अटैक के लिए बिल्कुल तैयार था। इस अटैक में कोई आवाज पैदा नहीं होनी थी, बस एक बिजली सी चमकनी थी और दूसरे ही लम्हे इस दुबले पतले मद्रासी सिपाही की गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में और मेरे दाएं हाथ के चाकू का फल उसकी कमर से गुजरकर उसके दिल के अंदर जा घुसना था। यह सब कुछ बमुश्किल 1.5 सेकंड में हो जाना था और ऐसा ही हुआ। जब मैंने मद्रासी सिपाही की गर्दन को बाजू में लेकर पीछे को झटका दिया और साथ ही चाकू उसकी कमर में जा घुसा तो उसके मुंह से कोई आवाज तक न निकली। शायद वो गर्दन पर झटका खाते ही मर गया था। मैंने जल्दी से उसे दरख्त के पीछे जमीन पर लेटा दिया। मैंने चाकू का फल उसकी भुशट से साफ किया और लपक कर अपनी पहले वाली जगह पर गार्डिनिया की बाड़ के पीछे छुपकर बाकी दोनों सिपाहियों को तक में लगा। ये दोनों सिपाही उसी तरह पहरा दे रहे थे कि जब एक सिपाही टहलता हुआ उस तरफ आता तो दूसरा सिपाही बरामदे के दूसरे किनारे तक जा चुका होता था। वक्त बहुत ही कम था। मुझे अपनी पूरी कमांडो महारत से काम लेते हुए फौरी एक्शन करना था। मैं घास में लेट गया, कोहनियां जमीन पर टिका दी, चाकू जेब में रखकर पिस्तौल पर साइलेंसर चढ़ाकर उसे अपने दोनों हाथों में थाम कर अपनी तरफ आने वाले सिपाही के दिल का निशाना लिया। रेस्ट हाउस के आगे रोशनी थी। जो ही सिपाही टहलता टहलता मुझसे 10 कदम के फासले पर आया, मैंने उसके दिल का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। रिवॉल्वर में से हल्के से ठक की आवाज से गोली निकलकर सीधी सिपाही के दिल में या दिल के आसपास घुस गई। वो मुंह के बल गिरा। उस वक्त दूसरा सिपाही किनारे से वापस पलट रहा था। वो टहलता हुआ जब आधा रास्ता तय कर चुका तो रुक गया। उसने अपने साथी को आवाज दी। उसके साथी की लाश अंधेरे में मेरे आगे नशेब पर घास में पड़ी थी। दूसरा सिपाही लपक कर आगे बढ़ा। मेरी दूसरी गोली बिल्कुल तैयार थी। जो ही वो मेरी रेंज में आया, मैंने एक बार फिर ट्रिगर दबा दिया। उस सिपाही की हलक से हल्की सी आवाज निकली और वो गिर पड़ा। मैंने उछलकर अपना आप उस पर गिरा दिया और उसकी गर्दन को दबाने लगा। ये अभी जिंदा था। 10 सेकंड के बाद ये भी मर चुका था। मैंने उसकी लाश को भी नीचे नशेब में घसीट लिया। दोनों की स्टेन गन्ने उठाकर दूर दरख्तों की तरफ उछाल दी। मैंने उसकी लाश को भी नीचे नशेब में घसीट दिया। दोनों की स्टेन गन्ने उठाकर दूर दरख्तों की तरफ उछाल दी और दीवार के साथ लगकर तेजी से कदम उठाता हुआ रेस्ट हाउस के बरामदे में आ गया।
सामने ऊपर जाने वाली लकड़ी का जीना था। मैं बेआवाज कदमों से चलता हुआ जीना चढ़ने लगा। मिस्टर व्यास के कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजे के नीचे से अंदर जलते टेबल लैंप की रोशनी बाहर निकलकर जीने पर पड़ रही थी। बाकी वहां अंधेरा था। दरवाजे की एक जानिब लकड़ी का एक बड़ा खोखा पड़ा था। मैंने दरवाजे को आहिस्ता से अंदर की तरफ किया। दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक मुझे अंदर से बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैं हमतन गोश हो गया। ये अंदर मिस्टर व्यास किससे बातें कर रहा है? दूसरे ही लम्हे मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि अंदर एक औरत भी है। मिस्टर व्यास उससे बातें कर रहा था। ये औरत कौन हो सकती है? जो कोई भी हो, इस औरत की वजह से मेरे मिशन के नाकाम होने का शदीद खतरा था और ये मैं किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नीचे से किसी गाड़ी के आकर खड़े होने की आवाज आई। मैं तेजी से पलटकर लकड़ी के खोखे के पीछे छुप गया। या खुदाया, ये क्या हो रहा है? कहीं सचमुच पासा तो नहीं पलट जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मरूंगा ही, मगर यहाँ किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गाड़ी से उतरकर कोई ऊपर ना आया। मेरा जिस्म पसीने से शराबोर हो गया। कमरे से मिस्टर व्यास और औरत के बातें करने की आवाज बंद दरवाजे के करीब आती गई। फिर दरवाजा खुला। जीने के सामने वाला हिस्सा रोशन हो गया। मैंने गैर शऊरी तौर पर अपना सर नीचे कर लिया। मिस्टर व्यास की आवाज आई, मैं तो नहीं चाहता था कि तुम इस वक्त वापस जाओ, मगर मेरी मजबूरी है। तुम इसे माइंड मत करना। औरत ने मुस्कुराती हुई आवाज में कहा, कोई बात नहीं मिस्टर व्यास, सब ठीक है, मैं आधी रात को भी वापस जा सकती हूँ। औरत की आवाज मुझे मानूस महसूस हुई। मैंने खोखे की दीवार से जरा सा सर निकाल कर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। ये वही विमेन हॉस्टल वाली प्रोफेसर लड़की रत्नावली थी जो एक रात पहले गुंडों से बचती मेरे कमरे में घुस आई थी। ये क्या मौमा है? मिस्टर व्यास ने रत्नावली से हाथ मिलाया, फिर कहा, टैक्सी वाले को मैंने फोन पर बता दिया है कि उसे कहाँ जाना है, तुम खुद भी गाइड कर देना। रत्नावली ने कहा, सब ठीक है मिस्टर व्यास, गुड नाइट, बल्कि गुड मॉर्निंग। वो हल्का सा कहकहा लगाकर हंसी और सीढ़ियां उतरने लगी। दूसरे ही लम्हे मिस्टर व्यास ने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। एक लम्हे के अंदर अंदर अजीब ड्रामाई सूरत हाल सामने आ गई थी, लेकिन मेरा टारगेट मिस्टर व्यास था। मुझे अपने टारगेट पर अंधाधुंध हमला करना था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मेरे लिए मैदान खाली हो गया था। मैंने एक बात जहन में सोची और जल्दी से खोखे के पीछे से निकलकर दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज बदल कर कहा, सर मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, दरवाजा खोलिए। अंदर से मिस्टर व्यास ने तल्ख लहजे में हुर्राते हुए पूछा, क्या बात है? मैंने उसी आवाज में कहा, सर जेटी ऑफिसर आया है नीचे। उसके साथ ही मैंने चाकू पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली और दीवार के साथ बिल्कुल सीधा होकर खड़ा हो गया। दरवाजे की कुंडी खुली, फिर दरवाजा खुला और मिस्टर व्यास ने सर बाहर निकाल कर पूछा, क्या बात है? दूसरे ही लम्हे में शेर की तरह जस्त लगा चुका था और मिस्टर व्यास की गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में और चाकू उसके सीने में उतर चुका था। मैं उसे घसीटता हुआ कमरे में ले गया और टांग मार कर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने चाकू का फल खींचकर उसी जगह दूसरा वार किया। मिस्टर व्यास ने अपने दोनों हाथों से पेट को पकड़ लिया था। टेबल लैंप की रोशनी में उसने फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखा। उसने मुझे पहचान लिया था। उसकी आंखों में मौत की थरथराहट और हैरत थी। मैंने उसे कालीन पर गिरा दिया, चाकू को उसकी धोती के पल्लू से साफ करके बंद किया, जेब में डाला। मेरी आंखें मिस्टर व्यास के जर्द बल्कि सफेद होते चेहरे पर लगी थी। जिंदगी उसके जिस्म से परवाज कर रही थी और मौत ने उसकी आंखों को पथरा दिया था। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और सीधा मिस्टर व्यास के पलंग की तरफ बढ़ा। सुरहाने को उठाया, नीचे कुछ नहीं था। जल्दी से गदेला उठाया, नीचे उसका बटवा पड़ा था। बटवे को खोला तो मेरी जान में जान आ गई। लोहे की अलमारी की चाबी उसमें मौजूद थी। बटवे के साथ ही मिस्टर व्यास का पिस्तौल भी पड़ा था जो अब उसके किसी काम न आ सकता था। पिस्तौल ने उससे बेवफाई की थी। हकीकत यह है कि भारत के सूबे महाराष्ट्र के सिवा तकरीबन बाकी सभी सूबों के आदमी दुबले पतले और मरियल होते हैं। अगर ये इंटेलिजेंस ऑफिसर गुजरात काठियावाड़ की बजाय पंजाब या महाराष्ट्र का होता, मगर भारी भरकम जिस्म होते हुए भी मिस्टर व्यास के जिस्म में जान नहीं थी। अगर से मेरा कमांडो अटैक भी खौफनाक और अचानक था, उसके बावजूद मिस्टर व्यास ने वहीं हथियार डाल दिए थे। चाबी लेकर मैंने लोहे की अलमारी खोल दी। दूसरी दराज में चमड़े का मोहर बंद थैला था। मैंने उसको बाहर निकालकर उसकी मोहर तोड़कर खोला। रेड बॉक्स उसी तरह उसके अंदर प्लास्टिक के सफेद लिफाफे में बंद पड़ा था। उसका वजन 2 किलोग्राम से ज्यादा नहीं था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था, अब मुझे वहां से निकल जाना था। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। गैर इरादी तौर पर मेरा हाथ टेलीफोन की तरफ बढ़ा, मगर फौरन ही वापस आ गया। फिर मैंने रिसीवर उठाकर जल्दी से नीचे मेज पर रख दिया। ये आवाज मुझे पकड़वा सकती थी। रेड बॉक्स वाला थैला उठाकर मैंने मिस्टर व्यास की लाश को आखिरी बार देखा। उसकी पथराई हुई आंखें यूं खुली थीं जैसे मुझे देखकर दहशत ज़दा। मैं कमरे से निकल आया, दरवाजे को बंद किया, लकड़ी के जीने पर से उतरकर नीचे बरामदे में आकर दोनों तरफ गौर से देखा। टैक्सी रत्नावली को लेकर जा चुकी थी। मैं उछलकर बाएं जानिब नशेब में दरख्तों की तरफ उतर गया, जहां भी भारतीय बहरिया के 2 जवानों की लाशें पड़ी थीं। नारियल के दरख्तों के नीचे गहरी तारीकी थी। यहीं से गुजरकर मुझे नेवल गोदाम वाली कच्ची सड़क के दूसरे सिरे पर निकलना था।
वहां पक्की सड़क पर आया तो रात के 2 सवा 2 का अमल होगा। उस वक्त कुछ ज्यादा ही तारीकी और सन्नाटा छाया हुआ था। फिर भी जब तक मैंने इत्मीनान नहीं कर लिया, सड़क पार नहीं की। अब सबसे आखिरी और नाजुक मरहला होटल के अकबी पाइप के जरिए ऊपर अपने कमरे में जाना था, जहां अगर मुझे चौकीदार वगैरह ने देख लिया तो बाद में मेरे लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। जो ही मैं होटल के अकबी वीरान बाग के इलाके में आया, एक कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। मैं वहीं बैठ गया। कुत्ता मेरे करीब आकर भौंकने लगा। मैं उसे रिवॉल्वर से शूट नहीं कर सकता था। ये बात मेरे हक में मोहलक साबित हो सकती थी। मैं चुपचाप वहीं अंधेरे में सिमट कर बैठा रहा। थोड़ी देर बाद ही चौकीदार के फर्श पर लट बजाने की आवाज आई। कुत्ता भाग गया, मगर अब चौकीदार इलाके में मौजूद था। मेरे लिए वहीं बैठे रहना मुनासिब था। कोई 5 मिनट के बाद जब चौकीदार की लट की आवाज दूर से सुनाई दी तो मैं उठकर पाइप की तरफ बढ़ा। मोटरों के शेड पर भी सन्नाटा था। मैं लकड़ी की सीढ़ी चढ़कर अपनी खिड़की के पास आ गया। मेरी खिड़की का आधा शीशा उसी तरह ऊपर को उठा हुआ था। मैंने अपने आप को कमरे में गिरा दिया। रेड बॉक्स वाला चमड़े का थैला फर्श के कालीन पर दूर लुढ़क गया। मैंने फौरन उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मेरा कमांडो अटैक कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो चुका था। मैं होटल में वापस आया। कमरे में अंधेरा था। मैंने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया। पर्दा अपने आप बराबर हो गया। उस वक्त मेरे पेश नजर 2 अहम काम थे। पहला काम रिवॉल्वर को बाहर कॉरिडोर वाले गमले के नीचे छुपाना और रेड बॉक्स को किसी ऐसी जगह फेंकना जहां से वो कभी बाहर ना निकाला जा सके। रेड बॉक्स को मैं पाम के किसी गमले के नीचे या अपने कमरे में रखने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। सबसे पहले तो मैंने अपने कपड़े बदल कर खद्दर का कुर्ता पाजामा पहन लिया। यह एक तरह से शबखाबी का लिबास था। रात ढलने लगी थी। कॉरिडोर में देखा, वहां उस वक्त कोई नहीं था। मैं रिवॉल्वर लेकर बड़ा ही था कि ख्याल आया अगर बफर्ज मोहाल ये रिवॉल्वर किसी वजह से गमले के नीचे से बरामद हो गया तो मुझे मुसीबत में फंसा सकता है, क्योंकि जिन 2 गोलियों से रेस्ट हाउस के गार्ड्स हलाक हुए थे वो इसी रिवॉल्वर से चलाई गई थी। मुझे ये रिवॉल्वर भी रेड बॉक्स के साथ ही किसी अंधे कुएं में फेंक देना चाहिए। मैंने रिवॉल्वर को भी रेड बॉक्स वाले थैले में डाला और थैले को रस्सी से बांध दिया। 3:30 पौने 4 बजे सैर को जाने वाले लोग घरों से निकल पड़ते थे। मैंने चमड़े के थैले को कुर्ते के अंदर अपने पेट के साथ बांध लिया और सैर करने के बहाने होटल से निकलकर एक तरफ चलने लगा। मैं इस तरह चल रहा था जैसे सैर करने निकला हूँ। किसी वक्त चलते चलते अपने बाजुओं को ऊपर नीचे करता जैसे वर्जिश कर रहा हूँ। मैंने लोगों को देखा था, वो ऐसा ही करते थे। मैं होटल की मुखालिफ समत चल रहा था। आसमान पर सुबह की फीकी सफेदी झलकने लगी थी। कहीं कहीं लोग सैर को चाहते नजर आने लगे। सड़क पर कभी कोई ट्रक भी गुजर जाता। चलते चलते मैं समंदर के वीरान किनारे की तरफ आ गया, जहाँ फ्लैटों का एक सिलसिला जेर तामीर था। आगे समंदर के किनारे पथरीली चट्टानों का सिलसिला था, जहाँ कहीं कहीं गारों के अंदर गहरे सुराख बने हुए थे। ये जगह रेड बॉक्स छुपाने के लिए बेहतर थी। मैं एक खो में चला गया। खो के अंदर अंधेरा था। जमीन रेतली थी और संदरेजे बिखरे हुए थे। एक जगह कुदरती तौर पर गड्ढा बन गया था। शायद किसी ने यहाँ से भारी पत्थर उठाया हुआ था। मैंने गड्ढे के पहलू में रेत को खोदकर एक मजीद सुराख बनाया और रेड बॉक्स और रिवॉल्वर वाले थैले को उसके अंदर रखकर ऊपर पत्थर और रेत डालकर उसे बंद कर दिया। फिर गड्ढे में पत्थरों को लुढ़काने लगा, यहाँ तक कि वो गड्ढा भर गया। उन पर मैंने रेत और संगरेजे डालकर एक तरह से उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये मकाम वीरान और दूर दराज जगह पर वाक़ था और जहाँ किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। मैं वापस होटल में आ गया। आते ही दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और पलंग पर गिरते ही गहरी नींद सो गया। आंख खुली तो टेलीफोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। मैंने रिसीवर उठाया। मैं जानता था ये टेलीफोन कहाँ से आया है और क्यों आया है। मैंने हेलो कहा तो दूसरी तरफ से मद्रासी जेटी ऑफिसर की घबराई हुई आवाज आई, सर मैं बड़ी देर से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी पहुंचें। किसी ने मिस्टर व्यास का खून कर दिया है और अलमारी से रेड बॉक्स भी गायब है। मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा, माय गॉड, क्या कह रहे हो तुम? वो बोला, किसी तकरीबकार का काम लगता है, 3 गार्ड्स भी मार दिए गए हैं, बस आप जल्दी आ जाएं। जेटी ऑफिसर ने फोन बंद कर दिया। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले और चाय पिए बगैर टैक्सी में बैठा सीधा बंदरगाह पहुंच गया। वहां रेस्ट हाउस के गिर्द सिविल और मिलिट्री पुलिस के आदमी जगह जगह स्टेन गन्ने लिए खड़े थे। रूसी मुशीर दमेजी और दूसरे बंदरगाह के आला अफसर और पुलिस के 2 इंस्पेक्टर मौके पर मौजूद थे। मैंने अपने ऊपर घबराहट और परेशानी तारी कर रखी थी। जाते ही जेटी ऑफिसर और रूसी मुशीर से मिला। मिस्टर व्यास की मौत पर हैरत और अफसोस का इजहार किया। व्यास की लाश पोस्टमार्टम के लिए नेवी के अस्पताल में पहुंचा दी गई थी। रूसी मुशीर ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है कैप्टन? मुझे तो ये तखरीबकारों की कार्रवाई लगती है। मैंने उसकी तायद की और कहा, इसके सिवा और हो भी कौन सकता है? मिस्टर दमेजी, अभी कल ही की तो बात है कि जब मैंने इस इलाके में एक सिनहाली तखरीबकार का पीछा करके उसे पकड़ना चाहा, मगर मेरी बदकिस्मती कि उसने जहरीला कैप्सूल खाकर खुदकुशी कर ली। मैंने तो शाम को मिस्टर व्यास से कह दिया था कि तखरीबकार इस इलाके में छुपे हुए हैं।
रूसी मुशीर बोला, उनके खिलाफ हमारी कार्रवाई तसल्ली बख्श नहीं थी, वरना वो लोग रेस्ट हाउस में दाखिल होने की जरूरत नहीं कर सकते थे। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मैं भी तो मिस्टर व्यास से यही कहता था, मगर किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब वो लोग रेड बॉक्स निकाल कर ले गए हैं। हमारे हाथ से एक बहुत बड़ा सुराग निकल गया है। जेटी ऑफिसर हमारी तरफ आ रहा था। जाहिर है वो परेशान था, क्योंकि वही इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाबदेह था। ये खबर रूसी मुशीर ने सुबह आते ही हादसे की इत्तला मिलने पर दिल्ली में अपने सिफारत खाने तक पहुंचा दी थी। वहां से इंडियन वजारत दाखिला और वजारत दिफा को मिल गई, और थोड़ी ही देर बाद प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से मिस्टर टंडन का फोन आ गया। वो बहुत फिक्रमंद था। वो बंदरगाह के सिक्योरिटी स्टाफ को मूरद इल्जाम ठहरा रहा था। मैंने अपने बारे में पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। उसने तेज लहजे में कहा, इस दुर्घटना की फुल रिपोर्ट तैयार करके जितनी जल्दी हो सके हेडक्वार्टर वापस आ जाओ। ये साउथ के इंटेलिजेंस वाले बिल्कुल बेकार लोग हैं। इन्होंने बहुत बड़ा क्लू अपनी नालायकी से ज़ाया कर दिया है। तुम जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके वापस आने की कोशिश करो। उसने फोन बंद कर दिया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। हर शय बखूबी अंजाम पा गई थी। किसी वक्त मेरे दिल में एक शक सा उभर आता था कि कहीं चट्टानी गार में से कोई रेड बॉक्स निकाल न ले। फिर सोचता कि वहां जाकर किसी को खुदाई करने की क्या जरूरत पड़ी है। एक तरफ से मेरा जहन फारिग हुआ तो अब मैंने इस नुक्ते पर गौर करना शुरू कर दिया कि प्रोफेसर लड़की रत्नावली का मौमा क्या है। वो आधी रात को मिस्टर व्यास के कमरे में क्या करने आई थी? उसका कहीं इंटेलिजेंस से तो कोई ताल्लुक नहीं, या फिर क्या मिस्टर व्यास ने उसे महज खुशवक्ती के लिए किसी जरिए से वहां मंगवा लिया था? मगर रत्नावली तो उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी और लगता था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मुझे इस राज को पौंडीचेरी से रुखसत होने से पहले पहले हल करना था, क्योंकि बाद में रत्नावली मेरे लिए मसले पैदा कर सकती थी। वो मेरे होटल में भी आ चुकी थी। ये सब ड्रामा किसी गहरी साजिश का हिस्सा तो नहीं था जो मुझे बेनकाम करने के लिए तैयार की गई थी। ये सवाल थे जिनका मुझे जवाब चाहिए था, और फिर मुझे इन जवाबात की रोशनी में रत्नावली को भी ठिकाने लगाना था। मिस्टर व्यास और बहरिया के 3 जवानों के कत्ल की खबर को भी सीगाए-राज में रखने की कोशिश की गई। सारे इलाके के गिर्द सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और बाहर के किसी आदमी को उस तरफ आने की इजाजत नहीं थी। मैंने तकरीबन सारा दिन वहीं बंदरगाह पर ही गुजारा। पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिस्टर व्यास के कमरे में भी गया, जहां गुज़श्ता रात मैंने उसे कत्ल किया था। पुलिस उंगलियों के निशानात इकट्ठे करने की कोशिश में थी, मगर इसका इम्कान मैंने रात को ही खत्म कर दिया था। वो ऐसे कि मैंने जहां जहां हाथ लगाए थे बाद में रुमाल से उन जगहों को साफ कर दिया था। यहाँ तक कि मिस्टर व्यास की गर्दन पर भी मैंने अपनी उंगलियों के निशानात को मिटा दिया था। ये काम मेरे लिए कोई नया नहीं था। पुलिस को वहां रबड़ के मर्दाना जूतों के अलावा एक जनाना सैंडल के मध्यम निशान भी मिले। ये बात सबके लिए हैरानकुन थी कि वहां आने वाली औरत कौन थी। मैंने इस ख्याल का इजहार किया कि हो सकता है कि ये औरत भी तकरीबकारों की साथी हो। फिर वहां के माली ने बताया कि उसने आधी रात के बाद वहां मोटर कार के इंजन की आवाज सुनी थी। मामला उलझता जा रहा था। कुछ मैं अपने तर्ज़े इस्तदलाल से उलझा रहा था ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिल सके। मेरे रबड़ के जूतों के निशान पुलिस को कोई हतमी सबूत मुहैया न कर सकते थे, क्योंकि इस किस्म के लाखों जूते शहर में लोगों ने पहन रखे थे। फिर भी मैंने फैसला कर लिया कि अपने रबड़ के जूतों को भी कहीं फेंक दूं। उस वक्त मेरा इरादा रत्नावली के हॉस्टल जाकर उससे मुलाकात करने का था। मैं ये देखना चाहता था कि मिस्टर व्यास की मौत पर उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। मगर बंदरगाह पर ही मुझे शाम हो गई और मैं इस कदर थक गया कि वहीं से सीधा अपने होटल आ गया। आते ही मैंने सबसे पहले रबड़ के नस्वारी जूतों को एक लिफाफे में डाला और उन्हें पलंग के नीचे एक तरफ डाल दिया कि रात को उन्हें ले जाकर किसी कुएं वगैरह में फेंकाऊंगा। मैं मुंह हाथ धोने के बाद सादा कपड़े पहनकर अखबार पढ़ने बैठा ही था कि दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने रत्नावली खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोली, इधर से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती चलूं। आप मसरूफ तो नहीं है ना? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, अंदर आ जाओ प्लीज। मैंने दरवाजे से एक तरफ हटते हुए कहा। रत्नावली ने हल्के ब्लू कलर की फूलदार साड़ी पहन रखी थी। हाथ में उसी कलर का पर्स था। बालों में मोतियों के फूलों का गजरा सजा था। वो सोफे पर बैठ गई। जगदीश जी, आप फिर हमारे हॉस्टल में नहीं आए? मैंने अखबार लपेटकर पलंग पर रख दिया और सामने वाले सोफे पर बैठ गया। बस कारोबारी मसरूफियात इस किस्म की थीं कि वक्त ही नहीं मिला। अब सोचा था कि कल आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगा। आप ठीक है ना? रत्नावली मुस्कुरा रही थी, बोली, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी तक रत्नावली के बारे में किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। ये लड़की या औरत इंटेलिजेंस की है या इसका ताल्लुक पौंडीचेरी की उन औरतों से है जो सरकारी अफसरों का दिल बहलाती हैं। मैं उसकी एक एक हरकत को बड़े गौर से देखने और कोई नतीजा अखज़ करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसके लिए चाय मंगवाई। मेरे रबर के जूतों का थैला पलंग के नीचे जरा बाहर निकला हुआ था। मैंने नोट किया कि रत्नावली ने 2-1 बार खास तौर पर उस तरफ गौर से देखा। ये लड़की उस थैले को क्यों देख रही है जिस थैले में मैंने रबड़ के जूतों को डाल रखा था? वो पौंडीचेरी के एक मशहूर शॉपिंग स्टोर का थैला था जिस पर शेर की शक्ल बनी थी। रत्नावली ने थैले की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप कारगिल शॉपिंग सेंटर से चीजें खरीदते हैं? मैंने थैले को कस्तन नजरअंदाज करते हुए कहा, हाँ भाई, मैं तो इस शहर में अजनबी हूँ।
रत्नावली ने थैले की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप कारगिल शॉपिंग सेंटर से चीजें खरीदते हैं? मैंने थैले को कस्तन नजरअंदाज करते हुए कहा, हाँ भाई, मैं तो इस शहर में अजनबी हूँ। जो शॉपिंग सेंटर पहले नजर आ गया वहीं से साबुन, टूथपेस्ट वगैरह खरीद लिए। तुम चाय बनाओ ना, ठंडी हो जाएगी। रत्नावली ने गैर मुतवक्के तौर पर थैले को लपक कर बाहर निकाल लिया। मैं एकदम मोहतात हो गया। कहने लगी, मुझे ये थैला बहुत अच्छा लगता है। तुम सुनकर हैरान हो गए जगदीश कि मैंने कितने ही ऐसे थैले घर में जमा कर रखे हैं। क्या मैं ये थैला ले सकती हूँ? और इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसने थैले में से जूते निकाल कर एक तरफ रख दिए, थैला तह करके अपने पर्स में रखा। फिर जूतों को देखकर बोली, इन पर बड़ी मिट्टी लगी है। क्या तुम सुबह सैर को जाते हो मिस्टर जगदीश? अभी तक मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। मैंने कहा, हाँ, किसी रोज आंख खुल जाए तो सैर को निकल जाता हूँ। रत्नावली ने जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लगता है आज रात को भी आप सैर करने गए थे। मेरा मतलब है मुंह अंधेरे। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज सुबह आंख खुल गई थी तो सोचा सैर ही कर लूं। सैर करने से आदमी फिट रहता है। क्या ख्याल है? मेरी चाय में चीनी आधा चम्मच डालना प्लीज। रत्नावली अभी तक उसी मौजू पर अड़ी हुई थी। कहने लगी, जगदीश बाबू, आप किस तरफ सैर करने जाते हैं? जूतों पर खुश्क कीचड़ भी लगा हुआ है। पौंडीचेरी के बाग तो बड़े साफ सुथरे हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ आपके करीब ही बच्चों का एक पार्क है। वहां पथरीली रविश बनी हुई है। आप उधर सैर को जाया करें। ये ले, मैंने चीनी आधा चम्मच ही डाली है। मैंने शुक्रिया अदा करते हुए प्याली हाथ में ले ली और खामोशी से चाय पीते हुए सोचने लगा कि इस लड़की रत्नावली को जरूर किसी ने मेरे पास सुराग रसानी के लिए भेजा है। मेरे जूते बहुत बड़ा सबूत थे, मगर इतनी आसानी से कोई मुझ पर हाथ नहीं डाल सकता था। मैं चाय पी रहा था। मैंने आंखें उठाकर रत्नावली की तरफ देखा तो वहीं ठुठक गया। रत्नावली पहले ही से मेरे चेहरे पर नजरें जमाए हुई थी। अचानक वो मुस्कुराती हुई उठी। अच्छा जगदीश बाबू, मैं चलती हूँ। मेरी सहेली नीचे इंतजार कर रही है। आप कल आइए ना, शाम की चाय मेरे साथ पिए। मैं आपको सिलोन की चाय पिलाऊंगी। मेरी एक दोस्त ने मुझे कोलंबो से भेजी है। नमस्कार। वो चली गई। कई कड़ियां आपस में मिलती जा रही थीं। कोलंबो की चाय, ये एक नई कड़ी थी। सिन्हाली एजेंट कोलंबो ही से आते थे। उसका मेरे जूतों पर जमे हुए खुश्क कीचड़ को नोट करना, मेरी अदम तवज्जुही की हालत में मेरे चेहरे को गौर से देखना, ये लड़की मशकूक थी। मुझे जितनी जल्दी हो सके इससे छुटकारा हासिल करना होगा। लेकिन पहले ये मालूम करना बहुत जरूरी था कि उसका राब्ता जहां मिस्टर व्यास के बाद किससे कायम है, क्योंकि उसकी मौत के बाद वो शख्स भी मेरे लिए एटम बम से कम नहीं साबित हो सकता था। मैंने अगले रोज रत्नावली के यहाँ जाने का फैसला कर लिया। लेकिन अब मेरे लिए रबड़ के जूतों से निजात हासिल करना भी जरूरी हो गया था, क्योंकि 1 घंटे बाद जब मुझे यकीन हो गया कि रत्नावली उस इलाके से निकलकर अपने हॉस्टल पहुंच गई होगी, तो मैंने रबड़ के नस्वारी जूतों को एक कपड़े में लपेटा और कपड़े को ताला लगाकर नीचे होटल की लॉबी में आ गया। मैं एकदम चौंक कर एक सुतून की ओट में हो गया। रत्नावली काउंटर के पास खड़ी एक औरत से बातें कर रही थी। ये अभी तक इसी होटल में थी। शायद उसने मुझे नहीं देखा था। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में आ गया। कमरे में आकर मैंने रबड़ के जूते पलंग के नीचे डाल दिए। ये पुरस्कार लड़की रत्नावली मेरे लिए एक मुसीबत बनती जा रही थी। मैंने ये बात खास तौर पर नोट की थी कि रत्नावली जितनी देर मेरे कमरे में रही, उसने मिस्टर व्यास के कत्ल के बारे में कोई बात नहीं की थी। अगर वो इंटेलिजेंस की औरत थी तो उसे यकीनन मिस्टर व्यास के कत्ल की इत्तला मिल चुकी थी, लेकिन उसने जानबूझकर मुझसे उसका जिक्र न किया था। मैं भी मसलहतम इस ज़मन में खामोश रहा। मैंने यही फैसला किया कि सुबह मुंह अंधेरे सैर के बहाने बाहर जाकर जूतों को किसी वीरान गड्ढे में दबा दूंगा। लेकिन रत्नावली के मेरे कमरे में आने और उसकी पुरस्कार हरकतों से मुझे खतरा पैदा हो गया था। मैं रबड़ के जूतों को रात भर अपने कमरे में नहीं रखना चाहता था। ये जूते मुझे गिरफ्तार करवा सकते थे। मैं बेचैनी के आलम में कमरे में टहलने लगा। रत्नावली अभी तक इसी होटल में ही होगी। बैरे ने आकर खाने का पूछा तो मैंने कहा कि नीचे डाइनिंग हॉल में ही खाऊंगा। इस बहाने मैं नीचे जाकर रत्नावली के बारे में मालूमात भी हासिल कर सकता था। बैरा चला गया। मैं इतना अहमक नहीं था कि खाना खाने जाते हुए जूते वहीं कमरे में ही छोड़ जाता। अब मैंने जूतों को एक अखबार में लपेट कर बगल में दबाया और बाहर निकलकर कमरे को ताला लगाते हुए कॉरिडोर में इधर उधर देखा। दूर से एक जोड़ा चला रहा था। मैंने पैकेट हाथ में पकड़ लिया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अचानक मेरी नजर आखिरी कमरे की दाएं जानिब दीवार में लेटर बॉक्स की तरह बने हुए चौकोर सुराख पर पड़ी, जिसके ऊपर हुरूफ में ट्रैश लिखा था। मुझे ख्याल आया कि जूते फेंकने के लिए इस वक्त इससे बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। इस सुराख में से होटल में रहने वाले रद्दी चीजें फेंकते थे, जो नीचे तहखाने में रद्दी और कूड़े करकट के बहुत बड़े ड्रम में जा गिरती थी। वहां से रोजाना सुबह सुबह ट्रक आकर ले जाता था। मैं वहां पहुंच कर रुक गया और अपनी घड़ी पर वक्त देखने लगा। जब जोड़ा मेरे करीब से गुजरकर सीढ़ियां उतरने लगा तो मैंने जूतों के पैकेट को जल्दी से ट्रैश के सुराख में से नीचे फेंक दिया। मेरे जहन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। अब मैं बड़े सुकून से सीढ़ियां उतरकर लॉबी में आ गया। मैंने कनखियों से लॉबी का जायजा लिया। रत्नावली वहां नहीं थी। मैंने सिगरेट सुलगाया और खामोशी से कदम उठाता डाइनिंग हॉल में आकर कोने वाली कुर्सी पर बैठ गया।
जहाँ कुछ मर्द और औरतें बैठी थी। खाना लगाया जा रहा था। रत्नावली यहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने इत्मीनान से खाना खाया। कुछ देर बैठकर शाम के अखबार का मुताला करता रहा और सिगरेट पीता रहा। फिर अखबार लपेट कर मेज पर रखा, सिगरेट एस्ट्रे में दबाया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। लॉबी में रत्नावली कहीं नजर न आई। वो शायद जा चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया। दीवार पर लगा बिजली का बटन दबाया। कमरे में रोशनी हुई तो मैं एक लम्हे के लिए सप्ते में आ गया। कमरे की हर शय उलट पलट हो चुकी थी। किसी ने मेरी अदम मौजूदगी में कमरे की भरपूर तलाशी ली थी। कोई शय भी अपनी जगह पर नहीं थी। बिस्तर की चादर फर्श पर गिरी हुई थी। गद्दा दोहरा होकर कालीन पर गिरा था। सिंगार मेज की सारी दराजें खुली हुई थी। अलमारी जिसको मैंने चाबी लगा रखी थी वो भी खुली थी। मेरे ब्रीफकेस को खोलकर उसकी तलाशी भी ली गई थी। ये काम रत्नावली या उसके किसी साथी के सिवा और किसी का नहीं हो सकता था। अब मुझे यकीन हो गया कि रत्नावली को मेरे पीछे लगाया गया है और मुझ पर किसी को शक पड़ चुका है। ये सिवाय वहां की इंटेलिजेंस के और कौन हो सकता था। मेरे लिए तेजी से सरगर्म होने का वक्त आ गया था। ये तलाशी इस बात का इशारा थी कि मैं इंतहाई खतरे में हूँ। जो कोई भी मेरे कमरे में आया था उसको रेड बॉक्स या मेरे जूतों की तलाश थी और उनमें से एक भी शय उनके हाथ न आई थी। मुझे तशवीश हुई कि इन लोगों ने कूड़े करकट के ढेर में से मेरे जूतों को न ढूंढ निकाला हो। मैंने बाहर निकलकर कमरे को ताला लगाया और तेज तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ गया। ये लिफ्ट तहखाने के दरवाजे के बिल्कुल सामने जाकर रुकती थी। ये होटल की सबसे निचली मंजिल थी जहाँ से वो लोग अपना सामान लेकर आते थे जो होटल में अपने बच्चों के साथ ज्यादा देर तक ठहरते थे। ट्रैश रूम के दरवाजे पर सिर्फ कुंडी लगी थी। मैंने इधर उधर देखा, वहां मेरे सिवा कोई नहीं था। जल्दी से कुंडी खोलकर मैं तहखाने के ट्रैश रूम में दाखिल हो गया। ये काफी कुशादा था जो बिल्कुल खाली था। सिर्फ दरमियान में 2 जगहों पर कूड़े करकट के ढेर लगे थे जो ऊपर से फेंका गया था। मुझे पहले ही ढेर पर से अपने जूतों का पैकेट मिल गया। वो एक तरफ लुढ़का पड़ा था और अखबार से बाहर निकल आया था। मेरी जान में जान आ गई। मैंने जूतों को उठाकर अपने पाजामे में कुर्ते के नीचे छुपा लिया। ट्रैश रूम का दरवाजा बंद करके कुंडी लगाई और लिफ्ट के जरिए वापस अपने कमरे में आ गया। चाकू मैंने कमरे में उस वक्त भी नहीं रखा था। उसे मैं हर वक्त अपनी जेब में ही रखता था। उस लम्हे भी चाकू मेरी जेब में ही था। सिर्फ यही एक हथियार मेरे पास था। जूतों को दूसरी अखबार में लपेटकर मैंने अलमारी में रखकर ताला लगा दिया। तलाशी लेने वाले के पास हर किस्म की चाबियां मौजूद थी जिनकी मदद से उसने अलमारी के ताले को भी खोल लिया था। बाहर का दरवाजा तो ऑटोमेटिक बंद होकर मुकफ्फल हो गया था, मगर अलमारी का ताला वैसे ही खुला पड़ा था। अब मैं चौकस हो चुका था। नींद मुझसे कोसों दूर थी। सबसे अहम मसला जूतों को कहीं जहन्नम रसीद करने का था। ये जूते मुझे मौत के मुंह में धकेल सकते थे। मैंने कमरे की तमाम बिखरी हुई चीजों को समेटकर अपनी जगह पर रख दिया। होटल की इंतजामिया को इस बारे में रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने सर्विस को फोन करके अपने लिए कॉफी का ऑर्डर दे दिया। कॉफी आई तो मैं आराम से कुर्सी पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता पीने लगा। जहन में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे। रत्नावली के साथ कौन कौन हो सकता है, मुझे उन सब से निपटना था। मेरा दिल्ली में बहुत बड़ा मिशन था। अगर मेरा राज फाश हो जाता है तो दिल्ली का सारा मिशन तहस नहस हो जाता था और मुझे इसी शहर में गिरफ्तार कर लिया जाता। ये बात यकीनी थी कि मेरी निगरानी की जा रही है। उस वक्त भी होटल के आसपास कोई ना कोई आदमी जरूर मौजूद होगा जो मेरे बाहर निकलने पर मेरा पीछा करना शुरू कर देगा। ऐसी सूरत में मेरा सुबह सैर के बहाने जूतों को साथ ले जाकर किसी जगह फेंकना खतरनाक था। मैं इन जूतों को अपने कमरे में रखकर बाहर भी नहीं जा सकता था। दूसरे रोज मुझे हर हालत में बंदरगाह पर रिपोर्ट की तफसीलात हासिल करने जाना था। मेरे पास सिर्फ एक ही रात थी। इस रात के अंदर अंदर मुझे अपने जूतों को किसी गहरे कुएं में इस तरह फेंकना था कि कोई मुझे देख भी न सके। कोई तरकीब मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अब मुझे ये फिक्र लाहक हो गई थी कि अगर मेरी निगरानी की जा रही है तो जिस रात पिछले पहर शहर के बहाने में रेड बॉक्स लेकर समंदर के दूर दराज चुतानी साहिल की तरफ गया था तो लाजमी बात है कि उस वक्त भी जरूर कोई मेरा पीछा कर रहा होगा। इस ख्याल के आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर ये अलमिया पेश आ गया तो मेरा बचना मुश्किल है। मुझे चटानी खो में जाकर अब रेड बॉक्स के बारे में भी तसल्ली करनी थी। मैं कॉफी की 2 प्यालियां पी चुका था। 6-7 सिगरेट भी फूंक डाले। घड़ी देखी, उस वक्त रात के 10 बजने वाले थे। कार पार्किंग वाले शेड की जानिब से मुझे एक ट्रक के आकर रुकने की आवाज आई। मैंने उठकर खिड़की में से बाहर देखा। ये एक बहुत बड़ा ट्रक था जिसके ऊपर कूड़े का ड्रम उठाने वाली मशीन लगी थी। मेरे दिल में उम्मीद की शमा रोशन हो गई। अगर ये ट्रक कूड़ा करकट और ट्रैश उठाने आया है तो मैं भी रबड़ के जूतों से निजात हासिल कर सकता हूँ। मैंने गौर से देखा, ट्रक की हेडलाइट्स बुझा दी गई थी। पीछे से 4 आदमी आकर होटल की दीवार की तरफ बढ़े। इस अकबी दीवार में वो दरवाजा था जो तहखाने के ट्रैश रूम को जाता था। ये चारों आदमी उस दरवाजे में दाखिल हो गए। मेरे लिए ये सुनहरी मौका था। मैंने जूतों को अखबार से निकालकर अपनी कमीज के अंदर छुपाया और कमरे से निकलकर दूसरे किनारे वाली लिफ्ट में आकर ग्राउंड का बटन दबा दिया। लिफ्ट मुझे लेकर ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुक गई। मैंने बाहर आकर देखा, ट्रैश रूम का दरवाजा खुला था।
महकमे के मुलाजिम तेजी से ड्रमों में ट्रैश और रद्दी चीजें भर रहे थे। मैं वहीं खड़ा हो गया। जब एक आदमी पहियों वाले ड्रम को चलाता मेरे करीब से गुजरने लगा तो मैंने बड़े आराम से जूते निकाल कर ड्रम में डाल दिए। उस आदमी का चेहरा ड्रम की दूसरी तरफ छुपा हुआ था। उसने मुझे जूते रखते नहीं देखा था और अगर देख भी लेता तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी। आखिर मैंने पुराने जूते ही ट्रैश में फेंकने थे। वो आदमी ट्रैश ड्रम को पहियों पर चलाता बाहर निकल गया। मैं लिफ्ट के जरिए ऊपर अपने कमरे में आ गया। अब दूसरा काम साहिल समंदर पर जाकर रेड बॉक्स और रिवॉल्वर वाले थैले की चेकिंग थी। ये एक नाजुक मरहला था। अगर मेरा पीछा किया गया है तो मैं रंगे हाथों पकड़ लिया जाऊंगा। अगर नहीं जाता तो भी मेरे दिल में चैन नहीं था। यही वसवसा उठ रहा था कि कहीं इन लोगों ने वहां से रेड बॉक्स ना निकाल लिया हो। क्या मालूम सुबह मैं बंदरगाह पर जाऊं तो जेटी ऑफिसर मुझे उसी वक्त गिरफ्तार कर ले। रात बड़ी मुश्किल से काटी। कभी नींद आ जाती, कभी हड़बड़ा कर उठ बैठता। सैर का वक्त हो गया था। मैं सैर के बहाने भी साहिल समंदर की तरफ नहीं जा सकता था। वहां जाने के लिए मुझे कोई ऐसा तरीका इख्तियार करना था कि किसी को मेरी शक्ल दिखाई न दे। इसके लिए मुझे अपना हुलिया बदलने की जरूरत थी, जिसका सामान वहां मेरे पास नहीं था। मजबूरन मैंने नाश्ता करने के बाद बंदरगाह पर जाने का खतरा मोल ले ही लिया। मद्रासी जेटी ऑफिसर अपने कमरे में नहीं था। मालूम हुआ कि वो अभी तक नहीं आया। मैं उसके कमरे में बैठकर ताज़ा अखबार पढ़ने लगा। आज के अखबार में भी मिस्टर व्यास और गार्ड्स के कत्ल की कोई मामूली सी भी खबर नहीं थी। उस वक्त दिन के 8:30 बज रहे थे। अचानक फोन की घंटी बज उठी। मैंने रिसीवर उठा लिया। अभी मैंने हेलो नहीं कहा था कि दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई। मिस्टर पिल्ले से बात हो सकती है? औरत ने अंग्रेजी में पूछा था। मैंने आवाज फौरन पहचान ली। ये रत्नावली बोल रही थी। मैंने अपनी आवाज को यकसर बदलते हुए पूछा, मैडम मिस्टर पिल्ले कौन है यहाँ? उसने कहा, मिस्टर पिल्ले जेटी ऑफिसर हैं। मैंने उनके घर फोन किया था। पता चला कि वो ऑफिस चले गए हैं। मैंने इसी बदली हुई आवाज में टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, वो तो अभी दफ्तर नहीं आए। रत्नावली ने उल्टा सवाल कर दिया, तुम कौन बोल रहे हो? मैंने जल्दी से कहा, मैं उनका दोस्त हूँ, उनसे मिलने आया हूँ। रत्नावली ने फोन बंद कर दिया। मैंने रिसीवर रखा और गहरी सोच में डूब गया। ये बात साबित हो गई थी कि रत्नावली का इस मद्रासी जेटी ऑफिसर से राब्ता था। उसी के इमा पर रत्नावली मेरी सुराग रसानी पर लगाई गई थी। शवाहिद से यही साबित हो रहा था। तो क्या इस मद्रासी मिस्टर पिल्ले को मुझ पर शक पड़ गया है? ये तो मुझे तबाह करवा सकता है। अगर उसे मुझ पर शक हो गया है तो उसका दिल्ली हेडक्वार्टर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखना ही मुझे हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और उठकर कमरे से बाहर आ गया। सामने से मद्रासी जेटी ऑफिसर मिस्टर पिल्ले चला रहा था। वो सफेद निक्कर और बुशर्ट में था। सर पर बहरिया की टोपी थी। पूरी यूनिफॉर्म में था। मैंने उसे देखते ही मुस्कुरा कर नमस्कार किया। वो भी नमस्कार कहकर मेरे करीब आया और बोला, कैप्टन मेहता, आज तुम ठीक वक्त पर आ गए हो। मैं ही लेट हूँ। नौकर ने मुझे देर से उठाया। मैं उसके चेहरे के तासुरात का बगौर मुताला कर रहा था। उसके चेहरे से ये बिल्कुल जाहिर नहीं हो रहा था कि उसे मुझ पर किसी किस्म का शक हो चुका है। या तो यह आदमी इंतहाई अय्यार और मक्कार था और या फिर उसे मेरे बारे में कुछ भी इल्म नहीं था। लेकिन फिर रत्नावली ने उसे फोन क्यों किया था? मुमकिन है वो उसकी रिश्तेदार हो। ये भी मुमकिन है कि वो उसकी दोस्त हो। जेटी ऑफिसर की उम्र ज्यादा नहीं थी। मुझे खामोश रहकर हालात का जायजा लेना और हवा के रुख को देखना था कि वो किस तरफ को चल रही है। मिस्टर व्यास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रात को ही आ गई थी। मिस्टर पिल्ले ने बताया कि रिपोर्ट में यही लिखा है कि मिस्टर व्यास की मौत चाकू की ज़रबात से वाक़ हुई है और उसका गला भी दबाया गया था। मैंने अपनी तसल्ली के लिए पूछा, क्या फिंगरप्रिंट नहीं मिल सके? जेटी ऑफिसर सर को नफी में हिलाते हुए बोला, नहीं, ये तखरीबकार पूरे एजेंट होते हैं। इन्हें इसके लिए पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। वो अपने फिंगरप्रिंट्स कैसे छोड़ सकते हैं भला? उसकी बातों और चेहरे के तासुरात से कम से कम मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा कि उन्हें रेड बॉक्स और मेरे बारे में कुछ नहीं पता। ये मेरी खुशफहमी भी हो सकती थी। इसके बावजूद ये फैसला मैं कर चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे साहिल समंदर की चट्टानों में पहुंचकर रेड बॉक्स को अपनी आंखों से देखना और पूरी तसल्ली करनी है। मैं उसे वहां से निकाल कर किसी और जगह मुंतकिल कर देना चाहता था। समंदर में डुबोने से मुझे वहम था कि वो किसी न किसी वक्त बाहर आ जाएगा। बारूद से उसे तबाह भी नहीं कर सकता था। उसे मेरे लगाए गए ताकतवर टाइम बम और तारपीडों के धमाके तबाह नहीं कर सके थे। मिस्टर पिल्ले ने मेरे और अपने लिए कॉफी मंगवाई। थोड़ी देर बाद रूसी मुशीर दमेजी भी आ गया। उसने आते ही कहा, मैं आज वापस दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे अपने सफीर ने सलाह मशवरे के लिए बुलाया है। मैं खामोशी से सिगरेट के हल्के हल्के कश लगाता रहा। मिस्टर पिल्ले ने कहा, मिस्टर दमेजी, परसों मद्रास से एक खुसूसी तहकीकाती टीम मामले की छानबीन के लिए आ रही है। क्या तुम उनसे मिलोगे? दमेजी ने कहा, सॉरी मिस्टर पिल्ले, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुमकिन है मैं इस महीने के इख्तिताम पर फिर आऊं। अच्छा, मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे कई इंतजामात करने हैं। रूसी मुशीर मिस्टर दमेजी ने मिस्टर पिल्ले और मुझसे गर्मजोशी से मुसाफा किया और चला गया। उसके जाने के बाद पिल्ले ने सर को नफी में हिलाते हुए ठंडा सांस भरा और बोला, रूसी हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, मगर ये हमारी बदकिस्मती है कैप्टन मेहता कि हम उनकी दी हुई इतनी कीमती चीज और जदीद तरीन सबमरीन की हिफाजत न कर सके। एक तरह से ये हमारी ही सबमरीन थी।
कैप्टन मेहता कि हम उनकी दी हुई इतनी कीमती चीज और जदीद तरीन सबमरीन की हिफाजत न कर सके। एक तरह से ये हमारी ही सबमरीन थी। फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। मैंने कनखियों से फोन की तरफ देखा। ये कॉल रत्नावली की ही हो सकती थी। मिस्टर पिल्ले ने रिसीवर कान के साथ लगाकर अंग्रेजी में कहा, मैं पिल्ले जेटी ऑफिसर बोल रहा हूँ। मेरी नजरें पिल्ले के चेहरे का जायजा ले रही थी। उसके चेहरे से ये अंदाजा लगाना चाहता था कि दूसरी तरफ रत्नावली बोल रही है या कोई दूसरा शख्स है। जेटी ऑफिसर पिल्ले के चेहरे पर पहले जो हल्की सी मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई। 3-4 सेकंड तक सिर्फ हूं ही करता रहा। फिर उसने मलयालम जबान में बातें शुरू कर दी। मलयालम जबान केरला में भूली जाती है और इस जबान से मेरी वाकफियत सिर्फ इतनी ही थी कि ये मालूम कर लेता कि ये मलयालम है। इससे ज्यादा मैं उसे बिल्कुल नहीं समझ सकता था। इस तब्दीली जबान से मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि वो रत्नावली से ही बात कर रहा है, वरना उसे मेरे सामने जबान बदलने की जरूरत नहीं थी। पिल्ले को ये मालूम था कि मैं तमिल, तेलुगु और मराठी, गुजराती, बंगाली रवानी से बोल लेता हूँ, मगर मलयालम नहीं जानता। ये मैंने ही एक बार बताया था। मैंने बज़ाहिर अपनी तवज्जो दूसरी तरफ कर ली और मेज पर रखा हुआ पुराना तमिल अखबार उठाकर उसकी वर्करदानी करने लगा। इससे ये भी साबित होता था कि उन्होंने मेरे खिलाफ गठजोड़ किया हुआ है और ये भी नतीजा निकाला जा सकता था कि मिस्टर पिल्ले की रत्नावली के साथ इस किस्म के ताल्लुकात हैं कि वो उन्हें मुझसे पोशीदा रखना चाहता है। उसने फोन बंद करके रिसीवर रखा तो मैंने अखबार तह करते हुए कहा, आज रात मैं रिपोर्ट मुरतब करने वाला हूँ। सोचता हूँ 2-1 रोज में दिल्ली वापस चला जाऊं। जेटी ऑफिसर ने मेरी तरफ देखा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखें जैसे साकित हो गईं। बड़ा पुरअसरार आदमी लगने लगा था। कहने लगा, मद्रास से तहकीकाती टीम आ रही है। मेरा ख्याल है तुम्हें उनकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। बात उसने दफ्तरी एतबार से बिल्कुल दुरुस्त की थी। मैं इनकार न कर सका। मैंने कहा, अरे हाँ मिस्टर पिल्ले, मैं तो भूल ही गया था। मैं रुक जाता हूँ। कौन कौन आ रहा है इस टीम में? उसने प्याली में चम्मच हिलाते हुए कहा, डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस और 2 इंस्पेक्टर उनके साथ होंगे। मुझे यूं लगा जैसे वो ये जुमले अदा करने के बाद मेरे चेहरे का रद्द अमल पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपने चेहरे को बिल्कुल सपाट बना लिया। मैंने कहा, बात खूब। मुझे यकीन है कि वो कोई ना कोई ऐसा नुक्ता जरूर मालूम कर लेंगे जिससे हमें सिनहाली तकरीबकारों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने में मदद मिलेगी। जेडी ऑफिसर ने प्याली उठाते हुए कहा, क्यों नहीं क्यों नहीं। कोई भी बात मेरे सामने वाजे होकर नहीं आ रही थी, मगर जहन में शुकूक व शुबहात के भंवर चक्कर लगा रहे थे। सवाल ये पैदा होता था कि अगर इन लोगों को मुझ पर शक था तो इन्होंने अभी तक मुझे खुला क्यों छोड़ रखा था। हो सकता है उन्हें किसी सबूत की जरूरत हो या वो मुझे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हो। सबूत के लिए उन्हें मेरे रबड़ के जूतों और रेड बॉक्स की जरूरत थी। जूते मैंने ठिकाने लगा दिए थे और रेड बॉक्स के बारे में मैं यही कह सकता था कि अभी उनके हाथ नहीं लगा। अगर उन्होंने साहिल समंदर से बरामद कर लिया होता तो ये नामुमकिन बात थी कि मैं जेल से बाहर चल फिर रहा हूँ। बहरहाल अपना शुबा दूर करने के लिए मैं साहिल समंदर वाली चट्टान में जाकर रेड बॉक्स के थैले को एक बार अपनी आंखों से देखना लाजमी अमर हो गया था। उस वक्त मेरी निगरानी मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई भी नहीं कर रहा था। अगर मैं वहां से निकलकर इधर उधर से होता हुआ साहिल समंदर पर जाता हूँ तो मेरे ख्याल में मेरा ताकुब करने के इम्कानात बहुत कम थे। ये मेरा कयास था। चुनाचे मैंने जेटी ऑफिसर पिल्ले से ये कहकर रुख्सत तलब की कि मुझे दिल्ली हेडक्वार्टर से एक आम फोन कॉल का इंतजार है। मैं दोपहर के बाद आऊंगा। बंदरगाह से निकलते ही मैं एक बस पर सवार हो गया। 2-3 बाजारों में से गुजरने के बाद एक स्टॉप पर उतरा। वहां से टैक्सी लिया और शहर के जुनूबी इलाके की तरफ निकल आया। जहां से फिर बस में सवार हुआ और उस सिनेमा घर के आगे उतर पड़ा जहां से साहिल समंदर पर जाने वाली सड़क शुरू होती थी। स्टॉप से उतरते ही मैं सामने वाली एक किताबों की दुकान में दाखिल हो गया। दिन का वक्त था। धूप खूब निकली हुई थी। सड़क दूर तक साफ दिखाई दे रही थी। मैं किताबों की एक अलमारी की ओट में खड़े होकर किताबों की वर्करदानी करने लगा। असल में मेरी निगाहें बाहर सड़क का जायजा ले रही थी। मुझे वहां कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आया जो मशगूफ दिखाई देता या जिसकी हरकत से मुझे शुबा होता कि वो मेरा पीछा कर रहा है। जब मुझे अपने तौर पर यकीन हो गया कि मेरा पीछा नहीं किया जा रहा तो मैंने तमिल का एक नॉवल खरीदा और सड़क पर से गुजरती हुई एक खाली टैक्सी को इशारा किया। टैक्सी को मैं जानबूझकर 2-3 बाजारों से घुमाता हुआ साहिल समंदर पर उस जगह ले आया जहां नई इमारत तामीर हो रही थी। ये देखकर मेरा दिल जोर से धड़का कि इमारत का काम तेजी से हो रहा था। सीमेंट मिक्सर जगह जगह घूम रहे थे। मजदूर सीमेंट के टोकरे उठाकर फुर्ती से उस क्रेन पर रख रहे थे जो एक चरखी की मदद से इमारत के ढांचे के ऊपर चली जा रही थी। इमारत की दूसरी मंजिल की छत का लैंडर डाला जा रहा था। मैंने उस चट्टान की तरफ देखा तो वहां भी कुछ मजदूर एक ट्रॉली के पास रेत खोद रहे थे। 2 मजदूर उस चट्टान को तोड़ रहे थे जिसकी खो में मैंने रेड बॉक्स को छुपा कर रखा था। चट्टान को तोड़कर वो पत्थर की सिलें बनाना चाहते थे। मेरे टैक्सी वाले को जल्दी से पैसे देकर रुख्सत किया और चट्टान की तरफ दौड़ा। फिर यह सोचकर एकदम आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा कि इस तरह तो खामखा लोगों को शक पड़ जाएगा। मैं पत्थर की सिलों के ढेर में से गुजरता रेड बॉक्स वाली चट्टान के करीब आकर रुक गया। 4 मजदूर उस चट्टान के बाहर वाले हिस्से पर लोहे के बड़े बड़े हथौड़े चला रहे
थे। चट्टान के पत्थर टूट टूट कर गिर रहे थे। ये पत्थर बड़ी बड़ी सिलों की शक्ल में थे। मैंने अंदाजा लगाया कि अभी तक चट्टानी खो के अंदर उस जगह कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जहां मैंने रेड बॉक्स को छुपाया था, मगर उन सब के सामने खो में जाकर जमीन नहीं खोद सकता था, उन्हें चट्टान तोड़ने से रोक भी नहीं सकता था। ताहम मैंने एक मजदूर से पूछा कि वो ये चट्टान क्यों तोड़ रहे हैं। उसने बताया कि इस चट्टान को ठेकेदार ने महकमे वालों से खरीदा है और उसके पत्थरों की सिलें काट कर इस्तेमाल में लाई जाएंगी। या खुदा, इसका मतलब था कि वो खो के अंदर भी खुदाई कर सकते थे। मैं सिगरेट जलाकर वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। सोचने लगा कि मैं उसी वक्त खो में दाखिल हो सकता हूँ जब ये मजदूर काम खत्म करके चले जाएं। साफ जाहिर था कि वो उस रोज शाम तक चट्टान को नहीं तोड़ सकेंगे। मैं रात के अंधेरे में वहां आना चाहता था। वापस होटल में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं उसी इलाके में किसी जगह अंधेरा होने तक छुपा रहना चाहता था और ऐसी जगह वहां सिनेमा हाउस से बढ़कर और कोई नहीं हो सकती थी। मैं सिगरेट फेंक कर उठा। वहां करीब ही एक चौक में एक बोसीता सा सिनेमा घर था जिसका नाम सागर था, जहां दिन में 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्में चलती रहती थी। मैंने गैलरी का टिकट खरीदा और अंदर जाकर बैठ गया। खुदा जाने क्या बेमानी सी तेलुगु फिल्म चल रही थी। 1 बजे तक फिल्म देखी, बाहर आकर एक होटल में घुसकर खाना खाया। उसके बाद दोबारा टिकट लेकर सिनेमा हाउस की गैलरी में आन बैठा। जहां से अगर होटल वापस जाकर वहां से उधर आता तो कोई मेरे पीछे लग सकता था। शाम के 6 बजे वो शो खत्म हुआ। अभी बाहर दिन की रोशनी बाकी थी। मैं एक होटल में चला आया जहां कॉफी मंगवा कर बैठा रहा। जब अंधेरा चारों तरफ फैल गया तो होटल से निकला और पैदल ही साहिल समंदर को जाने वाली सड़क पर रवाना हो गया। समंदर की तरफ से मरतूब हवा चल रही थी। जहां समंदर खाड़ी की शक्ल में था। छोटे स्टीमरों में रोशनियां हो रही थी। एक चट्टान पर टावर में रोशनी जगमगा रही थी। चलते चलते मैं उस जगह गया जहां इमारत ज़ेरे तामीर थी। मजदूर जा चुके थे। दूर कुछ चौकीदार आग जलाए शायद कॉफी बना रहे थे। समंदर की लहरें जोर जोर से आकर साहिल पर चढ़ती और फिर वापस चली जाती। मैं उस तरफ से हटकर चल रहा था जहां इमारत के पत्थरों के ढेर पड़े थे। रेड बॉक्स वाली चट्टान मजदूरों ने शाम तक तकरीबन आज ही तोड़ डाली थी। ये कोई ज्यादा बड़ी चट्टान नहीं थी। मैं पत्थरों के पीछे से होता हुआ चट्टान की खो में घुस गया। वहां रेत नरम थी। मैंने जल्दी जल्दी एक जगह से छोटे छोटे पत्थर हटाने शुरू कर दिए। इन पत्थरों के नीचे रेत और संगरेजे थे। उन्हें भी जितनी जल्दी हटा सकता था हटा दिया। नीचे वो गड्ढा नमूदार हुआ जिसकी पहलू की दीवार में मैंने एक जगह शगाफ करके रेड बॉक्स को छुपाया था। वहां मैंने पत्थर ठूस रखे थे। इन पत्थरों को बाहर लुढ़काया और फिर जब मेरा हाथ अंधेरे में चमड़े के थैले से टकराया तो जैसे मुझे नई जिंदगी मिल गई। तेजी से थैला बाहर निकाला। रेड बॉक्स और मेरा रिवॉल्वर उसमें मौजूद था। दोनों चीजों को लेकर गड्ढे से बाहर निकला। मैं पतलून कमीज में था। थैले को कमीज के अंदर नहीं छुपा सकता था। इसी तरह झाड़ कर उसे बगल में दबा लिया। चट्टान के थाने पर आकर छुप गया। दाएं बाएं देखा, वहां कोई नहीं था। फुर्ती से समंदर की जानिब उतर गया और साहिल के साथ साथ आगे की जानिब चलने लगा। मेरा जूता रेत में धंस रहा था। ज़ेरे तामीर इमारत से काफी आगे निकलने के बाद मैं रेतीले साहिल पर से हटकर एक कच्चे रास्ते पर आ गया जहां नारियल और ताड़ के दरख्त दूर तक चले गए थे। रेड बॉक्स को हमेशा के लिए नीस्तो नाबूद और दुनिया की नजरों से ओझल करने के लिए मुझे कोई मुनासिब जगह नहीं मिल रही थी। मुझे वहम हो गया था कि मैंने इसे समंदर में भी फेंका तो वहां से इसे एक ना एक रोज निकाल लिया जाएगा और इंडिया में मेरा कमांडो मिशन अभी काफी तवील था। मुझे अपने वतन की सलामती की खातिर दुश्मन के अनगिनत नापाक अजाइम को बेनकाब करना था। मैं किसी किस्म का खतरा मोल नहीं ले सकता था। ये रेड बॉक्स ऐसा था कि मुझे 1 सेकंड में बेनकाब कर सकता था। उसमें मेरी पूरी फिल्म महफूज थी। जब मैं आबदोज के टारपीडो रूम में बम के फ्यूज लगा रहा था। चलते चलते मैं शहर के शुमाली इलाके में निकल आया जहां मैंने एक जगह बहुत से चिराग और मोमबत्तियां जलती हुई देखी। मुझे अगरबत्तियों की महक भी आई। ये मुसलमानों का कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान का ख्याल आते ही एक ऐसी तरकीब मेरे जहन में आई जो कि तीर बहदफ थी। अगर मैं रेड बॉक्स को किसी कब्र में दबा दूं तो कयामत तक उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। कब्र को दोबारा खोदने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस मंसूबे को जहन में लेकर मैं कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। सबसे पहले मैंने ये देखा कि वहां मेरे अलावा कोई ऐसा आदमी या औरत तो नहीं है जो किसी कब्र पर फातिहा पढ़ रही हो या मोमबत्ती चला रही हो। मैंने सारी कब्रों में घूम फिर कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। गोरगन की झोंपड़ी भी मुझे नजर न आई। शायद वो भी कब्रिस्तान की बजाय करीबी बस्ती में रहता था। अब मैंने कब्रों का जायजा लेना शुरू कर दिया। मैं किसी ऐसी कब्र की तलाश में था जो नई भी हो, यानी जिसमें 2-1 रोज पहले कोई मुर्दा दफन हुआ हो। बहुत जल्द मुझे ऐसी कब्र मिल गई। उसकी मिट्टी अभी तक गीली थी। मैंने पहले उस कब्र के पास बैठकर फातिहा पढ़ी, फिर उस कब्र के मुर्दे की रूह से माजरत तलब की। उसके बाद अल्लाह मियां से अपने गुनाहों की माफी मांगी और कब्र के दरमियान से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। उस इलाके की मिट्टी में रेत ज्यादा मिली हुई थी जिसकी वजह से वहां बहुत जल्द गड्ढा बन गया। मैं गड्ढे में उतर गया और कोई 1 घंटे की मेहनत के बाद
लहद की दीवार तक पहुंच गया। यहाँ लहद की दीवार पत्थरों से चुनी गई थी। इन पत्थरों को मैं खाली हाथों से नहीं हटा सकता था। अगर मैं वहां भी रेड बॉक्स के थैले को रख देता तो कोई खास खतरा नहीं था, क्योंकि मैंने कब्र में कोई 4.5 फुट गहरा गड्ढा खोद दिया था। चुनाचे मैंने वहीं लहद की दीवार के पास ही रेड बॉक्स के थैले को रखकर ऊपर मिट्टी डाल दी। गड्ढे से बाहर निकला और मिट्टी को कब्र में फेंकना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में कब्र पर हो गई। मैंने कब्र को ऊपर से वैसे ही हमवार कर दिया जैसे वो पहले थी। एक दूसरी कब्र से कुछ फूलों के गुलदस्ते उठाए और उस कब्र पर रख दिए। मेरे हाथ कोहनियों तक मिट्टी में भर गए थे। जूतों पर भी मिट्टी की तह चढ़ गई थी। कब्र को मैंने सरहाने की जानिब से गौर से देखा। वहां कोई कतबा नहीं था। ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा, आसानी से मुराद के कोई चेकिंग करने वाला नहीं होगा, इसका मुझे यकीन नहीं था। मैं जल्दी से कब्रिस्तान से निकला और करीबी बस्ती की तरफ चल दिया। बस्ती में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। बस्ती के पीछे शहर की इमारतों की रोशनियां झिलमिला रही थी। यह बस्ती मुसलमानों की थी। यहाँ एक मस्जिद के मीनार भी दिखाई दिए। बस्ती के किनारे एक जगह कुआं था जिसके चोपचे में पानी भरा हुआ था। इस चोपचे के किनारे बैठकर मैंने मुंह, हाथ और पांव अच्छी तरह से धोए। जूतों को सारे का सारा धो डाला ताकि रेत का कोई निशान भी उन पर बाकी न रहे। फिर जेब से रुमाल निकाल कर मुंह पोंछा, बालों को छोटी कंघी से संवारा और खुदा का शुक्र अदा करते हुए बस्ती से हटकर चलता शहर की इमारतों की तरफ हो लिया। वहां से मैंने बस पकड़ी, आधे रास्ते में उतरकर टैक्सी ली और अपने होटल में आ गया। अपने जूतों और पतलून को पानी डालकर अच्छी तरह से धोकर साफ किया ताकि उनमें रेत का कोई निशान बाकी न रहे। फिर खुद भी गुस्ल किया, कपड़े बदले और फौरन बंदरगाह की सिक्योरिटी ऑफिस में आ गया। जेटी ऑफिसर पिल्ले ने मुझे गौर से देखा और बोला, कैप्टन तुम कहाँ थे? मद्रास से इंक्वायरी टीम के हेड का फोन आया था। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। कल 10 बजे वो यहाँ पहुंच रहे हैं, तुम वक्त पर आ जाना। मैंने बहाना बनाया कि खाना खाकर ऐसा सोया कि शाम को आंख खुली। मैं सोचने लगा तहकीकाती टीम का हेड मेरे बारे में क्यों पूछ रहा था। मेरे दिल में अब जरा जरा सी बात पर अंदेशे बेदार हो जाते थे। हालांकि मैं सुप्रीम हेडक्वार्टर यानी राजधानी से आया था और उन्हें मुझसे भी बात करनी थी और ये कोई ऐसी बात नहीं थी। मिस्टर पिल्ले जाने के लिए तैयारी करने लगा। कैप्टन मैं तो जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठना, हो सकता है मद्रास से फिर फोन आ जाए। मिस्टर पिल्ले चला गया। उसका चेहरा संजीदा था। मालूम होता था कि बहुत कुछ सोच रहा था। मैं कोई आधा घंटा वहां बैठा। मुझे ख्याल आया कि आज रात रत्नावली ने मुझे अपने हॉस्टल में बुलाया हुआ है। वहां जाने को मेरा दिल न चाहा। मैं सिक्योरिटी ऑफिस से निकलकर सीधा अपने होटल आ गया। पतलून सूख गई थी, उसे इस्त्री करवाई। इन्हीं मसरूफियात में रात के 10 बजे मैंने कुछ सैंडविचेस मंगवा कर खाए थे। अचानक ख्याल आया कि पुरस्कार लड़की रत्नावली से मुलाकात कर ही लेनी चाहिए। सुबह तहकीकाती टीम आ रही है, हो सकता है वहां से कोई मुफीद सुराग मिल जाए। मुझे ये भी फिक्र लगी थी कि अगर रत्नावली इंटेलिजेंस की औरत है तो कहीं जेटी ऑफिसर पिल्ले के जरिए तहकीकाती टीम तक मेरे खिलाफ कोई ऐसी रिपोर्ट न कर दे जो मेरे हक में हलाकत खेज हो। मैं कुर्सी से उठ बैठा। मेरे पास सिवाय अपने खरीदे हुए चाकू के और कुछ नहीं था। मैंने चाकू पतलून की पिछली पॉकेट में रखा और कमरे को ताला लगाकर होटल से बाहर निकल आया। रत्नावली का हॉस्टल वहां से 6 मील के फासले पर था। टैक्सी पकड़ी और हॉस्टल से कोई 2 फरलांग दूर टैक्सी छोड़ दी और पैदल ही नीम तारीख सड़क पर रवाना हो गया। रत्नावली के हॉस्टल की सड़क पर मुड़ा तो दरख्तों के नीचे सड़क के किनारे एक जीप खड़ी देखी। मेरा माथा ठनका। मैं करीब गया तो मैंने जीप को पहचान लिया। ये जेटी ऑफिसर मिस्टर पिल्ले की जीप थी। ये मद्रासी जहां रत्नावली से मिलने आया था। क्यों आया था? मैं किसी तरह ये मालूम करना चाहता था कि ये मद्रासी रत्नावली से क्या कहने आया है। मैं मोहतात हो गया। सड़क छोड़कर दाएं जानिब दरख्तों के अंधेरे में चलता हॉस्टल के गेट के पास आकर देखा कि गेट का चौकीदार बेंच पर नीम दराज बीड़ी पी रहा था। जीप हॉस्टल के गेट से कोई 100 कदम के फासले पर दरख्तों में खड़ी थी। उधर भी गहरा अंधेरा था। मैं नहीं चाहता था कि चौकीदार मुझे अंदर जाता देखे, क्योंकि कुछ पता नहीं था अंदर किस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाए और मुझे क्या करना पड़े। रत्नावली का कमरा हॉस्टल के कोने में था। मैं दीवार के साथ साथ चलने लगा। दीवार ऊंची थी, ऊपर खारदार तार नहीं लगी थी। एक जगह एक दरख्त अंदर की तरफ झुका हुआ था। उस दरख्त पर चढ़कर मैं दबे पांव हॉस्टल के लॉन में उतर गया। रत्नावली का कमरा लॉन के पार था जहां रोशनी हो रही थी। मैं गार्डिनिया की बाड़ के साथ साथ एहतियात से बेआवाज कदम उठाता रत्नावली के कमरे की खिड़की के पास आकर झुक गया। मुझे अंदर से एक औरत और मर्द के बातें करने की आवाज आ रही थी। मुझे मिस्टर पिल्ले के सिगार की मखसूस खुशबू आई। खिड़की पर अंदर की तरफ पर्दा गिरा हुआ था। मैं कुछ देख नहीं सकता था। मैंने खिड़की के साथ कान लगा दिए। मुझे रत्नावली की धीमी आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, सर मैंने कैप्टन मेहता से मिलकर अब तक यही अंदाजा लगाया है कि उसका सिन्हाली एजेंटों के ग्रोह से कोई ताल्लुक नहीं है। मिस्टर पिल्ले की तल्ख लहजे वाली आवाज आई, तुम्हारा अंदाजा गलत भी हो सकता है। मुझे यकीन है कि वो सिन्हाली तकरीबकारों से मिला हुआ है
और रेड बॉक्स की चोरी और मिस्टर व्यास के कत्ल में उसका बाकायदा हाथ है। ये दोनों तमिल जबान में गुफ्तगू कर रहे थे। रत्नावली ने एक तवील सांस लिया और बोली, आपने मुझे खामखा इस काम में उलझा लिया है। मैंने तो मिस्टर व्यास से भी दबी जबान में माजरत कर ली थी, मगर उन्होंने मुझे भयानक नतायज की धमकी दी। मैं क्या कर सकती हूँ? मिस्टर पिल्ले ने कहा, यही धमकी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अब ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन गया है। दूसरी तरफ मेरी नौकरी चले जाने का भी डर है।